मैं पानी लेकर आया तो वो हस्बे मामूल आलती पालती मारे बैठी थी और उसके स्याफाम चेहरे पर ममता का नूर बरस रहा था। मैं उसके पास बैठ गया, उसे पानी पीने को दिया। फिर मुझे अचानक खजाने के लाल का ख्याल आ गया। सिधा उस लाल का क्या हुआ? सिधा नफरत से होंठ छुकेड़ कर बोली, वो तो साले पुलिस वाले मुझसे ले गए, सरकार को दे दिया होगा या खुद खा गए होंगे लफंगे। फिर आह भर कर कहने लगी, ना तू राजा बना ना मैं रानी, राजमहल का सपना भी पूरा ना हुआ रघु। तुम देख लेना, मैं इन हवालदारों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मुझे पकड़कर बंदी खाने में डाल दिया था। धारावार गांव के दरिया तक उस जंगल का सफर बड़ा दुश्वार गुजार और सऊबतों से पुर था। हमारे पास एक संगीन, 2 राइफलें और गोलियों का एक डिब्बा और एक टॉर्च थी। खाना हमने कुछ बचा लिया था जो ज्यादा से ज्यादा एक दिन मजीद चल सकता था। मैं उस जंगल में पुलिस की दस्तबुर्द से महफूज था। ये जंगल इतने घने, पेचीदा और खूंखार दरिंदों से भरे थे कि जहां पुलिस तो क्या, फौज का गुजर भी मुश्किल था। मैंने अब यही सोच रखा था कि सिधा के गांव पहुंचकर वहां से दरिया के जरिए सूरत की बंदरगाह जाऊंगा और वहां से भारत की मगरबी घाट के समंदर में साहिल के साथ साथ सफर करता बंबई की बंदरगाह के इलाके में किसी जगह पहुंचने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब तो बड़ौदा बल्कि गुजरात काठियावाड़ की पुलिस मेरी तलाश में थी और मैं इन्हीं के सूबे में सफर कर रहा था। गुजरात पुलिस और सीआईडी के पास मेरा फोटो भी था और मेरी उंगलियों के निशान भी थे। बंबई पहुंचकर भी मुझे बेहद एहतियात से काम लेना होगा और भेष बदल कर शहर में दाखिल होना होगा। मुझे मुकद्दस नक्श के खो जाने का अफसोस था। इस इब्तिला में ये नक्श मेरे लिए बड़ा अक्सीर और कारामद शय था। मैं दिल ही दिल में उन बुजुर्ग की रूह से शर्मसार भी था जिन्होंने मुझे ये मुकद्दस नक्श मरहमत किया। हम जंगल में दिन भर सफर करते रहे, किसी जगह आराम करने को भी बैठ जाते, कहीं कोई जंगली लोगों की बनाई हुई पगडंडी मिल जाती, कहीं हमें खुद जंगल में से रास्ता बनाना पड़ता। मेरी दाढ़ी मूछ बड़ाई थी, मैं खुद शक्ल से जंगली लगने लगा था। बड़ौदा पुलिस के सिपाहियों का खाना हमने 2 दिन चलाया। टिफिन कैरियर का सिर्फ एक डिब्बा पानी पीने के लिए रख लिया था, बाकी फेंक दिया। पहली रात हमने एक चट्टान की खो में बसर की। दोनों राइफलें मैंने उठा रखी थी। संगीन को मैंने एक राइफल पर चढ़ा लिया था। सिधा ने इसरार करके एक राइफल अपने कांधे पर उठा ली। रास्ते में उसने मुझसे सीख कर 1-2 फायर भी किए, मगर उसका निशाना बेहद कच्चा था। मैं ज्यादा गोलियां भी जाया नहीं करना चाहता था। खुदा जाने अब ये सिधा के बेटे सांप की मखसूस बू का असर था कि दरिंदे दूर दूर से गरजते, धाड़ते और शोर मचाते, मगर हमारे पास कोई ना आता। अगली रात हमने जंगली फल फूल और नारियल वगैरह खाकर गुजारा था। मुझे ये भी खतरा था कि कहीं हम रास्ते से न भटक गए हों और चलते चलते वापस बड़ौदा के इलाके में न पहुंच जाएं। मगर सिधा को यकीन था कि हम सही समत में सफर कर रहे हैं। आखिर इस तरह सफर करते करते तीसरे रोज का सूरज तुलू हुआ तो जंगल खत्म हो गया। दूर सामने जंगल का पाट नजर आ रहा था। सिधा ने खुश होकर नाचते हुए कहा, रघु मेरा घर आ गया। वो देखो दरिया, उसके किनारे मेरे माता पिता रहते हैं, वो मुझे देखकर बहुत खुश होंगे। हम थक कर चूर हो चुके थे। जंगल से निकलकर दरिया किनारे जब उस मकाम पर पहुंचे जहां धारावार मच्छरों का गांव होना चाहिए था, तो देखा कि वहां टूटी फूटी चली हुई झोंपड़ियों के अध चले खपरेल बिखरे हुए थे। सिधा के चेहरे का रंग बदल गया। वो हैरत की तस्वीर बनी इन झोंपड़ियों की तबाही का मंजर देखने लगी। रघु ये सब कुछ क्या हो गया? मैं भी हैरान हो रहा था कि वहां एक भी झोंपड़ी सलामत नहीं थी। कई जगहों पर जमीन की खुदाई हो चुकी थी। मैंने कहा, सिधा लगता है इधर आग लग गई होगी। सिधा ने ऊंची आवाज में अपने माता पिता और दूसरे रिश्तेदारों का नाम ले लेकर उन्हें पुकारना शुरू कर दिया। दरिया किनारे सिर्फ 2 कश्तियां सही हालत में पड़ी थीं, बाकी कश्तियां टूटी फूटी थीं, कुछ आधी दरिया में डूबी हुई थीं। सिधा की पुकार पर किसी तरफ से कोई आवाज ना आई। दरिया का ये किनारा दूर तक वीरान था। एक तरफ किनारे से थोड़ा हटकर एक ऊंचा टीला था जिस पर ताड़ और नारियल के दरख्तों का झुंड था। सिधा बेहद परेशान और मुस्तरिब थी। उसके माँ बाप का कुछ पता न था। झोंपड़ियों की राख और अध चले खपरेल इधर उधर बिखरे हुए थे। कोई आदम था ना आदमजाद। सिधा ने भराई हुई आवाज में कहा, मेरे माता पिता कहाँ चले गए रघु? मैंने उसे हौसला देने की कोशिश की, मगर वहां तबाही का मंजर सामने बिखरा था। उसे कैसे हौसला होता? वो ऊंचे टीले की तरफ दौड़ गई। मैं भी उसके पीछे पीछे भागा कि कहीं ये वहशी लड़की खुदकुशी न कर ले। सिधा ने टीले के नीचे खड़ी होकर किसी का नाम लेकर जोर से आवाज दी। किसी आवाज पर टीले के ऊपर झाड़ियों के पीछे एक स्याह फाम सफेद बालों वाले बुढ़े मछेरे ने अपना सर बाहर निकाल कर देखा। उसके रुखसारों की हड्डियां बाहर निकली हुई थीं। सिधा ने चीख कर कहा, दादा मैं सिधा हूँ, ये सब क्या है? मेरे माता पिता कहाँ हैं? गांव के सब लोग कहाँ गए? बूढ़ा मछेरा झाड़ियों के पीछे से निकल आया। उसने अपने दोनों सूखे से बाजू फैला दिए और बोला, सिधा बेटी हम बर्बाद हो गए। हम तेजी से टीले पर पहुंचे। यहाँ झाड़ियों के पीछे बूढ़े मछेरे ने नारियल की शाखों को जोड़कर एक छोटी सी झोंपड़ी बना रखी थी। बाहर पत्थरों के चूल्हे पर धुआं खाती केतली रखी थी। उसने सिधा को अपने सीने से लगा लिया और दोनों धाड़े मार मार कर रोने लगे। मैंने देखा कि सिधा का सांप उसकी साड़ी में कमर के पीछे से सर निकाले इधर उधर हैरानी से देख रहा था। ये बूढ़ा मछेरा सिधा
सिधा का रिश्तेदार था। उसने तबाही की जो दास्तान सुनाई वो ये थी कि वहाँ दरिया किनारे शहर से एक जागीरदार पटेल ने आकर डेरा जमा लिया है। दरिया किनारे की सारी जमीन और उससे मुल्हिक आधा जंगल उसकी मिल्कियत है। वो दरिया किनारे जंगल की लकड़ी की कटाई और लकड़ी के स्लीपर बनाने का एक कारखाना लगाना चाहता है। एक रोज वो अपने गुंडों के साथ आया और मछेरों को झोंपड़ियों से निकाल बाहर करके उनकी झोंपड़ियों को मसमार करने लगा। मछेरों ने मजाहमत की तो उसके गुंडों ने बंदूकें चलानी शुरू कर दी। उन्होंने गांव के सब आदमियों और बच्चों को हलाक कर डाला। बुढ़े मछेरे ने डुबडुबाई हुई आंखों के साथ बताया, पटेल के गुंडों ने दरिया की तरफ भागते बच्चों और औरतों पर भी गोलियां चलाकर मार डाला, फिर झोंपड़ों को आग लगा दी। पटेल एक जगह खड़ा सिगार पीते हुए ये सब कुछ देखता रहा और अपने गुंडों को शह देता रहा। सिधा का चेहरा गम से निढाल था। उसने रोते हुए पूछा कि गांव वालों की लाशें कहाँ हैं? बुढ़े मछेरे ने बताया कि पटेल के हुक्म पर सारी लाशों को जलाकर उनकी राख हड्डियों समेत दरिया में बहा दी गई है। कोई सबूत बाकी नहीं रहा। मैं किसी तरह बचता बचाता इस टीले पर आकर छुप गया था। मेरी बच्ची मैंने अपने बच्चों अपनी बच्चियों को पटेल के गुंडों की गोलियों से तड़प तड़प कर मरते देखा है, पर मैं बुढ़ा हूँ, कुछ न कर सका। बुढ़ा मछेरा आंखों पर हाथ रख कर जारो कतार रोने लगा। सिधा ने सर झुका रखा था। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। इस गम में मैं भी बराबर का शरीक था। उन लोगों के साथ ऐसा भयानक जुल्म किया गया था जिसकी मिसाल मिलनी मुश्किल थी। गुजरात काठियावाड़ के पटेलों के बारे में मैंने सुन रखा था कि वो पुलिस की सरपरस्ती में मनमानी करते और अपने मजारे पर जुल्म ढाते हैं। और ये जगह तो शहर से कोसों दूर एक जंगल में थी जहां उसे पूछने वाला कौन था। अलमनाक हादसे की इत्तला हम पुलिस को भी नहीं कर सकते थे। पुलिस को इत्तला करने जाते तो खुद पकड़े जाते। मैं सिधा को दिलासा देने की नाकाम कोशिश करता रहा। हम चौंपड़ी के आगे जमीन पर बैठे थे। बुढ़े मछेरे ने धोती के मैले पल्लू से आंसू पोंछकर कहा, बेटी भगवान की यही इच्छा थी, हम क्या कर सकते हैं, गरीब लोग हैं। फिर उसने सिधा से पूछा कि उसका खामद साथ क्यों नहीं आया। मेरी तरफ देखकर पूछा, ये पुरुष कौन है? सिधा ने बुढ़े मछेरे को बताया कि उसके खामद का देहांत हो गया था। खामद के भाई बंद उसे मुर्दे के साथ उसे चिता पर जलाने ले गए थे। इस तमिल नौजवान रघु ने उसकी जान बचाई। अब वो अपने माता पिता के घर आई थी कि आगे ये तबाही देखी। सिधा का बेटा सांप उसकी साड़ी से निकलकर उसके बाजू से उतरने लगा तो बुढ़े मछेरे ने किसी कदर चौंक कर सांप के बारे में पूछा, ये तुम्हारे साथ है बेटी? वो बोली, ये मेरा बेटा है दादा। इतना कहकर सिधा ने सांप को गर्दन से पकड़कर उसका मुंह उठाकर अपनी तरफ किया और रिंधी हुई मगर गुस्सीली आवाज में बोली, नाग मेरे माता पिता का बदला लोगे? बोलो, जवाब दो, बदला लोगे अपनी माँ पर किए गए जुल्म का? बुढ़े मछेरे ने हाथ बांध कर कहा, बेटी ऐसा कभी सोचना भी नहीं। पटेल के गुंडों के पास बंदूकें हैं। सिधा ने राइफल उठाकर उसका दस्ता जमीन पर मारते हुए गुस्से में कहा, हमारे पास भी बंदूक है दादा। हम अपने माता पिता भाई बंदों कुट्टम कबीले के खून का बदला लूंगी, जरूर बदला लूंगी। सिधा की नथनों से एक बार फिर फुनकारें निकली। बुढ़ा मछेरा झोंपड़े में गया और नारियल की टोकरी में रखी हुई कच्ची मछली ले आया। तुमको भूख लगी होगी, ये भून कर खा लो। बस मुंह अंधेरे दरिया पर जाकर कुछ मछलियां पकड़ लाता हूँ और सारा दिन जहाँ दुबका बैठे रहता हूँ। पटई के आदमी दोपहर को यहाँ का चक्कर लगाने आते हैं। सिधा ने सर उठाकर उस जमीन की तरफ देखा जहाँ उसके माता पिता को गोलियां मारकर हलाक किया गया था। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे सिधा ने अपना फन खोल रखा हो। फिर मेरी तरफ देखकर बोली, रघु मुझे बंदूक चलानी आ गई है ना? मैंने कहा, हाँ सिधा, पर तुझे बंदूक चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी इस बात पर सिधा ने कोई जवाब न दिया। अपनी जगह से उठी, झोंपड़ी के दरवाजे पर पड़े मिट्टी के घड़े में से पानी नारियल के कटोरे में डालकर पिया। फिर मुझे पानी दिया और आग जलाकर खामोशी से मछली भूनने लगी। मिट्टी के एक मटके में जवार का आटा पड़ा था। बुढ़े ने पत्थर को रगड़कर आग जलाई। सिधा ने मछली बनाई, रोटी पकाई। वो खामोश थी। उसके चेहरे पर एक संगीन सुकूत था। मैं जानता था कि वो क्या सोच रही है। वो पटेल और उसके गुंडों से अपने लोगों के खून का इंतकाम लेने का फैसला कर चुकी है। हमने मिलकर थोड़ी बहुत रोटी खाई, मछली खाई। मैं सख्त थक गया था। मैं वहीं घास पर लेट गया। सिधा अपने सांप को दूध पिलाने लगी। बुढ़ा मछेरा झोंपड़ी में जाकर पड़ गया। मैं सोच रहा था कि अब सिधा का क्या बनेगा। जाहिर है मैं उसे साथ नहीं रख सकता था। यही हो सकता था कि मैं उसे बुढ़े मछेरे के हवाले करके खुद कश्ती में बैठकर जुनूब की तरफ निकल जाऊं, क्योंकि जुनूब की जानिब बंबई की बंदरगाह थी। मुझ पर गुनूद की तारी होने लगी थी कि कुछ आदमियों की बातें करने की आवाज सुनाई थी। मैं चौंक कर उठ बैठा। सिधा भी झाड़ियों के ऊपर से टीले की दूसरी जानिब देखने लगी। मैं उसके करीब आ गया। इतने में झोंपड़ी से बुढ़ा मछेरा भी निकल आया। वो भी झाड़ियों के पीछे बैठकर नीचे तकने लगा। नीचे टीले के करीब से 2-3 आदमी गुजर रहे थे। उनके कांधों से बंदूकें लटकी थी। वो एक जगह खुदी हुई जमीन में रुक गई। एक आदमी ने जेब से फीता निकाला और जरा परे जाकर जमीन की पैमाइश करने लगा। उनकी बातों की आवाजें हम तक पहुंच रही थी। वो गुजराती जबान में बातें कर रहे थे जिसको मैं अभी पूरी तरह नहीं समझ सका था। बुढ़े मछेरे ने कपकपाती हुई आवाज में कहा, ये पटेल के गुंडे हैं। इन्होंने ही हमारी झोंपड़ियों को आग लगाई थी, मेरे बच्चों पर गोलियां चलाई थी। बुढ़े की आवाज भर आई,
मुझे तेज फुनकार सुनाई दी। मैं उसे सांप की फुनकार समझा, मगर ये सिधा की फुनकार थी। गुस्सीली, इंतकाम अंगेज और वहशी फुनकार। सिधा ने राइफल पर हाथ रखा तो मैंने उसका बाजू पकड़ लिया और तमिल जबान में कहा, पीछे इनके साथी भी होंगे, गोली की आवाज सुनकर वो भी आ जाएंगे। सिधा ने मेरा हाथ झटक कर गुस्सीली सरगोशी में कहा, मेरे माता पिता का खून किया है इन्होंने, तेरे माता पिता का नहीं, मेरे सगे मारे हैं इन्होंने, तुम चुप के बैठे रहो। मैंने सिधा को गलत मशवरा नहीं दिया था। इस जंगल में राइफल का धमाका दूर दूर तक सुना जा सकता था। जाहिर है गुंडों की तरफ से भी हम पर फायरिंग होगी। हम एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा 2 गुंडों को मार सकते थे, वो भी अगर सिधा का निशाना लगा। फायरिंग की आवाज सुनकर पटेल के डेरे से दूसरे गुंडों का पहुंचना यकीनी था और खुदा जाने उनके पास कितना असलहा होगा। मगर सिधा पर इंतकाम का भूत सवार था। वो नागिन की तरह फुनकार रही थी। बुढ़े मछेरे ने भी सिधा को गोली चलाने से रोका, मगर सिधा फायर दाग चुकी थी। 303 की राइफल के धमाके से सारा जंगल गूंज उठा। दरख्तों पर से परिंदे फड़फड़ाते शोर मचाते उड़ गए। सिधा का निशाना चूक गया था। तीनों गुंडे घबरा कर एक तरफ दौड़े। उसके साथ ही 303 का एक और धमाका हुआ और एक गुंडा दौड़ते दौड़ते उछला और कलाबाजी खाकर मुंह के बल गिर पड़ा। ये मेरी राइफल का धमाका था। दोनों गुंडे खुदी हुई मिट्टी के ढेरियों के पीछे लेट गए। वहां कोई दरख्त नहीं था। जंगल कुछ फासले पर शुरू होता था। गुंडों ने भी टीले की तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी। मैंने सिधा को नीचे खींच लिया और बुढ़े को भी जमीन पर लेट जाने को कहा। फिर अपनी राइफल से नीचे एक ढेरी का निशाना बांधकर फायर किया तो चीख की आवाज बुलंद हुई और एक और गुंडा वासिले जहन्नम हो गया। उसके साथ ही तीसरा गुंडा उठकर जंगल की तरफ भागा। ये मेरे लिए बड़ा आसान निशाना था। मेरी राइफल से तीसरी गोली निकली। धमाके से जंगल एक बार फिर गूंज उठा और तीसरा गुंडा भी अपनी जगह से 2 फुट उछला और जमीन पर गिर गया। 303 की गोलियों ने उसके पर अक्षे उड़ा दिए थे। सिधा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, रघु, तुमने मेरे माता पिता की आत्मा को शांत कर दिया है, मुझे शांत कर दिया है। बुढ़ा घबरा कर झोंपड़ी की तरफ दौड़ा और बोला, अब यहाँ से निकल चलो, पटेल के गुंडे आते ही होंगे, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो झोंपड़े से अपना थैला गले में डालकर नीचे को दौड़ने ही वाला था कि मैंने उसे पीछे खींच लिया और तमिल जबान में कहा, खबरदार, झोंपड़ी में जाकर बैठो, हम मुकाबला करेंगे। सिधा भी बूढ़े को डांट कर झोंपड़ी में ले गई और उसे सख्ती से हिदायत की कि वो झोंपड़ी में लेकर रहे और बाहर न निकले। मैंने सिधा को तेजी से राइफल को रीलोड करना बताया और कहा कि भगवान के लिए निशाने की सीध में नाली रखो, हमारे पास गोलियां कम हैं। टीले के ऊपर झोंपड़ी की दीवार के साथ कुछ पत्थर पड़े थे। मैंने उन्हें उठाकर जंगल और दरिया के किनारे का रुख जल्दी जल्दी लगाया और एक छोटा सा नामुकम्मल मोर्चा बनाया। हमारे एक तरफ दरिया था। हमें राइफलों के चैम्बर गोलियों से भरने शुरू कर दिए और सेफ्टी कैच खींचकर हमारी निगाहें दरिया किनारे उस तरफ लगी थीं जिधर से गुंडों को चलकर आते देखा था। दिन का पहला पहर था। धूप चारों तरफ फैली हुई थी। हम दूर दरिया किनारे के नारियल के दरख्तों के टेढ़े मेढ़े तने नजर आ रहे थे। फिर अचानक हवाई फायर हुआ और जंगल के बाकी मांदा परिंदे भी शाखों पर से उड़ गए। मैंने कहा, सिधा होशियार, गुंडे आ रहे हैं। ये फायर गुंडों की तरफ से किया गया था। वो जंगल में फायरिंग के धमाके सुनकर पटेल के डेरे से मुसल्ला होकर अपने साथियों की खबर लेने आए थे। वो अपने साथियों को पुकार रहे थे। उनकी तादाद 7 थी। उनमें से 4 के पास बंदूकें थीं और 3 आदमियों के हाथ में छुरे पकड़े हुए थे। वो हमारे टीले की तरफ ही आ रहे थे। वो ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे, अरे रामदेत, अरे डीनू, कहाँ मर गए हो तुम। उन्हें मालूम नहीं था कि जिनको वो आवाजें दे रहे हैं वो वाकई जहन्नम रसीद हो चुके हैं। सिधा मेरे कंधे से कंधा मिलाए बैठी थी। उसका सांस फुनकारे बनकर निकल रहा था। उसका सांप गर्दन में पड़ा था और वो अलग फुनकार रहा था। मैंने सिधा से कहा, जब तक मैं गोली न चलाऊं तुम मत चलाना। एक आदमी को अपनी बंदूक की नाल की सीध में लेना और घोड़ा दबा देना। सिधा ने फुनकार जैसी सांस निकालकर एक एक लफ्ज को चबाते हुए कहा, बचेगा नहीं, नहीं बचेगा। मुझे उसकी तरफ से खतरा ही था कि जाने कब और किस वक्त गोली दाग दे। मैं चाहता था कि गुंडे और ज्यादा करीब आ जाएं और कम से कम 3 बंदूक वाले गुंडे जरूर मेरी रेंज में होंगे। गुंडों ने जब देखा कि उनका कोई साथी जवाब नहीं दे रहा तो वो बिखर गए और झुककर टीले की तरफ बढ़ने लगे। अब वो बड़े मोहतात हो गए थे। सिर्फ इशारों से एक दूसरे को आगे बढ़ने का कह रहे थे। मैंने एक बार फिर सिधा को ताकीद की कि वो मुझसे पहले गोली न चलाए। गुंडों का रुख अब टीलों से कुछ हटकर उस जमीन की तरफ हो गया था जहां मिट्टी खुदी हुई थी। ये बात उनके इल्म में थी कि उनके साथी जमीन की पैमाइश करने आए थे। अचानक एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, डीनू की लाश पड़ी है। उन्होंने अलग अलग रहकर आगे बढ़ने की जो स्कीम बनाई थी वो इस आवाज के सुनते ही चौपट हो गई। वो अपने साथी की लाश की तरफ दौड़े और गैर इरादी तौर पर एक जगह इकट्ठे हो गए। बस यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने राइफल से निशाना बांधा और घोड़ा दबा दिया। धाई की आवाज से जंगल दरस गया। साथ ही भयानक चीख के साथ एक गुंडा गिर गया। मेरी गोली एक बदमाश के पहलू को चीरती हुई दूसरे पहलू से गुजर गई थी। दूसरा धमाका हुआ। ये सिधा के फायर का धमाका था, मगर उसका फायर खाली गया।
मैंने ऊपर तले 3 फायर छौंक दिए, मगर अब गुंडे इधर उधर बिखर गए थे। वो खौफजदा गीदड़ों की तरह भागकर इधर उधर छुप गए। एक जगह कटे हुए दरख्तों के तने पड़े थे। वो उनकी ओट में लेटकर हमारे टीले की तरफ फायर करने लगे। उन्हें मालूम हो गया था कि फायर टीले की तरफ से उन पर आ रहा है। मेरे लिए अब मुश्किल पैदा हो गई थी। टारगेट दरख्तों के तनों के पीछे था। मैंने सिद्धा का हाथ रोक दिया। अभी फायर न करना, हमारे पास गोलियां कम है। सिद्धा रुक गई। मैं गुंडों की कमर से लटकती कारतूसों की पेटियां देख चुका था। मैं गुंडों की कमर से लटकती कारतूसों की पेटियां देख चुका था। सिद्धा के जज्बात बेकाबू हो रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे रोके रखा। दूसरी तरफ से 2-4 फायर हुए। कारतूसों के छुरे हमारे ऊपर नारियल के दरख्तों की शाखों को चीरते तड़तड़ाते निकल गए। मैंने फायर रोक दिया था। कुछ सातों के बाद गुंडों की तरफ से भी गोलियां चलना बंद हो गईं। मेरा ख्याल था कि पटेल के डेरे की जानिब से गोलियों की आवाज सुनकर शायद बदमाशों की कुमत आ जाएगी, मगर वैसा न हुआ। महसूस हुआ कि पटेल के पास गुंडों की उतनी ही नफरी थी, या फिर अगर पीछे 2-4 गुंडे थे तो उन्हें पटेल ने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ था। चारों तरफ गहरी खामोशी छाई थी। ये खामोशी फायरिंग के धमाकों से ज्यादा आसाब शिकन थी। सिद्धा से सब्र नहीं हो रहा था। वो बार बार राइफल को आगे करती। मैंने हाथ जोड़कर उससे इल्तिजा की कि वो गोली न चलाए। उसने राइफल एक तरफ रख दी और अपनी गर्दन से अपने सांप बेटे को उतार कर उसका मुंह अपने होंठों के पास ले गई और उसे कहा, नाग, जा अपनी माँ के दुश्मनों को डस करा। मैंने जल्दी से कहा, सिद्धा, उनके पास बंदूकें हैं, वो तेरे सांप को मार डालेंगे। मगर इस दौरान सिद्धा का सांप उसके हाथ से निकलकर फुंकारता हुआ बिजली किसी तेजी के साथ टीले की नशेबी झाड़ियों में गुम हो चुका था। सिद्धा गर्दन उठाकर बोली, मेरा बेटा मेरी तरह जहीला भी है और चालाक भी। वो अपना बचाव करना जानता है। सांप को झाड़ियों में दाखिल हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि हमारे पीछे आहट सी हुई। मैंने पलट कर देखा तो बूढ़ा मछेरा झोंपड़ी से निकल आया था और चीख चीख कर बाजू हिलाते हुए बोल रहा था, गोली मारो, मेरे बच्चे मर गए, मुझे भी गोली मारो। वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। सिद्धा चिल्लाई, देवा दादा, कुटिया में जाओ। ढाई की आवाज गूंजी और बूढ़े मछेरे का सीना खून से रंगीन हो गया। वो गुंडों की रेंज में था। बूढ़ा मछेरा आगे को गिर पड़ा। मैंने धड़ाधड़ 2 फायर किए, मगर गुंडे कटे हुए तनों की ओट में थे। सिद्धा ने लपक कर बुढ़े को उठाया। बुढ़े के सीने से रहा सहा खून उबल रहा था। उसकी गर्दन ढलक चुकी थी। सिद्धा ने उसे वहीं डाल दिया। बुढ़ा मर चुका था। वो गजबनाक होकर मेरे पास आई और आते ही उसने अंधाधुंध 2 गोलियां चला दी। मैंने राइफल सिद्धा के हाथ से छीन ली। बावली हो गई हो, क्यों गोलियां जाया करती हो? इस बुढ़े ने खुद अपनी मौत को आवाज दी है। सिद्धा बेदम सी होकर बैठ गई। मैं उसके राइफल के चैम्बर को लोड करने लगा। उसने गजबनाक होकर कहा, रघु, तुम भी मेरे दुश्मन हो, तुम मुझे खूनियों को मारने क्यों नहीं देते? मैंने कोई जवाब न दिया। उसकी भरी हुई राइफल अपने करीब रख ली और मोर्चे के पत्थरों में से दुश्मन के मोर्चे की तरफ देखा। वो अभी तक वहीं दुब के बैठे थे। सिद्धा ने एक तरफ जोर से थूक दिया और बोली, कोई बात नहीं रघु, नहीं तो न सही, मेरा बेटा नाग मेरा बदला लेगा। मेरी निगाहें उन कटे हुए दरख्तों के गिरे पड़े तनों पर लगी थी जिनके पीछे बाकी गुंडों ने मोर्चा बनाया हुआ था। इतने में उधर अचानक गैर मामूली सी हरकत हुई। एक आदमी उछल कर परे गिरा। साथ ही चीख बुलंद हुई, सांप सांप। दाएं एक फायर हुआ। सिद्धा चिल्लाई, मेरा बेटा नहीं मर सकता, वो बचकर मेरे पास आ जाएगा, उसने एक दुश्मन को डस लिया है। और सिद्धा दीवानों की तरह तय कहे लगाकर हंसने लगी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खामोश रहो, क्यों शोर मचा रही हो? सिद्धा का सांस फूला हुआ था। वो चुप होकर मुझे जलती हुई केसरी आंखों से तकने लगी। मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, जो मैं कहता हूँ उसे गौर से सुनो। मैं दुश्मनों के पीछे जा रहा हूँ। तुम मेरे जाने के बाद थोड़े थोड़े वक्फे से 2 फायर करना, ताकि गुंडों को यही ख्याल रहे कि टीले का मोर्चा खाली नहीं है। सिद्धा के चेहरे पर अचानक एक नरमी सी आ गई। उसने मेरा हाथ अपने खुरदरे हाथों में लेकर कहा, रघु, तुम न जाओ, मेरा सांप, मेरा बेटा उन्हें खत्म कर देगा। एक फुनकार के साथ उसका काला सांप नशीबी झाड़ियों से निकलकर उसके पास तेजी से रेंगता हुआ गया। सिद्धा ने सांप को देखते ही कहा, तुम मेरे पूत हो, धन हो। मैंने राइफल सिद्धा के हाथ में देकर एक बार फिर समझाया कि मेरे जाने के 5 मिनट के बाद वो एक फायर कर दे। उसके 5 मिनट बाद दूसरा फायर झोंके। ये कहता मैं आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ टीले की दरिया वाली साइड की तरफ फिसल गया। अब मैं सर से पांव तक कमांडो बन गया था और एक पाकिस्तानी कमांडो के आगे इन बुजदिल खूनी गुंडों की कोई हैसियत नहीं थी। टीले से उतरते ही मैंने दरिया के किनारे किनारे शुमाल मशरिक की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। मैं कोहनियों के बल रेंग रहा था। भरी हुई राइफल और गोलियों का पांव मेरी पुश्त पर था। बड़ी मेहनत और दुश्वारी से रेंगते रेंगते मैंने मिस्फ दायरे का एक चक्कर लगाया और जंगल वाले दरख्तों की कतारों की तरफ बढ़ा। ठीक उस वक्त टीले के मोर्चे पर से सिद्धा ने फायर कर दिया। कटे हुए 2 दरख्तों के पीछे से गुंडों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग से मुझे दुश्मनों की सही पोजीशन मालूम हो गई। सिद्धा तो एक फायर करके खामोश हो गई, मगर नीचे से बंदूकों के धमाके जारी रहे। मैं इस शोर में ज्यादा तेजी से आगे बढ़कर मिट्टी के एक ढेर के अकब में आ गया, जहां से मुझे कटे हुए दरख्तों के पीछे छुपे हुए गुंडे नजर आने लगे। ये कुल 4 थे और चारों ने बंदूकें संभाल रखी थी।
मैं उन्हें निशाने पर ले रहा था कि सिधा ने दूसरा फायर भी कर दिया। गुंडे बड़ी मुस्तैदी से फायरिंग का जवाब दे रहे थे। बीच बीच में वो एक दूसरे को आवाज भी देते। उनके करीब ही उस आदमी की लाश पड़ी थी जिसे सिधा के सांप ने डसा था। अब इंतजार करने या दुश्मन को मजीद वक्त देने का मौका नहीं था। टारगेट बड़ा क्लियर था, अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा था। मैंने राइफल की नाली मिट्टी के ढेर के ऊपर रखी, एक गुंडे को अपनी जद में लिया, शिस्त बांधी और फायर कर दिया। गोली उसके जिस्म के परख उड़ाती दरख्त के तने में घुस गई। उसके बाद कमांडो जैसी फुर्ती से दूसरा और फिर तीसरा फायर कर दिया। एक लम्हे के बाद दूसरा और फिर तीसरा गुंडा भी वहीं ढेर हो गया। चौथा बंदूक वहीं फेंक कर भागा। ये उसकी बदनसीबी थी कि वो उठकर भागने लगा था। अगर वो छलांग लगाकर दरख्तों के तने की दूसरी जानिब हो जाता तो मैं उसे हलाक नहीं कर सकता था। लेकिन जब वक्त आन पहुंचता है तो जालिम की अकल मारी जाती है। ये उस कातिल गिरोह का आदमी था जिसने मासूम और बेगुनाह गरीब मछेरों के बच्चों को भी अपनी गोलियों का निशाना बनाए बगैर न छोड़ा था। मुश्किल से 2-4 कदम दौड़ा होगा कि मेरी राइफल से निकी हुई चौथी गोली उसकी पीठ में घुसकर उसके पेट को पुर्जे पुर्जे करती हुई आगे से निकल गई। वो चीख कर आवाज के साथ मुंह के बल गिरा और फिर न उठा। मैं कुछ देर वहीं लेटा रहा। जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया तो दौड़कर लाशों के पास गया। उनकी चारों बंदूकें और कारतूसों की पेटियां उठाई और दौड़ता हुआ टीले के अकब में आ गया। सिधा मुझे देखते ही मेरी तरफ दौड़ी। उसकी गर्दन से लिपटा हुआ सांप भी शायद खुशी से फुनकार रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से सिधा को लेकर नारियल के दरख्तों वाले मोर्चे के पीछे जाकर छुप गया। मैंने बंदूकें और कारतूसों की पेटियां वहीं एक तरफ रख दी और सिधा से कहा कि मेरा ख्याल है गुंडों के साथ ही बाकी नहीं रहे, नहीं तो वो जरूर आते। सिधा माल गनीमत की बंदूकों को उठाकर देखने लगी। मैंने उसे कहा कि इस लाश को झोंपड़ी में ले जाकर डाल दो। सिधा ने दरिया के शुमाली साहिल के नारियलों को देखकर कहा, इन गुंडों का सरगना वो पटेल अभी जिंदा होगा। दादा ने कहा था कि वो अपने डेरे पर होता है, चलो पहले जाकर उसका काम तमाम कर दें। मुझे खुद पटेल और उसके मुहाफिज गुंडों की तरफ से तशवीश लगी हुई थी। इतनी फायरिंग हुई थी और पटेल की तरफ से कोई अपने साथियों की खबर लेने न आया था। या तो वहां कोई शख्स मौजूद नहीं था, या वहां बचे हुए गुंडे मोर्चे बनाकर अपनी और अपनी सरगना पटेल की हिफाजत कर रहे थे। ये भी हो सकता था कि वो फरार हो गए हों। अगर वो फरार हो गए तो हो सकता है वो पुलिस की नफरी लेकर वहां पहुंच जाएं। मैंने सिधा से पूछा, यहाँ से दरिया के किनारे किनारे चलते जाएं तो अगला बड़ा शहर या कस्बा कितना दूर होगा? सिधा ने बताया कि एक बड़ा कस्बा वहां दरिया किनारे एक दिन की मुसाफत पर है। पुलिस का आना हमारी मौत थी और अभी यहाँ ऐसी कोई कश्ती भी नहीं थी जो दुरुस्त हालत में हो और जिस पर बैठकर हम दरिया और फिर समंदर में सफर कर सकें। मुझे ये भी याद आया कि मरने वाले बुढ़े मछेरे ने कहा था कि पटेल खुद अपने गुंडों को साथ लेकर उनकी झोंपड़ियों को आग लगाने आया था। इससे साबित होता था कि पटेल अपने डेरे पर मौजूद होगा। अब मुझे ये फिक्र लगी कि कहीं वो फरार ना हो जाए। मैं उसके फरार से पहले वहां पहुंचकर उसे भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहता था। मैंने राइफल का चैम्बर भरा, दूसरी भरी हुई राइफल सिधा को दी और उठते हुए कहा, मेरे साथ आओ, हम पटेल के डेरे पर चलेंगे। मैं दौड़ता हुआ टीले से उतरने लगा। सिधा भी मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। हमवार जमीन पर अगर हम झोंपड़ियों के बिखरे हुए सामान में से गुजरते दरिया से हटकर जंगल की समत भागने लगे। हमने तेजी से भागकर ये खुला मैदान अबूर किया और घने दरख्तों के नीचे आ गए, जहां हमने सांस दुरुस्त किया। मैंने गोलियों का पाउच खोलकर देखा, उसमें अभी 15-20 गोलियां मौजूद थी। सिधा का सांप अब उसकी कलाई से लिपटा हुआ था और कमबख्त खुशी से झूम रहा था। सिधा ने मुझे अंदाजन वो जगह दूर से इशारा करके बताई जहां पटेल का डेरा हो सकता था। हम दरख्तों के पीछे से होते हुए तेज तेज कदमों से उस डेरे की तरफ चल पड़े। जंगल के दरख्तों की घनी छांव थी। बाहर दरिया के किनारे धूप चमक रही थी। यहाँ दरख्त इतने करीब नहीं थे, मगर इन दरख्तों के तने इतने बड़े बड़े थे कि बड़े बड़े सुतूनों का एक ईवान सा बन गया था। इनमें से मुझे दूर दरिया के किनारे एक छोटी सी मोटर कश्ती नजर आई, जहाँ आदमियों की आवाजें भी आ रही थी। सिधा की आंखें इंतकाम की आग में एक बार फिर अंगारे छोड़ने लगी थी। रघु पटेल के आदमी जहां मौजूद हैं। मैंने 2 आदमियों को कांधों पर बख्श उठाए दरख्तों में से निकलकर कश्ती की तरफ दौड़कर जाते देखा। ये लोग जहां से भाग रहे थे। मैंने सिधा से कहा, तुम जहां दरख्त को पीछे छुपकर मेरे जाने के थोड़ी देर बाद फायर करना। उसके जवाब का इंतजार किए बगैर मैं झाड़ियों और गिरे पड़े दरख्तों को फलांग कर जंगल का छोटा सा चक्कर काट कर दूसरी तरफ आ गया। यहाँ से मुझे मोटर कश्ती साफ नजर आ रही थी। उस पर एक बक्स लादा जा चुका था और 3 आदमी दूसरा बक्स लाद रहे थे। मैं इस कश्ती पर कब्जा करना चाहता था। मैंने झुककर कश्ती की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इतने में सिधा के फायर से जंगल गूंज उठा। कश्ती में बक्स लादने वाले आदमी बक्स वहीं छोड़कर दरख्तों की तरफ भागे। मैंने 3-4 छलांगे लगाई और मोटर कश्ती में कूदकर पोजीशन संभाल ली और पैदर पे भागते हुए आदमियों पर फायरिंग शुरू कर दी। 2 आदमी वहीं ढेर हो गए। एक भागकर दरख्तों में बनी हुई एक झोंपड़ी में घुस गया। उस झोंपड़ी के बाहर धुआं सा उठ रहा था। झोंपड़ी की दूसरी जानिब भी बंदूक का फायर होने लगा। इसका मतलब था कि झोंपड़ी में पटेल और उसके गुंडे मौजूद थे। मैंने गर्दन घुमाकर मोटर कश्ती का जायजा लिया। ये एक मीडियम साइज की मोटर लॉन्च थी। स्टीयरिंग शीशे की स्क्रीन के पीछे था। मैंने तेजी से जीना उतरकर नीचे देखा। कश्ती खाली पड़ी थी। मैं ऊपर आ गया।
कश्ती का रस्सा या लंगर जमीन में गड़ी हुई मेख के साथ बंधा था। सिधा के राइफल के 2-3 मजीद फायर मैंने सुने। वैसे वो खतरे में भी थी। झोंपड़ी में से निकलकर ये गुंडे उसे घेरे में ले सकते थे। मैंने कश्ती में से साहिल पर छलांग लगाई और झोंपड़ी की दीवार से कुछ फासले पर दरख्तों के पीछे आ गया। फिर रेंगता हुआ झोंपड़ी के सामने वाले दरवाजे की तरफ घूमा। गुंडे उधर ही से फायरिंग कर रहे थे। मैंने दरख्त के पीछे से जरा सा सर बाहर निकाल कर देखा कि झोंपड़ी के अकब में 4 आदमी एक मोर्चा बनाए बैठे थे। बंदूकों की नालियां उन्होंने लकड़ी के बड़े बड़े बक्सों के सुराखों में से बाहर निकाली हुई थी और करीब ही कारतूसों की 6-7 बेल्टें पड़ी थी। झोंपड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला। उसके अंदर से अचानक भारी भरकम मगर घबराई हुई आवाज आई, अबे नमक हराम हो, तुम में से 2 आदमी मुझे लेकर मोटर बोट पर पहुंचाओ। 4 में से एक आदमी उठा और बंदूक कांधे पर रखकर बोला, पटेल बाबू, उधर से फायर आ रहा है, चलो मैं तुम्हें छोड़ाता। यह आदमी बराह रास्त मेरी राइफल की जद में आ चुका था। मैंने ट्रिगर दबा दिया। तराख की आवाज के साथ यह आदमी अपनी जगह से 3 फुट ऊपर उछलकर धड़ाम से टेढ़ा मेढ़ा होकर नीचे गिर पड़ा। उसके साथ ही मैंने फायरिंग शुरू कर दी और बाकी के 3 आदमियों को भी वहीं ढेर कर दिया। मेरे ख्याल में अब मैदान साफ होना चाहिए था। झोंपड़ी में पटेल को जैसे सांप सूंघ गया था। वो खौफ के मारे बाहर नहीं निकल रहा था। मैं उछलकर दरख्तों में से बाहर आया और झोंपड़ी की तरफ रेंगने लगा। किसी जानिब से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दरख्तों के सारे परिंदे डर कर उड़ गए थे। झोंपड़ी का दरवाजा उसी तरह नीमवा था। मैंने राइफल का रुख दरवाजे की तरफ करके बुलंद आवाज में हिंदी में कहा, अंदर जो कोई भी है हाथ उठाकर बाहर आ जाए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, जल्दी करो नहीं तो मैं फायर कर दूंगा। झोंपड़ी में से पटेल की वही भारी भरकम आवाज आई। इस बार आवाज शिद्दत से कांप रही थी। मुझे जान से नहीं मारोगे ना? मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे दूंगा। ये पटेल के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। सिधा मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी। उसने मेरी आवाज सुन ली थी। महाज भी खामोश था। वो जंगली घास में से तेजी से गुजरती मेरे पीछे आकर जमीन पर औंधी लेट गई। मुझे ये स्याह फाम लड़की भी अब कमांडो लगने लगी थी। मैंने अपनी आंखें दोबारा झोंपड़ी के अध खुले दरवाजे पर गाड़ दी। अब सिधा की राइफल का रुख भी दरवाजे की तरफ था। मैंने बुलंद आवाज में कहा, पटेल बाहर निकल आओ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। चंद सेकंड बाद दरवाजा चिरचिराने की आवाज आई। फिर एक फूली हुई तोंद वाला ठिगना सा जर्द रो गंजा आदमी दोनों हाथ सर पर रखे थरथराता हुआ नमूदार हुआ। उसमें सिल्क का इंतहाई बेशकीमत धोती कुर्ता पहन रखा था। पाँव में गुजराती चप्पल थी। मौत के खौफ से वाकई उस पर लर्जातारी था। मैंने जमीन पर लेटे लेटे उससे पूछा कि उसके बाकी साथी कहाँ हैं। उसने कपकपाती आवाज में कहा, सब मारे गए ठाकुर, सब मारे गए। सारा किया धरा उन्हीं का था। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी सोने की अंगूठी ले लो, मेरे साथ चलो, तुम्हें 1 लाख रुपया जहां कहोगे पहुंचा दूंगा। बक्स में 50,000 रुपए हैं, वो भी तुम ले जाओ। मैंने अपनी जगह से उठते ही एक जकन भरी लात मार कर झोंपड़ी का दरवाजा धड़ाक से खोल दिया और राइफल तान कर चिल्लाया, कोई है तो वहीं खड़ा रहे। मैं झोंपड़ी में घुस गया। झोंपड़ी खाली पड़ी थी। एक जानिब चारपाई पर शानदार बिस्तर लगा था। मैं बाहर निकल आया। पटेल को सिधा ने अपनी राइफल की जद में ले रखा था। पटेल उसी तरह अपने हाथ सर पर रखे खड़ा था। मैंने सिधा को इशारे से बुलाया। हम दोनों की शक्लें देखकर पटेल की रही सही हिम्मत भी जवाब दी गई। सिधा के स्याह फाम चेहरे, केसरी आंखें और कलाई से लिपटे सांप को देखकर उसके पसीने छूट गए। मेरी अपनी शक्ल भी किसी खून पी जाने वाले दरिंदा सिफत डाकू से कम न थी। मैंने पटेल का एक हाथ नीचे गिरा दिया। हाथ नीचे कर लो पटेल, तुम सिधा के शिकार हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। पटेल ने सिधा के आगे हाथ जोड़ दिए। नाग देवी मुझे माफ कर दो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। सिधा ने राइफल कांधे से लटका रखी थी। उसने अपनी कलाई से लिपटे सांप के सर पर हाथ फेरते हुए फुनकार नुमा आवाज में कहा, मछेरों की झोंपड़ियों को किसने आग लगाई थी? मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों और बच्चों पर किसने गोलियां चलाई थी? पटेल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देवी मैया, ये सब कुछ उन गुंडों ने किया था, मैंने तो उन्हें मना किया था। सिधा ने गजबनाक होकर कलाई वाला सांप पटेल के चेहरे पर रख दिया। निर्दयी, इन गुंडों को यहाँ लाया कौन था? सिधा ने सांप को मजीद करीब कर दिया। पटेल की आंखें दहशत के मारे उबल पड़ी और फिर वो बेहोश होकर चकराया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मैंने सिधा से कहा, इसका काम तमाम करो और वापस अपने टीले पर चलो। सिधा ने बेहोश पटेल के गंजे सर पर हाथ फेर कर कहा, मैं तो इससे प्यार करूंगी रघु, अब मैं इस गंजे पटेल से प्यार करूंगी। ये लो, तुम मेरे बेटे को पकड़ो। उसने कलाई वाला सांप उतार कर मेरी तरफ फेंका। सांप हवा में उछलकर मेरे बाजू के साथ आकर चिमट गया। मुझे पसीना तो जरूर आ गया, मगर सांप ने मुझे कुछ न कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये वहशी तमिल लड़की पटेल के साथ किस किस्म का प्यार करना चाहती है। मेरे देखते देखते सिधा ने अपना मुंह पटेल के गाल पर रख दिया और फिर गहरे गहरे सांस लेने लगी। मैं अपनी जगह पर साकित खड़ा उसे देख रहा था। जब वो पीछे हटी तो पटेल के गाल से स्याह रंग का खून बह रहा था। सिधा उस नागन वहशी लड़की ने पटेल के गाल को काट कर अपने दांतों का जहर उसके खून में शामिल कर दिया था। सिधा ने पटेल के पेट में लात मारकर कहा, इस राक्षस को इसी तरह मारना चाहती थी। लात मारने से पटेल को होश आ गया। उसने गर्दन उठाकर अपने जिस्म को देखा कि गोली तो नहीं लगी। उसके गाल से खून के स्याह कतरे
उसके बेदाग कमीज पर गिरे तो उसने अपने गाल को हाथ लगाकर देखा। ये जहर है राक्षस, ये मेरे इंतकाम का जहर है। पटेल का मोटा भद्दा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता लरजने लगा, अपनी गर्दन को मसलने लगा। उसके हल्क से हल्की सी चीख निकली जो एक खरखराहट में तब्दील हो गई। उसके हाथ जमीन पर गिर पड़े, नाक से स्याह खून जारी हो गया, जिस्म की लर्जिश रुक गई और गर्दन एक तरफ को ढलक गई। अब उसके कान से भी स्याह खून बह रहा था। सिद्धा ने एक वेश्याना तहकहा लगाया, राइफल उठाकर पटेल के पेट को निशाना बनाया और धाएं से फायर कर दिया। पटेल का जिस्म जरा सा उछला और तोंद हल्के से धमाके से फट गई। अंतड़ियां बाहर को उबल आईं। मैंने सिद्धा का बाजू थामा और उसे घसीटता हुआ दूसरी तरफ ले गया। सिद्धा पर वहशत सवार थी। शायद वो पटेल की लाश को कच्चा जमाना चाहती थी। वो मेरे बाजुओं से निकल जाती। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला और झोंपड़ी की दूसरी तरफ ले जाकर एक मटके से पानी पिलाया। वो जमीन पर बैठ गई, फिर अपने माता पिता को याद करके देर तक रोती रही। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला और झोंपड़ी की दूसरी तरफ ले जाकर एक मटके से पानी पिलाया। वो जमीन पर बैठ गई, फिर अपने माता पिता को याद करके देर तक रोती रही। मैं उसके सर पर हाथ रखे उसे दिलासा देता रहा। जब उसकी तबीयत को कदरे सुकून आया तो हम मोटर कश्ती में आ गए। उसकी तलाशी ली, बक्स को खोल कर देखा। उस बक्स में सिवाय ऊट पटांग चीजों और मजदूरों के बही खातों के और कुछ न था। एक बक्स बाहर साहिल पर गिरा पड़ा था। उसे खोल कर देखा तो उसमें साफ सुथरी धोतियां, कुर्ते और 4 नई चप्पलें बरामद हुई। एक रुमाल में 2000 रुपए के करेंसी नोट लिपटे हुए थे। हमने ये चीजें एक गठरी में डालकर मोटर कश्ती में रख दी। अब वापस झोंपड़ी की तलाशी लेने आए। देखा कि पटेल की लाश बलसर गई थी और उस पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। सख्त बदबू आ रही थी। हमने झोंपड़ी में जाकर तलाशी ली, जहां दीवार के साथ आटे चावल की बोरियां, घी के कनस्तर वगैरह पड़े थे। एक बड़ी कीमती राइफल और गोलियों का बेल्ट दीवार से टंगा था। ये शायद पटेल की अपनी राइफल थी। कमबख्त इस कदर बुजदिल था कि उससे कोई काम न ले सका। हमने कपड़ों की गठरी भी वहीं पलंग के बिस्तर पर फेंक दी। लाश की बदबू अंदर आ रही थी। हमने बाहर आकर इधर उधर से खुश्क टहनियां, पत्ते और सूखे दरख्तों के गिरे पड़े टुकड़े एक कोने में जमा करके पटेल की लाश पर फेंके। फिर दूसरे आदमियों की लाशों को भी वहीं ढेर किया। कुछ और लकड़ियां और दरख्तों के कंधे लुढ़का कर लाशों पर डाले और आग लगा दी। सिद्धा, इन लाशों को जलने दो, चलो हम वापस टीले पर चलते हैं, मुझे भूख लग रही है। वापस टीले पर आए तो बुढ़े मछेरे की लाश भी बदबू देने लगी थी। सिद्धा के कहने पर हमने बूढ़े की लाश को दरिया की लहरों के सुपुर्द कर दिया। झोंपड़ी के बाहर बैठकर हमने दिन का बचा हुआ खाना यानी मछली और जवार के आटे की रोटी खाई, पानी पिया। मैं दरख्तों वाले मोर्चे के साथ टेक लगाकर नींद दराज हो गया। सिद्धा झोंपड़ी के सामने आलती पालती मारकर बैठ गई। मुझे फौरन नींद आ गई। वो रात हमने टीले वाली झोंपड़ी में ही बसर की। दूसरे दिन हम पटेल के डेरे पर आए तो देखा कि लाशें जलकर स्याह हो चुकी हैं। हम अपनी राइफलें और दूसरी 4 बंदूकें भी उठाकर उसी झोंपड़ी में ले आए, जहां पटेल का शेव का सामान, तेल, कंघी और खुशबूदार तेल और तौलिया भी था। एक ट्रंक में उसके कपड़े भी पड़े थे। मैंने सबसे पहले सेफ्टी रेजर से शेव बनाई, अपनी मूछें कैंची से काटी, फिर दरिया पर जाकर साबुन मलकर गुस्ल किया। अपने खाकी गंदे फटे पुराने कपड़े उतारकर सफेद धोती और सफेद कुर्ता पहना। पाँव में पटेल की नई चप्पल डाली। इतने में सिद्धा भी नहा धोकर आ गई। उसने बालों में तेल डालकर उन्हें धोया था। मुझे देखते ही बोली, तुम तो बड़े सुंदर हो। मैंने कहा, तुम भी तो बहुत सुंदर हो, जंगल की देवी लग रही हो। वो बालों में पटेल की कंघी भी रही थी। नहाने धोने से उसका रंग निखर गया था। उसने भी सफेद धोती और कुर्ता पहन लिया। कुर्ते के लंबे बाजू उसने तैंची से कोहनियों के करीब से काट दिए। नीचे से कुर्ते का घेरा भी कमर तक काट कर अलग कर दिया। ये कुर्ता एक रेशमी शलोका सा बन गया। सिद्धा ने बालों का जूड़ा बनाकर जंगल से उसमें गुलमहर का सुर्ख फूल तोड़कर लगा लिया। उसका रंग निखर कर ज्यादा आबनूसी हो गया था। वो काले जंगलों की काली देवी लग रही थी। उसने आग जलाकर केतली में चावल पकाए। मैं 2 जंगली मुर्ग मार कर ले आया। उस रोज हमने एक मुद्दत के बाद उम्दा किस्म की ग़िज़ा खाई और सो गए। दोपहर के बाद कहीं मेरी आंख खुली, देखा कि सिद्धा वहां नहीं है। चौंक कर इधर उधर देखा, हर शय अपनी जगह पर थी। सिद्धा की राइफल भी झोंपड़ी के बाहर दीवार से लगी थी। मेरी तसल्ली हो गई। इतने में सिद्धा जंगल की तरफ से आती दिखाई दी। करीब आकर बोली, मेरे राजा पतिदेव रघु, हम अब यहीं रहेंगे। देखो यहाँ सब कुछ है। जंगली बेर मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ। इस सारे जंगल को मैं जानती हूँ। उसने झोली मेरे आगे उलट दी। सब्ज मोटे मोटे बेर बड़े मीठे थे। हम बेर खाने लगे। सिद्धा कहने लगी, जहाँ खेल कूद कर मैंने अपना बचपन गुजारा है रघु, तुम मेरे साथ यहाँ रहोगे ना? मैंने कहा, क्यों नहीं, जरूर रहूंगा। लेकिन तुम भूल गई हो कि हम 12-13 आदमियों का खून कर चुके हैं। बहुत जल्द पटेल के रिश्तेदार उसकी तलाश में जहाँ आएंगे। हो सकता है उनके साथ पुलिस भी हो। मेरे साथ तुम भी पकड़ी जाओगी। सिद्धा एकदम चुप हो गई। फिर अपनी राइफल थाम कर बोली, रघु, हम उनका मुकाबला करेंगे। मुझे अब निशाना लगाना भी आ गया है। यहाँ कारतूस भी बहुत है। मैंने कहा, कहाँ तक मुकाबला करेंगे? बंबई की सारी पुलिस यहाँ आकर हमें घेरे में ले लेगी, फिर हम कहाँ जाएंगे? सिद्धा का चेहरा उदास हो गया। मैंने आहिस्ता से कहा, ये भी सोच लेंगे कि कहाँ जाना है। अभी जे बेर खाओ।
सीधा से ज्यादा मुझे ये गम खाया जा रहा था कि इस लड़की को लेकर कहाँ जाऊंगा। हकीकत ये है कि मुझे उस लड़की से थोड़ी सी मोहब्बत थी। इसके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं था। अपने ससुराल वो वापस नहीं जा सकती थी। वो लोग उसे जरूर मार डालते। यहाँ वो अकेली नहीं रह सकती थी। मैं अपने साथ उसे कैसे ले जा सकता था? मेरा मिशन बेहद अहम था। मुझे डॉक्टर आफरीदी को भारतीय कैद से छुड़ाकर बम्बई पहुंचाना था। जिस जंगल में डॉक्टर आफरीदी कैद था, मेरे अंदाजे के मुताबिक जहां से वो दरिया के ऊपर की जानिब 50-60 मील के फासले पर था। मैं इस मिशन में सीधा को साथ नहीं ले जा सकता था। मुझे ले जाना भी नहीं चाहिए था। आखिर वो एक भारतीय लड़की थी और मैं पाकिस्तानी मुसलमान जासूस। अगर उसे पता चल गया कि मैं मुसलमान हूँ और पाकिस्तानी एजेंट हूँ, तो उसके अंदर भारत माता का प्यार बेदार हो सकता था और वो मुझे गिरफ्तार करवा सकती थी। कम से कम मुझे इसी तरह सोचना चाहिए था। इस जंगल में पटेल के डेरे पर भी ज्यादा दिन नहीं रह सकते थे। कुछ दिन गुजरने पर जब कस्बे में पटेल के घर बार वालों को उसकी खबर न मिली, तो ऐन मुमकिन है कि उसके बेटे पुलिस की गार्ड लेकर यहाँ पहुंच जाएं। मेरा जहन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था। काफी सोच विचार के बाद मैंने यही फैसला किया कि सुधा को मैं बेजारो मददगार छोड़कर नहीं जाऊंगा। जहां तक मुमकिन हो सका उसे अपने साथ ही रखूंगा। आगे जो होगा देखा जाएगा। पटेल के डेरे पर हमें 5वां दिन जा रहा था। अभी तक उसके घर वालों की तरफ से कोई भी उसकी तलाश में नहीं आया था। एक रोज सीधा दिन चढ़े जंगल से नारियल और बेर इकट्ठे करने चली, तो मैंने झोंपड़ी वाले टीले पर जाकर दरिया की मगरबी समत का जायजा लिया कि कहीं कोई पुलिस पार्टी स्टीमर में नहीं आ रही। टीला चूंकि ऊंचा था, वहां से दरिया का किनारा शुमाल की समत दूर तक दिखाई देता था। सीधा अपने बेटे सांप को कलाई में लपेटे जंगल की तरफ और मैं टीले की तरफ चल पड़ा। टीले पर बुढ़े की झोंपड़ी के खपरेल एक तरफ झुके हुए थे। मैंने दरिया पर दूर तक नजर दौड़ाई। दरिया की सतह दिन की रोशनी में दूर तक खाली थी। पुलिस का कोई स्टीमर अपनी तरफ आता नजर न आया, लेकिन ये बात यकीनी थी कि पटेल एक सरमायादार आदमी था। उसका पीछे बाकायदा राब्ता था और उसके रिश्तेदार भाई बंद किसी भी रोज यहाँ पहुंच सकते थे। टीले पर बड़ी खुशगवार ठंडी हवा चल रही थी। मैं नारियल के दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। सुबह के 8-9 बजे होंगे कि सिद्धा ने मुझे जवार की रोटी चटनी के साथ खिलाई। मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी थी। जी चाहा कि कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए, चुनाचे मैंने आंखें बंद कर लीं। मेरी राइफल, बल्कि यूं कहना चाहिए कि पटेल की राइफल और गोलियों की पेटी मेरी गोद में पड़ी थी। मुझे नींद आ गई। कोई घंटा 1.5 घंटा तक सोता रहा। किसी चूंटी ने मेरी गर्दन पर काटा तो मेरी आंख खुल गई। मशरिक की तरफ से बादलों के टुकड़े आसमान पर बढ़ते चले आ रहे थे। मैंने जमाई ली और चूंटियों को उंगलियों से मसलता हुआ उठा और टीले से उतरने लगा। उतरने से पहले मैंने एक बार फिर दरिया के शुमाल की जानिब निगाह डाली। किसी स्टीमर या कश्ती का दूर दूर तक निशान नहीं था। खुदी हुई जमीन पर पटेल के गुंडों की लाशें गलने सड़ने लगी थीं और 2-4 गिद्ध जाने कहां से आकर लाशों को भंबोड़ रहे थे। मैं राइफल कांधे से लटकाए मजे मजे से टहलता पटेल के डेरे की तरफ जा रहा था। बादल आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर छा रहे थे। सूरज उनके पीछे छुप गया था और दरिया पर छांव आ गई थी। मैंने सोचा कि सीधा जंगल से नारियल इकट्ठी करके ले आई होगी। उसे कहूंगा कि आज नारियल के दूध वाली चाय बनाए। इस किस्म की चाय मैंने एक बार मद्रास में पी थी। जंगल के किनारे दरख्तों में से होता हुआ मैं डेरे पर आ गया। झोंपड़ी का दरवाजा खुला था। गहरे की दीवार के पास एक कच्ची मुंडेर ठह गई थी। जब मैं टीले की तरफ गया था तो ये मुंडेर बिल्कुल सालिम थी। मैंने सोचा शायद कोई गीदड़ डर कर घबराहट में भागते हुए इस कच्ची मुंडेर से टकरा गया हो। मुंडेर जमीन से बमुश्किल 2 फुट ऊंची थी और डेरे के अहाते के इर्द गिर्द बनी हुई थी। अचानक मुझे जमीन पर मुंडेर की गिरी हुई मिट्टी पर घोड़े के सुमों के गहरे निशान नजर आए। मुझे जैसे बिजली का करंट सा लगा और मैं छलांग लगाकर मुंडेर को फांद गया। राइफल मैंने अपने हाथों में मजबूती से थाम ली। झोंपड़ी का दरवाजा खुला था। जहां भी घोड़ों के सुमों के निशान थे। मैं राइफल पकड़े लपक कर झोंपड़ी में घुस गया। झोंपड़ी खाली पड़ी थी, मगर इस आलम में थी कि वहां सिवाय खाली पलंग के और कुछ नहीं था। ना रेशमी बिस्तर और ना कपड़ों का बक्स, ना घी के कनस्तर और ना आटे चावल की बोरियां। मैं तेजी से बाहर निकल आया। समझ गया कि ये डाकुओं का कारनामा है, मगर अब मुझे सिद्धा की फिक्र थी। वो जंगल में गई थी। घास पर कुछ दूर तक घोड़ों के सुमों के निशान चले गए थे। आगे सुमों के निशान तो नहीं थे, मगर झाड़ियां घोड़ों के सुमों तले कुचली हुई थी। मैं बढ़ता चला गया। मैं दरख्तों की आड़ लेता कदम कदम आगे बढ़ रहा था। मैंने सिद्धा को आवाज दी, कोई जवाब न आया। दूसरी बार ज्यादा जोर से पुकारा। जंगल में सन्नाटा ही छाया रहा। मेरी कनपट्टियां तक धुड़कने लगी थी। अब महसूस हुआ कि मुझे सिद्धा की कितनी फिक्र हो गई थी। एक जगह जंगल में नारियल के दरख्तों का झुंड था और बेरी के जंगली दरख्त भी थे। सिद्धा उस जगह नारियल और बेर लेने आती थी। जहाँ घास इस तरह खुदी हुई थी जैसे घोड़े इधर उधर टापते रहे हों। जमीन पर गुलमहर का सुर्ख फूल पड़ा था। ये फूल सिद्धा अपने जूड़े में लगाती थी। मैंने फूल उठाया तो वो कुचला हुआ था। मैं फूल उठा ही रहा था कि मेरी नजर एक ऐसी शय पर पड़ी कि मेरा ऊपर का सांस ऊपर
पर ही रह गया। ये सिधा के सांप बेटे की कटी हुई लाश थी। उसे तलवार या खंजर से 3 टुकड़ों में काट दिया गया था। उसके कटे हुए जिस्म पर चूंटियां रेंग रही थी। मैंने सिधा के काले सांप बेटे को पहचान लिया था। सिधा का सांप बेटा हलाक कर दिया गया था। इसका मतलब था कि सिधा को डाकू अगवा करके ले गए हैं। सांप ने हमला किया होगा और किसी डाकू ने तलवार का वार करके उसके टुकड़े कर डाले। जंगल आगे जाकर घना हो गया था और घोड़े के सुमों के निशान भी गायब हो गए थे। मैं डाकुओं की तलाश में दूर तक निकल गया था कि अचानक मुझे दूर से किसी मोटर स्टीमर के भोंपों की धीमी सी आवाज सुनाई दी। मेरे कदम वहीं रुक गए। दरिया में दूर से कोई स्टीमर चला रहा था। उस स्टीमर पर पटेल के रिश्तेदार और बेटे सवार होंगे और वो पुलिस को भी साथ लेकर आ रहे होंगे। अगर पुलिस साथ न भी हुई तब भी उनकी नफरी ज्यादा होगी। वो हर किस्म के हालात का मुकाबला करने की पूरी तैयारी करके आ रहे होंगे और मैं अकेला ज्यादा देर तक उनसे नबर्द आजमा नहीं हो सकता था। अब मैं सिधा को तो भूल गया और मुझे अपनी जान बचाने की फिक्र पड़ गई। मैं जितनी तेज दरख्तों में भाग सकता था झोंपड़ी की तरफ भागा। दरिया के किनारे जाकर शुमाल की तरफ नजर डाली तो दूर एक स्टीमर या मोटर लॉन्च चली आ रही थी। अभी वो काफी दूर थी। मैंने झोंपड़ी में आकर चप्पल उतार कर अपने पुराने जॉगिंग बूट पहने, जिस्म की गिर्द चादर लपेटी। मेरी सारी बंदूकें और 303 की दोनों राइफलें, कारतूस और गोलियां वगैरह डाकू अपने साथ ही ले गए थे। सिर्फ वही राइफल और गोलियां बची थीं जो मेरे पास थीं। यहाँ सब्जी और फल काटने वाली एक छुरी भी थी। मैंने उसे अपनी धोती में उड़स लिया और सिधा का दिया हुआ सांप का मनका अपनी जेब में रखिया। मैं एक बार फिर दरिया की तरफ आ गया। स्टीमर अब करीब आ गया था और उसके ऊपर लहराने वाला गुजरात पुलिस का नीला और गेरुए रंग का झंडा हवा में फड़फड़ाता नजर आ रहा था। मैं छलांग लगाकर पटेल की दरिया के किनारे मोटर कश्ती में गया। जीना उतरकर मिट्टी के तेल का कनस्तर लेकर उस तेल के इंजन के पास उलट दिया। फिर कपड़े के एक टुकड़े को आग लगाकर फेंका और बाहर निकलकर झोंपड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। मोटर कश्ती के इंजन ने आग पकड़ ली थी। उसमें से पहले धुआं और फिर आग के शोले बुलंद होने लगे। मैंने अपनी समत का तायुन शिमाल मगरिब की तरफ कर लिया था, क्योंकि उसी रुख पर बड़ौदा और अहमदाबाद के वस्ती जंगल में वो पुराना कलानुमा खंडर था जिसके ज़ेर ज़मीन लेबोरेटरी में मेरे साथी एजेंट अमजद के मुताबिक पाकिस्तानी साइंसदान बाउतर आफरीदी और उसकी नौजवान लड़की नौरीन तैद थी। नारियल के झुंड में सिधा के सांप बेटे की लाश अब चींटियों से पूरी तरह ढक गई थी। जहां पहुंचकर मुझे पीछे दरिया की तरफ से एक धमाका सुनाई दिया। यह पटेल की मोटर कश्ती के फटने का धमाका था। उसके साथ ही मोटर लॉन्च के भूंपू की आवाजें बुलंद होना शुरू हो गईं। मालूम हुआ कि पुलिस पार्टी दरिया के किनारे पहुंच चुकी थी। मैंने ज्यादा तेजी से भागना शुरू कर दिया। अब हर दूसरे कदम पर दरख्त मेरा रास्ता रोकते थे, लेकिन पीछे मेरी और मेरे मुस्तकबिल की मौत मेरे ताकुब में थी और आगे एक अहम तरीन मिशन मेरे इंतजार में था। मैं भागता चला गया। जंगल इस कदर घना था कि मैं तेज नहीं दौड़ सकता था। खुदरों, झाड़ियां, दरख्तों की लटकती टहनियां और घुटनों तक घास कदम कदम पर मज़ाहमत कर रही थी। फिर भी मैं उन रुकावटों को उबूर करता जितनी तेज भाग सकता था भागा जा रहा था। गुजरात पुलिस की लॉन्चों के भोंपू की आवाज मेरा पीछा कर रही थी। पटेल की जिस मोटर लॉन्च को मैंने आग लगाई थी उसके धमाके बंद हो गए थे। ऐन मुमकिन था कि पटेल के अड्डे पर लाशों को देखकर पुलिस मेरी तलाश में जंगल में निकल खड़ी हो, मगर ये जंगल इस कदर घना और दुश्वार गुजार था कि अगर मैं उसके वस्त की जानिब मजीद आगे निकल जाता तो फिर पुलिस तो क्या, भारतीय फौज के जवान भी मेरा खोज नहीं लगा सकते थे। चुनाचे मैंने अपनी रफ्तार मजीद तेज कर दी। इन जंगलों के नशीब फराज से वाकफियत और कुछ मेरा तजुर्बा, ज्यादातर जवानी का ताजा वलवला परवर खून और कौमी जज्बा मेरी हिम्मत बढ़ा रहा था। पटेल के डेरे से उठाई हुई कीमती राइफल गोलियों की पेटी के साथ ही मेरे कांधे से लटकी हुई थी। मेरा लिबास पटेल ही के संदूक से निकला हुआ धोती कुर्ता था। ऊपर मैंने चादर लपेट रखी थी। धोती में फल काटने वाली छुरी उड़स रखी थी। जेब में माचिस की डिब्बियां भी थी। पाँव में जॉगिंग शूज थे। रुपया पैसा मेरे पास था नहीं। सौराष्ट्र में सर्दी बहुत कम पड़ती है। चुनाचे मौसम सरमा में भी इन जंगलों में गर्मी और हब्स की कैफियत थी। मैंने चादर उतार कर एक जगह झाड़ियों में अच्छी तरह से छुपा दी। जब मैं जंगल में दाखिल हुआ था तो सूरज दरिया की संगत गुरूब हो चुका था और जंगल में शाम का अंधेरा बड़ी तेजी से उतरने लगा था। ये बात मेरे हक में जाती थी। दूसरी तरफ मुझे शेर और चीते और सांप बिच्छू का डर भी था। सांप के जहर पर काबू पाने के लिए तो मेरे पास उसका दरियाफ्त यानी मेरी हमदम, मेरी दोस्त और अब मेरी महबूबा सिधा का दिया हुआ सांप का मनका मौजूद था, लेकिन शेर, चीते और हाथी के बराह रास्त और अचानक हमले से बचाव मुश्किल था। अभी मैं पुलिस पार्टी से इतना करीब था कि किसी दरख्त पर बैठकर रात बसर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बस अल्लाह के नाम का विर्द करता, दिल में अपनी जिंदगी की दुआएं मांगता, दरख्तों और झाड़ियों से उलझता अंधेरे में आगे ही आगे बढ़ता चला जा रहा था। समत का तायुन मैंने खास अंदाजे से किया था। उस जंगल में मैं पहले भी सिधा के साथ सफर कर चुका था। मेरी मंजिल बंबई शहर थी।
जो उस वक्त मुझे हजारों मील के फासले पर महसूस होता था। मुझे सौराष्ट्र की सरहद को पार करके महाराष्ट्र के प्रांत में दाखिल होना था। अकब में पुलिस पार्टी की लॉन्चों के भोंपुओं की आवाज अब नहीं आ रही थी। पीछे एक फायर की आवाज से जंगल गूंज उठा और दरख्तों के परिंदे फड़फड़ा कर उड़ गए। ये 303 की राइफल का फायर था। शायद पुलिस मेरे ताकुब में चल पड़ी थी, या ऐसा भी हो सकता था कि ये फायर मुझे दहशतज़दा करने के लिए दागा गया हो। इतना मुझे मालूम था कि गुजरात पुलिस के सूखे साखे सिपाहियों में इतना दमखम नहीं है कि वो रात के अंधेरे में इतने खतरनाक जंगल का रुख करें। ताहम मैं जरा सी भी गफलत नहीं करना चाहता था। मैं किसी जगह रुके बगैर आगे बढ़ता गया। जब रात का अंधेरा गहरा हो गया और मैं भी थक गया तो एक जगह घास में छुपे हुए पत्थरों के पास बैठकर सस्ताने लगा। जब सांस कुछ ठीक हुआ तो अल्लाह का नाम लेकर फिर चल पड़ा। ये हिम्मत तलब दुश्वार गुजार सफर रात गए तक जारी रहा। अब मैं इतना थक चुका था कि एक कदम चलने की सकत न थी। प्यास भी लग रही थी। कोई नदी नाला अभी तक मुझे नहीं मिला था। मैं एक जगह बेदम होकर बैठ गया। लिबास भी कई जगह से फट गया था। राइफल और गोलियों की पेटी अपने सामने जमीन पर डाल दी और लंबे लंबे सांस लेने लगा। ऐन उस वक्त जंगल किसी शेर की धाड़ से गूंज उठा। मैंने चौंक कर अंधेरे में जिधर से आवाज आई थी उधर गौर से देखा। तारीकी में भूतों की तरह इस्तादा देवकामत दरख्तों के हजूलों के सिवा और कुछ नहीं था। शेर की धाड़ करीब से बुलंद हुई थी। हो सकता है ये कोई आदमखोर शेर हो और उसे मेरी बू आ गई हो। मैंने राइफल उठाकर कांधे पर डाली और एक दरख्त पर चढ़कर उसके 2 शाखे पर बैठ गया। ये 2 शाखा जो जमीन से काफी बुलंद था, मेरे लिए ये एक मचान का काम दे रहा था। मैंने एक मोटी सी टहनी से टेक लगा ली। मच्छरों ने मुझ पर हमला कर दिया। ये एक नई मुसीबत थी। बहरहाल मुझे इस मुसीबत का मुकाबला करना था। मैंने धोती उतार कर उसमें अपना सारा जिस्म लपेट लिया। सिर्फ आंखें खुली थी। किसी ने सच कहा है कि नींद सूली पर भी आ जाती है। खुदा जाने किस वक्त मुझे नींद आ गई और मैं उसी हालत में दरख्त की टहनी से टेक लगाए सो गया। चिड़ियों की चहकार से मेरी आंख खुल गई। दरख्तों में और दरख्तों के नीचे दिन की रोशनी फैली हुई थी। मैं एक पल के लिए दम साधे वहीं बैठा माहौल का जायजा लेता रहा। सिवाय चिड़ियों की चहकार और परिंदों की बोलियों के वहां दूसरी कोई आवाज नहीं थी। दरख्त से उतरकर मैंने धोती बांधी, छुरी को कुर्ते की जेब में रखा, राइफल के चैम्बर को चेक किया। चैम्बर मैगजीन से भरा हुआ था। प्यास से हल्क खुश्क हो रहा था। कुछ दूर चलने के बाद एक जगह पत्थरों में पानी का छोटा सा झरना नजर आया। इस झरने में से शफाफ पानी बहकर एक जगह जमा हो रहा था। जी भरकर पानी पिया, मुंह धोया, खुदा का शुक्र अदा किया और अंदाजे से एक तरफ रवाना हो गया। ये सारे का सारा इलाका सतह मुर्तफा का था। नाहमवार पथरीली जमीन को दरख्तों ने ढांप रखा था। खुदा खुदा करके घना जंगल खत्म हुआ। सामने धूप की रोशनी में फैला हुआ ऊंचा नीचा घास का मैदान था, जिसके आखिर में एक जगह दरख्तों की छांव में कुछ झोंपड़े दिखाई दे रहे थे। इन झोंपड़ियों में एक जगह धुआं उठ रहा था। पास ही कुछ खेत भी नजर आए। मेरा लिबास सौराष्ट्र के आदमियों जैसा था, लेकिन मैं उन लोगों की जबान रवानी से बोल नहीं सकता था। ताहम एक हौसला था कि राइफल मेरे पास है। मैं झोंपड़ियों की तरफ चल पड़ा। ये सीधे साधे नीम जंगली देहाती थे। मैंने ये फर्जी कहानी सुनाई के शिकारी हूँ, अपनी पार्टी से जंगल में बिछड़ गया था। उन लोगों ने मुझे मकई की रोटी और दूध पेश किया। ताज़ा दूध और मकई की रोटी ने मेरे जिस्म की खोई हुई तवानाई बहाल कर दी। उनकी जबान जंगली गुजराती जबान थी, जिसमें महाराष्ट्र प्रांत की बोली भी शामिल थी। उन्होंने कुछ बोलकर कुछ इशारों में मुझे बताया कि महाराष्ट्र की सरहद 1 दिन और 1 रात की मुसाफत पर है। मैंने 1 दिन और 1 रात वहां आराम किया। भरी हुई राइफल को मैंने अपने से अलग नहीं किया था। अगले रोज मैं ताज़ा दम था। जहां सुई धागे से मैंने अपने कपड़ों की थोड़ी सी मरम्मत भी कर ली। उनकी औरतें जो चांदी के जेवरात से लदी बंदी थीं, मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थीं। उन लोगों की मेहमान नवाजी मुझे हमेशा याद रहेगी। जब चलने लगा तो उन्होंने मकई की 4 मीठी रोटियां बांध कर साथ दी। मैंने हिंदुओं की तरह उन्हें हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा और अपने सफर पर रवाना हो गया। मैंने 1 दिन और 1 रात का ये पुरखतर जंगली सफर कैसे तय किया, कैसे सौराष्ट्र प्रांत की सीमा पार करके महाराष्ट्र की सरहद में दाखिल हुआ और फिर किन जान जोखों से मंजिलों पर मंजिलें तय करता रहा और महाराष्ट्र के एक छोटे से देहाती रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। अगर मेरी ट्रेनिंग और जफाकशी साथ न देती तो मेरा इन आदमखोर जंगलों से जिंदा निकल आना मुहाल था। जिस वक्त मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, लिबास तार तार था। मच्छरों के काटने की वजह से चेहरा सूजा हुआ था, लेकिन राइफल और गोलियां अब भी मेरे पास थीं। मैं सीधा उस छोटे रेलवे स्टेशन मास्टर से जाकर मिला और उसे ये कहानी घर कर सुनाई कि मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ और अपनी शिकार पार्टी से बिछड़कर जंगल में भटक गया हूँ। मैं तमिल जबान में बात कर रहा था। मेरा रंग भी सांवला हो गया था। स्टेशन मास्टर नाटे कद का उधेड़ उम्र का मरहट्टा था। मैं तमिल जबान बड़ी रवानी से बोल रहा था। स्टेशन मास्टर को मेरी दास्तान पर लाजमी तौर पर यकीन करना ही पड़ा। वो मुझे अपने छोटे से क्वार्टर में ले गया, जहाँ उसकी पत्नी मौजूद थी। मुझे हैंडपंप के नीचे नहाने को कहा गया, नए कपड़े पहनने को दिए गए, खाना खिलाया गया। कई दिनों के बाद चाय पीने को मिली। स्टेशन मास्टर ने मुझे बताया कि ये महाराष्ट्र का नामाफली रेलवे स्टेशन है। मैंने उसे कहा कि बंबई में मेरे बड़े भाई कृष्णमाचारी जी रहते हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। आप
मुझे किसी तरह बम्बई शहर पहुंचा दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैंने नहाने के बाद उन पर असर डालने के लिए पूजा पाठ भी की और तमिल जबान में रामायण के कुछ श्लोक भी ऊंची आवाज में पढ़े। माथे पर केरला के आचार्यों की तरह वैष्णु देवता के तिलक भी लगाया। यह स्टेशन मास्टर वैसे ही बड़ा नेक दिल था। उसने मुझे तसल्ली दी कि वो मुझे नामापल्ली से बम्बई तक का एक रेलवे पास बना देगा। बोला, तुम ये पास रास्ते में टिकट चेक करने वालों को दिखाते जाना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने उस मरहट्टे स्टेशन मास्टर के पास 3 रोज कयाम किया और फिर से ताजा दम हो गया। एक रात को मुझे ट्रेन में सवार करा दिया गया। मैंने स्टेशन मास्टर का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया और उसे धन्यवाद कहा और ट्रेन मुझे लेकर बम्बई की तरफ रवाना हो गई। ये भी काफी लंबा सफर था। रास्ते में कई मकामात पर ट्रेन बदलनी पड़ी। राइफल और गोलियों की बेल्ट अब भी मेरे पास थी। मुझे खूब मालूम था कि अभी एक अहम तरीन और खतरनाक मिशन मेरे सामने है। यानी बम्बई में अपने खुफिया एजेंट हकीम सुलेमान शाह से मिलने के बाद मुझे बड़ौदा और अहमदाबाद के दरमियानी जंगलात में वाक़े पुराने किले के खंडरात से अगवाशुदा पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर आफरीदी और उसकी जवां साल बेटी नौरीन को बरामद करके पाकिस्तान पहुंचाना है। और इस मुहिम में मुझे उस राइफल की अशद जरूरत थी। चुनाचे मैं राइफल को अपने से अलग नहीं करना चाहता था। ट्रेन में महट्टे मुसाफिर मुझसे राइफल के बारे में पूछते तो मैं तमिल और गुजराती मिली हिंदी में उन्हें यही जवाब देता कि मैं शिकारी हूँ। वो बड़े हैरान होते क्योंकि एक धर्मचारी और विष्णु का पुजारी शिकार का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन मैं उन्हें ये कहकर चुप करवा देता कि मैं ब्रह्मु समाज का आचारी हूँ जो गोश्त भी खाते हैं और मुर्गी भी मारते हैं। बहरहाल खुदा खुदा करके मेरा ये अजियतनाक सफर खत्म हुआ और एक रोज जबकि दिन अभी निकला हुआ था, ट्रेन भारत के सबसे खूबसूरत उरुसुल बिलाद बम्बई शहर के अजीमुशान रेलवे स्टेशन में दाखिल हुई। इस शहर में मैं पहले भी आवारागर्दी कर चुका था। मेरे लिए ये कोई नया शहर नहीं था। नेक दिल मरहट्टा स्टेशन मास्टर ने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे, जिनमें से सिर्फ मेरे पास 3 रुपए ही बाकी बचे थे। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर मैंने एक विक्टोरिया वाले से चरनी रोड जाने को कहा। उसने कहा, आचार्य जी 5 रुपए लूंगा। मैं बम्बई के बोरी बंदर रेलवे स्टेशन पर उतरा और जहां से चरनी रोड काफी दूर था। 5 रुपए किराया ज्यादा नहीं था, लेकिन मेरे पास सिर्फ 3 रुपए थे। मैं ये भी मुनासिब नहीं समझता था कि विक्टोरिया वाले को ये पता चले कि मैं चरनी रोड पर हकीम सुलेमान शाह की मतब पर गया हूँ। मैंने कहा कि मुझे चरनी रोड से पीछे उतार देना, 3 रुपए दूंगा। वो राजी हो गया। रास्ते में मुझसे पूछने लगा, आचार्य जी तो जीवन हत्या नहीं करते, फिर आप ये बंदूक किस लिए उठाए फिर रहे हैं? मैंने कहा कि ये बंदूक मेरे एक भाई बंद की है, उसे देने जा रहा हूँ। बम्बई का मौसम बहुत खुशगवार था। धूप निकली हुई थी। बम्बई की आलीशान सर्वफलक इमारतों में दिन की रोशनी बड़ी खूबसूरत लग रही थी। सड़कों पर लोगों का हुजूम चल फिर रहा था। विक्टोरिया नबीतुली रफ्तार से चल रही थी। मुझे सोचने का मौका मिल गया था। विक्टोरिया टुक टुक करती सड़क पर चली जा रही थी। ये चर्च रोड थी। यहाँ से 2 सड़कें गुजरने के बाद चरनी रोड आ जाता था। चरनी रोड के कोने पर पहुंचकर मैंने विक्टोरिया वाले से कहा, बस भैया मुझे यहीं उतार दो, मेरे 3 रुपए यहाँ खत्म हो गए। विक्टोरिया वाला, जिसने तुर्की टोपी पहन रखी थी, ऊपर गद्दी पर बैठे बैठे मुस्कुराकर बोला, स्वामी जी कोई बात नहीं, मैं आपको चरनी रोड पर ही पहुंचाए देता हूँ। लेकिन मैं एहतियात के तौर पर चरनी रोड के नाके पर उतर गया। मैं कुशादा सड़क के दोनों तरफ चाय के होटल और दुकानों के बोर्ड पढ़ता आहिस्ता आहिस्ता फुटपाथ पर चला जा रहा था। आधी सड़क तय करने के बाद मुझे फुटपाथ पर एक जगह सुलेमानिया दवाखाना का छोटा सा उर्दू में लिखा हुआ बोर्ड नजर आया। यही मेरी मंजिल थी। दवाखाने की एक छोटी सी ड्योढ़ी थी। एक जानिब कमरे में गोल मेज पर अखबारात रखे थे। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे। यह हकीम साहब की लाइब्रेरी थी। आगे सामने दवाखाने का दरवाजा था। मैं दवाखाने में दाखिल हो गया। एक नौउम्र लड़का फर्शी नशिस्त के पास बैठा दवाइयों की पुड़िया बांध रहा था। हकीम साहब की नशिस्त पर एक पुरानी वज़ा की संदूकची रखी थी। हकीम साहब खुद मौजूद नहीं थे। मैं वहीं नशिस्त के करीब दरी पर बैठ गया और लड़के से कहा, बच्चा जाकर शाह जी से कहो स्वामी जी बड़ी दूर से इलाज करवाने आए हैं। लड़का बड़ी बेनियाजी से बोला, शाह जी 10 बजे से पहले बाहर नहीं आते। मैंने अपने पेट को दोनों हाथों से दबाते हुए कहा, बच्चा मेरे पेट में बड़ा दर्द है, जाकर हकीम जी को बुला, दर्द से मरा जाता हूँ। मैंने अदाकारी शुरू कर दी। लड़का मेरी अदाकारी से कुछ ज्यादा ही मुतासिर हो गया। जल्दी से उठकर दुकान के अकबी हिस्से में गायब हो गया। मैंने दवाखाने का जायजा लिया। मामूली सा दवाखाना था। लकड़ी के खानों में किस्म किस्म के लेबलों वाली दवाइयों के डिब्बे और बोतलें रखी थी। दीवार पर गांधी और पंडित नेहरू की तस्वीरें भी लगी थी। लड़के ने वापस आकर कहा, शाह जी आ रहे हैं, और वो दोबारा पुड़िया बांधने में मसरूफ हो गया। मैंने दर्द की अदाकारी जरा कम कर दी। थोड़ी देर बाद लड़के ने मेरी राइफल की तरफ इशारा करके पूछा, क्या आप शिकारी हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं बच्चा, मैं शिकारी नहीं हूँ, ये तो किसी की अमानत है, मैं तो चींटी भी नहीं मार सकता।
जैनी हूँ। थोड़ी देर बाद एक दुबले जिस्म वाला उधेड़ उम्र का सांवला सा आदमी कुर्ते पजामे में मलबूस हाथ में तस्बीह लिए दाखिल हुआ। उसका सर दरमियान से गंजा था और कनपट्टियों पर सफेदी आ चुकी थी। उसका चेहरा बता रहा था कि उससे मेरे आने पर कोई खुशी नहीं हुई। मैंने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हकीम जी संदूकची के पास बैठ गए और नागवारी से बोले, स्वामी जी मैं 10 बजे दुकान पर आता हूँ। बाहर बोर्ड पर लिखा है, गुजराती में भी और हिंदी उर्दू में भी। खैर कहिए आपको क्या तकलीफ है? मैंने बड़ी लजाजत से कहा, शाह जी क्षमा करें, मैं परदेसी हूँ, पेट में बड़ा दर्द था इसलिए आपको तकलीफ थी। हकीम जी ने मेरी तरफ देखे बगैर ही एक बोतल में से कोई माजून निकाल कर कागज पर डाली और मेरी तरफ बढ़ाकर बोले, इसे चाट लें, अभी दर्द जाता रहेगा। मैंने माजून वाला कागज हाथ में लेकर उसे गौर से देखा और कहा, महाराज गांव में वेद जी ने कहा था कि अगर नीले रंग का मरवारेद मिल जाए तो दर्द फिर कभी नहीं उठेगा। नीले मरवारेद का सुनना था कि हकीम जी एक पल के लिए जहां बैठे थे वहीं पत्थर की तरह साकित हो गए, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ अब भी आंख उठाकर न देखा। जो लड़का पुड़ियां बांध रहा था उसे कहा, अब्दुल जा चाय वाले से 2 चाय ले आ। लड़का वहीं काम छोड़कर दवाखाने से निकल गया। उसके जाने के बाद भी हकीम जी ने किसी तजस्सुस का इजहार न किया। संदूकची का ढकना उठाकर उसमें से कुछ तलाश करते हुए बोले, स्वामी जी जिस रंग के मरवारेद का आपने जिक्र किया है वो तो कहीं नहीं मिलता। मैंने आगे झुककर आहिस्ता से कहा, मुझे तो यही बताया गया था कि आपके पास नीला मरवारेद मौजूद है। हकीम जी ने संदूकची का ढक्कन बंद कर दिया। नशिस्त पर से एक कागज और पेंसिल उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया। बोला, जिसने आपको ये कहा था उसका नंबर लिख दें यहाँ। मैंने अपना वो खास कोड नंबर लिख दिया जो पाकिस्तानी चीफ ने मुझे बताया था और जिसकी खबर हकीम सुलेमान शाह को भी कर दी गई थी। कागज पर नंबर पढ़ते ही हकीम जी ने कागज को फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर दिया। उठते हुए बोले, मेरे साथ आओ। वो मुझे तवाखाने के पीछे एक छोटे से कमरे में ले गए जहाँ दीवार के साथ मध्यम सा बल्ब जल रहा था और एक पलंग पर मैला सा बिछोना बिछा था। मेज पर टाइम पीस, अखबार, एक रिसाला, माजून की शीशी, चम्मच और गिलास पड़ा था। एक पुरानी सी कुर्सी पलंग की पायंती के करीब ही रखी हुई थी। हकीम जी ने अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया। मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। खुद पलंग पर बैठ गए। बोले, उसका नाम क्या था जिसने तुम्हें मेरे पास नीला मरवारेद लेने के लिए भेजा है? मैंने आहिस्ता से कहा, अमजद। यह हकीम जी का आखिरी इम्तिहान था। उसके बाद वो मुतमईन से नजर आने लगे। मुझे राइफल और गोलियों की पेटी कोने में रखने को कहा। इतने में लड़का चाय के 2 कप ले आया। उसके आने की आहट पाते ही हकीम जी ने मेरी नब्ज पकड़ ली। लड़का चाय की कप रख कर चला गया। हकीम जी ने मेरी कलाई छोड़ दी और कहा, चाय पियो। कमरे में खामोशी छा गई। हकीम जी चाय का घूंट पीकर बोले, मुझे तुम्हारा इंतजार था। मैंने उन्हें बताया कि मैं सौराष्ट्र और महाराष्ट्र के पुरखतर तवील दुश्वार गुजार जंगलों का सफर करके उनके पास पहुंचा हूँ। उन्होंने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। चाय का प्याला तबाई पर रखकर उठे, दरवाजा खोलकर बाहर गए। थोड़ी देर बाद वापस आए, दरवाजा बंद किया और पलंग पर बैठ गए। चाय का कप उठाया, एक घूंट भरा और संजीदा लहजे में बोले, हालात ने नई शक्ल इख्तियार कर ली है। मैं सवालिया अंदाज में उनकी तरफ देखने लगा। वो बोले, 2 रोज हुए पाकिस्तान से चीफ ने तुम्हारे लिए एक नया ऑर्डर भेजा है, तुम्हें कश्मीर जाना होगा। मैंने कहा, लेकिन मुझे तो डॉक्टर आफरीदी और उसकी बेटी को निकाल कर पाकिस्तान पहुंचाना है। हकीम जी ने चाय का कप तपाई पर रख दिया, बंद दरवाजे की दर्ज में से बाहर झांका, फिर मेरी तरफ मुंह करके बोले, डॉक्टर आफरीदी वाला मिशन किसी दूसरे एजेंट के सुपुर्द कर दिया गया है। कश्मीर मिशन बहुत अर्जेंट और हंगामी मिशन है। तुम चूंकि कमांडो हो और पहले भी पठानकोट में एक कामयाब ऑपरेशन सर अंजाम दे चुके हो, इसलिए तुम्हें खास तौर पर इस मिशन पर भेजा जा रहा है। मैंने सवाल किया, क्या ये कोई मिलिट्री मिशन है? वो बोले, हाँ, ये बड़ा ही सीक्रेट, अहम और अर्जेंट फौजी मिशन है। मैं तुम्हें इसकी सारी तफसीलात बता दूंगा। पहले तुम मेरे इस बिछौने पर आराम करो, तुम सो जाओ। अब तुम अपने आप कोठरी से बाहर मत आना। ये कहकर हकीम जी दरवाजा बंद करके चले गए। नरम बिछोना मिला तो लेटते ही नींद आ गई। दोपहर के 1 बजे हकीम जी ने आकर मुझे जगाया। वो मेरे लिए खाना तैयार करके लाए थे। बकरे का गोश्त और रोटियां थीं। मैंने खूब सैर होकर खाया। हकीम जी ने मतलब की कोई बात न की और मुझे दोबारा सुला दिया। अब आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। हकीम जी खुद मेरे लिए चाय ले आए। अब भी उन्होंने मेरे सीक्रेट फौजी मिशन के बारे में कोई बात न की। चाय पर वो मुझसे मेरी पुरानी मुहिम की तफसीलात सुनते रहे। जब रात हो गई तो उन्होंने मेरे साथ खाना खाया और कहा, मैं दवाखाने में सोऊंगा, तुम इसी पलंग पर आराम करो, मैं सुबह की नमाज के वक्त आऊंगा। हकीम जी फिर चले गए। बत्ती उन्होंने जाते ही गुल कर दी थी। मैं कुछ देर अपने नए फौजी मिशन के बारे में कयास आराइयां करता रहा कि जरूर कोई अहम मिशन होगा। कश्मीर में दुश्मन की किसी ब्रिगेड हेडक्वार्टर या किसी अहम फौजी मोर्चे को उड़ाना होगा। यही सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह की अजान हुई तो हकीम साहब ने मुझे जगा दिया। वो मेरे पास तस्बीह लिए खड़े थे। उठो बेटा, फजर की नमाज पढ़ लो, अजान हो रही है। मैंने वजू किया और थोड़ी देर बाद उनके साथ ही दवाखाने में सुबह की नमाज अदा की। उसके बाद हकीम जी मुझे अपने कमरे में ले आए। दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। मुझे उसने पलंग पर बिठा दिया और खुद एक थैला लेकर कुर्सी पर बैठ गए। दीवार की बत्ती गुल कर दी गई। एक जगह मोमबत्ती रोशन थी। हकीम जी ने मोमबत्ती की रोशनी में थैले में से जम्मू कश्मीर का एक कॉपी साइज का नक्शा निकाल कर मेरे सामने रखा। ये नक्शा हाथ से बनाया गया था और 3 जगहों
जगहों पर सुर्ख निशान थे। हकीम जी ने एक सुर्ख निशान पर उंगली रखकर कहा, तुम्हें इस जगह पहुंचना है। आगे जिन 2 जगहों पर सुर्ख निशान बने हैं वो तुम्हारे टारगेट हैं, लेकिन इन जगहों तक वो कमांडो जवान तुम्हारी रहनुमाई करेंगे जो तुम्हें पहले वाले सुर्ख निशान की जगह पर मिलेंगे। पहले वाले सुर्ख निशान की जगह का नाम जम्मू शहर था, जो कश्मीर जाते हुए भारत की एक जबरदस्त छावनी थी। हकीम जी ने मुख्तसर मगर बड़े जामे अल्फाज में एक एक लफ्ज पर जोर देकर मुझे जो तफसील बताई वो महज इतनी थी कि मुझे शेरा वाली माता के भगत के भेस में बंबई से फौरन जम्मू कश्मीर शहर पहुंचकर बाग जोगियां वाले के दरवाजे पर एक झोंपड़ी में संत माता दास से मिलना होगा। वो बोले, संत माता हमारा अपना आदमी है, वो तुम्हें नक्शे वाले दूसरे सुर्ख निशान तक ले जाएगा। उसके बाद तुम्हें जो कुछ करना होगा वो तुम्हारा मिशन होगा, और इस मिशन के बारे में तुम्हें दूसरे सुर्ख निशान पर मिलने वाले 2 कमांडोज बताएंगे। मुझे सिर्फ इतना ऑर्डर मिला है कि तुम्हें यहाँ से जम्मू कश्मीर शहर के बाग जोगियां वाले तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करूं। मैंने पूछा कि क्या हमें इस मिशन में किसी फौजी तले को हिट करना होगा। इसके जवाब में हकीम जी ने नक्शा वापस थैले में डालकर थैले को तपाई के नीचे एक खुफिया जगह में छुपा दिया और बोले, मैं कुछ नहीं जानता, सारी तफसील तुम्हें वो दोनों कमांडोज बताएंगे जो दूसरे सुर्ख निशान वाली जगह पर तुम्हें मिलेंगे। नक्शे पर जो तीसरा सुर्ख निशान तुमने देखा है वो तुम्हारा टारगेट है। अब तुम तैयारी शुरू कर दो। तुम इस वक्त जुनूबी हिंद के एक अचारी के भेस में हो। तुम्हें ये हुलिया बदल कर जम्मू की देवी माता शेरावाली के भक्त का भेस इख्तियार करना होगा। तुम अमृतसर की पंजाबी बोलोगे और ये जाहिर करोगे कि तुम अमृतसर से माता शेरावाली के दर्शन पर आए हो, और अब दर्शन करने के बाद जम्मू के बाग जोगियां वाले में अपने धर्म भाई संत माता दास के पास ठहरे हुए हो। उसी रोज मैंने बड़ी हुई दाढ़ी मूछें साफ कर दी, मेरा सर भी मूंड दिया गया। माथे पर से सफेद तिलक की लकीरें मिटाकर माता शेरावाली के चंद्र यानी केसर की 3 मुतवाजी लकीरें डाल दी गईं। गले में रेठों की माला डाल दी गई, जोगिया रंग की धोती और उसी रंग का लंबा जोगा पहन लिया। हकीम जी कहीं से मेरे लिए एक लोहे की छड़ी ले आए जिसके सिर पर त्रिशूल बना हुआ था। यह सारा मेकअप हकीम जी के बंद कमरे में ही किया गया। हकीम जी ने मेरी राइफल और गोलियों की बेल्ट संदूक में रख दी और कहा, कश्मीर कमीशन की तकमील के बाद अगर तुम जिंदा बचे तो सीधे मेरे पास यहाँ आ जाना। ये राइफल तुम्हारी अमानत इसी संदूक में रहेगी। उसके बाद तुम्हें ये बताया जाएगा कि तुम्हारा अगला मिशन क्या है। ये राइफल तुम्हारी अमानत इसी संदूक में रहेगी। उसके बाद तुम्हें ये बताया जाएगा कि तुम्हारा अगला मिशन क्या है। इस दौरान में अगर हमारा आदमी पाकिस्तानी साइंसदान और उसकी बेटी को दुश्मन के चुंगल से छुड़वाने में कामयाब ना हुआ तो फिर तुम्हें उस मिशन पर जाना होगा। अब तुम सो जाओ। बंबई सेंट्रल के स्टेशन से पंजाब को जाने वाली गाड़ी रात के 8:30 बजे छूटती है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम्हें अकेले ही यहाँ से रेलवे स्टेशन और फिर अपने टारगेट की तरफ रवाना होना होगा। अब तुम आराम करो। हो सकता है तुम जिस मिशन पर जा रहे हो वहाँ तुम्हें कई रातें सोना नसीब ना हो। शाम के 7:30 बजे जब चरनी रोड पर बत्तियां रोशन हो गईं, हकीम जी ने अपने कमरे में ही आकर मुझे 500 रुपए दिए और कहा, अब तुम खामोशी से निकल जाओ। ये याद रखना कि माता शेरावाली के भक्त ये हो माता की, शेरावाली माता की का नारा लगाया करते हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा तुम्हारा हाफिज और नासिर हो। मेरी और करोड़ों पाकिस्तानियों की खामोश दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हकीम जी दरवाजा खोल कर निकल गए। मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी। मैं तमिलनाडु के आचार्य जी से पंजाब के पहाड़ी इलाके का साधु बन गया था। 500 रुपए के नोट और सीधा का दिया हुआ सांप का मनका मैंने रुमाल में लपेट कर अपनी कमर के साथ बांध लिया। मेरे पाँव में ऊपर से मोटी बंद चप्पल थी। मुझे किसी किस्म का हथियार रखने से हकीम जी ने सख्ती से मना कर दिया था। मैंने हाथ उठाकर खुदा के हुजूर अपनी और अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की सलामती की दुआ मांगी और कोठरी से निकल आया। दवाखाने में बत्ती जल रही थी। हकीम जी ने आंख उठाए बगैर हाथ के इशारे से खुदा हाफिज का जवाब दिया। मैं दवाखाने की ड्योड़ी से गुजरकर चरनी रोड पर आ गया। अब मुझे टैक्सी की जरूरत थी। विक्टोरिया बहुत देर लगा देती। जो 1971 के बाद का बंबई था, मॉडर्न और हर किस्म की जदीद सहूलतों से लैस। मुझे चरनी रोड पर ही एक टैक्सी मिल गई। स्विमिंगटन रोड पर वाक़े बॉम्बे सेंट्रल का रेलवे स्टेशन जगमगा रहा था। मुसाफिरों की रेल पेल लगी थी। स्टेशन के बाहर गोल फवारे के आसपास मोटर कारें, वैगनें, स्कूटर और विक्टोरिया बग्गियां खड़ी थी। मैंने टैक्सी में बैठे बैठे कमरबंद में से 100 रुपए का नोट निकाल लिया था। टैक्सी वाले के पास रेजगारी नहीं थी। बंबई से अमृतसर का टिकट लेकर मैंने टैक्सी वाले को किराया अदा किया और खुद प्लेटफॉर्म पर आ गया। ट्रेन पंजाब मेल तैयार खड़ी थी। 3rd क्लास के एक डिब्बे में मुझे भी जगह मिल गई। भारत के लोग वैसे भी बहुत ज़ईफुल एतक़ाद हैं और साधु संतों को करने वाला समझकर उनकी बड़ी सेवा खिदमत करते हैं। डिब्बे में रश था मगर मुसाफिरों ने इधर उधर हटकर मेरे लिए जगह बना दी। ये बड़ा लंबा सफर था। 1 घंटे बाद कल्याण का स्टेशन आया तो मुझे पूरियां, कचौरियां, लड्डू, बर्फी पेश की गई। अमृतसर तक मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे लेकिन मेरी खिदमत जारी रही। मुझे पल्ले से 1 पाई भी खर्च न करनी पड़ी। अमृतसर पंजाब मेल का टर्मिनल था। यहाँ पंजाब मेल का सफर खत्म हो गया
गया। मुझे यहाँ से बरास्ता पठानकोट जम्मू के लिए गाड़ी पकड़नी थी। मैंने रेलवे वेटिंग रूम में ही गुस्सी किया, जहाँ एक बार फिर शेव बनाई, सर मुंडवाया और रात वेटिंग रूम के अंदर ही गुजारी। पंजाब में मौसम सरमा शुरू हो गया था। मेरे पास गर्म कंबल नहीं था। सोचा जम्मू पहुंचकर खरीद लूंगा। जम्मू तवी एक्सप्रेस अगले रोज सुबह 7 बजे अमृतसर से रवाना होती थी। वेटिंग रूम में ठंड थी। रात भी मुझे सर्दी लगती रही। सुबह सुबह नहा धोकर प्लेटफॉर्म पर आया और एक बेंच पर साधुओं की तरह आलती पालती मारकर बैठ गया और माला का जाप करने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं जय माता शेरावाली का नारा लगा देता। कुछ लोग मेरे सामने प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गए। उस वक्त सुबह के 6 बजे थे। मेरी खिदमत सेवा शुरू हो गई। कोई चाय ला रहा है, कोई पूरी हलवा ला रहा है। 6:30 बजे जम्मू तवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई। मैं उसमें सवार हो गया। मैं संस्कृत और तमिल के श्लोक कुछ ऐसे अंदाज में पढ़ रहा था कि लोग मेरे गर्विदा हो गए थे। गाड़ी ठीक 7:15 बजे जम्मू की तरफ रवाना हो गई। अमृतसर का मोहल्ला शरीफ पूरा गुजर गया, जो तकसीम से पहले मुसलमानों का कला था, लेकिन अब जहां हिंदू सिख आबाद थे, लेकिन उसका नाम अभी तक शरीफ पूरा ही था। मुझे बेसाख्ता स्मगलर करोंडिये का ख्याल आ गया। यकीनन वो आज भी हॉल बाजार वाले अपने होटल की गद्दी पर बैठा हिसाब किताब कर रहा होगा और उसके साथ ही स्मगलिंग में मसरूफ होंगे। मुझे वो तमाम शब रोज याद आ गए जो कभी मैंने जहां बसर किए थे। ट्रेन पठानकोट पहुंची तो डिब्बे से बाहर न निकला। इस शहर की छावनी में मैंने एक पूरे फौजी ब्रिगेड को तबाह कर दिया था। खतरा था कि कहीं मुझे पहचान न लिया जाए। हिफ्ज़-ए तक़द्दुम के तौर पर मैं ट्रेन में ही बैठ रहा। जहां सर्दी ज्यादा हो गई थी। जहां से गाड़ी चली तो 2-1 छोटे स्टेशनों पर रुकने के बाद जम्मू पहुंची। रास्ते में मुझे एक जगह रेलवे लाइन के करीब सड़क पर फौजी कैनवाय भी गुजरता नजर आया। जम्मू कश्मीर का दरवाजा था, जहां बहुत बड़ी छावनी थी और हिफाजती इंतजामात और चेकिंग बड़ी सख्त थी। भारत के लोगों को भी कश्मीर जाने के लिए जहां खुसूसी परमिट दिखाने पड़ते थे, जगह जगह CID के आदमी फिर रहे थे। ये सब कुछ मुझे बता दिया गया था। मैं भी दूसरे मुसाफिरों के साथ प्लेटफॉर्म पर उतर आया। मैंने जहां जय माता शेरावाली का नारा लगाने से परहेज ही किया। मुझे खामखा CID वालों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज नहीं करनी थी। पहाड़ी मकाम होने की वजह से जहां काफी ठंड थी, मुझे सर्दी लगने लगी। मैं जम्मू शहर में पहली बार दाखिल हो रहा था। शहर के पुराने तर्ज के बाजार में काफी रश था। मैं पुराने कपड़ों की एक दुकान में घुस गया। एक कंबल खरीदना चाहता था। दुकानदार ने मुझे माता का भगत देखकर कंबल की कीमत लेने से इनकार कर दिया। मैंने भी इसरार न किया। उसी दुकान में एक सूखा सा लंबा तड़ंगा आदमी लंबी गर्म सदरी पहने बैठा सिगरेट पीते हुए मेरी तरफ गौर से देख रहा था। मेरा माथा ठनका, मगर मैंने किसी किस्म की घबराहट का इजहार न किया और जय माता शेरावाली का नारा लगाते हुए दुकान से बाहर आ गया। अब मुझे ये मालूम नहीं था कि बाग जोगियां वाला किस तरफ है। धूप निकी हुई थी, दिन रोशन था। मैं एक हाथ में त्रिशूल वाली छड़ी और दूसरे हाथ में मनकों की माला लिए बाजार में से गुजर रहा था। लोगों की भीड़ थी, उनमें साइकिल रिक्शे और तांगे भी घुसे हुए थे। एक आदमी से मैंने जोगियां वाले बाग का रास्ता पूछा और उधर को चल पड़ा। लारियों के अड्डे पर लोगों का हुजूम था। मैं सड़क पार करके दूसरी तरफ आया तो किसी ने पीछे से आवाज दी, महाराज। मैंने मुड़कर पीछे देखा। वही सूखा साखा सदरी वाला मुश्तबा आदमी मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैंने महाऋषियों के अंदाज में कहा, क्या बात है बच्चा। वो आदमी जो यकीनन CID का आदमी था मेरे करीब आया। बड़ी नर्म जबान में बोला, महाराज आप माता जी के दर्शनों को जा रहे हैं। उसकी आवाज में नरमी और लजाजत थी, मगर कमबख्त की चमकीली आंखें बड़ी गहरी और तेज नजरों से मुझे देख रही थीं। साफ जाहिर था कि उसे मुझ पर शक है कि मैं दुश्मन का जासूस हूँ। मैं पूरी तरह अपने हवास में रहा। इन तजुर्बों से मैं कई बार गुजर चुका था, लेकिन चूंकि मेरे माजी की तबाहकारियों का मरकज पठानकोट करीब ही था, इसलिए अंदेशा था कि कहीं उसने मुझे पहचान न लिया हो। ऐसी सूरत हाल में मेरे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती थी। फिर भी मैं उसे खातिर में न लाया और त्रिशूल का रुख आसमान की तरफ करके बोला, बच्चा ये तो भगवान की लीला है, जिसका प्रकाश माता जी के पवित्र स्थान में है। हम तो भगवान के दर्शन करने आए हैं। ये बात मैंने अमृतसरी पंजाबी लहजे में कही थी। वो बोला, महाराज आप कहाँ से आए हैं। मैंने कहा, अमृतसर से बच्चा। हम दुर्गाना मंदिर में राम नाम का जाप करते हैं, श्री कृष्ण के भक्तियों की सेवा करते हैं। क्या तुम्हें कोई अरदास करनी है माता के आगे। वो बोला, हाँ जी, मेरी पत्नी बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करना माता जी के कदमों में। मैंने कहा, तेरी पत्नी अच्छी हो जाएगी बच्चा, जा हमने कह दिया, जय माता शेरावाली की। और ये कहकर मैं आगे बढ़ गया। अब मैंने अपना रुख बदल लिया था। मैं अभी बाग जोगियां वाले में अपने पाकिस्तानी साथी की झोंपड़ी में नहीं जाना चाहता था। मैं सड़क पर चलता चला गया। मेरी दाएं जानिब जोगियां वाला बाग था। मैं आगे जाकर बाग में दाखिल हो गया और एक दरख्त तले आलती पालती मारकर बैठ गया। मैंने कनखियों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। मुझे वो CID का आदमी कहीं दिखाई न दिया। 2 हिंदू औरतें जिन्होंने सफेद और नीली साड़ियां पहन रखी थी, मेरे सामने आकर हाथ बांध कर अदब से बैठ गईं। मैं उनसे बातें करने लगा, मगर मेरी तेज निगाहें अब भी बाग में CID के आदमी को तलाश कर रही थी। दोपहर हो गई थी। कुछ और औरतें मेरे पास आ गईं। कोई घर से मेरे लिए खीरे ले आई, कोई कचौरियां और दूध, किसी ने दही का प्याला और सफेद चावल पेश किए।
मुझे भूख लग रही थी। मैंने चावल और कचौरियां खा ली, थोड़ी सी खीर भी चखी। औरतें अपनी अपनी परेशानियां और मुसीबतें बयान करने लगीं। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि माता शेरा वाली उनके कष्ट दूर करेगी। मुझे जम्मू पहुंचते ही जोगियां वाले बाग में मुकीम अपने एजेंट साधु माता दास से राब्ता पैदा करने की हिदायत की गई थी। उस कमबख्त CID वाले ने मेरा रास्ता खोटा कर दिया था। बहरहाल मैं चौकस बैठा था। तीसरे पहर मैंने अपने अकीदतमंदों को वहां से भगा दिया। फिर वहां से उठा और बाग के बड़े गेट की तरफ चल पड़ा। अपने एजेंट की झोंपड़ी मुझे दूर ही से नजर आ गई, जो सफेदे के दरख्तों की छावनी में बनी हुई थी। झोंपड़ी के बाहर 2 औरतें और 2 मर्द बैठे थे। साधु माता दास मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने बज़ाहिर उस झोंपड़ी के करीब से आगे निकलते हुए रुककर झोंपड़ी की तरफ देखा और त्रिशूल उठाकर माता शेरा वाली का नारा लगाया। मेरा ख्याल था कि अपना एजेंट झोंपड़ी में होगा, मेरा नारा सुनकर बाहर आ जाएगा, मगर झोंपड़ी से कोई साधु बरामद न हुआ। मैं झोंपड़ी के आगे एक तरफ होकर बैठ गया। एक आदमी झोंपड़ी के साथ लगा कोंडी डंडे से भंग कूट रहा था। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद सब्ज भंग में पानी का छींटा दे देता। मैं माला फेरने लगा। थोड़ी देर बाद झोंपड़ी के अंदर एक तमतमाए हुए सुर्ख सफेद चेहरे और स्याह काली लटों वाला साधु बरामद हुआ। उसकी अकीदतमंद मर्द और औरतें अदब से झुक गईं। साधु ने मेरी तरफ निगाह उठाकर देखा और बोला, महाराज तुम कौन हो? मैंने त्रिशूल ऊपर उठाकर कहा, माता शेरा वाली के दर्शनों को जा रहे हैं, सोचा तुम्हारे भी दर्शन करते चले। महाराज भी तो अभ्यासी ऋषि मुनि हैं। अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हुई थी कि अपना एजेंट यही शख्स है या नहीं। दूसरे लोगों की मौजूदगी में उससे खुलकर कोई बात नहीं कर सकता था। ये सुर्ख सफेद मजबूत जिस्म वाला साधु झोंपड़ी के आगे बिछी हुई हिरन की खाल पर बैठा था। एक औरत जल्दी से उठकर उसके चरणों में बैठ गई और उसके पांव दाबने लगी। उन्होंने साधु की सेवा शुरू कर दी। इस दौरान मैं चारों तरफ एक तेज निगाह डाल चुका था। वो CID वाला आदमी मुझे न बाग में और न ही बाजार की जानिब किसी जगह दिखाई दिया। हो सकता है वो CID का आदमी न हो, लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। बहरहाल वो उस जगह मौजूद नहीं था, और अगर था भी तो मुझे नजर नहीं आ रहा था। अब मैं चाहता था कि उस साधु के बारे में मालूम करूं कि क्या वाकई यही अपना एजेंट है, मगर उसके अकीदतमंद टस से मस नहीं हो रहे थे। मैं उससे चंद कदम के फासले पर घास पर बैठा माला फेर रहा था। मैंने जरा सा खांस कर कहा, महाराज सुना है ऊपर पहाड़ों पर पवन पुत्र का स्थान है? साधु ने बेनियाजी से कहा, हाँ महाराज। उसका चेला भंग प्याले में डालकर ले आया। प्याला उसने साधु के सामने घास पर रख दिया, खुद हाथ बांधकर एक तरफ बैठ गया। मैंने दूसरा फीलर फेंका, महाराज सुना है ऊपर कोई झील है जिसमें नीला मरवारेत पाया जाता है? इस सवाल का जवाब न आया। मैंने साधु की तरफ निगाह की, वो अपनी जगह पर साकित बैठा था। फिर अचानक उसने जे माता का नारा लगाया और अपने करीब बैठी औरतों और मर्दों की तरफ हाथ का इशारा करके बोला, चलो जाओ, अब चले जाओ तुम लोग, हमारी समाधि का समय है। अकीदतमंद औरतें और मर्द साधु को माथा टेक कर उठे और हाथ जोड़ते चले गए। तीर ठीक निशाने पर लगा था। नीला मरवारेद जबरदस्त खुफिया कोड था जिसको ये साधु समझ गया था। इसका मतलब था कि यही वो एजेंट था जिससे मुझे राब्ता पैदा करने के लिए कहा गया था। साधु ने अभी तक मुझसे कोई बात नहीं की थी। उसने अपने चेले की तरफ देखा और कड़क कर कहा, तुम क्यों बैठे हो बालकराम? क्या तुमने नहीं सुना कि हमारी समाधि का वक्त हो गया है? जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। उसका चेला भी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए चल दिया। जब मुकम्मल तौर पर तखलिया हुआ तो साधु ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, मैं 1 नंबर करके आधे हिस्से बोलूंगा, तुम उसके अगले हिस्से पूरे करो। फिर उसने उस खुफिया कोड नंबर के हिस्से बोले जो चीफ ने मुझे बताया था। मैंने उसके अगले हिस्से बोल दिए। मुझे तो ये खुफिया कोड नंबर ज़बानी याद था। जब साधु ने भी इस अमर की तस्दीक कर ली कि मैं ही वही कमांडो हूँ जिसके बारे में उसे इत्तला की गई थी, तो वो उठकर झोंपड़ी में चला गया। मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद झोंपड़ी के अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ। मैं आहिस्ता से उठा और कदम कदम माला फेरता झुककर झोंपड़ी में दाखिल हो गया। साधु अंदर चटाई पर बैठा था। मेरे अंदर दाखिल होते ही उसने खालिस लाहौरी पंजाबी में सवाल किया, अब बंबई वाले का कोड नाम बताओ। मैंने कहा, नीला मरवारेद चरनी रोड। वो बोला, ठीक है, अब मेरी बात गौर से सुनो। इस बाग के पीछे एक पहाड़ी नाला है। आज रात 2 बजे इस नाले के छोटे पुल के नीचे पहुंच जाना। अब जल्दी से वापस चले जाओ और सुनो, ये वक्त जम्मू शहर से बाहर किसी उजाड़ जगह छुप कर गुजारना। लोगों की नजरों के सामने से ज्यादा मत आना। अब जाओ। मैं झोंपड़ी से निकल आया। बाहर आकर एक बार फिर बाग में नजर दौड़ाई। वो CID वाला आदमी मुझे अब नजर न आया था। मैं खामोशी से त्रिशूल वाली छड़ी टेकता और हाथ में माला फेरता बाग के मशरिक की तरफ चल दिया। मैं सबसे पहले उस पहाड़ी नाले के छोटे पुल का मुशाहिदा करना चाहता था जहां साधु माता दास ने मुझे रात के 2 बजे आने को कहा था। ये बाग जिसमें से मैं गुजर रहा था कोई पुराना बाग था। रविशों के गिर्द सर्व के लंबे कद के दरख्त उगे हुए थे।
कहीं कहीं बारादरियां भी नजर आ रही थी। चीड़ और सफेदे के दरख्त ठंडी धूप में रोशन नजर आ रहे थे। एक पार्क में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। मैं आगे से होकर झोंपड़ी के अकब में आया तो देखा कि पत्थर की एक नीम कद्दे आदम दीवार थी, जिसकी दूसरी जानिब एक पहाड़ी नाला बह रहा था। नाले की ढलानों पर झाड़ियां उगी हुई थी। नाले का पार्ट बहुत छोटा था। शफाफ पानी पत्थरों से कतरा कर बह रहा था। पीछे एक छोटा सा पथरीला पुल बना हुआ था। मैंने उस नक्शे को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया और वहां से पलटकर बाग की दूसरी जानिब निकल गया। अब मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं किस इलाके में हूँ और जिस सड़क पर मैं चला जा रहा हूँ ये मुझे कहाँ पहुँचाएगी। बाग से कुछ दूर जाकर सड़क कुशादा हो गई। लोगों की आमद-रफ्त जारी थी। साइकिल, रिक्शा और कारें भी गुजर रही थी। मेरी बाएं जानिब एक ग्राउंड के ऊपर नीचे पहाड़ों का सिलसिला फैला था। इन पहाड़ों की ढलानों पर कहीं कहीं मकानों की छतें धूप में चमक रही थी। बाजार में ट्रैफिक एकदम इधर उधर हट गई। मैंने सोचा कि शायद किसी वजीर की गाड़ी आ रही हो। मैं भी ग्राउंड की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। एक मिलिट्री कैनवॉय गुजरने लगा। भारी फौजी ट्रक थे जो तरपाल से बंद कर दिए गए थे। फौजी ट्रकों की अगली सीटों पर मुझे सिख फौजियों की शक्लें साफ नजर आ रही थी। ये कोई 15-16 ट्रकों पर मुश्तमिल कैनवॉय था। कैनवॉय गुजर गया तो सड़क पर फिर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक शुरू हो गई। मैं किसी ऐसी जगह की तलाश में था जहां मैं आधी रात तक का वक्त छुप कर गुजार सकूं और लोगों की नजरों में ना आऊं। ग्राउंड खत्म हुआ तो आगे ढलवान जमीन आ गई। उसके आगे एक बड़े नाले का पुल था। मैं पुल पर से गुजरा। काफी बड़ा और तवील पुल था। पुल के दूसरे किनारे पर जरा ढलान पर माता शेरावाली का एक मंदिर था, जिसके कलश पर जर्द रंग का झंडा लहरा रहा था। मैंने गंबल शानों पर डाल रखा था, जिसकी वजह से मैं ठंडी पहाड़ी हवा से महफूज था। जम्मू में वाकई सर्दी थी, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज मगरिब की पहाड़ियों की जानिब झुक गया। दाएं तरफ चंबा और कांगड़ा की बाज बर्फपोश चोटियां धूप में चमक रही थी। मैंने यही मुनासिब ख्याल किया कि अंधेरा होने तक इस मंदिर में ही वक्त गुजारा जाए। चुनाचे पुल के दूसरे किनारे पर पहुंचकर मैं ढलान उतरकर माता शेरावाली के मंदिर के अहाते में आकर जय माता शेरावाली का नारा लगाकर एक तरफ घने दरख्त के नीचे बनी समाधि के पास बैठ गया। जहां हिंदू पुजारियों ने जगह जगह पूरी, कचोरियां और लड्डू के दोने रखे हुए थे, जिन्हें बंदर चट कर रहे थे। इन बंदरों को कोई कुछ नहीं कहता था। हनुमान के हवाले से हिंदू बंदरों का बेहद एहतराम करते हैं, बल्कि उनकी पूजा करते हैं। जहां बैठने के बाद मैंने एहतियातन एक बार फिर चारों तरफ माहौल को गहरी निगाह से देखा। मेरा ख्याल अभी तक उसी CID वाले की तरफ लगा हुआ था, मगर वो मुझे कहीं नजर न आया। मंदिर में माता के पुजारी ढोलक पर भजन गा रहे थे। पुजारी माथा टेक कर बाहर निकल रहे थे। कुछ मर्द और औरतें फूल और मिठाई लिए मंदिर में दाखिल हो रही थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और दिन की रोशनी कम हो रही थी। पहाड़ों के नशीब में तो ठंडी छांव काफी गहरी हो गई थी। मैं बज़ाहिर ध्यान ज्ञान में लगा था, हाथ थामी माला के मन के फेर रहा था, लेकिन मेरी आंखें नीमवा थीं और मंदिर से आने वालों और मंदिर में जाने वालों पर गहरी निगाह रखे हुए था। अभी मेरी नजर मंदिर के दरवाजे पर लगी हुई थी कि मैं एकदम से चौकस हो गया। कमबख्त वही CID वाला आदमी मंदिर से बाहर निकल रहा था। उसके हाथ में गेंदे के फूलों का छोटा सा हार था। बाहर आकर उसने पलटकर हाथ जोड़कर देवी को प्रणाम किया और फिर छोटी सी सड़क पर उस तरफ चला गया जहां 2-4 साइकिल रिक्शा खड़े थे। और फिर छोटी सी सड़क पर उस तरफ चला गया जहां 2-4 साइकिल रिक्शा खड़े थे। मेरी नीम आंखें बराबर उसका ताक़ुब कर रही थीं। अभी तक उसने मेरी तरफ निगाह नहीं डाली थी। मैं अजीब कश्मकश में था। ये कमबख्त मेरा पीछा करता यहाँ आया है या वैसे ही मंदिर में माथा टेकने आ गया है। मैं ये सोच ही रहा था कि उस आदमी ने गर्दन मोड़कर उस दरख्त की तरफ देखा जिसके नीचे मैं समाधि लगाए बैठा था। साफ लग रहा था कि वो मुझे देख रहा है, मगर उसने अपनी तरफ से ऐसा जाहिर किया जैसे यूं ही उसकी निगाह मुझ पर पड़ गई हो। फिर वो एक साइकिल रिक्शे पर बैठकर वहां से चला गया, लेकिन मुझे वसवसे में छोड़ गया। अब मुझे यहाँ से उठकर किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए था। चुनाचे कुछ देर बाद मैंने जय माता शेरावाली का धीमा सा नारा लगाया और त्रिशूल थाम कर मंदिर के पिछली तरफ से होकर एक पगडंडी पर चल पड़ा। ये पगडंडी आगे बल खाती चली गई थी। कुछ अंदाजा नहीं होता था कि ये पगडंडी कहाँ जा रही है। उसका मोड़ घूमा तो सामने नशेब में एक छोटी सी वादी फैली हुई थी, जहाँ हरे भरे दरख्तों में डोगरा गांव था। मकानों की छतें ज्यादातर टीन की थी। मैंने एक डोगरा औरत को मकान के बाहर गाय का दूध दोहते देखा। शाम हो रही थी, सर्दी में इजाफा हो गया था। कुछ मकानों से उपलों का धुआं उठ रहा था। मैंने उस धुएं को यूं पहचाना कि फजा में उपलों की बू रची हुई थी। उस डोगरा गांव के पीछे चीड़ के बहुत से दरख्त थे जो ढलान में दूर तक चले गए थे। मैंने सोचा कि इन दरख्तों में किसी जगह यूं ही आसन जमा कर बैठ जाता हूँ। लोगों की निगाहों से भी बचा रहूंगा और वक्त भी गुजर जाएगा। मैं गांव के पहलू से गुजरकर नशेब के दरख्तों में आ गया, जहां निस्बतन खामोशी और सन्नाटा था। ऊंचे सतूनों जैसे दरख्तों के साथ टेक लगाकर इस तरह बैठ गया कि एक तरफ से मुझे गांव और दूसरी तरफ दरख्तों की ढलान पर
बराबर दिखाई दे रही थी। मैंने कंबल अच्छी तरह से अपने शानों पर कर लिया था। सूरज गुरूब हो चुका था और सारी वादी पर शाम का नीम स्याह अंधेरा उतर आया था। गांव के मकानों में लालटेनें रोशन हो गई थी। दूर पहाड़ के नशेब में भी मकानों की बत्तियां झिलमिलाने लगी थी। मुझे रात के 2 बजे तक बैठना था। मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। ट्रेनिंग की वजह से मैं आधी रात तक एक टांग पर भी खड़ा रह सकता था। मुझे अगर अंदेशा था तो गमबख्त उस मनहूस सीआईडी वाले की तरफ से था कि कहीं वो पुलिस लेकर वहां न आ जाए और सारा मिशन अधूरा न रह जाए। मैं लम्हा लम्हा गहरे अंधेरे में चारों तरफ आंखें खोले देख रहा था। अचानक मुझे गांव की तरफ से एक साया सा अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मैं एकदम से होशियार होकर बैठ गया। अगर जी वही सीआईडी वाला आदमी है तो उसकी मौत उसे मेरी तरफ खींचे लिए आ रही है। मैंने फैसला कर लिया कि उसका काम तमाम करके लाश वहीं झाड़ियों में डाल दूंगा। लेकिन मेरे कानों से झांझरों की मुतरन्नम आवाज टकराई। ये चांदी की झांझरों की आवाज थी जो पंजाब और जम्मू की देहाती औरतें अपने पाँव में पहना करती थी। साया जरा करीब आया तो मैंने देखा कि ये एक डोगरा औरत है जिसके हाथ में एक छोटी बाल्टी है और उसके ऊपर रुमाल में लपेट कर कुछ रखा हुआ है। अभी अंधेरा इतना गहरा नहीं हुआ था कि मुझे तारीकी में कुछ दिखाई न देता। मैंने जल्दी से आसन जमा लिया मगर मेरी आंखें खुली थी। औरत का साया करीब आ गया। जो डोगरा औरत थी जिसने शलवार कमीज पहन रखी थी, उसके पाँव में चांदी की झांझरें थीं जो मौसीकी पैदा कर रही थी। झांझरों की मौसीकी रुक गई। औरत आहिस्ता से जमीन पर बैठ गई, बाल्टी घास पर रखी, हाथ बांध कर प्रणाम किया और डोगरा जबान में कहा, महाराज ये मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, स्वीकार करें। मुझे भूख लग रही थी, फिर भी मैं बेहद मोहतात था। ये सीआईडी वाले की कोई साजिश भी हो सकती थी। मैंने साधु संतों की तरह कहा, ये क्या है बालका? डोगरा औरत ने बाल्टी के ऊपर से चंगेर हटाकर कहा, महाराज ये मैं अपनी गाय का दूध धोकर आपके लिए लाई हूँ और ये मकई की रोटी और अचार है। मेरी भूख चमक उठी मगर ये मेरी मौत का सामान भी हो सकता था। मुमकिन है ये औरत भी दुश्मन की एजेंट हो और इन अशिया में कोई जहरीली शय मिलाकर लाई हो। मैंने हाथ उठाकर कहा, बालका हम तेरी श्रद्धा से प्रसन्न हुए हैं, परंतु हमें विष्णु माता का आदेश है कि कोई शय किसी को खिलाए बगैर मत खाओ। तुम इसमें से दूध पियो और रोटी खाओ, फिर हम भोजन करेंगे। डोगरा औरत हाथ बांध कर बोली, महाराज जैसे आपकी इच्छा। ये कहकर डोगरा औरत ने मेरे सामने बाल्टी के साथ अपना हाथ चुल्लू बनाकर लगाया, फिर बाल्टी को अपने घुटने पर रखा और चुल्लू के साथ मुंह लगाया और गटागट 2-4 घूंट दूध के पी गई। बाल्टी रखकर उसने गर्म चादर से मुंह साफ किया और मेरे कहने पर मकई की रोटी के भी 2 निवाले तोड़कर खा लिए। मैंने चंद लम्हे इंतजार किया। मैं दूध और मकई की रोटी का रद्द-ए-अमल देखना चाहता था। मैं उससे विष्णु माता के चमत्कारों की बातें करता रहा। जब मुझे तसल्ली हो गई कि दूध और रोटी में किसी जहरीली शय की मिलावट नहीं हुई तो मैंने मकई की रोटी अचार के साथ खानी शुरू की। देखते देखते मैं मकई की सारी रोटी खा गया और दूध की आधी से ज्यादा बाल्टी खाली कर दी। डोगरा औरत ने घुटने पकड़ लिए और कहा, महाराज मुझ पर कृपा कर दें, मुझे बच्चा दे दें, नहीं तो मेरा शौहर मुझे घर से निकाल देगा। वो मुझे बहुत मारता है महाराज। ये जवान डोगरा औरत कुछ इस तरह मेरे कदमों में बिछी जा रही थी कि मुझे ऐसे लगा जैसे वो वाकई मुझसे अपना बच्चा चाहती हो। मैंने आवाज में जलाल पैदा करते हुए कहा, बालका पीछे हटकर बैठ जा, मैं माता शेरावाली के आगे तुम्हारी अरदास करूंगा। वैष्णु माँ तेरी गोद जरूर हरी करेगी। अब तू जा और सुन, किसी को बताना मत कि तुम मुझे जहाँ मिली थी, वरना तेरे यहाँ बच्चा नहीं होगा। डोगरा औरत तो मेरे आगे सजदे में गिर पड़ी। महाराज मैं किसी को नहीं बताऊंगी, महाराज मुझे बच्चा दे दें, मेरी जिंद जान आप पर कुर्बान। मैंने कहा, अच्छा अब तू चली जा। डोगरा औरत ने बाल्टी और चंगेर उठाई। कुछ कदम वो हाथ जोड़े उल्टे कदम पीछे चलती गई, फिर प्रणाम किया और अपने गाँव की तरफ चली गई। अब अंधेरा इतना हो गया था कि थोड़ी दूर जाने के बाद ही अंधेरे ने उसे अपने अंदर गुम कर लिया। गाय के ताजा दूध और पहाड़ी मकई की रोटी ने मेरे जिस्म में नई तवानाई भर दी। मैं कंबल ओढ़कर दरख्त के पीछे सिमट कर बैठ गया। अब खालिस दूध और पहाड़ी मकई ने अपना रंग दिखाया और मुझे नींद आने लगी। नींद का गलबा इस कदर शदीद था कि मेरा सर बार बार कंधों पर ढलक जाता और मैं उसे बार बार ऊपर उठाता और आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखने की कोशिश करता। मेरी आंखें जलने लगी थी। मैं उठ खड़ा हुआ। मैंने दरख्तों में दौड़ लगानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद फिर नींद ने हमला कर दिया। पहले सोचा कि कहीं दूध में ख्वाब आवर गोलियां तो नहीं मिला दी गईं, लेकिन ऐसा नहीं था। ये नींद का गलबा था और नींद खालिस दूध और मकई की रोटी की वजह से आ रही थी। चुनाचे कुछ देर नींद के खिलाफ जंग आजमाई करने के बाद मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो गया और नींद को जेर कर लिया। अभी रात के 10:15 ही बजे थे। ये घड़ी जो मेरी कलाई पर बंधी थी मुझे बाग जोगियां वाले साधु और एजेंट माता दास ने दी थी और देते वक्त अपनी घड़ी के साथ उसका वक्त मिला लिया था। रात के 2 बजने में अभी बहुत वक्त बाकी था। मैं हैरान था कि वो सीआईडी का आदमी अभी तक मेरे ताक़ुब में वहां क्यों नहीं आया। कोई चाहे कुछ कहे मगर मेरे तजुर्बे ने मुझे बताया था कि वो भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी है और मेरे पीछे लगा हुआ है। वो बड़ा मोहतात था, किसी खास घड़ी का इंतजार कर रहा था जब मुझे रंगे हाथों पकड़ ले। आखिर ये उस इलाके का था, मैं उसके मुल्क में था। वो मुझे जब और जहां चाहे गिरफ्तार करवा सकता था। मैंने अपनी पोजीशन तब्दील कर ली और उन ऊंचे नीचे दरख्तों से निकलकर मैं पहाड़ी नाले की तरफ चल दिया। ये नाला मेरी नजर में था और मैं उसकी समत से बखूबी वाकिफ था। नशेबी पत्थरों में से निकलता मैं अंधेरी रात में पहाड़ी नाले की तरफ चलने
चलने लगा। आसमान की चमक की वजह से रात की तारीकी में धीमी धीमी धुंधली सी रोशनी घुल मिल गई थी। मैंने दरख्तों का एक झुंड उबूर किया और नीचे पहाड़ी नाला था। यही वो नाला था जिसके आगे वो पुल था जिसके नीचे मुझे 2 बजे रात अपने एजेंट साधु से मुलाकात करनी थी। ये छोटा पुल मुझसे ज्यादा दूर नहीं था। मैं नशेब में उतरता हुआ नाले के करीब आ गया। अंधेरे में नाले का शफाफ पानी किसी धुंधले आईने की तरह नजर आ रहा था। पानी का हल्का हल्का शोर बुलंद हो रहा था। मैंने एक जगह पत्थरों के दरमियान जगह बना ली और कंबल ओढ़कर बैठ गया। शबनम गिर रही थी जिसका मेरे मुंडे हुए सर पर असर हो रहा था। मैंने कंबल अपने सर के ऊपर कर लिया। वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था, मगर कमांडो ट्रेनिंग के दौरान हमें इसकी खास तौर पर मशक करवाई गई थी। हमारा फौजी इंस्ट्रक्टर हमारे हाथ पांव बांधकर हमें किसी दरख्त के साथ जकड़ देता और हम सारी रात उस दरख्त के साथ जकड़े रहते। आज भी कमांडो ट्रेनिंग के वो दिन याद आते हैं तो कानों में से शां शां की आवाज निकलने लगती है। हमें घोड़ों की तरह दौड़ना, ऊंटों की तरह बगैर कुछ खाए पिए मीलों चलना और लोमड़ी जैसी मक्कारी से अपना रास्ता बनाना और सांप, मेंढक और खारदार झाड़ियां खाना सिखाया गया। हमें अजियतें दी गई कि अगर कभी दुश्मन के हत्थे चढ़ जाएं तो उनकी अजियतों से घबराकर राज फाश न कर दें। हमें बंदर से भी ज्यादा पथरीला बनाया गया। हमें एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाने की मशक करवाई गई। साथ ही साथ हमें दुश्मन पर उकाव की तरह झपटने और देखते ही देखते उसे फना कर डालने की तरबियत भी दी गई थी। हमें सूखे पत्तों पर चीते की तरह चलने की ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि हमारे कदम पत्तों पर पड़े मगर आवाज बिल्कुल पैदा ना हो। हमें बेहथियार लड़ाई की मशकें करवाई गईं और इंसानी जिस्म के तमाम तर नाजुक रगों, हड्डियों और आज़ा से सर्जन डॉक्टरों की तरह आगाह किया गया और बताया गया कि हमें दुश्मन पर कहाँ कारी ज़रब लगानी है। मैं कंबल में उकड़ू बैठा था। मेरे चारों तरफ अंधेरा था। अगरचे उस अंधेरे की मेरी आंखें आदी हो चुकी थीं और सांप की आंखों की तरह मैं अंधेरे में हर शय देख रहा था। नाले का पानी मुतरन्नम मुसीकी पैदा करता मेरे सामने से गुजर रहा था। शबनमी फजा में तरह तरह की जड़ी बूटियों और घास पत्तों की बू रची हुई थी। यूं ही रात के 12 बज गए। मैंने वक्त काटने के लिए नाले पर जाकर मुंह हाथ धोया। पानी इस कदर ठंडा था कि हाथ डालते ही मेरी कुल्फी जम गई। चेहरे पर सिर्फ एक छींटा मार सका। उससे ये फायदा जरूर हुआ कि नींद का रहा सहा एहसास भी खत्म हो गया। खुदा खुदा करके जिस्म के गिर्द कंबल लपेटे, त्रिशूल वाली लोहे की लाठी हाथ में उठाए उस नाले के छोटे पुल की तरफ बढ़ा। नाले के उस छोटे पुल के ऊपर एक रेड़े का हयूला यूं खड़ा था कि उसके दोनों लकड़ी के बाजू आसमान की तरफ उठे थे। मैं नाले के किनारे चलता पुल के नीचे आ गया जहां अंधेरा गहरा था। मुझे सीटी की धीमी आवाज सुनाई दी। मैं होशियार हो गया। अंधेरे में मेरी आंखें चमकने लगी। अचानक किसी ने पीछे से मेरी गर्दन पर पिस्तौल की ठंडी नाल लगा दी। अपना कोड बताओ। मैं समझ गया कि ये अपना एजेंट है, लेकिन मेरे पाकिस्तानी एजेंट होने की तस्दीक चाहता है। मेरा वही एक कोड नंबर था जो मुझे पाकिस्तानी चीफ ने दिया था। मैंने अपना नंबर दोहरा दिया। पिस्तौल की नाली मेरी गर्दन से हट गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। बाग जोगियां वाला साधु अंधेरे में मेरे पीछे खड़ा था। उसने सरगोशी में पूछा, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? मैंने कहा, एक आदमी पर मुझे शक है, वो मेरे पीछे लगा है, मगर उसने इस वक्त मुझे नहीं देखा। एजेंट साधु ने मुझे गिरबान से पकड़कर अपनी तरफ खींच कर झंझोड़ा। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उसकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी और झटका इतना शदीद था कि मैं अपनी जगह से हिल गया। उसकी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो मेरे हाथों से मारा गया था। मैंने कहा, तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं तुम्हें बताऊं। उसने मेरा गिरबान छोड़ दिया। अपने गर्म लिबादे के अंदर से एक पिस्तौल निकालकर मेरे हाथ में थमाया और बोला, ये भरा हुआ है, मेरे पीछे पीछे आओ। वो मुझे लेकर नाले पर से गुजर गया। हम दूसरी तरफ की ढलान चढ़ने लगे। ऊपर एक सड़क थी जिसके किनारे कहीं कहीं खंभों पर मध्यम बल्ब रोशन थे। हम एक लकड़ी के खोखे के पास जा निकले थे जो बंद था और सामने लकड़ी का एक खाली बेंच रखा था। हम खामोशी से सड़क के किनारे किनारे मगरिब की समत जा रहे थे। मेरा साथी खामोश था। मैं भी कोई बात नहीं कर रहा था। ये कोई बड़ा ही अहम और खतरनाक फौजी मिशन था और कमांडो होने की हैसियत से मुझे मालूम था कि अशद जरूरत के सिवा जबान से एक लफ्ज नहीं निकालना होगा। मेरा गाइड एजेंट एक जगह सड़क के नीचे उतर गया जहाँ एक छोटी सी पहाड़ी पगडंडी दूर खेतों में जा रही थी। अंधेरे में खेतों की ऊंची फसल एक दीवार की तरह नजर आ रही थी। इन खेतों के बाजू में से चंद एक मकान खूब अंधेरे में खामोश खड़े थे। हम इन खेतों में से भी गुजर गए। अब एक नाहमवार सा मैदान आ गया। मैदान को अबूर किया तो जम्मू की मशहूर नदी तवी दिखाई दी। ये नदी ढलानी किनारों के बीच में बह रही थी। दूर उसी नदी पर बना हुआ शहर जम्मू का बड़ा पुल था जिसकी बत्तियां झिलमिला रही थी। मेरा साथी नदी पर पहुंचकर रुक गया। अंधेरे में उसने बाएं जानिब देखा और फिर मुझे लेकर उस तरफ चल दिया जहां एक छोटा सा घाट था। छोटी बड़ी 6-7 कश्तियां किनारे पर खड़ी थीं। उसने इशारे से मुझे पीछे आने को कहा और फिर हम जरा अलग खड़ी एक छोटी सी कश्ती में सवार हो गए। मेरे साथी एजेंट साधु ने कश्ती की रस्सी पहले ही खोल दी थी। हमने उस कश्ती में तवी नदी पार की और दूसरे किनारे पर आ गए जहां से हमारा सफर फिर शुरू हो गया। मुझे अभी तक मालूम नहीं था कि हमारा टारगेट कहाँ है और जिन 2 कमांडोज के बारे में मुझे बताया गया था वो कहाँ मिलेंगे। जम्मू शहर की रोशनियां अब भी
पीछे रह गई थी। मेरे साथी एजेंट ने तो जैसे न बोलने की कसम खा रखी थी। हम पौ फटने तक पहाड़ी इलाके में चलते रहे। जब आसमान पर सुबह काजिब का नीला उजाला फैलने लगा तो मेरा साथी एक जगह रुक गया। ये सारे का सारा पहाड़ी इलाका था। एक तरफ जम्मू चंबा की पहाड़ियों का सिलसिला दूर तक चला गया था और दूसरी जानिब कश्मीर की सर्बफलक पहाड़ों की बर्फपोश चोटियां सुबह काजिब की मध्यम रोशनी में झलकने लगी थी। मेरे साथी एजेंट ने कश्मीर की पहाड़ियों की तरफ इशारा करके कहा, हमें उस पहाड़ के दामन में पहुंचना है। मैंने अंदाजा लगाया कि वहां पहुंचना बहुत दुश्वार था। उसने कहा, आगे पहाड़ी रास्ता बहुत खतरनाक है, सड़क कच्ची है मगर हम खड्डों और घाटियों में सफर करेंगे। तुम थक तो नहीं गए, लेकिन मुझे बताया गया है कि तुम एक नौजवान तजुर्बाकार कमांडो हो और इससे पहले भी पठानकोट में बड़ा जबरदस्त मार्का मार चुके हो। आओ चलें। मैं चाहता हूं कि सूरज निकलने से पहले हम इस जगह से निकल जाएं। जब सूरज तुलू हुआ तो वादी में चारों तरफ उजाला फैल गया। उस वक्त हम दरख्तों के तवील सिलसिले से गुजर रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन चलते रहने की वजह से मुझे सर्दी नहीं लग रही थी, बल्कि पसीना आ रहा था। एक जगह सरसब्ज झाड़ियों के दरमियान शफाफ चश्मा बह रहा था। हमने मुंह हाथ धोया, मकई की रोटी अचार के साथ खाई जो मेरा साथी अपने झूले में डालकर साथ लाया था। अब दिन खूब निकल आया था। दरख्तों में से धूप छन छन कर आ रही थी। मेरा साथी साधु मातादास अब भी खामोश था। मैं भी मसलहतंग उससे ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा था। उसने अपने साधुओं के झोले से कागज के टुकड़े पर बना हुआ नक्शा निकाला और उसे गौर से देखने लगा। फिर नक्शा फाड़ कर चश्मे के पानी में बहा दिया। उठकर जंगल में एक पहाड़ी ढलान की तरफ देखा और मुझे इशारे से पीछे आने को कहा। मैं चाबी दिए खिलौने की तरह उसके पीछे चल पड़ा। हम नशेब से उतरकर एक वादी में आ गए। ये गैराबाद वादी थी जहाँ छोटे दरख्तों और झाड़ियों की भरमार थी। दोपहर तक हम उस वादी में चलते रहे। दोपहर के 2 बजे हम एक छोटी सी पहाड़ी नदी के पास बैठ गए। थोड़ी सी रोटी खाई, नदी का ठंडा पानी पिया, मुंह हाथ धोया और फिर अपने सफर पर रवाना हो गए। एक गहरी खड्ड उबूर करके छोटी छोटी पहाड़ी टेकरियों के गैर हमवार मैदान में आ गए थे। इन टेकरियों के पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का सिलसिला था, जिनकी चोटियों पर कहीं कहीं सफेद बर्फ धूप में चमक रही थी। चंद एक टेकरियों को पार करने के बाद एक टेकरी की अतब में बड़ी सी चट्टान खड़ी थी। मेरे साथी एजेंट ने चट्टान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तुम्हारी पहली मंजिल है। चट्टान जहाँ से शुरू होती थी वहाँ इतना ऊंचा जंगली घास था कि उसमें हाथी भी छुप जाए तो किसी को पता नहीं चल सकता था। हम उस घास में दाखिल हो गए। यहाँ चट्टान में एक गार का शिगाफ नजर आया, जिसके मुंह पर ऊपर से लटकने वाली बेलों ने झालरें सी डाल रखी थी। गार का धाना तंग था मगर अंदर से काफी खुला गार था। हम यहाँ बैठ गए। मैंने अपना कंबल उतार कर पास रखिया। मेरे साथी साधु एजेंट ने कहा, तुम आराम कर सकते हो, तुम्हारे साथी कमांडो इसी जगह पहुंचने वाले हैं जहाँ मेरा मिशन खत्म होता है। मैं तुम्हें दीगर साथियों के सुपुर्द करके वापस चला जाऊंगा। आगे तुम जानो तुम्हारा काम। मैंने तभी जबान में पूछा कि हमारा मिशन क्या है। मेरे एजेंट साथी ने सर नफी में हिलाया, यह मुझे कुछ मालूम नहीं है। इस ऑपरेशन की तफसील तुम्हें कमांडो ही बता सकेंगे। अब खामोशी से आराम करो, तुम्हें आगे शायद सोना नसीब न हो। मैं कंबल का सरहाना बनाकर लेट गया। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझ पर गुनूद की तारी होने लगी। थोड़ी देर बाद मैं सो गया। कोई मुझे आहिस्ता से झंझोड़ रहा था। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी। मेरा साथी एजेंट कह रहा था, तुम्हारे साथी कमांडोज आ रहे हैं। मैंने उन्हें नीचे खाई में चलते देखा। मैं उठकर बैठ गया। मेरा साथी एजेंट गार से बाहर चला गया मगर मैं गार के अंदर ही बैठा रहा। 10-15 मिनट बाद वो गार में दाखिल हुआ तो उसके साथ 2 अजनबी भी थे। उन्होंने वादी कश्मीर के किसानों जैसा लिबास पहन रखा था और कांधों से गठरियां लटक रही थी। ये गठे हुए जिस्मों वाले जवान थे जिनके चेहरे तांबे की तरह चमक रहे थे और आंखों में चीते की आंखों जैसी चमक लहरा रही थी। गार में आते ही वो मुझे गौर से देखने लगे। मेरे साथी एजेंट ने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, ये नंबर 7 है। गार में आते ही वो मुझे गौर से देखने लगे। मेरे साथी एजेंट ने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, ये नंबर 7 है, आपका साथी कमांडो। मैं इसे जम्मू से यहाँ लाया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो साधु एजेंट खामोशी से गार से बाहर निकल गया। दोनों नौवारिद जवान अपनी अपनी गठरियां जमीन पर रखकर बैठ गए। उनमें से एक ने गार का जायजा लिया, फिर गार के मुंह पर जाकर बाहर घास में इधर उधर देखा। वापस आकर उसने अपनी तेज चमकीली आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ दी और पूछा, तुम्हारे पास कौन सा हथियार है? मैंने पिस्तौल निकालकर जमीन पर रख दिया। दूसरा कमांडो पिस्तौल उठाकर उसे गौर से देखने लगा। बोला, तुम भी मिलिट्री ऑपरेशन पर गए थे नंबर 7? मैंने कहा, हाँ, पठानकोट मिशन था। पहले वाला कमांडो बोला, तुम्हारे बारे में हमें यही बताया गया था मगर तुम तो अभी नौजवान हो। कौन सी कमांडो रेजिमेंट में थे? मैंने अपना मजीद थोड़ा सा तारुफ करवाया। ये दोनों तरबियत याफ्ता कमांडो थे और इनका ताल्लुक बाकायदा एक कमांडो रेजिमेंट से था। इससे ज्यादा मैं इन जांबाज कमांडो के बारे में कुछ नहीं बता सकता। वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए दुश्मन पर कारी ज़र्ब लगाने और अपनी जानें कुर्बान करने दुश्मन के इलाके में घुस आए थे। उन्होंने एक नक्शा निकालकर जमीन पर फैला दिया और मुझे उस खतरनाक फौजी मिशन के बारे में तफसीलात बताई। ये मिशन एक बहुत बड़े और नाजुक फौजी अहमियत के पुल को तबाह करने का मिशन था। ये पुल कश्मीर की वादी में एक ऐसे नाजुक मकाम पर वाक़ था
जहां वो दो पहाड़ों को एक दूसरे से मिलाता था। पुल एक तेज रफ्तार पहाड़ी नाले पर बना हुआ था और उससे एक टैंक बड़ी आसानी से गुजर सकते थे। पुल के दोनों जानिब भारतीय फौज की एक डिवीजन मुनक़सिम थी। आधी डिवीजन दूसरी तरफ छावनी डाले हुए थी। दोनों डिवीजन्स और जम्मू और कश्मीर की वादी के दरमियान फौजी नक्लो हरकत का यही एक वाहिद जरिया था जो सर्दियों में भी काम आ सकता था, जबकि दूसरी सड़क बर्फबारी की वजह से बंद हो जाती थी। कश्मीर में दुश्मन के जितने भी पुल थे उनमें से उस पुल की बड़ी अहमियत थी। इस पुल को कमांडो ऑपरेशन के जरिए उड़ाने का फैसला किया गया था, क्योंकि शायद आपको मालूम न हो कि पहाड़ी इलाकों में पुलों को बमबारी के जरिए तबाह करना जान जोखों का काम होता है। आसपास पहाड़ियों की वजह से एक तो हवाई जहाज ज्यादा नीचे नहीं जा सकते, दूसरे बुलंदी से ये पहाड़ी पुल इतना छोटा टारगेट नजर आते हैं कि उन पर गिराए जाने वाले बम अक्सर निशान से इधर उधर हट कर गिरते हैं। दूसरी मुश्किल ये होती है कि दुश्मन ने इस किस्म के नाजुक अहमियत के हामिल पुलों के इर्द गिर्द तैयारा शिकन गन्ने लगाई होती हैं। जहाज अगर नीचे आता है तो बड़ी आसानी से दुश्मन की जद में आकर हिट हो जाता है। दुश्मन की तैयारा शिकन गन्ने बड़ी आसानी से उसे निशाना बना लेती है। चुनाचे इस किस्म के अहम पुलों को अक्सर कमांडो ऑपरेशन के जरिए ही उड़ाने की कोशिश की जाती है। कमांडो ऑपरेशन में चंद कमांडो जवानों की शहादत का ही अंदेशा होता है, लेकिन ऑपरेशन अगर सही और कामयाब उसूलों पर अमल पजीर हो और दुश्मन बेदार ना हो जाए तो पुल को तबाह कर दिया जाता है। दुश्मन के पेट में घुसकर उसके किसी जबरदस्त फौजी अहमियत वाले पुल को तबाह करना आसान काम नहीं होता, क्योंकि दुश्मन वहां हर वक्त चौकस रहता है। मेरे दोनों साथी उम्र में मुझसे बड़े और इंतहाई तजुर्बाकार और माहिर कमांडोज थे। वो मुझे कोई अहमियत न देते अगर उन्हें मेरे पठानकोट वाले कमांडो ऑपरेशन के बारे में तफसीलात का इल्म न होता। उन्हें मेरे पूरे रिकॉर्ड से आगाह कर दिया गया था। चुनाचे वो मुझसे इस तरह बात करते जिस तरह एक माहिर कमांडो दूसरे जांबाज कमांडो से बात करता है। हमारा कोई नाम नहीं था, सिर्फ नंबर थे। मेरा नंबर 7 था। मेरे साथी कमांडोज के बिल तरतीब 8 और 9 नंबर थे। हम एक दूसरे के नंबर पुकार कर बात करते थे। उन्होंने वो गठरियां खोल दी जो वो अपने साथ लाए थे। उनमें 3 स्टेन गन्ने थी, एक लाइट मशीन गन थी, 3 चाकू और कुछ हैंड ग्रेनेड थे। इन चीजों के अलावा प्लास्टिक के जेबी साइज के 4 सिलेंडर भी थे। कमांडो नंबर 8 ने मुझे बताया कि चारों इंतहाई ताकतवर और धमाका खेज बम हैं और यही वो सिलेंडर बम हैं जिनकी मदद से हमें दुश्मन के पुल को उड़ाना है। एक थैले में भुने हुए चने, गुड़ और 3 छोटे से सिगरेट लाइटर थे। अभी दिन एक पहर बाकी था। हम लक्ष्य निकालकर पुल की पोजीशन को अच्छी तरह ज़हन नशीन करते रहे। जब शाम हुई तो दुश्मन के उस फौजी इलाके में मौजूद पुल की एक एक तफसील हमें ज़हन नशीन हो चुकी थी। उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि जिस इलाके में हम जा रहे हैं वहाँ भारतीय फौज ने जबरदस्त हिफाजती इंतजामात कर रखे हैं और चप्पे चप्पे पर भारतीय जासूस मिलेंगे। ये कश्मीरी भी हो सकते हैं जिन्हें भारतीय फौज ने रुपए पैसे की लालच या उनके कुंबे को खत्म कर दिए जाने की धमकी की वजह से खरीद रखा हो। हमें उनसे खबरदार रहना होगा। पुल वहां से एक रात और एक दिन की पैदल मुसाफत पर था। वो अपने साथ मेरे लिए कश्मीरी देहाती लिबास भी लाए थे। मेरा हिंदू साधुओं जैसा लिबास उतरवा कर कश्मीरी किसानों का लिबास पहना दिया गया। मेरे माथे पर लगी तिलक की 3 लकीरों को भी मिटा दिया गया। शाम जब गहरी हो गई तो हमने चलने की तैयारी शुरू कर दी। हमारे पास जो असलहा था उसे गठरी से निकालकर हमने अपनी अपनी कमर के गिर्द लंबे कुर्तों के अंदर बांध लिया। चने और गुड़ वाला थैला नंबर 9 ने अपने हाथ में पकड़ लिया। रवानगी से पहले हमने थोड़े बहुत चने खाकर थर्मस में से 2-2 घूंट पानी पिया। घड़ियां मिलाई। मेरे दोनों कमांडो साथी कश्मीरी जबान बड़ी रवानी से बोल लेते थे, लेकिन मैं कश्मीरी जबान से नावाकिफ था। चुनाचे मुझे हिदायत की गई थी कि अगर वादी कश्मीर का कोई शख्स या कोई भारतीय फौजी मुझसे बात करे तो मैं गूंगा बन जाऊं। मुखातिब को इशारों से बताने की कोशिश करूं कि मैं कश्मीरी किसान हूं और अपनी बहन के गांव जा रहा हूं। अगर दूसरा शख्स कायल न हो और मेरी तलाशी लेने की कोशिश करे तो उसे फौरन हलाक कर डालूं। अंधेरा जब चारों तरफ पहाड़ों और टेकरियों को अपनी लपेट में ले चुका, हम गार के सामने उगे हुए ऊंचे घास से बाहर निकले। हम एक दूसरे के दरमियान चंद कदम का फासला डालकर चल रहे थे। रास्ते और समत का तयन कर लिया गया था। हमारी रफ्तार मामूल के मुताबिक थी, न ज्यादा न आहिस्ता। जंगली झाड़ झनकार से भरी हुई इस वादी से गुजरकर हम एक टीले की चढ़ाई चढ़ने लगे। आसमान पर सितारे भी हमें बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। हमारा सफर यूं ही वादियों, घाटियों, गैर हमवार पहाड़ी मैदानों और टीले टेकरियों में जारी था। जिस वक्त हम एक जगह सस्ताने के लिए बैठे तो हमने घड़ियों पर वक्त देखा। रात के 12:15 बज रहे थे। कुछ देर सस्ताने के बाद हम फिर अपने सफर पर चल पड़े। पहाड़ों में सुबह की पहली रोशनी फैली तो हम एक ऐसी पुरफजा जगह पर पहुंच चुके थे जहां चारों तरफ हरे भरे दरख्त थे और एक चश्मा बह रहा था। इर्द गिर्द दूर दूर तक किसी आबादी का निशान नहीं था। मेरे दोनों साथी उस सारे इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। चश्मे पर पहुंचकर हम घास पर सीधे लेट गए। कुछ देर आराम करके हमने चश्मे के पानी से गुस्ल किया, झोले में से चने खाकर नाश्ता किया और सुनहरी धूप में बैठकर दूसरी तरफ फैली हुई हसीन वादी की तरफ देखने लगे। नंबर 8 ने वादी की जानिब इशारा किया। उस वादी की दूसरी जानिब हमारा टारगेट है। वो सामने वाला पहाड़ कश्मीर का सबसे मशहूर पहाड़ मीरान शाह है। उसके मगरबी दामन में वो पुल है जिसको हम उड़ाने
बनाए जा रहे हैं। चश्मे के पुरफजा मकाम पर हमें सारा दिन गुजार कर रात को अपने सफर पर रवाना होना था। हमने बारी बारी सोकर अपनी नींद पूरी की। नंबर 9 कहीं करीब ही जंगली नाशपातियां तोड़ लाया। ये हरी हरी छोटी और बड़ी मीठी नाशपातियां थीं। हमने बड़े मजे से खाई। असलहे को चेक करके धूप लगाई गई। पुल के नक्शे का एक बार फिर बगौर मुताला किया गया। कमांडो नंबर 8 कहने लगा, पुल की दोनों जानिब फौज की पिकेटें और पोस्टें हैं। पुल के मशरकी किनारे के ऊपर जो टीला है उस पर बड़ी फौज पोस्ट है जहां हैवी मशीन गन लगी है। 2 मार्टर तोपे भी हैं जिनका रुख कुदरती तौर पर पुल की बजाय पीछे पुल की तरफ आती सड़क की जानिब होगा। हमें इस चेक पोस्ट को पहले उड़ाना होगा। नंबर 9 ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कहा, ये काम मैं करूंगा। तुम पुल के नीचे डायनामाइट लगाओगे और नंबर 7 तुम डायनामाइट सिलेंडर लगाने में नंबर 8 की मदद करोगे। सूरज पहाड़ों के पीछे उतरा तो वादी में एकदम अंधेरे का गुबार सा फैल गया। रवानगी से पहले हमने एक बार फिर घड़ियां मिलाईं और अल्लाह का नाम लेकर नीचे वादी में उतरना शुरू कर दिया। जब हम वादी में पहुंचे तो रात हो गई थी। दूर एक गांव में रोशनी हो रही थी। एक हेलीकॉप्टर गड़गड़ाता हुआ आसमान पर दिखाई दिया। हम फौरन घास में लेट गए। हेलीकॉप्टर की सुर्ख और नीली बत्तियां जल बुझ रही थी। वो शोर मचाता हमारे सरों पर से गुजर रहा था। ये रैकी हेलीकॉप्टर था। भारतीय फौज यहाँ हर वक्त चौकन्ना रहती है। वो पाकिस्तानी कमांडोज की सरफरोशाना सरगर्मियों से खाइफ है। जब हेलीकॉप्टर दूर पहाड़ की बुलंदी पर चला गया तो हम उठे और आगे रवाना हो गए। मुझे एहसास हुआ था कि अब इंडियन आर्मी का इलाका शुरू हो गया है, लेकिन अभी उनकी मिलिट्री पोस्टें काफी दूर थीं। सारी रात सफर करते गुजर गई। हम वादी उबूर करके अपने टारगेट वाले पहाड़ की जानिब से हटकर एक ऐसे दर्रे में आ गए जिसकी दोनों जानिब पहाड़ियों की दीवारें इस्तादा थी और दरमियान में एक पहाड़ी नदी बह रही थी। मेरे साथी जहाँ पर वाक़े एक खुफिया जगह से वाकिफ थे, वहाँ हमें दिन भर आराम करना था। चुनाचे इस खुफिया पहाड़ी जगह पर हमने सारा दिन आराम किया और शाम होते ही हमने गुस्ल करके चने और गुड़ खाया। असलहे को चेक किया और जब सूरज मगरबी पहाड़ियों के पीछे गुरूब हुआ तो हम अपने टारगेट की तरफ चल पड़े। निस्फ शब के बाद हम दर्रे से निकलकर एक छोटी सी वादी में आ गए। सितारों की धुंधली रोशनी में वादी के दरख्तों के खाके उभरे हुए थे। पहाड़ के दामन में एक जगह कुछ रोशनियां हो रही थी। कमांडो नंबर 8 ने बताया कि ये भारतीय फौज की सबसे खतरनाक छावनी है और वो पुल भी इसी पहाड़ के दामन में है जो हमारा टारगेट है। हम ये बात कर ही रहे थे कि अचानक पहाड़ के दामन में एक रोशनी का राउंड फायर हुआ और सारी वादी रोशन हो गई। हम जल्दी से झाड़ियों के पीछे हो गए। भारतीय फौजी रात को अक्सर यहाँ रोशनी का राउंड फायर करते हैं ताकि अगर कोई कमांडो पुल की तरफ आ रहा हो तो उसे गोलियों की जद में ले लिया जाए। रोशनी राउंड आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था, फिर वो बुझ गया और सारी वादी एक बार फिर तारीकी में डूब गई। सुबह होने से पहले पहले हम वादी का पूरा चक्कर काटकर उसके शुमाल मगरबी कोने में आ गए। यहाँ से हमें सामने पहाड़ के दामन में भारतीय फौज के डिवीजन हेडक्वार्टरों की बत्तियां साफ नजर आ रही थी। यही हमारा टारगेट था। आसमान के मशरकी उफक पर सुबह की काफूरी रोशनी नमूदार होना शुरू हो गई थी। उस वक्त तक कमांडो नंबर 9 हमें गाइड करता आया था। हम सेब के एक बाग में से गुजर रहे थे। बाग के इख्तिताम पर एक कोठरी दिखाई दी। कमांडो नंबर 9 ने हमें रुकने का इशारा किया। वो दबे पांव कोठरी के दरवाजे तक गया और दीवार के साथ लगकर बंद किवाड़ पर खास अंदाज में दस्तक दी। 5 सेकंड का वक्फा डालकर मेरे साथी कमांडो ने फिर उसी अंदाज में दस्तक दी। इस बार किसी ने दरवाजा खोल दिया। हम बाग में सेब के दरख्त के नीचे बैठे थे। कोठरी के अंदर जलती लालटेन की लौ धीमी कर दी गई थी। अंधेरे में एक आदमी दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसने हमारे साथी कमांडो से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उसे अंदर ले जाने लगा। हमारे साथी ने बाग की तरफ इशारा किया। वो आदमी चटक गया और हमारे साथी से कोई बात की। हमारा साथी लपक कर हमारी तरफ आया और बोला, आ जाओ, गफ्फार मिल गया है। गफ्फार एक पक्की उम्र का कश्मीरी काश्तकार था जो कश्मीर में हमारी कमांडो पार्टीज की काफी मदद और टारगेट पर रहनुमाई करता था। कोठरी की गर्म फजा में मिट्टी के तेल की बू रची हुई थी। एक कोने में जमीन पर कोई लिहाफ ओढ़े सो रहा था। गफ्फार ने दरवाजा बंद कर दिया। कमांडो नंबर 9 और नंबर 8 ने गफ्फार से मेरा तारुफ करवाया और बताया कि मैंने तनहा कई मार के मारे हैं। गफ्फार ने मुझसे एक बार फिर गर्मजोशी से हाथ मिलाया और कश्मीरी जबान में कुछ कहा। मेरे कमांडो साथी ने बताया कि मैं कश्मीरी जबान नहीं समझता। गफ्फार मुस्कुराया और उसने उर्दू जबान में मेरी हुब्बुल वतनी और बहादुरी की तारीफ की। जो शख्स लिहाफ ओढ़े पड़ा था, गफ्फार ने उसके मुंह पर से लिहाफ हटाकर कहा, नाजो बेटी उठो, मेहमानों के लिए चाय बनाओ। लालटेन की बत्ती अभी तक धीमी थी मगर कोठरी में ज्यादा अंधेरा नहीं था। एक सफेद रंग की सेहतमंद चेहरे वाली कश्मीरी नौजवान लड़की को बाल समेटे लिहाफ में से निकलते देखा। उसने कश्मीरी देहाती लड़कियों की तरह का स्याह फिरन पहन रखा था। वो कोठरी का अकबी दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ शायद बावर्ची खाने में चली गई। गफ्फार मेरे साथी कमांडोज को बताने लगा कि भारतीय फौज ने हिफाजती इंतजामात पहले से बहुत सख्त कर दिए हैं। अब हर पुल की दोनों जानिब फौज ने पिकेटें और पोस्टें कायम कर रखी है।
ऊपर पहाड़ियों पर भी इंडियन आर्मी के बंकर्स हैं। उन्हें जरा सा भी शुबा होता है तो वो रोशनी राउंड का फायर करके मशीन गन्नों की अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इन पुलों के इर्द गिर्द बाज खुफिया जगहों पर बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं जिनका हमें इल्म नहीं। अब ये कश्मीरी जांबाज गफ्फार इस मिशन में हमारा गाइड था। इतने में उसकी बेटी नाजो हमारे लिए प्यालियों में सब्ज चाय बनाकर ले आई। कमांडो नंबर 8 ने जेब से नक्शा निकाला और धीमी लालटेन की रोशनी में उसे गफ्फार को दिखाया। गफ्फार ने नक्शे को गौर से देखा और एक जगह उंगली रखकर बोला, यहाँ पूरा इंडियन ब्रिगेड पड़ा है। इस जगह से थोड़ी दूर एक एकरी पर हेलीपैड है जहाँ 2 हेलीकॉप्टर हर वक्त तैयार रहते हैं। हम खामोशी से सब्ज चाय पीने लगे। बड़ी खालिस चाय थी और उसमें हल्की हल्की ताजा खुशबू थी। गफ्फार की बेटी नाजो लिहाफ घुटनों तक ओढ़े चुपचाप बैठी थी। गाइड गफ्फार बता रहा था, इंडियन फौज के जासूस सारे इलाके में फैले हुए हैं। जरा से शक पर वो हमारे आदमियों को पकड़ कर ले जाते हैं और उन पर जुल्म सितम की इंतहा कर देते हैं। वो मशकूक आदमियों की लड़कियों और बहनों को भी ले जाते हैं। एक न एक दिन इन पर जरूर खुदा का कहर टूटेगा। गाइड गफ्फार इससे पहले भी कमांडो पार्टियों को वहां से गुजार चुका था। वो रजाकाराना तौर पर ये काम करता था इसलिए कि वो पक्का मुसलमान था और दूसरे कश्मीरी मुसलमानों की तरह इस बात पर ईमान रखता था कि भारतीय फौजों ने उनके सूबे पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। हमें अपनी झोंपड़ी में पनाह देकर वो अपने और अपनी इकलौती बेटी के लिए जबरदस्त खतरा मोल ले रहा था, मगर उसका सीना जोश ईमानी से पुर था और वो इस्लाम और पाकिस्तान के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देने को तैयार था। मैं गफ्फार के जज्बे से बेहद मुतासिर हुआ। गफ्फार की ज़बानी हमें ये भी मालूम हुआ कि भारतीय फौज की रैकी पार्टियां यानी गश्ती दस्ते रात के वक्त घूमते रहते हैं। गाइड गफ्फार बोला, 1 महीना हुआ मैंने यहाँ से 2 कमांडो पार्टियों को गुजारा था। उनमें से सिर्फ एक जवान वापस आया था। उसने बताया कि उसके सारे साथी शहीद हो गए हैं। ये कहकर गफ्फार खामोश हो गया। हमने अपनी कमर के गिर्द बंधा हुआ सारा असलहा उतार कर लिहाफ के नीचे छुपा दिया था। गफ्फार की बेटी नाजो उठकर झोंपड़ी से बाहर चली गई। झोंपड़ी का दरवाजा खुला तो हमें बाहर सुबह की हल्की सी रोशनी नजर आई। गफ्फार ने हमारा सारा असलहा उठाकर बावर्ची खाने में चूल्हे के पीछे एक खुफिया तहखाने में छुपा दिया। हमने बावर्ची खाने के खुर्रे में ही बैठकर मुंह हाथ धोए, वुजू किया, नमाज पढ़कर खुदा की हुजूर अपने मिशन की कामयाबी की दुआ मांगी। नाजो ने हमारे लिए पराठे तैयार किए। हमने मक्खन के साथ पराठे खाए और चाय पी। बाहर दिन निकल आया था। हम कोठरी के अंदर ही बैठे अपने ऑपरेशन की तफसीलात तय कर रहे थे। गाइड गफ्फार थोड़ी देर के लिए बाहर गया तो कमांडो नंबर 9 ने कहा, ऑपरेशन इतना आसान नहीं है। हमें मरना तो है ही लेकिन पुल को जरूर उड़ाना होगा। कमांडो नंबर 8 बोला, इससे पहले मुझे रैकी पर जाना होगा ताकि पता चल सके कि इंडियन फौज की पोजीशन क्या है। तुम लोग इस झोंपड़ी में ही रहोगे। कमांडो नंबर 9 ने नंबर 8 की इस तजवीज पर कोई एतराज न किया। झोंपड़ी का दरवाजा खुला और गाइड गफ्फार अंदर दाखिल हुआ। कोठरी में अभी तक धीमी बत्ती वाली लालटेन जल रही थी। उसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। आते ही कहा, 2 डोगरा सिपाही इधर आ रहे हैं। मैंने उन्हें नीचे नाला पार करते देखा है। उनका रुख इस कोठरी की तरफ ही है। हम एकदम होशियार हो गए। लालटेन को फूंक मारकर बुझा दिया गया। मेरे दोनों साथियों ने लपक कर बंद दरवाजे की दुर्ज में से बाहर देखा। वापस आकर कमांडो नंबर 9 ने कहा, क्या तुम हमें किसी महफूज जगह पर छुपा सकते हो? गाइड गफ्फार बोला, बाग के कोने में मैंने इस मकसद के लिए एक खुफिया जगह बना रखी है। फौरन मेरे साथ उधर आ जाओ। हम कोठरी में से निकलकर कदरे झुके झुके सेब के बाग में से गुजरकर कोने में पहुंचे जहां खुश्क झाड़ झनकार और जलाने वाली लकड़ियों का ढेर पड़ा था। इस घेर के पीछे एक टूटी हुई दीवार थी। दीवार में एक जगह गफ्फार ने खुश्क पत्तों के ढेर को पीछे हटाया। नीचे एक तख्ता था जो एक गटर के ढकने की तरह जमीन पर लगा था। उसने तख्ते को उठाया। नीचे रस्सी की एक सीढ़ी लटक रही थी। यहाँ बारी बारी उतर जाओ। लगता है तुम्हारे बारे में किसी ने मुखबरी कर दी है। जब तक मैं ना आऊं तुम इसी जगह छुपे रहना। जल्दी करो। हम तीनों नीचे तहखाने में छुप गए। तहखाना क्या था? बस छोटा सा तारी गड्ढा था जिसमें हम टांगे समेट कर ही बैठ सकते थे। गफ्फार ने तख्ता ऊपर कर दिया। गड्ढे में घुप अंधेरा हो गया। एक तरफ से तख्ते में सुराख था जिसमें से हल्की हल्की रोशनी और ताजा हवा आ रही थी। गफ्फार ऊपर पत्ते बखेर रहा था मगर सुराख पर उसने पत्ते न डाले। गफ्फार ऊपर पत्ते बखेर रहा था मगर सुराख पर उसने पत्ते न डाले। हमें उसके दूर जाते कदमों की आवाज सुनाई दी। हम अंधेरे गड्ढे में दम साथे बैठे थे। अंधेरे में हमें एक दूसरे की आंखें ही चमकती नजर आई थीं। बाहर बाग में बिल्कुल खामोशी थी। कभी कभार परिंदे के बोलने की आवाज आ जाती। हम सरगोशियों में बातें करने लगे। कमांडर नंबर 9 ने इस खदशे का इजहार किया कि हो सकता है ये मुखबरी इस हिंदू CID वाले ने की हो जो जम्मू में मेरे पीछे लगा था। इस बात का इम्कान हो सकता था। हमारे कान फौजी बूटों की आवाज पर लगे थे मगर अभी तक इस किस्म की कोई आवाज सुनाई न दी थी। गफ्फार की कोठरी हमसे ज्यादा दूर नहीं थी। गड्ढे में गर्मी की वजह से हमें पसीना आने लगा। यूं बैठे बैठे 10 मिनट गुजर गए। बाहर भैंस के दौड़ने और गफ्फार की बेटी नाजो की आवाज सुनाई थी। शायद वो कश्मीरी जबान में भैंस को रुकने के लिए कह रही थी। उसके बाद फिर सन्नाटा छा गया।
आधे घंटे बाद हमें ऊपर जमीन पर किसी के कदमों की चाप अपनी तरफ आती सुनाई दी। हम चौकस हो गए। कमांडो नंबर 9 ने अपना चाकू कुर्ते के अंदर से निकालकर हाथ में पकड़ लिया। ऊपर से कोई पत्ते हटा रहा था। फिर किसी ने लकड़ी का ढक्कन उठा दिया। गड्ढे में रोशनी और ताजा हवा के साथ ही गफ्फार की आवाज आई, सब ठीक है, इधर कोई इंडियन फौजी नहीं आया, बाहर निकल आओ। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। इस मेन होल में उकड़ू बैठे बैठे एक बार तो वाकई नानी याद आ गई थी। गड्ढे से निकलकर हम दरख्तों के नीचे से होते हुए वापस कोठरी में आ गए। गफ्फारे की बेटी नाजो कोठरी के बराबर छोटे से आंगन में भैंस के आगे चारा डाल रही थी। वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। दोपहर को गफ्फार ने हमें पालक और चावल खिलाए। शाम तक हमने आराम किया। गफ्फार चला गया था। कमांडर नंबर 9 रैकी की स्कीम तैयार करता रहा। रात हो गई थी। जब गफ्फार आया वो अपनी बेटी को नीचे गांव में अपनी बहन के हाथ छोड़ आया था। उसने आकर बताया कि एक नया मिलिट्री कैनवॉय शाम को पहुंचा है। उसने हमारे साथी कमांडो नंबर 9 को मशवरा दिया कि वो आज रात रैकी पर न जाएं। मगर हमारा साथी न माना और कहने लगा, मिलिट्री कैनवॉय तो आते ही रहते हैं, हमें अपने ऑपरेशन को लेट नहीं करना चाहिए। मैं आज रात ही पेट्रोल पर जाऊंगा, जो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मैं रैकी पार्टियों के साथ अक्सर कश्मीर में आता जाता रहता हूँ। जब रात गहरी हो गई तो कमांडो नंबर 9 ने अपने देहाती लिबास के ऊपर कंबल की बुक्कल मारी, अपना वाहिद हथियार बड़ा कमानीदार चाकू कुर्ते के अंदर छुपाया और बोला, अगर मैं वापस न आया तो कमांडो नंबर 8 मेरी जगह जाएगा। पेशगी सुराग रसानी के बगैर पुल उड़ाने की कोशिश न करना। जिंदा रहा तो इस दुनिया में, वरना दूसरी दुनिया में मुलाकात होगी। रब रखा। हमारी आंखों में पुरजोश आंसू लहराने लगे। हमारा साथी कोठरी से बाहर निकलकर बाग के अंधेरे में गुम गया। गफ्फार ही कहकर चला गया कि वो सुबह हमारे लिए चाय लेकर आएगा। मैं और कमांडो नंबर 8 कोठरी में अकेले रह गए थे। हमने उस वक्त बारी बारी आराम करने का फैसला किया और मैं कंबल में घुसकर सो गया। 2 घंटे बाद मेरे साथी ने मुझे जगा दिया। अब वो सो गया और मैं कोठरी के दरवाजे के बाहर छुपकर पहरा देने लगा। उस वक्त रात के 2:30 बज रहे थे। खुनकी काफी बढ़ गई थी। कश्मीर के नीले आसमान पर सितारे चमक रहे थे। दूर पुल वाले पहाड़ के नशेब में गहरा अंधेरा छाया था। सिर्फ चोटी पर कहीं कहीं मध्यम से बल्ब जल रहे थे। सेब के दरख्त अंधेरे में तारीक लिबादे ओढ़े चुपचाप खड़े थे। मेरे पास भी सिर्फ एक ही चाकू था। अचानक पहाड़ की तरफ से एक रोशनी राउंड का फायर हुआ और वादी का एक हिस्सा रोशन हो गया। रोशनी राउंड के फायर होते ही मशीन गन की तड़ातड़ सुनाई दी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, कहीं हमारा साथी शहीद न हो गया हो। ये ख्याल मेरे दिल में बार बार आने लगा। रोशनी राउंड आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते आते बुझ गया। पहाड़ी नशेब एक बार फिर तारीकी में डूब गया। हैवी मशीन गन की फायरिंग की आवाज भी रुक गई। मेरा साथी कमांडो नंबर 8 भी कोठरी से बाहर निकल आया। ये मशीन गन की फायरिंग थी। दुश्मन ने कहीं नंबर 9 को लोकेट न कर लिया हो। मैंने आहिस्ता से कहा, खुदा उसकी हिफाजत करें। हम दोनों चौकस होकर वहीं अंधेरे में बैठ गए और सेब के बाग में उस रास्ते को देखने लगे जो नीचे वादी की तरफ जाता था। उसी तरह 1 घंटा गुजर गया। हमारे साथी को अब तक वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन उसका हयूला अंधेरे में कोठरी की तरफ बढ़ता नजर नहीं आ रहा था। पौ फटने लगी थी। आसमान पर सुबह का नूर फैल गया था। जो कमांडो रैकी पर जाते हैं वो सुबह होने से पहले पहले हर हालत में वापस आ जाते हैं। सेब के बाग के दरख्त और उनके बीचों बीच जाता रास्ता साफ नजर आने लगा था। हमारे कमांडो साथी नंबर 9 का दूर दूर तक कहीं नामो निशान न था। मेरा साथी कहने लगा, कहीं वो शहीद ही न हो गया हो सकता है पकड़ा गया हो। वो बहादुर कमांडो है, मर जाएगा, दुश्मन को मालूमात नहीं देगा। मैंने कहा, हो सकता है वो पहाड़ी इलाके में कहीं भटक गया हो। मेरा साथी बोला, वो इस तमाम इलाके को जानता है, वो भटक नहीं सकता और उसे हर हालत में सुबह होने से पहले पहले यहाँ वापस आ जाना चाहिए। लेकिन वो नहीं आया, जिसका मतलब ये है कि या तो वो दुश्मन के हत्थे चढ़ गया है या फिर वो शहीद हो गया है। हम कोठरी में जाकर बैठ गए। गफ्फार चाय की केतली और बाकर खानिया लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसे जब सुना कि हमारा साथी कमांडो अभी तक वापस नहीं आया तो वो चाय की केतली जमीन पर रख कर बोला, रात फायरिंग की आवाज आई थी, या अल्लाह अपना फजल करना। गफ्फार एक तजुर्बाकार गाइड था। वो अच्छी तरह जानता था कि रैकी पर गया हुआ कमांडो अगर सुबह होने से पहले पहले वापस न आए तो इसका मतलब सिवाय इसके और कुछ नहीं होता कि उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया है। गफ्फार ने जब इस अंदेशे का इजहार किया कि अगर वो भारतीय फौज के हाथ लग गया है तो कहीं इंडियन इंटेरोगेशन की अजियत से घबरा कर सब कुछ न बता दे। मेरे साथी कमांडो नंबर 8 ने कहा, वो शेर का बच्चा है, पाक फौज का कमांडो है, मर जाएगा लेकिन जबान नहीं खोलेगा। मैं आज रात उसकी तलाश में जाऊंगा। गफ्फार ने प्यालियों में चाय उंडेलते हुए कहा, तुम अपना टारगेट क्यों नहीं मारते? अगर तुम्हारे साथी को इंडियन फौज ने पकड़ लिया है तो तुम उसे नहीं छुड़ा सकोगे। हो सकता है तुम भी पकड़े जाओ और तुम्हारा मिशन अधूरा रह जाए। उस कश्मीरी गाइड ने बड़ी अक्लमंदी की बात की थी। अगर वहाँ कमांडो रेजिमेंट का कोई ऑफिसर होता तो वो भी हमें यही मशवरा देता। मैंने गफ्फार की तायद की और कहा, हमें पहले टारगेट पर हमला करना चाहिए जो हमारा सबसे बड़ा मिशन है। गफ्फार कहने लगा, तुम लोग दुश्मन के इलाके में हो, ये तुम्हारा अपना इलाका नहीं है।
जहाँ कदम कदम पर तुम्हारे लिए जान का खतरा है। तुम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, इसलिए मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि अपने साथी को भूल जाओ और अपने मिशन को सामने रखो। हम खामोशी से चाय पी रहे थे। आखिर यही फैसला हुआ कि हम आज रात टारगेट पर हमला करेंगे। गाइड ने इस खदशे का भी जिक्र किया कि अगर कमांडो नंबर 9 पकड़ दिया गया तो यहाँ इंडियन फौज की सरगर्मियां तेज हो जाएंगी। भारतीय फौज गांव-गांव तलाशी लेने निकल खड़ी होगी। इस एतबार से भी तुम लोग ज्यादा देर इस जगह नहीं ठहर सकते, तुम्हारे पकड़े जाने का खतरा रहेगा। हमने दिन का बेशतर हिस्सा बाग में छुपकर गुजारा। हमारा साथी कमांडो अभी तक वापस नहीं आया था। हमें यकीन हो गया था कि या तो वो पकड़ा गया है या फिर शहीद हो गया है। तीसरी सूरत कोई नहीं हो सकती थी। भारतीय फौज के सिपाही कमांडोज की तलाश में किसी भी वक्त वहां आ सकते थे। हमारी वजह से हमारे गाइड पर भी आफत नाजिल हो सकती थी। भारतीय सिपाही उसे हलाक करके उसकी बेटी को अगवा करके ले जा सकते थे। चुनाचे हम अपने मिशन पर रवाना होने के लिए रात के अंधेरे का बेताबी से इंतजार करने लगे। खुदा खुदा करके दिन गुरूब हुआ और शाम का अंधेरा हर सू फैल गया। हमने गफ्फारे की कोठरी में छुपे हुए ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी थी। हमने चाकू, पिस्तौल, लाइट मशीन गन और डायनामाइट के छोटे सिलेंडर अपनी कमर के गिर्द बांध लिए। 3 सिलेंडर मेरे पास थे और 3 सिलेंडर मेरे साथी कमांडो के पास थे। हमने मिसवारी रंग के कपड़े पहन रखे थे। हमारे रंग सांवले थे, इसलिए चेहरे पर कालक मलने की जरूरत नहीं थी। वफार ने भी काली चादर ओढ़कर उसमें अपना मुंह और सर छुपा लिया था। हम तीनों ने अपनी अपनी घड़ियां मिला ली। 3-3 हैंड ग्रेनेड हमारी जेबों में पिस्तौल के साथ पड़े थे। जब रात आधी गुजर गई तो मेरे साथी कमांडो ने कहा, खांसी और बातचीत बंद, अब हमें कीड़े मकोड़ों की तरह आगे बढ़ना होगा। वो जब जमीन पर चलता है तो उसकी आवाज पैदा नहीं होती, हमारी आवाज भी नहीं आनी चाहिए। गफार ने टारगेट तक हमारी रहनुमाई करनी थी। उसने आहिस्ता से कहा, मैं इशारों में बात करूंगा, अशद जरूरत के वक्त सिर्फ हल्की सी सरगोशी करूंगा। जवाब में तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे, सिर्फ अपना सर हिलाओगे। हम दुश्मन के पेट में जा रहे हैं। दुश्मन को अहमक मत समझना, उसने हमें पकड़ने के लिए जगह जगह फंदे लगा रखे हैं। दुश्मन बहुत चालाक है, होशियार और हमारा जानी दुश्मन है। आओ अब अल्लाह का नाम लेकर चलते हैं। हम कोठरी से आगे पीछे होकर निकले और रात के अंधेरे और गहरी खामोशी में सेब के सुनसान बाग में से गुजरते हुए शुमाल मगरिब की तरफ ढलान पर एक छोटी सी पगडंडी उतरने लगे। हमारा गाइड आगे आगे था, उसके पीछे कमांडो नंबर 8 और उसके पीछे मैं था। हम इस तरह कदम उठाते चल रहे थे कि हमारे जूतों की जरा सी भी आवाज पैदा न होती थी। गफ्फार हमें ढलान से उतार कर एक घाटी में ले गया जहाँ छोटे छोटे बेशुमार पत्थर बिखरे हुए थे। इन पत्थरों को पीछे छोड़ते हुए हम एक खुश्क पहाड़ी नाले में उतर गए। हम थोड़ा थोड़ा फासला डालकर एक कतार में चल रहे थे। एक जगह नाले के ऊपर पत्थर का कटाव था। इस कटाव में से पानी रिस कर नीचे गिर रहा था। हम पत्थर के किनारों को पकड़कर उस कटाव में आ गए। ये एक छोटा सा गार था। हम गार की दीवार में उगी हुई जंगली झाड़ियों के सहारे आगे बढ़ते चले गए। ये पहाड़ी के अंदर ही बहने वाला कोई गार नुमा नाला था। उसके 2-3 मोड़ मुड़ कर बाहर निकले तो सामने एक ऊंचा सा खेत नजर आया। अंधेरे में खेत की फसल हवा में लहरा रही थी। गफ्फार आहिस्ता से बैठ गया। हम भी फसल की ओट में बैठ गए। गाइड गफ्फार ने बहुत ही धीमी सांस जैसी सरगोशी की। तुम यही बैठो, मैं आगे देख कर आता हूँ। वो अंधेरे में गायब हो गया। हमें वहां अंधेरी रात के सन्नाटे में बैठे जब 10 मिनट गुजर गए तो मुझे ख्याल आया कि कहीं ये गफ्फारा डबल गेम तो नहीं खेल रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दुश्मन से मिला हुआ है और हमें पकड़वाने वाला है। जब मैंने सरगोशी में अपने साथी कमांडो से इस खदशे का इजहार किया तो उसने सरगोशी ही में जवाब दिया। हमें उसके बारे में पूरी तरह यकीन दिलाया गया था कि वो हमारा आदमी है। वो पहले भी हमारे साथियों को गाइड कर चुका है। मैंने कहा, आखिर इंसान है, दुश्मन के मुल्क का बाशिंदा है, हो सकता है लालच में आकर डबल गेम खेल रहा हो। हम अपनी जगह से उठकर कुछ आगे गए। हमने अपने लंबे चाकू अपने हाथों में मजबूती से पकड़ रखे थे। फसल की दूसरी जानिब कुछ दरख्त थे जिसके पीछे पहाड़ी नशेब में बत्तियां झिलमिला रही थीं। ये इंडियन फौज की छावनी की बत्तियां ही हो सकती थीं। इतने में हमें सरसराहट की बड़ी कमजोर सी आवाज सुनाई दी। हम एकदम से औंधे लेट गए और चाकू अपने अपने हाथों में सीधे कर लिए। मैंने अंधेरे में गफ्फार को पहचान लिया। वो अकेला ही था। वो हमारे पास आकर बैठ गया और सरगोशी में बोला, तुम अपनी जगह से क्यों इधर उधर हटे हो? इस तरह तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगे। फिर उसने बताया कि आगे एक टेकरी के मोड़ पर ऊपर 4 भारतीय सिपाही पहरा दे रहे हैं और हमें अंधेरे में उनके नीचे से होकर गुजरना होगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। खबरदार, जरा सी भी आहट पैदा ना हो, मामूली सी भी आवाज ना आए, नहीं तो रोशनी राउंड के फायर के साथ ही मशीन गन का फायर हमें हमेशा की नींद सुला देगा। हम खामोशी से आगे सरकने लगे। हम झुक कर चल रहे थे। चाकू अभी तक हमारे हाथों में ही थे। दरख्तों से निकले तो आगे वो छोटी सी टेकरी आ गई जिस पर इंडियन फौज की पोस्ट थी। अंधेरे में ये जगह जरा सी उभरी हुई थी। ये इंडियन पोस्ट के बंकर के सिवा और कुछ नहीं हो सकता था। हमें इस पोस्ट के नीचे से होकर गुजरना था। वफार ने हमें लेट कर रेंगने का इशारा किया। हम तीनों जमीन पर लेट गए और सांप की तरह आगे रेंगने लगे। टेकरी की पोस्ट ज्यादा दूर नहीं थी।
हम झाड़ियों से बचकर आगे बढ़ रहे थे क्योंकि झाड़ियों के साथ रगड़ से आवाज पैदा हो सकती थी। मुझे ये भी फिक्र लगी थी कि अगर ये भारतीय फौजी चौकी है तो इसके 2-3 आदमी जरूर नीचे गश्त पर होंगे। मैंने चाकू मजबूती से पकड़ रखा था। अब जो हो सो हो, हम दुश्मन की दाढ़ी के ऐन नीचे पहुंच गए थे। हम किसी शदीद जख्मी सांप से भी कम रफ्तार से रेंग रहे थे। गफ्फार भी एक माहिर कमांडो का नमूना पेश कर रहा था। न जाने ये बेगरज कश्मीरी मुजाहिद कितनी बार हमारे आदमियों को लेकर इस पुल सिरात पर से गुजरा था। जब हम इंडियन पोस्ट के ऐन नीचे पहुंच चुके तो हमें ऊपर से सिपाहियों के बातें करने की आवाजें सुनाई थी। ये डोगरा सिपाही नहीं थे बल्कि खालिस माछे के पंजाबी सिख लगते थे। अचानक एक इंडियन संतरी ने गाली देकर अपने साथी से कहा, ओए सर्जन सिंह, तू दारू साथ नहीं लाया। हम अंधेरे में जमीन के साथ चिपक गए। हमने अपने सांस रोक रखे थे। ऊपर भारतीय सिख संतरी आपस में हंस हंस कर बातें कर रहे थे। जब उनकी आवाज जरा दूर होकर रुक गई तो हमने आगे सरकना शुरू कर दिया। जहां ऊंची नीची जगह थी, बाईं तरफ एक गहरी खाई थी। जरा सी बेहतियाती से हम उस खाई में गिर सकते थे। हमें इस बात पर बड़ी हैरानी थी कि अभी तक कोई रोशनी राउंड का फायर नहीं हुआ था, वरना आधी रात के बाद अक्सर रोशनी राउंड के फायर होते रहते थे। अभी मैं ये सोच रहा था कि हमसे कोई 1000 गज दूर फक की आवाज के साथ एक रोशनी राउंड का फायर हुआ। हमने अपने सर नीचे करके घास में छुपा लिए। हमने थोड़ा सा सर उठाकर देखा। सामने कुछ फासले पर मुझे एक पहाड़ी के दामन में कुछ भारतीय फौजी खड़े नजर आए। उसके साथ ही पहाड़ी की तरफ से सफेद रोशनी चमकी और फिर गड़गड़ाहट की आवाज वादी में गूंज उठी। यह मार्टर तोप का फायर था। रोशनी राउंड बुझ गया था। एक के बाद मार्टर का दूसरा फायर हुआ, फिर तीसरा और उसके बाद खामोशी छा गई। हमारे ऊपर वाली पोस्ट पर भी भारतीय संतरियों में जैसे हलचल सी मच गई थी। एकदम से उस पोस्ट की हैवी मशीन गन ने भी तड़ातड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी। कुछ राउंड फायर होने के बाद ये मशीन गन भी खामोश हो गई। हम इस तरह जमीन के साथ चिपके पड़े थे जैसे लाशें हों। हम में से कोई भी हरकत नहीं कर रहा था। फिर मेरे आगे पड़े हुए कमांडो साथी ने अपने पांव से मेरे सर को आहिस्ता से दबाया। मैंने सर ऊपर उठाया। वो आगे सरक रहा था। मैं भी उसके पीछे पीछे रेंगने लगा। हम काफी दूर तक इस तरह झाड़ियों में रेंगते चले गए। आगे थोड़ी सी हमवार जगह आ गई। हमारा गाइड गफ्फार उठकर बैठ गया। उसने मुझे इशारा किया। हमने गर्दनें उठाकर नीचे देखा। नीचे कुछ फासले पर वो पुल नजर आ रहा था जो हमारा टारगेट था। ये उसका जनूबी हिस्सा था। जहां से पुल शुरू होता था वहां बिजली के 2-3 बल्ब खंभों पर रोशन थे। करीब ही 2 फौजी ट्रक खड़े थे। पुल के दरवाजे पर 2 भारतीय संतरी पहरा दे रहे थे और ऊपर एक पोस्ट बनी हुई थी। हमारे गाइड ने सरगोशी में कहा, ये वो पुल है जिसको तुम्हें उड़ाना है। यहाँ मेरा काम खत्म होता है। मैं वापस जा रहा हूँ। खुदा तुम्हारा हाफिज व नासिर हो। ये कहकर हमारे जवाब का इंतजार किए बगैर गफ्फार रेंगता हुआ दूसरी तरफ अंधेरे में गुम हो गया। गफ्फार का काम वाकई जहां आकर खत्म हो गया था। उसने हमें टारगेट पर पहुंचा दिया था। अब जो कुछ भी करना था हमें करना था। मेरा साथी गौर से नीचे देख रहा था। वो धीमी सरगोशी में बोला, हमें पीछे से होकर पुल के नाले में उतरना होगा। लगता है नाले में पानी खुश्क हो गया है। मैं भी पुल को देख रहा था। पुल काफी बड़ा था और दूसरे सिरे पर जो पोस्ट थी उसकी रोशनियां धुंधली सी नजर आ रही थी। हमें इस पुल को दोनों तरफ से उड़ाना था। मेरे साथी कमांडो ने अपनी घड़ी पर निगाह डाली और कहा कि अभी दिन निकलने में काफी वक्त है। हमें जितनी जल्दी हो सके पुल के नाले में पहुंच जाना चाहिए। इस तरफ से आओ। वहां से नीचे उतरने के बाद हमने रेंगने की बजाय झुककर चलना शुरू कर दिया। ये ढलान थी जो नीचे एक बल खाती सड़क पर से गुजरकर आगे नाले के नशेब में उतर गई थी। बल खाती छोटी सी सड़क साफ नजर आ रही थी। हम बड़ी फुर्ती और होशियारी से नीचे उतर रहे थे क्योंकि हम पोस्ट से दूर निकल आए थे। लेकिन मेरे दिल में गश्त करते भारतीय संतरियों का खतरा बराबर सर उठा रहा था। मगर वहां इतना मौका नहीं था कि मैं अपने साथी कमांडो से इस खतरे का इजहार करता। वो मुझसे 6-7 कदम आगे तेज तेज चला जा रहा था। हमारे इर्द गिर्द झाड़ियां ही झाड़ियां थी। हम कमांडोज की तरह झाड़ियों से टकराए बगैर गुजरते जा रहे थे। अचानक एक बार फिर रोशनी राउंड का फायर हुआ। ये रोशनी राउंड हमारे अकब में टीले की ढलान की दूसरी जानिब से फायर हुआ था। हम जहां थे वहीं थप से जमीन पर गिर पड़े। सर झाड़ियों की ओट में कर लिए। कुछ देर फजा रोशन रहने के बाद तारीख हो गई। इस दफा न तो हैवी मशीन गन का फायर हुआ और न मार्टर गन फायर हुई थी। जब हर तरफ एक बार फिर सन्नाटा छा गया तो हम आगे चल पड़े। अब नीचे छोटी सी पहाड़ी सड़क आ गई। हमें इस सड़क को पार करके उसकी दूसरी जानिब नशेब में जाना था। सड़क पर कोई संतरी वगैरह नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जहां कोई खुफिया पोस्ट भी हो सकती थी। मेरे साथी ने सरगोशी की, मुमकिन है दुश्मन ने जहां कोई पोस्ट बनाई हो, लेकिन बिजली के 2 खंभों के दरमियान यही एक जगह है जहां से हमें सड़क पार करनी है। मुमकिन है दुश्मन ने जहां कोई पोस्ट बनाई हो, लेकिन बिजली के 2 खंभों के दरमियान यही एक जगह है जहां से हमें सड़क पार करनी है। हम ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते।
जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह का नाम लेकर मेरे पीछे आओ। हम बैठकर उतराई उतरने लगे। जब हम ऐन सड़क के करीब पहुंचे तो मेरे पांव से लगकर एक छोटा सा पत्थर नीचे सड़क पर लुढ़क गया। रात के सन्नाटे में उसकी काफी आवाज पैदा हुई। हम वहीं जमकर बैठ गए। इस किस्म की बेएहतियाती हमारी मौत का सबब बन सकती थी। अचानक एक जानिब से सड़क पर दो भारतीय संतरी नमूदार हुए। उनके हाथों में स्टेन गन्ने थी और वो बड़ी एहतियात से उस तरफ बढ़ रहे थे जहां से पत्थर ढलान पर से लुढ़क कर नीचे गिरा था। मेरा साथी कमांडो मुझसे 4 कदम बाईं जानिब था। उसने मुझे इशारा किया और खुद झाड़ी के पीछे लेट गया। मैं भी जहां था वहीं दुबक गया, मगर मैं लेटा नहीं, बल्कि झाड़ियों की ओट से दोनों संतरियों को अपनी तरफ आता देख रहा था। सड़क पर हल्की हल्की रोशनी थी। मुझसे बमुश्किल 6-7 कदम पर वो सड़क पर रुक गए। एक संतरी ने दूसरे को इशारा किया कि वो सड़क की अगली जानिब जाकर देखे। पहला संतरी उसी जगह खड़ा रहा और दूसरा संतरी उसी तरह दौड़कर आगे आ गया, जैसे सिपाही मैदान जंग में एक सिपाही एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे की तरफ जाते हैं। चाकू पर मेरे हाथ की गिरफ्त मजबूत हो गई। मुझे उन हजारों कश्मीरी मुजाहिदों का ख्याल आ गया जिन्हें उन डोगरा सिपाहियों ने बेदर्दी से शहीद कर दिया था। वो सैकड़ों कश्मीरी खवातीन ज्यादा गईं जिन्हें ये दरिंदे अगवा करके ले गए थे और जिनका आज तक कुछ पता नहीं चल सका था। जो डोगरा सिपाही सड़क पर खड़ा होकर झाड़ियों की तरफ देख रहा था, उससे मेरा फासला 6 या 7 कदम से ज्यादा नहीं था। उसकी स्टेन गन का रुख उन झाड़ियों की तरफ था जो मेरे दाएं जानिब थी। वो आगे को झुका हुआ चल रहा था। मैं सांस रोक के घुटनों के बल छुपा था। मुझे अपने साथी कमांडो की फिक्र नहीं थी, इसलिए मैं जानता था कि उसकी तरफ जो डोगरा संतरी गया है वो उससे निमट लेगा। मेरे जिस्म के अंग अंग में जैसे बिजली दौड़ गई। मैं इस खतरे से निमटने के लिए हमतन चौकस था। डोगरा संतरी चढ़ाई चढ़कर मुझसे 2 कदम आगे वाली झाड़ी पर लपका। उसने अंधेरे में झाड़ियों को जोर से भारी फौजी बूट से ठोकर मारी। वो मेरी रेंज में था। यही वो लम्हा था और उस लम्हे को हाथ से खो देना किसी भी कमांडो के लिए मौत का बायस हो सकता है। मैंने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से का भी तौक़ुफ़ न किया। शायद कोई भूखा चीता भी इतनी चालाकी और तेजी से अपने शिकार पर नहीं झपटता जितनी तेजी से मैंने उछलकर डोगरे सिपाही को पीछे से दबोचा। मेरे दोनों हाथ बैक वक्त अमल में आ गए। दोनों बाजुओं ने डोगरे सिपाही की गर्दन को ऊपर की जानिब झटका दिया और बाएं हाथ में पकड़े हुए चाकू ने उसके हल्क को काट दिया। इन दोनों एक्शन में 1 सेकंड के 1000वें हिस्से का भी फर्क नहीं पड़ा। मैंने डोगरा संतरी के खून से अपने कपड़ों को बचाने के लिए उसे मुंह के बल झाड़ियों में गिराकर दूसरा वार पीठ पर एन दिल के ऊपर कर दिया। साथ ही उसकी स्टेन गन एक तरफ खींच ली। ये सब कुछ इतनी खामोशी और पलक झपकने में हो गया कि मुझे यकीन है कि खुद मरने वाले डोगरा संतरी को भी एहसास न हुआ होगा कि उस पर क्या कयामत गुजर गई है। चंद कदम के फासले पर से एक साया उभरा। मैंने अपना रुख बदल लिया और चाकू के दस्ते पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। लेकिन जो मेरा साथी कमांडो था वो झुका हुआ मेरे करीब होकर सरगोशी में बोला, मैंने दूसरे को खत्म कर दिया है, अब जल्दी से सड़क पार करो। वो वहीं से नशेब की तरफ लुढ़क आया। मैंने भी उसके पीछे अपने आप को गिरा दिया। हम सड़क के किनारे पत्थरों के दरमियान जाकर रुक गए। फिर जिस्म को झुकाए भागकर हमने सड़क पार कर ली और अपने आप को एक बार फिर सड़क की दूसरी जानिब ढलान पर लुढ़का दिया और चेहरे पर बहुत सी खराशियां आ गई थी। हमारे नीचे दूर पुल वाले बड़े नाले की तह थी। ऊपर वाली सड़क से एक फौजी ट्रक शोर मचाता गुजर गया। उसकी रोशनी झाड़ियों पर पड़ रही थी। हमने अपने आप को छुपा लिया था। थोड़ी देर बाद हम बड़े खुश्क नाले में उतरकर उसके किनारे की कोई 3 फुट ऊंची पथरीली दीवार के साथ साथ आगे बढ़ रहे थे। सर्दियों का मौसम होने की वजह से नाले में पानी नहीं था। नाले में रेत और छोटे छोटे बेशुमार संगरेजे बिखरे हुए थे। हम उनसे बचकर चल रहे थे। अब हमने झाड़ियों की शाखें तोड़कर अपने कुर्तों और गर्दनों के पीछे इस तरह उड़स ली थी कि अगर हम बैठ जाएं तो झाड़ियां मालूम हो। जो पुल करीब आ रहा था मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। जहां से पुल शुरू होता था वहां जो खंबा लगा था उसके बल्ब की रोशनी पुल की तह में पड़ रही थी। लेकिन 3 फुट ऊंची दीवार के साथ साथ अंधेरे की एक चौड़ी पट्टी दूर तक चली गई थी। हम इस तारीक पट्टी में सांप की तरह रींग रींग कर आगे बढ़ रहे थे। जब पुल हमसे कोई 60-70 कदमों के फासले पर रह गया तो मेरा साथी कमांडो रुक गया। उसने हाथ के इशारे से मुझे भी रुकने को कहा। फिर उसने अंधेरे में एक जगह लाइट मशीन गन लगाई। 2 हैंड ग्रेनेड मुझे दिए। डायनामाइट के 6 छोटे सिलेंडर कुर्ते की सामने वाली बड़ी जेब में डाले और मेरे कान पर अपने होंठ रखकर आहिस्ता से सरगोशी की, मुझे कवर देना। मैं पुल के उस गेट के नीचे डायनामाइट लगाने जा रहा हूँ। खबरदार, जब तक ऊपर से फायरिंग ना हो तुम फायर मत खोलना। ये कहकर उसने पुल पर रेंगना शुरू कर दिया। मैं लाइट मशीन गन के साथ पथरीली दीवार की ओट में छुपा हुआ था और मशीन गन के ऊपर एक बड़ी शाख तोड़कर रखती थी। अचानक एक रोशनी राउंड फायर हुआ। मैंने सर मशीन गन के नीचे कर लिया। मुझे जमीन के पत्थर और खुश्क घास साफ नजर आने लगी। राउंड की रोशनी नीचे आ रही थी। मैंने सांस रोक लिया था। यकीनन मेरे साथी कमांडो ने भी ऐसा ही किया होगा। इस बार भी रोशनी राउंड के साथ हैवी मशीन गन और मार्टर का फायर न हुआ। शायद रूटीन के मुताबिक रोशनी राउंड का फायर हुआ था। रोशनी राउंड जमीन के करीब आकर बुझ गया और एक बार फिर अंधेरा छा गया।
मैंने आहिस्ता से सर उठाकर अंधेरे में आंखें पूरी तरह खोल कर देखा। दूर ऊपर पुल के गेट पर से एक संतरी डबल मार्च करता पुल की दूसरी जानिब चला जा रहा था। मेरी उंगली मशीन गन के ट्रिगर पर थी। ये सर धड़ की बाजी थी। उस वक्त पाकिस्तान के शहरों में लोग बड़े सुकून से गहरी नींद सो रहे थे। शहरियों में से कोई नहीं जानता था कि वतन के दो बेटे मौत से आंख मचोली खेलते दुश्मन की शहरक की तरफ बढ़ रहे हैं। हम जिंदगी के हिसार को तोड़कर बहुत आगे निकल चुके थे। मुझे इस वक्त यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं एक शहीद हूं और जन्नत से नीचे उतरकर इस मिशन में सरगर्म अमल हूं। सितारों की धुंधली धुंधली सी रोशनी में पुल वाली पहाड़ी की ढलान पर इंडियन आर्मी के एक मोर्चे की छत दिखाई दे रही थी। अचानक पहाड़ के पीछे सफेद सी रोशनी हुई, फिर गड़गड़ाहट की आवाज आई। ये बादलों की गरज थी। देखते ही देखते आसमान को काले स्याह बादलों ने ढांप लिया। सितारे गायब हो गए। ठंडी हवा चलने लगी और फिर बारिश शुरू हो गई। बारिश में दूर पुल की धुंधली रोशनी में मुझे पहरे पर खड़े सिपाही एक छप्पर के नीचे जाते नजर आए। मुझे अपने साथी कमांडो की कुछ खबर नहीं थी, लेकिन इतना मुझे यकीन था कि वो बर्क रफ्तार मशीन की तरह अपना काम कर रहा होगा। वक्त बड़ी सुस्त रफ्तारी से गुजर रहा था। मैंने अंधेरे में अपनी कलाई की घड़ी पर निगाह डाली। अभी दिन निकलने में 2 घंटे बाकी थे। मैं बहुत जल्द अपना ऑपरेशन खत्म करके वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। मुझे हर आन यही धड़का लगा रहता था कि अभी पुल के ऊपर से मेरे साथी कमांडो पर फायरिंग शुरू हो जाएगी। इसके जवाब में मुझे अपने साथी को कवर देना था। हमारा प्रोग्राम भी यही था कि मरने से पहले पुल के नीचे डायनामाइट लगाकर उसे उड़ा दिया जाए, खा हम में से कोई जिंदा न बचे। डायनामाइट सिलेंडरों के साथ एक टाइम बम भी लगाया जाना था, लेकिन अचानक हमले की सूरत में बारूद पर पिस्तौल से फायर करके पुल को अपने साथ ही धमाके से उड़ा देना भी हमारे प्रोग्राम में शामिल था। बारिश तेज हो गई थी। पुल पर अब कोई संतरी नजर नहीं आ रहा था। 15-20 मिनट गुजर गए, मगर मुझे यूं लगा जैसे 15 घंटे गुजर गए हों। मुझे बारिश में एक झाड़ी अपनी तरफ आती दिखाई दी। मैंने मशीन गन का रुख उसकी तरफ कर दिया, लेकिन वो मेरा साथी था। वो कीचड़ में लथपथ था। मेरे कान के करीब मुंह लाकर सरगोशी में बोला, मैंने डायनामाइट लगा दिया है, अब पुल के दूसरे गेट की तरफ जाता हूँ। इतना कहकर वो नाले के नशेब में लुढ़क गया। नाले में अब बारिश का पानी आ गया था। अंधेरे और बारिश में मेरा साथी अब मुझे नजर आने लगा था। डायनामाइट के फटने में आधे घंटे का वक्फा डाल दिया गया। ये बात हमें पहले से मालूम थी। 20 मिनट के अंदर अंदर मेरे साथी को पुल के दूसरे गेट के नीचे दीवार के पत्थरों में डायनामाइट के 6 सिलेंडर लगाकर वापस आना था। अब एक एक मिनट एक एक घंटे का हो गया था। मैं पाक फौज के उस जांबाज कमांडो की जुर्रत और दलेरी पर अंगुश्त बदंदा था। वो भूल गया था कि वो जिंदा है और पीछे पाकिस्तान में उसके घर वाले और बच्चे मौजूद हैं जो उसका इंतजार कर रहे हैं। उस वक्त उस सरफरोश कमांडो की माँ, बहन, बीवी और बच्चे उसका वतन अजीज पाकिस्तान ही था। 5 मिनट गुजर गए, फिर मजीद 5 मिनट गुजर गए। बारिश मुसलसल हो रही थी। पहाड़ों की बारिश बड़ी मूसलाधार थी। ऊपर पहाड़ियों से बारिश के पानी के रेले बह बह कर नाले में गिरने लगे थे और उनका हल्का हल्का शोर बुलंद हो रहा था। दूर पुल के दूसरे सिरे पर जो 2-3 बत्तियां रोशन थीं, वो बारिश की धुंध में मद्धम हो रही थी। मेरी आंखें बारिश की झालरों को चीरती हुई पुल के दूसरे गेट पर लगी थीं, जो मुझसे काफी दूर था। मेरे साथी को गए पूरे 15 मिनट गुजर गए होंगे कि एकदम से यक्के बाद दीगरे 2 रोशनी राउंड के फायर हो गए। हर तरफ रोशनी फैल गई। साथ ही मशीन गन, लाइट मशीन गन और राइफल के फायरों के धमाके गूंजने लगे। सिपाहियों की एक दूसरे को आवाजें देने का भी शोर उठा। पुल के पहरे वाले गेट से एक जीप तेजी से दूसरे गेट की तरफ दौड़ी। पुल के दूसरे गेट पर जबरदस्त फायरिंग हो रही थी और प्रेशर बुलेट की रोशन लकीरें एक दूसरे को काटते गुजर रही थी। मैं समझ गया कि मेरे साथी को देख लिया गया है। वो मुझसे इतनी दूर था कि मैं उसे अपनी लाइट मशीन गन का कवर नहीं दे सकता था। खेल बिगड़ गया था। रोशनी राउंड बार बार फायर हो रहे थे। अचानक पुल के दूसरे गेट की जानिब रोशनी का एक ज्वालामुखी सा फूट पड़ा और इस कदर जोरदार धमाका हुआ कि जमीन ने मुझे लाइट मशीन गन समेत ऊपर उछाल दिया। मैं झाड़ियों को पकड़कर समझा। पुल के दूसरे गेट पर हल्के हल्के धमाके हो रहे थे और चीखों पुकार मच गई थी। छोटा बड़ा फायर जारी था। रोशनी राउंड फायर हुआ तो मैंने उसकी रोशनी में देखा कि पुल दूसरे गेट की जानिब से आधा नीचे बैठ गया। मेरे साथी ने हंगामी सूरत हाल के पेश नजर डायनामाइट के सिलेंडरों को खुद ही भग से उड़ा दिया था और ये बात यकीनी थी कि पुल के साथ वो भी उड़ गया होगा। पुल के मेरे वाले गेट की पोस्ट में से हैवी मशीन गन की फायरिंग शुरू हो गई थी। साथ ही आसपास की ढलानों पर से मार्टर तोप के गोले आने लगे थे। धमाकों से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। रोशनी राउंड उस पुल के मेरे वाले गेट से फायर हो रहे थे। इंडियन फौजियों को पता चल गया था कि पाकिस्तानी कमांडोज ने ही पुल को हिट किया है और वो आसपास ही छुपे हुए हैं। मेरा वहां ठहरना खामखा अपने आप को मौत के मुंह में झोंकने वाली बात थी। मैंने अपने आप को पहाड़ी नाले में गिरा दिया। जो नाला थोड़ी देर पहले तक खुश्क था, अब उसमें बारिश का पानी निहायत तेजी से बह रहा था। पहाड़ी नाले अगरचे गहरे नहीं होते, लेकिन उनमें जब पानी आता है तो पानी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि पांव नहीं टिकते। नाले का तेज रफ्तार पानी मुझे पुल की उल्टी जानिब बहाए लिए जा रहा था। पानी का रुख ऐसा था कि मैं पुल के नीचे जाने की बजाय पुल से दूर हो रहा था। ये बात मेरे लिए सूदमंद थी
चंद ही लम्हों के बाद मैं पुल से काफी दूर निकल चुका था। पार्ट काफी तंग था, पानी बेहद ठंडा था, मेरा जिस्म सुन्न हो रहा था। बारिश उसी तरह हो रही थी। फायरिंग और मार्टर के धमाकों की आवाजें काफी पीछे रह गई थी। अभी मैं नाले से बाहर नहीं निकलना चाहता था क्योंकि ये सारा इलाका फौज की अमलदारी में था। अगरचे नाले का यख पानी मुझे बर्फ की तरह सुन कर रहा था, मगर मैं तेज रफ्तार लहरों में बहा चला जा रहा था। गैर शऊरी तौर पर मेरे कान एक और धमाके की आवाज को सुनने के मुंतजिर थे। ये धमाका उन डायनामाइट के ताकतवर सिलेंडरों का होना था जिन्हें मेरा साथी कमांडो पुल के पहले गेट के नीचे पत्थरों में लगा कर आया था। मैंने अपने आप को कंबल में गठरी की तरह लपेट रखा था और पानी गेंद की तरह आगे ही आगे बहाकर ले जा रहा था। अचानक आसमान पर इतनी तेज रोशनी फैल गई कि मेरी आंखें चुंधिया गईं। एक सेकंड बाद सारी वादी एक भयानक धमाके से लरस गई। मैंने पीछे की तरफ देखा, पुल के पहले गेट पर से आग और धुएं के बादल बुलंद हो रहे थे। मेरे साथी का लगाया हुआ पहला बारूद फट गया था और उसने पुल के उधर वाले हिस्से को भी उड़ा दिया था। इस धमाके के बाद हैवी और लाइट मशीन गन की फायरिंग और मार्टर तोपों के धमाकों का तूफान उठ खड़ा हुआ। अगरचे मैं बर्फ का गोला बन चुका था, लेकिन मैंने एक बार फिर अपने आप को पहाड़ी नाले के तेज रफ्तार ठंडे यख पानी की लहरों के हवाले कर दिया। फायरिंग की आवाजों में अब बादल की गरज भी शामिल हो गई थी। बारिश रुक गई मगर बादल अभी तक गरज रहे थे। फिर बादलों की गरज भी बंद हो गई। मैं पहाड़ी नाले से बाहर निकल आया। दूर तबाहशुदा पुल से अब भी इक्का दुक्का फायर की आवाज आ जाती। मैं सर से पांव तक ठंडे पानी में शराबोर था। मैंने गीला कंबल उतार कर नाले में फेंक दिया और नाले की तेज रफ्तार लहरें उसे बहा कर ले गई। मेरा जिस्म ठंड से सुन्न हो रहा था। मैंने वर्जिश शुरू कर दी और जब मेरे जिस्म की खोई हुई हरारत किसी हद तक बहाल हो गई तो मैंने कुर्ता उतार कर निचोड़ा और उसे दोबारा पहन लिया। उस वक्त मेरे पास सिवाय चाकू, 2 हैंड ग्रेनेड्स, गीले करेंसी नोटों और मेरी पुरानी दोस्त सिद्धा के दिए हुए सांप के मनके के सिवा और कुछ नहीं था। चाकू मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया और बाकी चीजें जेब में डालकर टीले की चढ़ाई चढ़ने लगा। यहाँ भी गश्त करते भारतीय संतरियों का खतरा था, लेकिन पीछे इतनी तबाही मची हुई थी कि मेरे अंदाजे के मुताबिक गश्त पार्टी भी पुल की तरफ चली गई थी। बादलों ने आसमान को ढांप रखा था, हर तरफ तारीकी छा रही थी। मैं टीले पर चढ़कर बैठ गया। मैं कश्मीर की उन पहाड़ी वादियों से नावाकिफ था और अकेला किसी भी तरफ नहीं जाना चाहता था। मेरे लिए उस वक्त गफ्फार की कोठरी और उसके बाग का खुफिया तहखाना ही सबसे बड़ी पनाहगाह थी। मैं अंदाजे से उस टीले की तरफ चल पड़ा जिसके अक़ब में मेरे ख्याल में गफ्फार का सेब का बाग था। मेरी रफ्तार तेज नहीं थी क्योंकि चढ़ाई होने की वजह से मैं आहिस्ता चल रहा था। टीले के ऊपर पहुंचकर मगरिब की तरफ निगाह डाली। मेरे सामने नीचे एक प्याले की तरह बनी हुई छोटी सी टेकरी थी। उसके आगे एक बड़ी टेकरी थी और उसी टेकरी के पार गफ्फार का बाग होना चाहिए था। अंधेरी रात में मुझे भी दूर टेकरी चढ़कर दरख्तों का एक झुंड नजर आ रहा था। यकीनन वो दरख्त थे जो गफ्फार के सेत के बाग के आगे जाकर हमवार मैदान के किनारे पर आते हैं और जहां हमने नशेब में पुल की तरफ अपना सफर शुरू किया था। पत्थरों, चट्टानों, झाड़ियों और लंबी घास से गुजरता मैं नीचे तिलहटी में आ गया। जहां कोई बाकायदा पगडंडी न होने की वजह से जगह जगह छोटे बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे और झाड़ियां रात के अंधेरे में भूतों की तरह लग रही थी। अगरचे बारिश बहुत हुई थी मगर जहां जमीन रेतीली और संगरेजों से भरी हुई थी जिसकी वजह से कीचड़ नहीं था। रात काफी सर्द थी मगर मुझे सर्दी महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि चलते रहने से मेरा जिस्म गर्म हो गया था और कपड़े भी सूखना शुरू हो गए थे। अंदाजे से मैंने उस तिलहटी से निकलकर सामने वाले टीले पर चढ़ना शुरू कर दिया। टीले की चोटी तक पहुंचते पहुंचते मेरा दम फूल गया था। बड़ी दुश्वार गुजार चढ़ाई थी। लगता था कि उधर से कभी कोई इंसान या मवेशी नीचे नहीं उतरा। टीले पर जाकर मैंने अंधेरे में आंखें पूरी तरह से खोली और बाएं जानिब देखा। दरख्तों का वो छोटा सा झुंड मुझसे कोई 200 कदम के फासले पर था। या खुदा यही हमारे गाइड के बाग वाले दरख्त हों। मैं दिल में दुआएं मांगता उन दरख्तों की तरफ बढ़ा। जब मैं उन दरख्तों में आया तो दिल को इत्मीनान सा हुआ क्योंकि दरख्तों की दूसरी जानिब अंधेरे में गफ्फार के सेब के बाग के दरख्तों के हजूले दिखाई दे रहे थे। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। ये जगह वैसे भी हमवार थी। मैं सेब के बाग में से गुजरते हुए चौकस हो गया क्योंकि जहां मेरे लिए खतरा भी हो सकता था। एक दरख्त के पीछे कुछ देर रुककर माहौल का अच्छी तरह से जायजा लिया और हमतन गोश होकर रात के सन्नाटे को गौर से सुना। दरख्तों की टहनियों और पत्तों पर से बारिश के रुके हुए पानी के टपकने की आवाजों के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। मैं अपने गाइड की झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। मुझे मालूम था कि गफ्फार अपनी बेटी नाजू को लेकर एक रोज पहले ही नीचे गांव में अपनी बहन के घर जा चुका था और कोठरी में कोई नहीं होगा। चुनाचे जब मैं कोठरी के करीब आया तो उस पर ताला लगा हुआ था। बराबर वाला आंगन भी खाली था। कोने में छप्पर के नीचे पराली का ढेर पड़ा था। मैं उस ढेर के साथ टेक लगाकर बैठ गया जहां हल्की हल्की गर्माइश का एहसास हुआ। अगरचे मुझे सोना नहीं चाहिए था मगर थकान के बायस नींद का जबरदस्त गलबा था। मैंने पराली के ढेर के नीचे की तरफ जाकर ढेर में एक सुराख बना लिया और उसमें घुसकर लेट गया। पराली गर्म थी। मेरा जिस्म थकन से चूर था। लेटने के थोड़ी ही देर बाद मैं गहरी नींद में खो गया।
आंख खुली तो छप्पर के नीचे दिन की रोशनी फैली हुई थी। जल्दी से पराली के ढेर से बाहर निकला तो आंगन में धूप ही धूप थी। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 10:30 बज रहे थे। कोठरी की दीवार की ओट में आकर मैंने बाग का जायजा लिया। बाग वीरान पड़ा था। धूप दरख्तों की धुली धुलाई शाखों पर चमक रही थी। बाग वीरान पड़ा था। धूप दरख्तों की धुली धुलाई शाखों पर चमक रही थी। मुझे शाखों पर लगे हुए कच्चे पक्के सेब दिखाई देते। जब मुझे यकीन हो गया कि वहां मेरे सिवाय कोई दूसरा इंसान नहीं है तो मैंने एक दरख्त से 2-3 पके हुए लाल सेब तोड़े और वहीं दरख्त की ओट में बैठकर खाने लगा। अचानक 2 आदमियों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। मैं लपक कर सबसे आखिरी दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गया। आवाज गफ्फार की कोठरी की जानिब से आ रही थी। आवाज करीब आई तो मैंने गफ्फार को एक आदमी के साथ बातें करता सेब के दरख्तों की जानिब जाते देखा। वो एक जगह दरख्तों के दरमियान रुक गए। उसके साथ जो आदमी था उसने कश्मीरी फिरन पहन रखी थी और सर पर गर्म टोप और कांधे पर कश्मीरी चादर थी। वो कश्मीरी जबान में बातें कर रहे थे। शायद सेब की पकी हुई फसल का सौदा हो रहा था। गफ्फार ने उसे दरख्त पर से एक सेब भी उतार कर दिखाया। अजनबी कश्मीरी ने मुस्कुराकर गफ्फार को कुछ कहा और सेब जेब में डालकर उसके साथ वापस चल पड़ा। बाग के किनारे पर कोठरी से चंद कदमों के फासले पर नीचे गांव को पगडंडी जाती थी। वहां जाकर दोनों खड़े बातें कर रहे थे। फिर वो आदमी गफ्फार से हाथ में लाकर नीचे उतर गया और गफ्फार वापस कोठरी के पास आया और ताला खोलकर कोठरी में दाखिल हो गया। मैं दरख्त के पीछे से निकला और कोठरी के दरवाजे में आकर खड़ा हो गया। मैंने गफ्फार को सलाम किया तो उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसका पहला जुमला ये था, तुम्हारा साथी कहाँ है? उसने मुझे खींच कर दरवाजा बंद कर दिया। वो मुझे देखकर घबरा गया था। बोला, पुल तबाह हो गया है। सुना है कितने ही भारतीय फौजी मारे गए हैं। तमाम देहात को फौज ने घेरे में ले लिया है। घर घर की तलाशी ली जा रही है। भारतीय कई लोगों को पकड़ कर ले गए हैं और उनके जासूस जगह जगह फिर रहे हैं। जब मैंने गफ्फार को अपने ऑपरेशन की पूरी रिपोर्ट दी तो उसने गहरा सांस भरते हुए मेरी तरफ देख कर कहा, भारतीय फौज हमारे गांव में भी आने वाली है। तुम्हारा इस वक्त यहाँ से निकलना ठीक नहीं। तुम पकड़े जाओगे, इसलिए तुम्हें तहखाने में छुप जाना चाहिए। मैं मौका मिलते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जल्दी करो। डोगरा सिपाही यहाँ पहुंचने ही वाले होंगे। उन्होंने पिछले 2 देहात में आग लगा दी है। मैं कोठरी से निकलकर गफ्फार के साथ बाग में उस जगह आ गया जहां रात भर की शदीद बारिश के बाद भीगे हुए सूखे पत्ते और शाहों का ढेर था। गफ्फार ने झाड़ झनकार को एक तरफ से हटाकर लकड़ी का तख्ता परे हटाया और मेरी तरफ देखकर कहा, तुमने कुछ खाया नहीं होगा। मैं नीचे जाकर हालात देखता हूँ। तुम्हारे लिए खाने को भी लाऊंगा। तुम यहाँ से किसी हालत में भी बाहर मत निकलना जब तक मैं ना आऊं, समझे? मैंने हाँ कहा और मैं गड्ढे में उतर गया। गफ्फार ने लकड़ी का तख्ता ऊपर कर दिया और झाड़ झनकार इस तरीके से ऊपर रखा कि तख्ते के नन्हे सुराख में से ताजा हवा अंदर आती रहे। वो चला गया। उस गड्ढे में मुझे बाहर की ठंड से जरूर निजात मिल गई थी, लेकिन बेहद हब्स था और लगता था कि मैं जिंदा दरगोर हो गया। गड्ढे में मच्छर भी कहीं से आ गए थे। कुछ मालूम नहीं था कि मुझे वहां कितनी देर तक कैद रहना होगा। बहरहाल ये उससे बेहतर था कि मैं डोगरा फौज की कैद में चला जाऊं और वो मुझे भयानक अजियतें देकर हलाक कर डालें। अजियतों से मेरा ध्यान अपने साथी कमांडो नंबर 9 की तरफ चला गया। अगर वो भारतीय फौज की कैद में है तो न जाने दुश्मन उसे किस किस तरह की अजियतें दे रहा होगा। मैं दिल में दुआ मांगने लगा कि खुदा करे वो शहीद हो गया हो, जिस तरह हमारे तीसरे साथी कमांडो नंबर 8 ने दुश्मन के पुल को उड़ाकर शहादत का रुतबा पा लिया था। मेरी आंखों के सामने कमांडो नंबर 9 की खशखशी दाढ़ी और तांबे जैसा चमकीला चेहरा, गहरी तेज आंखें और गठा हुआ जिस्म घूमने लगा। मैंने दिल में कहा कि वो भी यकीनन शहीद हो चुका होगा, क्योंकि किसी कमांडो का दुश्मन फौज के हत्थे चढ़ने से बेहतर होता है कि वो शहीद हो जाए। मैं गफ्फार की तारीख तहखाने में बैठा था। बाहर सन्नाटा छाया था। किसी वक्त परिंदे के बोलने की आवाज आ जाती। कुछ देर बाद 2 फायर हुए। ये पिस्तौल के फायर की आवाज थी और मेरे अंदाजे के मुताबिक नीचे गांव की तरफ से आई थी। मैं हमतन गोश हो गया। अब कुछ आवाजें ऊपर की तरफ आ रही थी। मेरे जेब से दस्ती बम निकालकर अपनी मुट्ठी में थाम लिया। ये बम मुझे नहीं बचा सकता था, लेकिन मरने से पहले मैं 2-1 को जरूर मारना चाहता था। आवाजें जैसे बाग के शुरू में कोठरी के पास आकर रुक गईं। फिर किसी फौजी ने चिल्लाकर बाग की तलाशी लेने का ऑर्डर दे दिया। उसका लहजा डोगरा संतरी का सा था। ऊपर जमीन पर कई फौजियों के भारी बूटों की धमक सुनाई थी और मैं गड्ढे की दीवार के साथ सिमट कर बैठ गया। दस्ती बम मैंने इस तरह हाथ में तैयार रखा था कि अगर ऊपर से डोगरा सिपाही ने लकड़ी के तख्ता अलग कर दिया तो मैं हैंड ग्रेनेड का पिन खींचकर बाहर फेंक दूंगा। उसके बाद चाहे मुझे गड्ढे ही में गोलियों से भून दिया जाए। कुछ फौजी बूटों की आवाज मेरे तहखाने के ऊपर वाले झाड़ झनकार के पास आकर रुक गई। फिर जैसे पत्तों और शाखों को संगीन से इधर उधर हटाकर देखा जाने लगा। मैंने दम साध लिया।
मेरी दोनों उंगलियां पिन निकालने के लिए दस्ती बम के ऊपर थीं। किसी फौजी ने दूर से आवाज दी, ओ इंचांगली उधर क्या कूड़ा करकट देखता फिरता है, इधर छप्पर के नीचे जाकर देखो। उसके साथ ही फौजी बूटों की आवाज दूर चली गई। मैं बच गया था। फिर मुझे गफ्फार की आवाज सुनाई थी। वो किसी फौजी से कह रहा था, इधर कोई पाकिस्तानी कमांडो आता तो हम खुद आपको इत्तला कर देता, हम तो हर वक्त चौकस रहते हैं। फौजी बोला, बकवास बंद करो, हम तुम लोगों को अच्छी तरह जानता है, हम पूरी तरह चेक करेगा। ये किसी डोगरा कंपनी कमांडर की आवाज ही हो सकती थी। कुछ देर तक फौजियों के बूटों की धमक और उनकी आवाजें सुनाई देती रहीं। फिर ये सारी आवाजें मुझसे दूर होती हुई गायब हो गईं। खतरे के टल जाने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और हैंड ग्रेनेड को दोबारा जेब में रख लिया। बाहर एक बार फिर सन्नाटा छा गया था। दूर वादी में किसी चील के चिल्लाने की आवाज बार बार आ रही थी। फिर ये आवाज भी तहलील हो गई। गड्ढे में बैठे बैठे मैं तंग आ गया था। सोचा बाहर ताजा हवा में निकल आऊं, लेकिन गफ्फार की हिदायत याद आ गई कि जब तक मैं न आऊं हरगिज बाहर मत निकलना। मैं अंधेरे गड्ढे नुमा तय खाने में ही दुबका रहा। मेरे सर के ऊपर लकड़ी के तख्ते में जो सुराख था उस पर कुछ शाखें आ गई थीं, जिसके बायस गड्ढे में हवा तो दाखिल हो रही थी मगर रोशनी कम आ रही थी। फिर ये रोशनी भी धुंधली होने लगी। मैंने अपनी घड़ी देखी, अंधेरे में उसकी सुइयां चमक रही थी। दिन के 12 बजने वाले थे। फिर 1 और फिर दिन के 2 बज गए। 2:30 बजे के करीब मुझे इंसानी कदमों की आवाज अपनी तरफ आती सुनाई थी। मैं एक बार फिर होशियार होकर बैठ गया। ये आवाज फौजी बूटों की नहीं थी, लेकिन गफ्फार की बजाय ये कोई भारतीय मुखबर भी हो सकता था जो मेरा सुराग लगाने वहां आया हो। मैंने चाकू निकाल लिया और कदमों की आवाज मेरे तय खाने के पास आकर रुक गई। अब गफ्फार की आवाज आई, ये मैं हूँ, गफ्फार घबराओ नहीं। उसके बाद फिर खामोशी छा गई। गफ्फार ऊपर इधर उधर चल फिर रहा था। मुझे जमीन पर टोकरे के घसीटने की आवाज भी सुनाई थी। फिर ऐसी आवाजें आईं जैसे कोई सेब के दरख्तों की झाड़ियों को खींच रहा हो। मैं गफ्फार को आवाज देने ही लगा था कि ऊपर कोई झाड़ छनकार हटाने लगा। फिर तख्ता उठ गया। उसके साथ ही गड्ढे में दिन की रोशनी और ताजा हवा का झोंका आया। मुझे ऊपर गफ्फार का सर नजर आया। उसने सर पर गर्म मफलर लपेट रखा था। उसने आहिस्ता से कहा कि मामला गड़बड़ है, मैं तुम्हें अभी बाहर नहीं निकाल सकता। उसने ऊपर से एक पोटली फेंकी। इसमें रोटी है और ये तुम्हारी पानी की बोतल है। जब तक मैं ना आऊं हरगिज हरगिज बाहर मत निकलना। उसने तख्ता एक बार फिर बंद कर दिया। गड्ढे में अंधेरा छा गया। मैं अब गफ्फार के रहमो करम पर था। अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकता था। उसका हर हुक्म मानने पर मजबूर था, क्योंकि मेरी भलाई भी इसी में थी। भारतीय फौज ने पुल को तबाह करने के बाद इर्द गिर्द तूफान मचा रखा होगा। जगह जगह तलाशी ली जा रही होगी। मशकूक लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा होगा। खुदा जाने वो क्या क्या जुल्म ढा रहे होंगे। मैंने पोटली में से मकई की रोटी निकाल कर खाई। साथ शलजम का अचार था। पानी का फ्लास्क हमारा ही था, जो मेरे साथी कमांडो नंबर 8 और नंबर 9 अपने साथ लाए थे। मैं वहीं गड्ढे में पांव थोड़े से खोल कर पड़ा रहा। सारा दिन उसी गड्ढे में गुजर गया। जब शाम का अंधेरा फैल गया और तख्ते के सुराख में से आने वाली रोशनी गायब हो गई तो किसी ने पत्तों की शाखों को परे हटाया। फिर तख्ता ऊपर उठा दिया। मैंने चाकू निकाल लिया। मैं हूँ गफ्फार, बाहर आ जाओ। दिन भर तारीख सर्द गड्ढे में पड़े रहने से मेरा जिस्म दर्द करने लगा था। मैं जल्दी से बाहर ताजा हवा में निकल आया। मेरा ख्याल था कि बाहर शाम होगी, मगर बाहर आकर देखा तो रात का अंधेरा छाया था। ताजा हवा में सांस लेने से मेरी जान में जान आई। गफ्फार तेज तेज कदमों से चलता बाग के अंधेरे में से गुजरता कोठरी में घुस गया। मैं उसके पीछे पीछे था। मेरे अंदर दाखिल होते ही उसने कोठरी का दरवाजा बंद कर दिया। जेब से एक मोमबत्ती निकाल कर जलाई और उसे जमीन पर एक जगह लगाते हुए बोला, हालात बड़े खराब हो रहे हैं। पुल के दोनों हिस्से मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। भारतीय फौज की बो मजीद बटालियन जम्मू आ गई है। वो हमारे गांव के 10 आदमियों को शुबे में पकड़ लेंगे। मैंने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। गफ्फार ने सर पर से मफलर उतार कर सर पर हाथ फेरा और उसे दोबारा बांधते हुए बोला, ये होता ही रहता है। तुम लोगों की तलाशी में भारतीय संतरी जहां भी आए थे। खुदा का शुक्र है कि वो तुम्हारा सुराग नहीं लगा सके, क्योंकि मैंने भी इन फौजियों के साथ बना रखी है। उन्हें हर सीजन में अपने बाग के सेब, मकई और मक्खन देता रहता हूँ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्हें मुझ पर भी शक हो गया है, इसलिए अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। मैंने कहा, तुम मेरी थोड़ी सी रहनुमाई करो, मैं वापस चला जाता हूँ। गफ्फार मेरे लिए रोटी और पानी लाया। मैं रोटी खाने लगा। गफ्फार ने कहा, एक और खबर का पता चला है। मैंने पानी का घूंट पीकर पूछा, वो क्या? गफ्फार बोला, मेरे एक खास मुखबर ने इत्तला दी है कि कमांडो नंबर 9 जो तुम्हारे साथ गया था शहीद नहीं हुआ। निवाला मेरे हाथ में ही रह गया। तो क्या मेरा साथी जिंदा है? वो बोला, हाँ, कमांडो नंबर 9 जिंदा है। उसे भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया है और पीछे जम्मू छावनी भेज दिया है। मेरी आंखों के सामने चमकीली आंखों और खशखशी दाढ़ी वाले जाले पाकिस्तानी सरफरोश कमांडो की शक्ल घूम गई। न जाने भारतीय उसे क्या क्या अजियतें नहीं देंगे, कैसी कैसी जिस्मानी अकूबत नहीं पहुंचाएंगे। क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ? हाँ, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने गफ्फार से कहा, क्या तुम्हारी इत्तला सच्ची है?
वो बोला इससे पहले मेरे मुखबर की दी हुई कोई इत्तला छूटी नहीं। मेरा ये मुखबर ऊपर बटालियन के मेस में खानसामा है। उसने अपने कानों से एक डोगरा अफसर को कमांडो नंबर 9 के बारे में बात करते सुना है। मैं खामोशी से रोटी खाने लगा। गफ्फार इस दौरान 2 बार उठकर बाहर का जायजा लेने गया। मैं रोटी खा चुका तो उसने कहा कि मेरे बेटे, तुम अपना मिशन मुकम्मल कर चुके हो। वैसे भी अब तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। भारतीय फौज के आदमी चप्पे चप्पे पर शिकारी कुत्तों की तरह तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं। उन्हें 2 सिपाहियों की लाशें भी मिल गई हैं जिन्हें तुम लोगों ने सड़क के ऊपर झाड़ियों में हलाक किया था। उनको यकीन है कि पाकिस्तानी कमांडो का एक साथी इसी जगह कहीं छुपा हुआ है। सारे रास्ते उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से किसी न किसी तरह निकाल लूंगा। मैं सोच रहा था कि एक बार फिर अपनी तमिल जबान की महारत, संस्कृत के इल्म और हिंदू देवमाला से गहरी वाकफियत और वेदों के श्लोकों के आजमाने का वक्त आ गया है। ये वो काम था जो कोई दूसरा कमांडो नहीं कर सकता था। मैंने गफ्फार से पूछा, गफ्फार क्या तुम मुझे यहाँ कुछ चीजें ला कर दे सकते हो? गफ्फार ने कदरे ताजुब से पूछा, कौन सी चीजें? मैंने जब उसे बताया कि मुझे गेरुए रंग की खद्दर की एक लंबी चादर, मनकों की 2 मालाएं, एक त्रिशूल, एक टायर सोल के ऊपर से ढकी हुई मोटी चप्पल और थोड़ा सा पानी में घुला हुआ केसर चाहिए, वो हैरानी से मेरी सूरत तकने लगा। बोला, तुम इन चीजों को लेकर क्या करोगे? मैंने कहा, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम ये चीजें मुझे मुहैया कर सकते हो। मैं तुम्हें कुछ रुपए दे दूंगा। गफ्फार बोला, गेरुआ खद्दर तो जितना चाहोगे मिल जाएगा। साधुओं वाली मालाएं साथ वाले कस्बे के बाजार में ही मिल सकेंगी, क्योंकि वहाँ एक मशहूर मंदिर है और उसी बाजार में मालाएं बिकती हैं। बाकी त्रिशूल मैंने इस बाजार में कहीं भी नहीं देखी। केसर तो हमारे घर में ही है। चप्पल का भी बंदोबस्त हो जाएगा। लेकिन क्या तुम साधु बनोगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं साधु बनकर यहाँ से निकलूंगा। लेकिन गफ्फार, तुम्हें मेरी खातिर, मेरे साथी कमांडो की खातिर एक और काम करना होगा। और वो काम यह है कि जिस तरह भी हो सके मुझे अपने मुखबर के जरिए सिर्फ इतना पता करवा दो कि मेरा साथी कमांडो नंबर 9 जम्मू छावनी में किस रेजिमेंट में कैद है। मैंने अपने साथी कमांडो को भारतीय फौज की कैद से छुड़ाने का फैसला कर लिया है। गफ्फार कुछ देर के लिए चुप हो गया। वो गहरी सोच में था। फिर सर उठाकर मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब रोशन चमक थी। मेरे बच्चे पाक फौज के कमांडों को मेरा सलाम। तुम लोग सच्चे मुजाहिद हो, इस्लाम के शेर हो। मैं तुम्हें जरूर पता करके दूंगा कि हमारा जांबाज मुजाहिद जम्मू छावनी की किस रेजिमेंट में कैद है। गफ्फार ने मेरा माथा चूम लिया। मैंने गफ्फार को 500 रुपए निकाल कर दिए। वो उन्हें नहीं ले रहा था, लेकिन मैंने कहा कि ये मैं अपनी चीजें खरीदने के लिए तुम्हें दे रहा हूँ। उसने मेरे बहुत मजबूर करने पर सिर्फ 200 रुपए ले लिए और अगले रोज सुबह आने का कहकर चला गया। एक बार फिर उसने मुझे ताकीद की कि मैं कोठरी से बाहर न निकलूं और मोमबत्ती भी रोशन न करूं। मैंने उसके चाहते ही मोमबत्ती बुझा दी। गफ्फार ने कोठरी के बाहर ताला लगाया और उसके कदमों की आवाज दूर होते होते गायब हो गई। सर्द अंधेरे और सीलन ज़दा गड्ढे से निकलकर इस कोठरी की नीम गर्म फजा में आने से मुझे बड़ा सुकून मिला। मैं लिहाफ ओढ़कर अपने अगले मिशन के बारे में सोचने लगा। यह मिशन अपने साथी कमांडो नंबर 9 को दुश्मन की कैद से निकालने का था। यह कोई सहल काम नहीं था। जम्मू भारतीय फौज की बहुत बड़ी छावनी थी और कश्मीर के संगीन हालात के पेश नजर यहाँ चेकिंग और हिफाजती इंतजामात उतने सख्त थे कि आम आदमी फौजी छावनी के इलाके के आसपास भी भटक नहीं सकता था। मैं उस ज़ईफुल एतकाद और हजारों देवी देवताओं, अवतारों, ऋषियों और तरह तरह के तवहुमात पर यकीन रखने वाली कौम को उनके तवहुमात से ही शिकस्त देना चाहता था। इसके लिए मेरे पास काफी मवाद था। मैं अपने जहन में एक बाकायदा लाया अमल तैयार करने के बाद सो गया और ऐसे घोड़े बेचकर सोया कि आंख खुली तो गफ्फार मेरे पास बैठा मुझे जगा रहा था। मुझे पता ही न चल सका कि उसने कब कोठरी का दरवाजा खोला और कब अंदर आ गया। गफ्फार ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी नींद इतनी गहरी नहीं होनी चाहिए दोस्त। वो मेरे लिए केतली में चाय और खालिस मक्खन में पकी हुई मकई की मीठी रोटी लाया था। वो कहने लगा, तुम्हारी चीजें खरीदने मैं आज ही साथ वाले कस्बे में जा रहा हूँ। शाम तक वापस आ जाऊंगा। अब दिन का वक्त है, इसलिए तुम्हें इस कोठरी की बजाय वापस जमीन दोस्त खाने में जाकर छुपना होगा। यहाँ दिन में किसी भी वक्त भारतीय गश्ती पार्टी आ सकती है। अगरचे गढ़े का नाम सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन उसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। गफ्फार मेरे लिए दोपहर के वास्ते भी रोटी और फ्लास्क में पानी भरकर ले आया था। नाश्ता कराने के बाद उसने बाहर जाकर बाग के माहौल का जायजा लिया और फिर मुझे कोठरी से निकाल कर एक बार फिर उसी सर्द तारीख गड्ढे में बंद कर दिया। इस बार वो मुझे अपने बाग के कुछ सेब भी तोड़ कर दे गया। यूं समझ लें कि बड़ी मुश्किल से मैंने उस गड्ढे में दिन गुजारा। शाम के वक्त गफ्फार वापस आ गया। जब वो मुझे गड्ढे से निकाल कर कोठरी में लाया तो मैंने मोमबत्ती की रोशनी में वहाँ एक गठरी पड़ी देखी। वो बोला, इसमें तुम्हारी चीजें हैं। त्रिशूल मुझे नहीं मिल सकी। उसने गठरी खोली। उसमें गेरुए रंग के देहात में बने हुए मोटे खद्दर का लंबा कुर्ता और बड़ी चादर, ताले मनकों की 4 मालाएं और एक मोटी सी कश्मीरी चप्पल थी। उसने मुझे 30 रुपए वापस किए। मैंने जेब से 100 के मजीद 4 नोट निकाल कर उसके पांव में रख दिए और कहा, मैं जिस भेस में यहाँ से निकलूंगा उसके लिए मुझे रुपयों की जरूरत नहीं। मैं जहाँ जाऊंगा रुपए पैदा कर लूंगा। ये हकीर सी रकम मैं तुम्हें नहीं बल्कि अपनी
बहन नाजो के जोड़े के लिए दे रहा हूँ, इनकार न करना। गफ्फार चुप हो गया। त्रिशूल के लिए मैंने मजीद इसरार न किया। अब मेरे पास इंडियन करेंसी के 10-10 रुपए के 7 नोट, सिधा का दिया हुआ सांप का मन का, एक चाकू और हैंड ग्रेनेड थे। मैंने सिवाय सांप के मन के और 70 रुपयों के बाकी सब कुछ गफ्फार को दे दिया कि वो उसे किसी गड्ढे में दफन कर दे। एक पुड़िया में डालकर वो मेरे लिए जाफरान जानी केसर भी लाया था। गफ्फार ने मुझे बताया कि उसने अपने मुखबर को ताकीद कर दी है कि वो जैसे भी हो सके ये मालूम करने की कोशिश करे कि कमांडो नंबर 9 को जम्मू छावनी में किस मकाम पर किस रेजिमेंट की तहवील में दिया गया है। जब तक मुझे ये मालूमात हासिल नहीं हो जाती मैं वहां से नहीं जा सकता। गफ्फार मुझे तहखाने में बंद करके चला गया। अब ऐसा होता कि दिन को मुझे गफ्फार गड्ढे में बंद कर देता और रात को निकाल कर कोठरी में सुलाकर चला जाता। उसके मुखबर को अभी तक मेरे साथी कमांडो का कुछ सुराग नहीं मिल सका था। चौथे रोज रात को गफ्फार मुझे गड्ढे से निकाल लाया और उसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि मेरे साथी कमांडो का कुछ सुराग मिल गया है। और उसने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि मेरे साथी कमांडो का कुछ सुराग मिल गया है। मेरे मुखबर को सिर्फ इतना ही मालूम हो सका है कि कमांडो नंबर 9 को जम्मू छावनी के इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर के दफ्तर में रखा गया है और कोई विंग कमांडर भटनागर है जो उससे पूछगिछ कर रहा है। गफ्फार के मुखबर को उस विंग कमांडर का नाम मालूम नहीं हो सका था, लेकिन मेरे लिए इतनी मालूमात ही काफी थी। मैंने गफ्फार को बताया कि मैं विष्णु देवी यानी जम्मू की माता शेरावाली के भक्त के भेष में वहां से निकलूंगा। गफ्फार कहने लगा, इस हालत में तो मैं तुम्हारे साथ 2 कदम नहीं चल सकूंगा। लोगों को खामखा शक होगा कि मैं एक साधु के साथ कहां जा रहा हूं और हमारे गांव में भारतीय फौज के जासूस होशियार हो जाएंगे। मैंने कहा, तुम्हें मेरे साथ जाने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ मैं खुद संभाल लूंगा। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जहां लारियों का वो अड्डा कहां है जहां से जम्मू तवी को लारी जाती है। गफ्फार कहने लगा, जहां से उतरकर नीचे हमारा गांव है। गांव की अकब में एक पगडंडी आगे कस्बे में लोकेश को जाती है। उस कस्बे से एक पहाड़ी रास्ता आगे एक बड़े कस्बे नगरपुरी तक जाता है। नगरपुरी में लारियों का अड्डा है जहां से गुलमर्ग और जम्मू तवी को लारियां और बसें जाती हैं। मैंने सारा नक्शा जहन में अच्छी तरह बिठा लिया। गफ्फार भाई, मैं आज मुंह अंधेरे यहाँ से निकल जाऊंगा। क्या तुम बता सकते हो कि सारे इलाके में भारतीय जासूस कहाँ कहाँ हो सकते हैं? गफ्फार बोला, जी मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम यूं समझ लो कि वो तुम्हें हर जगह कहीं भी मिल सकते हैं, तुम्हें देख सकते हैं और तुम्हारा पीछा भी कर सकते हैं। खास तौर पर लारियों के अड्डों पर तो वो पाकिस्तानी कमांडोज की तलाश में मक्खियों की तरह भिन भिनाते फिरते हैं। मैंने कहा, मौला करीम मेरा रखवाला है, मुझे हर हालत में अपने इस मिशन को कामयाब करना है और अपने साथी को अगर वो शहीद नहीं हो गया तो दुश्मन की कैद से निकाल कर पाकिस्तान की सरहद पार करवानी है। गफ्फार मेरे लिए दुआ और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए बोला, लेकिन रात तुम गड्ढे में ही गुजारोगे, इस कोठरी में रहना खतरे से खाली नहीं है। आज मुझे खतरा सा लग रहा है। मैंने कहा, मेरा मिशन मेरे सामने वाज़ेह है गफ्फार, अब मैं गढ़ा तो क्या कब्र के अंदर भी रात गुजार सकता हूँ। तुम ऐसा करना कि सुबह जरा जल्दी आना। वो बोला, मैं पाँव फटते ही आ जाऊंगा। गफ्फार उस रात मुझे गड्ढे में उतार कर वापस चला गया। सारी रात मच्छर मुझे काटते रहे और मैं अपने मिशन की तफसीलात पर गौर करता रहा। इस गौर और फिक्र में नींद आ गई। आंख खुली तो पाँव फट रही थी और गफ्फार ऊपर से तख्ता हटाए मुझे आहिस्ता आहिस्ता आवाजें दे रहा था। मैं गड्ढे से निकल आया। कोशी में पहुंचकर मैंने मुंह हाथ धोया। आज गफ्फार मेरे लिए गजरेला और सब्ज चाय लाया था। हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया, चाय पी। फिर मैंने उसे प्याली में ज़ाफ़रान घोलने को कहा और खुद कपड़े तब्दील करने लगा। मैंने गेरुए रंग की चादर धोती की तरह पहनकर ऊपर से लंबा कुर्ता जेबतन किया। गले में मनकों की मालाएं डाली, एक माला हाथ में पकड़ ली। प्याली में घुले हुए ज़ाफ़रान में उंगली डुबोकर अपने माथे पर विष्णु देवी के तिलक की 3 लकीरें डाली और पाँव में चप्पल पहन ली और जेब में सांप का मनका और 70 रुपए संभाल कर रख लिए। उसके अलावा मेरे पास जो कुछ भी था वो मेरे दिमाग में महफूज था। मैंने गफ्फार का हाथ थाम कर कहा, तुम्हारा सलूक और मेजबानी मैं कभी नहीं भूलूंगा। गफ्फार की आवाज भी जज्बाती हो गई थी। कहने लगा, मेरे बच्चे, ये तो मैंने अपना दीनी फर्ज अदा किया है। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब कश्मीर की हर इमारत, हर छावनी पर पाकिस्तान का परचम लहरा रहा होगा। मैंने उसका हाथ दबाते हुए कहा, इंशाल्लाह। गफ्फार मुझसे बगलगीर हो गया। शिद्दत से उसका बदन कांप रहा था। जब वो मुझसे आखिरी बार हाथ बिताने लगा तो मैंने उसकी आंखों में आंसू तैरते देखे। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। मेरे बच्चे, खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। मैं तुम्हारे लिए 5 वक्त की नमाज पढ़कर दुआ करूंगा। पाकिस्तान जाकर वहाँ भाइयों से कहना कि कश्मीर जाग रहा है। वो एक बार फिर मुझसे बगलगीर हो गया।
वो बहुत जज्बाती हो रहा था। वो कोठरी में रहा और मैं अल्लाह का नाम लेकर बाहर निकल गया। धूप चमक रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। मैं ढलान उतरा तो गफ्फार के छोटे से गांव की छतें नजर आने लगी। कई छतों पर सुर्ख सुर्ख मिर्चें सुखाने को डाल दी गई थीं। आसपास वादी में सुकूत छाया था। मैं गफ्फार की हिदायत पर अमल करते हुए गांव में दाखिल हुए बगैर उसी के अकब से होकर निकल गया। एक पगडंडी पहाड़ी ढलान पर नीचे जा रही थी। कहीं कहीं चीड़ और चनार के दरख्त उगे हुए थे। मैं बड़े एतमाद के साथ कदम बढ़ाता जा रहा था। माथे पर तिलक लगा था, हाथ में विष्णु माता की माला थी। मेरी शेव बढ़ाई थी। सोचा था बड़े कस्बे नगरपुरी में जाकर दाढ़ी मूछ और सर मुंडवाऊंगा। बज़ाहिर मैं विष्णु माता के भक्त के भेष में था, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह चौकन्ना था और तेज गहरी नजरों से इर्द गिर्द के माहौल का पूरी तरह जायजा लेता जा रहा था। मैं दिल में ये फैसला करके निकला था कि मेरा अंदाज जारिहाना होगा, आजिज़ाना नहीं। इससे पहले कि दूसरा मेरे बारे में किसी किस्म के शक व शुबहे में पड़े, मैं अपने जलाली तर्ज कलाम से उसकी ज़ईफ़ुल एतक़ादी पर भरपूर हमला करूंगा। मुझे खूब मालूम था कि हिंदू लोग जलाली साधुओं से बहुत घबराते हैं और उनके श्राप से तो उनकी जान निकलती है। मेरा सिर्फ डॉक्टरी मुआयना ही मुझे मुसलमान साबित कर सकता था, मगर मैंने अज़्म कर रखा था कि वो वक्त ही नहीं आने दूंगा। मुझे इस हकीकत का भी इल्म था कि जुनूबी हिंद, खास तौर पर तमिलनाडु में विष्णु भगवान के पुजारियों की तादाद लाखों से भी तजावुज करती है और वहाँ से लोग विष्णु भक्त शेरावाली विष्णु माता देवी के दर्शनों को अक्सर जम्मू आते रहते हैं। पहाड़ी पगडंडी ने मुझे उस छोटी सी कच्ची सड़क पर पहुंचा दिया जो छोटे कस्बे के बीच में से गुजरती थी, जहां हिंदुओं और मुसलमानों की छोटी छोटी देहाती दुकानें थी। मैं आन बान से गर्दन उठाए बाजार में से गुजर गया। लोगों ने मेरी तरफ कोई खास तवज्जो न दी, लेकिन विष्णु देवी के भक्त कश्मीर में अक्सर फिरते रहते थे। आगे नगरपुर का बड़ा कस्बा था। ये कस्बा काफी फैला हुआ था। पहाड़ी ढलानों पर ऊपर नीचे कितने ही मकान बने हुए थे। सीढ़ियों की तरह के बेशुमार खेत थे जिनमें मकई की फसल खड़ी थी। बाजारों में बड़ी रौनक थी। 2 मस्जिदों के गुंबद और एक मंदिर का कलश धूप में चमक रहा था। हज्जाम की दुकान को देखकर मैं अंदर दाखिल हो गया। एक कश्मीरी मुसलमान गाहक की शेव बना रहा था। उसने मुझे हिंदू साधु समझकर कोई अहमियत न दी और अपने गाहक की शेव बनाता रहा। दुकान में लगी मक्का और मदीना की तस्वीरों को देखकर साफ पता चल गया कि ये हज्जाम मुसलमान है। मैंने भी माता शेरावाली का जयकारा बुलाने की जरूरत न समझी, बल्कि नरमी से कहा, बाबा, हम गुलमर्ग की पहाड़ियों में 15 रात्रियों की तपस्या करके आ रहे हैं, हमारा मुंह सर मूंद दोगे? कश्मीरी हज्जाम ने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं दीवार के साथ लगी पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ श्रीनगर का 1-2 रोज पहले का एक उर्दू अखबार पड़ा था। मैं उसे उठाकर पढ़ने लगा। बाहर के सफे पर ही एक 3 कॉलमी खबर छपी थी जिसमें लिखा था कि छावनी के पुल को तबाह करने वाले तखरीबकारों की तलाश सरगर्मी से जारी है। उस अखबार ने पाकिस्तानी कमांडो की जगह तखरीबकार लिखा था। शायद ये किसी मुसलमान कश्मीरी का अखबार था। गाहक शेव बनवा कर चला गया तो दुकानदार ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं जानबूझकर उससे कोई बात नहीं कर रहा था। वो भी चुप था। मेरा मुंह सर मूंडने के बाद उसने 2 रुपए तलब किए। मैंने उसे 5 रुपए देकर कहा, ये लो बाबा, विष्णु भक्त तुमसे खुश होंगे। मुसलमान हज्जाम ने 3 रुपए मेरी तरफ फेंक कर कहा, मुझे सिर्फ अपनी मजदूरी चाहिए। मैं दिल में बहुत खुश हुआ कि कश्मीर के बेटों की खुददारी और ज़मीर जिंदा है। मैंने मुस्कुराकर 3 रुपए उठा लिए और दुकान से निकलकर लारियों के अड्डे की तरफ आ गया। दूर ही से लारियों और बसों के हॉर्न की आवाजें मुझे अपनी तरफ बुला रही थीं। बाजार में अड्डे के पास मुझे एक हिंदू की दुकान नजर आई, जहाँ कपड़ा, साबुन, तेल और थैले वगैरह बिकते थे। कुछ थैले बाहर ही लटक रहे थे। मैं एक कपड़े का थैला खरीदना चाहता था। हिंदू दुकानदार के माथे पर भी चंद्र यानी विष्णु देवी का तिलक लगा था। मुझे देखकर उसने हाथ बांध लिए। पधारिए महाराज, क्या सेवा करूं आपकी? मैंने उस पर एक जलाली नजर डाली और घूर कर फूलदार थैले की तरफ इशारा करके रोबदार आवाज में कहा, इसे उतार दो लाला, विष्णु माता के लिए इसमें सीताफल ले जाएंगे। हिंदू डोगरे में झट थैला उतार कर मुझे पेश कर दिया और हाथ बांध कर बोला, कोई और हुक्म महाराज? थैला कांधे से लटका कर मैंने जय माता शेरावाली का नारा लगाया और आगे चल दिया। लारियों के अड्डे पर ज्यादा रश नहीं था क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू होने के बायस पहाड़ों पर आने वाले मुसाफिरों का सिलसिला रुक गया था और जो गर्मियों में आए थे वो जा चुके थे। एक बस गुलमर्ग जाने को तैयार खड़ी थी। मैंने टिकट वाले बाबू से पूछा, जम्मू तवी को बस कब जाएगी? उसने टीन के एक छप्पर तले खड़ी एक पुरानी बस की तरफ इशारा किया जिसमें 6-7 मुसाफिर पहले ही बैठे थे। मैं जम्मू शहर का एक टिकट खरीदने लगा तो टिकट बाबू ने कहा, महाराज आप ऐसे ही बैठ जाएं, आपसे टिकट लेकर क्या करेंगे? मैं बगैर टिकट सफर करना नहीं चाहता था, इसलिए हंसकर कहा, माता विष्णु का भक्त हूँ, मुझे विष्णु पैसे दे दिया करती है। बस में आकर बैठा तो किसी मुसाफिर ने मेरी तरफ ज्यादा ध्यान न दिया। माता विष्णु के भक्त उस इलाके में फिरा ही करते थे और मैं भी यही चाहता था कि मेरी तरफ कोई तवज्जो न दे। लारी अड्डे पर चाय के होटल के बाहर लकड़ी के बेंचों पर कुछ मुसाफिर बैठे भोजन कर रहे थे और एक कश्मीरी जमीन पर बैठा चाय पी रहा था।
दो पुलिस के सिपाही आहिस्ता आहिस्ता चलते अड्डे के सामने वाली दुकानों की तरफ जा रहे थे। मेरी आंखें किसी सीआईडी वाले को तलाश कर रही थीं, मगर वहां कोई सीआईडी वाला नजर न आया। बस में कुछ और मुसाफिर सवार हो गए। इनमें 2-4 डोगरा औरतें भी थीं। मैं चुपचाप बैठा माला जाप कर रहा था। सिख ड्राइवर अपनी पगड़ी ठीक करता अगली सीट पर आकर बैठता हुआ क्लीनर से चलने का पूछा। इतने में अचानक एक तरफ से 3 भारतीय मिलिट्री पुलिस के आदमी निकल आए। मेरे दिल की धड़कन जरा तेज हुई, लेकिन फौरन ही संभल कर बैठ गया। इन भारतीय फौजियों में 2 सिख और एक डोगरा हिंदू था। डोगरा हिंदू पीछे खड़ा रहा और दोनों सिख फौजी बस में आ गए और एक एक मुसाफिर से पूछगिछ करने लगे। वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। मेरी बारी आए तो सिख फौजी मुझे घूर कर देखते हुए बोला, महाराज किधर से आए हैं। मैंने माला वाला हाथ ऊपर उठाकर पहाड़ों की तरफ इशारा किया। ऊपर शिवरात्रि के टीले पर तपस्या करके आ रहे हैं बच्चा, और तवी में 8वीं गुरु बादशाह के गुरुद्वारे जाकर स्नान करेंगे। जम्मू में मैंने उस गुरुद्वारे का नाम सुन रखा था। सिख ने 8वीं गुरु बादशाह का नाम सुना तो दूसरे मुसाफिरों की तरफ मुतवज्जे हो गया। मैंने उस सिख फौजी को वहीं मारा था जहां वो मर सकता था। उसके बाद उसने मुझसे कुछ न पूछा। जब दोनों फौजी बस से उतर गए तो बस चल पड़ी और मैंने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। जम्मू पहुंचने के बाद मुझे एक आदमी से बहरहाल बचकर रहना था, और वो था सीआईडी वाला। वो दुबला पतला हिंदू जिसने बाग जोगियां वाले तक मेरा पीछा किया था, और शायद उसी ने आगे पाक कमांडो पार्टी की आमद की मुखबरी भी की थी। मुझे यकीन था कि अब अगर उस समय नजर आ गया तो वो मुझे गिरफ्तार करवा देगा। मेरा हुलिया भी वही था जिस हुलिये में मैं जम्मू से आगे अपने टारगेट की तरफ रवाना हुआ था, और अब उस खतरनाक आदमी को अगली दुनिया में पहुंचाने के अलावा दूसरा कोई इलाज मेरे पास नहीं था। बस पहाड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। बस ने 1 घंटे में एक बहुत बड़े पहाड़ का चक्कर काटा और एक जगह रुक गई, जहां मुसाफिरों ने उतरकर चाय वगैरह पी। जिनको चक्कर आ रहे थे वो सर पकड़कर जमीन पर बैठ गए और क्लीनर बस में ठंडा पानी डालने लगा, लेकिन मैं बस में ही बैठा रहा। आधे घंटे बाद बस अपने सफर पर दोबारा रवाना हो गई। रात के 8 बजे हमारी बस जम्मू शहर में दाखिल हुई। लारी अड्डे पर काफी रौनक थी, क्योंकि कुछ देर बाद जहां से एक बस पठानकोट को जाने वाली थी और मुसाफिर जमा हो रहे थे। मेरा टारगेट बाग जोगियां वाले का एजेंट साधु मातादास था। जम्मू शहर की सड़कों से थोड़ी बहुत वाकफियत हो चुकी थी, लेकिन अंधेरा हो जाने की वजह से खदशा था कि मैं कहीं भटक न जाऊं। चुनाचे मैंने एक साइकिल रिक्शा ले लिया और उसे बाग जोगियां वाले की तरफ चलने को कहा। बाग से थोड़ी दूर मैं रिक्शे से उतर गया। झोंपड़ी में लैंप की धीमी रोशनी मातादास की मौजूदगी का पता दे रही थी। मैंने झोंपड़ी के बाहर खड़े होकर जय माता शेरावाली का बुलंद नारा लगाया तो झोंपड़ी के दरवाजे पर पड़ा टाट एक तरफ से उठ गया और मातादास कंबल ओढ़े बाहर निकल आया। मुझे पहचानते हुए बोला, अंदर आ जाओ। अंदर दाखिल होकर मातादास मुझे लाल लाल आंखों से देखते हुए बोला, तुम्हें किसी में देखा तो नहीं? मैंने कहा, मैं कुछ कह नहीं सकता। वो बोला, तुम्हारे मिशन की कामयाबी की मुझे रिपोर्ट मिल गई थी। अब तुम यहाँ मेरे पास क्या लेने आए हो? तुम्हारा इस तरह खुले बंदों बेमकसद आने से मेरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। मैंने कहा, हमारा एक कमांडो शहीद हो गया और कमांडो नंबर 9 दुश्मन की कैद में यहाँ एयरफोर्स की तहवील में है, और मैं उसे यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान की सरहद पार करवाना चाहता हूँ। मातादास एजेंट ने किसी कदर नाराजगी से कहा, ये तुम्हारे मिशन में शामिल नहीं है। मैंने फौरन कहा, ये मैं रजाकाराना तौर पर करना चाहता हूँ। कमांडो नंबर 9 हमारा साथी और सरफरोश मुजाहिद है। दुश्मन उसे अजियतें देकर हलाक कर डालेगा और उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। एजेंट मातादास बोला, तुम अगर इसे अपना फर्ज समझते हो तो अपने तौर पर उसकी मदद करते फिरो। मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं किसी खतरे में पड़कर अपने मिशन को बर्बाद नहीं कर सकता। मैं चुप हो गया। वो ठीक कह रहा था। हर एजेंट के पास एक खास मिशन होता है, उसे एक खास फर्ज सौंपा जाता है जिसको उसे हर सूरत में बल्कि अपनी जान की बाजी लगाकर भी निभाना पड़ता है। वो उस मिशन से इधर उधर कभी नहीं हटता। कमांडो जब बदकिस्मती से दुश्मन की कैद में चला जाता है तो ये उसका फर्ज होता है कि वो वहां से फरार होने की कोशिश करे। दूसरा कमांडो उसे बचाने के लिए खास तौर पर दुश्मन के इलाके में अपनी जान और अपने मिशन के ऑपरेशन को खतरे में नहीं डाला करता। लेकिन मैं अपने साथी कमांडो को भारतीय कैद से निकालने का अहद कर चुका था। मैंने मातादास से कहा, ठीक है, मैं इस ज़िम्न में तुमसे कोई मदद तलब नहीं करूंगा और तुम्हें इसमें मुलव्विस भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें इस सिलसिले में मेरी मदद करनी होगी। मातादास ने पूछा, वो क्या? मैंने उसे बताया, मैं अपने तौर पर जम्मू में किसी दूसरी जगह जाकर रहना शुरू कर दूंगा, लेकिन जिस सीआईडी वाले हिंदू डोगरे ने पहले भी मेरा पीछा किया था उससे मुझे खतरा है कि वो मुझे पहचान लेगा और मुझे गिरफ्तार करवा देगा। मैं उस सीआईडी वाले से निजात हासिल करना चाहता हूँ। मातादास खामोशी से कुछ सोचने लगा, फिर बोला, मैंने भी उसे तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ आते एक बार देखा था। मुझ पर वो इसलिए हाथ नहीं डाल सकता कि मैंने जहाँ के बड़े बड़े फौजी अफसरों की ज़ईफुल अकीदा हिंदू औरतों को अपने दाम में फंसा रखा है।
मैंने जल्दी से कहा, मैं चाहता हूं कि अब अगर वो यहाँ आए तो तुम उसे खत्म कर दो। माता दास एजेंट हाथ हिलाकर बोला, ये मेरे मिशन में शामिल नहीं, ये काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा, और फिर वो भी यहाँ से कहीं दूर जाकर। हाँ, तुम यहाँ रहकर उसका इंतजार कर सकते हो सकता है वो एक रोज में इधर का चक्कर लगाए। कभी कभी वो मेरे डेरे पर माथा टेकने आ जाता है। शायद जम्मू CID ने उसे मेरी निगरानी पर लगा रखा है। ये तजवीज मुझे पसंद आ गई। माता दास बोला, लेकिन शर्त यह है कि तुम दिन भर मेरे झोंपड़े के अंदर ही रहोगे, सिर्फ रात के अंधेरे में एक बार बाहर निकल सकोगे। मैंने कहा, मैं तो कैद होकर रह जाऊंगा। इस पर माता दास ने झुंझलाकर कहा, कमांडो होगे तो हुआ करो, मैं भी अपने वतन के एक अहम मिशन पर अरसा 5 बरस से यहाँ धूनी मारे बैठा हूँ। मैं तुम्हारी खातिर अपने वतन के मफादात को खतरे में नहीं डाल सकता। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो यहाँ से चले जाओ और फिर कभी मेरे झोंपड़े का रुख न करना। मैं समझ गया कि वो ठीक कह रहा है। मुझे अपना रजाकाराना मिशन भी अजीज था। मैं अपने कमांडो साथी की हर हालत में मदद करना चाहता था। चुनाचे मैंने उसकी शर्त मंजूर कर ली। रात मैंने वहीं झोंपड़े में बसर की, दिन को भी वहीं पड़ा रहा। ये तो मेरे कैद का दिन था। माता दास खुद झोंपड़े के सामने आसन जमा कर बैठ गया। किसी को झोंपड़े में जाने की इजाजत न थी। अपने चेले को उसने जंगल में कोई खास किस्म की जड़ी बूटी लाने को भेज दिया। दिन गुजर गया और रात हुई तो उसने झोंपड़े में आकर मुझे बताया कि CID वाला नहीं आया। मैंने मायूस होकर सर झुका लिया। अंधेरे में थोड़ी देर को टहलने में झोंपड़े से निकलकर बाग के दरख्तों में गया और फिर वापस झोंपड़े में आ गया। तीसरे रोज मुझे दोपहर के वक्त बाहर साधु माता दास की किसी से बातें करने की आवाज सुनाई थी। मूर्ख, जाओ शाम को आकर हमसे मंगलसूत्र ले जाना, नौकरी में तुझे तरक्की मिल जाएगी। सूरज गुरूब हुआ तो माता दास ने मुझे झोंपड़े में आकर बताया, होशियार हो जाओ, CID वाला शाम को आने वाला है। वो मुझसे मंगलसूत्र बनवाना चाहता है। उसकी नौकरी का कोई चक्कर है। वो मांगलिक है, इसलिए मंगलसूत्र के पीछे पड़ा है। थोड़ी देर में वो आ जाएगा। तुम बाहर आकर एक तरफ हट कर बैठ जाओ। जब वो आए तो उठकर चले जाना। वो लाजिमन तुम्हारा पीछा करेगा। बाग के पीछे गंदे नाले के नशेब के पास एक अंधा वीरान कुआं है। आगे तुम समझ गए होगे कि तुम्हें क्या करना है। खबरदार लाश बाग में या गंदे नाले में मत फेंकना। खबरदार लाश बाग में या गंदे नाले में मत फेंकना, नहीं तो मुझ पर मुसीबत नाजिल हो जाएगी। अब बाहर आ जाओ। मैं बड़ा खुश हुआ और इस झोंपड़े से निकलकर उस रुख से आलती पालती मारकर बैठ गया कि बाग का गेट मुझे साफ दिखाई दे। दिन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। सूरज ने कश्मीर की पहाड़ियों के पीछे अपना चेहरा छुपा लिया था। शाम का अंधेरा अपने पर फैला रहा था। साधु माता दास मुझसे 4 कदम के फासले पर झोंपड़ी के बिल्कुल सामने आसन जमाए बैठा था। उसका करमंडल करीब ही बड़ा था। बाग के गेट में एक दुबला पतला आदमी दाखिल हुआ। वो झोंपड़े की तरफ आ रहा था। मैंने उसे एक ही नजर में पहचान लिया। ये वही डोगरा हिंदू CID वाला था। अभी उसने मुझे नहीं पहचाना था। मैंने अपना चेहरा सीधा कर लिया। उसके हाथों में जू और गेंदे के फूल थे। करीब पहुंचकर जूं ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो ठिठक कर रह गया। अब उसने भी मुझे पहचान लिया था। कश्मीर के पुल की तबाही का यकीनन उसे भी इल्म था और मैं उसका सबसे बड़ा शिकार था। इससे पहले कि वो कोई हरकत करता, मैं उठा और साधु माता दास के चरण छूकर कहा, मैं जाता हूँ महाराज, मेरी अरदास भूलिएगा नहीं। ये कहकर मैं बाग के अकब में वाक़े अंधे कुएं की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। CID वाला मेरा ताकुब करता चला रहा था। सर्दी और शाम का अंधेरा बढ़ जाने की वजह से बाग में वीरानी सी छा रही थी। कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मैं गंदे नाले की तरफ से होकर अंधे कुएं के पीछे आ गया और कुएं की मुंडेर के पास उगी हुई झाड़ियों में छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर में CID वाला भी वहां पहुंच गया। वो बड़ी बेचैनी से इधर उधर देखते हुए मुझे तलाश कर रहा था। मैं चाहता था कि वो मजीद आगे आ जाए और फिर हस्बे ख्वाहिश उस CID वाले ने चंद कदम उठाए और झुककर अंधे कुएं में देखने लगा। मैं झाड़ियों में से निकलकर उसकी तरफ लपका। मुझे हमलावर होते देखते ही वो संभल कर पीछे हटा और जेब से सीटी निकालकर जोर से बजा दी। दूसरे ही लम्हे वो काबू में था और 1 सेकंड के बाद उसकी गर्दन लटक रही थी। मैंने उसकी लाश को अंधे कुएं में फेंक दिया और खुद बाग के अकबी गेट की तरफ तेज तेज चलने लगा। सीटी की आवाज पर उसने अपने 2 साथी पुलिस वालों को बुलाया था जो बाग में आसपास ही मंडलाते रहा करते थे। मैंने पुलिस वालों को अपनी तरफ आते देखा तो अपनी चाल आहिस्ता कर ली। पुलिस वाले मेरे करीब से गुजर गए। मैं अकबी गेट में से निकलकर बाहर सड़क पर आ गया और बड़े सुकून से फुटपाथ पर पैदल चलने लगा। मुझे मालूम था कि आगे कुछ दूर जाने के बाद बाएं जानिब नशेब में एक मंदिर आता है, मगर मैं वहां नहीं जाना चाहता था कि जम्मू छावनी के किसी मंदिर में जाकर अपना ठिकाना न बनाऊं, क्योंकि छावनी में ही इंडियन एयरफोर्स का फौजी एयरपोर्ट और उनके दफातर थे और उसी एयरपोर्ट के इलाके में किसी जगह मेरे साथी कमांडो नंबर 9 को कैद में रखा गया था। अब मैं बेफिक्र और बेखतर था। जो शख्स मेरे मिशन को तहस नहस नहीं कर सकता था और मुझे गिरफ्तार करवा कर
हमेशा के लिए भारतीय कुबत खानों की अजियतों के हवाले कर सकता था, उससे मैंने छुटकारा हासिल कर लिया था। मुझे ये मालूम नहीं था कि इंडियन एयरफोर्स का हवाई अड्डा किस तरफ है। ये खतरा मैं मोल लेना नहीं चाहता था कि किसी साइकिल रिक्शे में बैठूं और उसे कहूं कि एयरफोर्स हेडक्वार्टर या एयरफोर्स के एयरपोर्ट की तरफ चलो। मुझे भूख लग रही थी, बाजारों में रोशनियां भी हो गई थी। उसी बाजार में आगे जाकर मुझे एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबा वो होटल होता है जहां सिर्फ सब्जी खोर ही खाना खाते हैं। मैं जय माता विष्णु का नारा लगाता ढाबे में दाखिल होकर एक खाली बेंच पर जाकर बैठ गया। ढाबे के मालिक ने मेरी आमद पर पसंदीदगी का कोई इजहार न किया। उसे मालूम था कि मुझे मुफ्त में खिलाना पड़ेगा, लेकिन मैंने बेंच पर बैठे बैठे जलाली आवाज में कहा, महाशय जी, हम तमिलनाडु के विष्णु भक्त हैं, भोजन करेंगे और दाम भी अदा करेंगे। ढाबे का मालिक यकीनन अंदर से बहुत खुश हुआ होगा। वहीं गद्दी पर हाथ जोड़कर बोला, महाराज, हम तो भक्तों के सेवक हैं। मैंने पेट भर कर खाना खाया और बज़ाहिर माला का जाप करते हुए सोचने लगा कि अब मुझे किस तरफ का रुख करना चाहिए। रात मैं किसी होटल में बसर नहीं करना चाहता था और अब मेरे लिए किसी मंदिर के और कोई मुनासिब जगह नहीं थी। मैं ढाबे के मालिक से भी किसी मंदिर के बारे में नहीं पूछना चाहता था, क्योंकि ये खामखा उसे गवाह बनाने वाली बात थी। मैंने खाने के पैसे अदा किए और बाजार में आ गया। मैं यूं ही एक तरफ मुंह उठाकर चलने लगा। सोचा कहीं न कहीं जो कोई मंदिर मिल जाएगा उसी पर डेरा जमा लूंगा। आगे जाकर मुझे कुछ फासले पर एक दरख्त में झंडा लगा हुआ दिखाई दिया, जिसके ऊपर बिजली का बल्ब जल रहा था और ये झंडा माता विष्णु देवी का था। करीब पहुंचकर देखा तो ये काफी बड़ा मंदिर था। मंदिर से भजन की आवाजें आ रही थी, घुंघरू, चिमटा और ढोलक बज रही थी। मैंने बाजू बुलंद करके जय माता की का नारा लगाया और मंदिर में दाखिल हो गया। मंदिर की अंदरूनी दीवार में शेरा वाली माता की मूर्ति उभरी हुई थी और सामने एक टोली बैठी भजन गा रही थी। मैं माता की मूर्ति को प्रणाम करते हुए चबूतरे के एक सुतून के पीछे बैठ गया। पुजारी मर्द और औरतें मंदिर में आ जा रही थी। भजन की टोली खूब जोर लगाकर भजन गा रही थी। मैंने अपने लिए कंबल नहीं खरीदा था। मैंने देखा कि चबूतरे के बाएं जानिब एक दरख्त के नीचे एक समाधि पर छोटी सी बारादरी बनी थी। मैं उठकर उस समाधि के पास गया। समाधि के पीछे ही मिट्टी से लिपा हुआ एक छोटा सा चबूतरा था। मैंने इधर उधर से खुश्क पत्ते और गिरी पड़ी सूखी लकड़ियां जमा की और उसका अलाव जलाकर बैठ गया। आग ने मेरे जिस्म को गर्मी पहुंचाई तो मैंने जय माता शेरा वाली का नारा लगाया और आसन जमा लिया, लेकिन मैंने आंखें खोल रखी थी। अलाव जलता देखकर मंदिर से निकलने वाली एक औरत मेरी तरफ बढ़ी। उसके हाथ में कांसी की थाली थी जिसमें फूल और फल थे। उसने मेरे सामने बैठकर माथा टेका और मेरे चरणों में कुछ फल रखकर हाथ बांधकर नमस्कार किया और वापस चली गई। अब ऐसा हुआ कि जो कोई मंदिर से निकलता मेरी तरफ आता, माथा टेकता, कोई चरण छूता, मैं हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देता और वो मेरे चरणों में फल फूल रख कर चला जाता। थोड़ी देर में मेरे आगे काफी फल फूल जमा हो गए। एक पुजारी कहीं से लकड़ी का बहुत बड़ा कंदा उठा लाया और उसे अलाव में रख दिया। अब मुझे सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। मैं कभी कभी बुलंद आवाज में संस्कृत के श्लोक पढ़ने लगता, जिसका लोगों पर खातिर खा असर हो रहा था। कुछ श्रद्धालु मेरे अलाव के पास ही जमकर बैठ गए। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। मेरे अकीदतमंदों को जब ज्यादा सर्दी लगी तो वो मुझे प्रणाम करके एक एक करके चले गए। मंदिर से भी अब भजन की आवाज नहीं आ रही थी। इक्का दुक्का पुजारी मंदिर में दाखिल होकर माथा टेकता और वापस चला जाता। कुछ देर बाद उनका सिलसिला भी बंद हो गया। मंदिर पर गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ सड़क पर से ट्रैफिक की आवाजें आ रही थी। मेरा अलाव जल रहा था। मैं अलाव के पास रात नहीं बसर करना चाहता था। मंदिर से मुल्हिक कोठरियां मौजूद थी। मंदिर के महंत की इजाजत और उसकी मर्जी से मैं एक कोठरी में डेरा जमा सकता था। मैं महंत की तरफ जाने ही वाला था कि वो मुझे मंदिर से निकलकर चबूतरे के पास आता दिखाई दिया। वो भी मेरे अलाव की तरफ देख रहा था। उसको उसके चेलों ने इत्तला दी थी कि एक भगत बाहर अलाव जलाकर बैठा हुआ है और लोगों से फल फूल और श्रद्धा वसूल कर रहा है। जैसी बात थी कि जिस तरह कोई कराची की एल्फिंस्टन स्ट्रीट में किसी कपड़े की दुकान के बाहर अपने कपड़े की दुकान लगा ले। वो चबूतरे की सीढ़ियां उतरकर मेरी तरफ आया। वो धोती कुर्ते में था, कांधों पर कंबल पड़ा था। अलाव की रोशनी में उसके माथे की चंदर तिलक की लकीरें चमक रही थी और पेट का गुंबद बाहर को निकला हुआ था। मैं उससे बिगाड़ना नहीं चाहता था, लेकिन दबकर ताल्लुकात पैदा करने में भी बेहतरी नहीं थी। इससे पहले कि महंत कुछ कहे, मैंने बाजू उठाकर जय माता शेरा वाली का नारा लगाया और इकट्ठे संस्कृत के 3-4 श्लोक पढ़ डाले। फिर कहा, महाराज, हम तमिलनाडु के विष्णु भक्त हैं। ऊपर कचड़ा में माता के लिए दर्शनों को आए हैं। अब शहर के हर विष्णु मंदिर में माता के चरणों में बैठकर महीना महीना भर भक्ति करेंगे। महंत को मेरा ये प्रोग्राम भला क्यों पसंद आने लगा था, जबकि वो देख रहा था कि मेरे आगे फलों और फूलों का ढेर लगा है। जाहिर है मैंने नकदी भी वसूल की होगी। हालांकि अभी तक किसी पुजारी ने कोई पैसा नहीं चढ़ाया था। महंत नाक चढ़ाकर बोला, महाराज, शौक से भक्ति करें माता की, परंतु इसके लिए बड़े मंदिर के पुरोहित से इजाजत लेनी होगी। मैं जानता था कि वो झूठ बोल रहा है और मुझसे सौदा करना चाहता है। मैंने जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर कहा, महाराज, हम विष्णु माता
माता के भक्त हैं, हमें संसार की मोह माया से कोई गरज नहीं। ये 50 रुपया और फल फूल हमें श्रद्धालु अर्पण कर गए हैं, ये आप रख लें। आगे से भी जो नकदी और फल फूल हमें वसूल होंगे हम आपकी झोंपड़ी में डाल दिया करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि इस पर आपका अधिकार है। महंत 50 रुपए का नोट लेकर बेहद खुश हुआ और मेरे पास बैठकर हाथ जोड़ता हुआ बोला, महाराज आप तो बड़ी करने वाले भक्त लगते हैं कि श्रद्धालु आपको इतना कुछ दे गए। आप जितने रोज जी चाहे जहाँ माता जी की भक्ति करें, मैं बड़े पुरोहित से खुद ही निमट लूंगा, आप निश्चिंत होकर रहें। 50 रुपए का नोट उस लालची महंत को सीधी राह पर ले आया था। उसने मुझे एक छोटी सी कोठरी भी अलॉट कर दी, साथ 2 कंबल भी लाकर दे दिए। मुझे और क्या चाहिए था। रात 11 बजे के बाद कोठरी में आकर लेट गया। सुबह मुंह अंधेरे मंदिर में भजन कीर्तन की तेज आवाजों ने जगा दिया। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया और समाधि के चबूतरे के आगे अलाव रोशन कर दिया। महंत ने अपने चेले के हाथ मेरे लिए चाय का ग्लास और बंद मक्खन भेज दिया। नाश्ता करने के बाद मैं अलाव के सामने आकर बैठ गया। सुबह सुबह काफी लोग पूजा पाठ करने आए। जो कोई आता मुझे भी माथा टेक कर फल फूल और पैसे अर्पण करता। मैंने देखा कि मंदिर में आने वालों में ज्यादा तादाद औरतों की थी। मुझे इन औरतों से कोई सरोकार नहीं था। वैसे भी ये औरतें निचले तबके की औरतें लगती थीं। मेरा असल टारगेट इंडियन एयरफोर्स का इलाका था, जहां विंग कमांडर भटनागर रहता था। हो सकता है वो अपनी फैमिली के साथ रहता हो, लेकिन अभी तक मैंने किसी से नहीं पूछा था कि एयरफोर्स का अड्डा और उनके अमले का रिहायशी इलाका किस तरफ है। दूसरे रोज रात को महंत मेरे पास आया तो मैंने फल फूल और रेजगारी की शक्ल में वसूल किया हुआ सारा नजराना उसकी खिदमत में पेश कर दिया। वो बहुत खुश हुआ। उसकी आमदनी में इजाफा हो गया था। मैंने महंत से इधर उधर की बातें शुरू कर दी। हर बार हरफ मतलब जबान पर आते आते रह जाता। दिल नहीं मानता था कि उस महंत से इंडियन एयरफोर्स बेस के बारे में पूछूं। आखिर मैंने यही तय किया कि सुबह शहर की गश्त पर निकलूंगा और एयरफोर्स के रिहायशी इलाके के बारे में खुद ही सुराग लगाने की कोशिश करूंगा। दूसरे रोज मैंने महंत से करमंडल लिया और उसे कहा कि ये हमारे भक्तों की रीत है कि हफ्ते में 2 बार विष्णु माता की दक्षिणा लेने लोगों के दरवाजे पर जाते हैं। महंत ने हाथ बांध कर कहा, जैसी महाराज की इच्छा। मैंने भीख मांगने वाला करमंडल हाथ में लिया और शहर के बाजार की तरफ चल पड़ा। धूप निकली हुई थी। बाजारों में लोग अपने अपने काम पर आ जा रहे थे। ट्रैफिक का हल्का हल्का शोर बुलंद हो रहा था। मैं गुंजान बाजारों से निकलकर निस्बतन खुली आबादी में आया तो एक साइकिल रिक्शे वाले को रोक कर कहा, बच्चा हमारा एक श्रद्धालु हवाई जहाज चलाने वाली फौज में है। कहता था कि जहाँ फौज के जहाज उतरते हैं वहाँ मेरा घर है, परंतु हमको मालूम नहीं। क्या तुम हमें वहां ले जाओगे बच्चा? हम तुम्हें 2 रुपए देंगे किराया। हम विष्णु माता के भक्त हैं, मुफ्त सवारी नहीं करते। साइकिल रिक्शा वाला हाथ बांध कर बोला, महाराज मैं तो सेवक हूँ, चलिए आपको एयरफोर्स कॉलोनी ले चलता हूँ, आपका दासी वही रहता है। मैंने मजीद तसल्ली की खातिर सवाल किया, परंतु फौज वालों के जहाज वहीं उतरते हैं ना? वो बोला, हाँ महाराज, वो एयरफोर्स वालों का अड्डा है, उनके बंगले भी वही है। मैंने कहा, चल बच्चा, भगवान तेरी रक्षा करेगा। साइकिल रिक्शे वाला मुझे लेकर एक तरफ रवाना हो गया। बहुत जल्द वो शहर की आबादी से निकलकर पहाड़ियों के दरमियान फैले हुए एक मैदानी इलाके की तरफ चल पड़ा। ये कुशादा पक्की सड़क थी। रास्ते में हमें एयरफोर्स की गाड़ियां आती जाती मिली तो मुझे यकीन हो गया कि मैं अपने टारगेट की तरफ ही जा रहा हूँ। ये सड़क गालिबन एयरफोर्स के हवाई अड्डे की तरफ जा रही थी, क्योंकि आगे मुझे ऊंचे ऊंचे वायरलेस के खंभों पर फैला हुआ तारों का जाल नजर आने लगा था। उस पक्की सड़क पर कोई 2-3 फरलांग चलने के बाद बाएं जानिब छोटे छोटे खुशनुमा मगर एक जैसे बंगलों की कतारें दिखाई दी। साइकिल रिक्शा उन बंगलों की तरफ मुड़ गया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि यही एयरफोर्स कॉलोनी है और हवाई फौज के अफसरान बंगलों में ही रहते हैं। मैंने जेब से 5 रुपए का नोट निकाल कर रिक्शे वाले को दे दिया। हरिओम बच्चा, यहाँ रुक जा, हम अपने दास के घर तक पैदल जाएंगे। वो बहुत मसरूर हुआ और हाथ जोड़कर प्रणाम करता वापस चला गया। मैंने बंगलों की कतार को गौर से देखा। उनमें कहीं कहीं सफेदे के दरख्त सुनहरी धूप में चमक रहे थे। मैंने करमंडल वाला हाथ भीख लेने के अंदाज में उठाया और दूसरे हाथ में पकड़ी माला के मनकों को फेरते हुए एयरफोर्स के बंगलों की तरफ चल पड़ा। ये छोटे छोटे बंगले थे और हर बंगले के सामने छोटा सा बागीचा था। गेट पर बंगले में रहने वाले का नाम और रैंक लिखा था। बंगले आमने सामने बने थे। बीच में छोटी सी सड़क थी। मैंने एक साधु की तरह यहाँ घूम फिर कर जय माता विष्णु की आवाजें लगानी शुरू कर दी। कुछ बंगलों में से बूढ़ी जाऊधेड़ उम्र औरतों ने निकलकर मेरे करमंडल में सूखे चावल और पैसे डाले। मैंने एक एक बंगले की नेम प्लेट पढ़ ली। ये नेम प्लेटें हिंदी में भी थीं और अंग्रेजी में भी। इनमें कहीं किसी विंग कमांडर भटनागर के नाम की तख्ती नहीं थी। मुझे सख्त मायूसी हुई। मैं उस ब्लॉक से निकल आया। जरा फासले पर एक पार्क था जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। उस पार्क के अकब में थी एक उसी किस्म की बंगलों वाली कॉलोनी नजर आ रही थी। मैं उस कॉलोनी में आ गया।
बंगलों की कतारों के बीच वाली सड़क कच्ची थी, जहां से गुजरते हुए कनखियों से नाम की तख्तियां पढ़ता जा रहा था। ये सब इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसरों के बंगले थे। कतार के आखिर में बंगले की तख्ती पढ़कर मैं रुक गया। उस तख्ती पर विंग कमांडर के भटनागर लिखा था। मैं वहां से मुड़ गया। वापस 3 बंगले छोड़कर एक बंगले के बाहर जय माता विष्णु देवी का जयकारा बुलाया। हमारे यहाँ तो अगर कोई फकीर आता है तो हम उसे माफ कर दो बाबा कहते हैं और आगे का रास्ता दिखा देते हैं, मगर हिंदू लोग ऐसा नहीं करते। उनके दरवाजे पर कोई साधु संत आ जाए तो वो उसे कुछ न कुछ दान जरूर करते हैं। साधु संत को खाली हाथ रुखसत करना उनके यहाँ बहुत बड़ी बच्चेगुनी समझी जाती है। जिस बंगले के बाहर खड़े होकर मैंने विष्णु माता की आवाज लगाई थी वो किसी स्क्वाड्रन लीडर दयाशंकर का बंगला था। मेरी आवाज पर एक दरमियानी उम्र की हिंदू औरत साड़ी संभालती हाथ में चावलों से भरा कटोरा लिए बाहर आई। उसके माथे पर सुर्ख बिंदियां लगी थी। मैं गेट के पास खड़ा था। बेचारी ने बड़ी अकीदत के साथ मेरे करमंडल में सूखे चावल डाले। फौजी अफसरों को क्या प्रॉब्लम हो सकता था, इसका मुझे बखूबी अंदाजा था। उहदे में तरक्की इन लोगों का एक मुश्तरका मसला होता है। चुनाचे मैंने हिंदू औरत के सर पर शफकत से हाथ फेर कर कहा, बेटी तेरे पति ने जो तरक्की की अर्जी दी है जल्द मंजूर होगी, चिंता न करो। अंधेरे में चलाया हुआ तीर ठीक निशाने पर बैठा। हिंदू औरत ने झुककर मेरे चरण छू लिए। महाराज आप अंतर्यामी हैं। मेरे पति ने कल ही तरक्की की अर्जी दी थी। विष्णु माता के मंदिर में छत्तर चढ़ाऊंगी महाराज, मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आपकी बड़ी सेवा करूंगी। मैंने संस्कृत का एक श्लोक पढ़कर कहा, चिंता न करो भगवान तेरी सहायता करेंगे, तेरे पति का काम हो जाएगा। हिंदू औरत पढ़ी लिखी लग रही थी लेकिन वो तो मेरे कदमों में बिछी जाती थी। मुझे अंदर ले जाने पर इसरार करने लगी। मेरा ये मकसद नहीं था। मेरा मकसद उसको बाहर बुलवाने से कुछ और था। चुनाचे मैंने अपने खास मकसद के तहत तीर चलाया। बच्चा लगता है ये आगे जो भटनागर साहब रहते हैं उनकी पत्नी के सारे दर्द दूर हो गए हैं, सारे कष्ट कट गए हैं। जब ही उसने हमें दक्षिणा नहीं दी। हिंदू औरत सहम सी गई। बोली, महाराज क्या सावित्री ने दक्षिणा नहीं दी आपको? उस बेचारी ने आपकी आवाज नहीं सुनी होगी। महाराज वो बेचारी तो बड़े कष्ट भोग रही है। उसके पेट में रसूली है, 2 ऑपरेशन करवा चुकी है। जवान बेटा 3 साल से विलायत में है, कोई खत नहीं लिखा। वो तो अपने द्वार से किसी भक्त को खाली हाथ नहीं जाने देती। उस भोली भाली हिंदू औरत ने मुझे बहुत कुछ बता दिया था। मैंने जयकारा लगाकर कहा, विष्णु देवी तुझे सरल रखे, वो तेरी फिर दर्शन देंगे। वो बेचारी मेरे चरण छूती रह गई और मैं आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर वापस पलटा और के भटनागर के बंगले के आगे जाकर आवाज लगाई, जय हो माता शेरावाली की जय हो, बच्चा माता के भक्तों को दक्षिणा दो। मुझे यकीन था कि यही उस विंग कमांडर भटनागर का बंगला है जिसकी तहवील में मेरा साथी है, क्योंकि उस सारी कॉलोनी में मुझे दूसरे किसी विंग कमांडर भटनागर के नाम की नेम प्लेट नजर नहीं आई थी। बंगले के बरामदे में एक दुबली पतली नाजुक अंदाम फैशन ज़दा गोरी सी कीमती साड़ी में मलबूस हिंदू औरत नजर आई। उम्र 35 और 40 के दरमियान होगी। प्लास्टिक के छोटे से ट्रे में मेरे लिए सुर्ख सेब लाई थी। उम्र 35 और 40 के दरमियान होगी। प्लास्टिक के छोटे से ट्रे में मेरे लिए सुर्ख सेब लाई थी। सेब मेरे करमंडल में डालकर वो हाथ जोड़कर बोली, महाराज भोजन लाऊं? मैंने अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। देवी तू बड़े कष्ट भोग रही है। वो सहमी हुई पलकें झपका कर मेरी तरफ तकने लगी। मैंने करमंडल में सबसे छोटा सेब उठाते हुए उसकी तरफ किया और कहा, इतनी बड़ी रसोली देख रहे हैं हम तेरे पेट में, 2 बार निकल चुकी है फिर पैदा हो रही है, परंतु तू निराश न हो, तेरी रसोली भी भस्म हो जाएगी और तेरे पुत्र का सागर पार से खत भी आ जाएगा। वो अपने मुताल्लिक इतनी सारी बातें सुनकर मेरे कदमों पर गिर पड़ी और आंसू उसकी आंखों से जारी हो गए। बोली, आप भगवान के अवतार हैं महाराज, आप दिलों के भेद जानते हैं, मुझ दुखियारी पर कृपा करें। मैंने उसे बाजुओं से पकड़कर उठाया और कहा, सावित्री तू परेशान क्यों होती है, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हम विष्णु माता के भक्त हैं, विष्णु माता हमारी अरदास कभी नहीं रद्द करेगी। वो मुझे बंगले में ले जाने पर शदीद इसरार कर रही थी। मैं उसके शौक को मजीद भड़काना चाहता था। चुनाचे मैंने कहा, देवी इस वक्त हम तेरे निवास में नहीं जाएंगे, पर हम शाम को जरूर आएंगे और तेरे लिए विष्णु माता के भजन तक कीर्तन करेंगे। ये कहकर मैं तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया। उस इलाके से बाहर निकलते ही मैंने रक्षा पकड़ा और वापस अपने मंदिर की कोठरी में आ गया। दोपहर को भोजन के बाद कुछ देर आराम किया और शाम होते ही मैं विंग कमांडर के भटनागर के बंगले की तरफ रवाना हो गया। एयरफोर्स कॉलोनी से कुछ ही फासले पर मैंने रक्षा छोड़ दिया। सूरज मगरबी पहाड़ियों की तरफ काफी झुक गया था और कॉलोनी के बंगलों पर फैली धूप का रंग सुनहरी हो रहा था। मैंने विंग कमांडर के भटनागर के बंगले के बाहर खड़े खड़े माता शेरावाली का जयकारा बुलाया तो अंदर से मिसेस भटनागर नंगे पांव भागती हुई बाहर निकल आई। उसके साथ उसकी जवान बेटी भी थी, जिसने जीन्स पहन रखी थी और सर के बाल कटे हुए थे, जिस्म पर नीले रंग की हल्की सी जर्सी थी। वो मुझे अंदर ड्राइंग रूम में ले गई। मिसेस भटनागर की जवान बेटी का नाम बंथनी था। वो मेरी तरफ कुछ ज्यादा मुल्तिफत नहीं हुई। मॉडर्न ख्यालात की पढ़ी लिखी लड़की थी। इस किस्म के तवहुमात पर शायद यकीन न रखती हो। ड्राइंग रूम छोटा सा था मगर सलीके से सजा हुआ था। मुझे बड़े एहतराम से सोफे पर बिठाया गया। मैं खामोशी से माला फेरने लगा।
सावित्री मेरे कदमों के पास कालीन पर बैठ गई। उसकी बेटी बंधनी सामने वाले सोफे के पीछे खड़ी हो गई। मिसेस भटनागर जानी सावित्री ने उसकी तरफ देखकर कहा, मंडू से कहो भगत जी के लिए मिठाई लाए। बंधनी ने जरा सा नाक चढ़ाया और पर्दा उठाकर दूसरे कमरे में चली गई। इतने में दूसरे दरवाजे का पर्दा हटा और एक 40-45 साल का तेज जहीन भूरी आंखों वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने कांग्रेसी कुर्ता पाजामा पहन रखा था, माथे पर तिलक था, कांधे पर कश्मीरी शॉल थी, रंग सांवला और शाने चौड़े थे। सरगंजा और कनपटियों पर मौजूद बालों में सफेदी आ रही थी। सावित्री उसे देखकर उठ खड़ी हुई। भटनागर जी यही वो भक्त हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये विंग कमांडर भटनागर था। अगरचे वो मजहबी आदमी था, ये बात उसके तिलक से जाहिर थी, और विष्णु माता का दास भी था, मगर आखिर अंग्रेजी तालीम याफ्ता था, विंग कमांडर था। उसने कुछ ज्यादा अकीदत का इजहार न किया, बस यूं ही सरसरी तौर पर हाथ के इशारे से उसके नमस्कार का जवाब दिया और बोला, बेटे तुम्हारे घर पर मंगल और शनिचर का असर हो गया है। शनि का साया गहरा है। हम तपस्या करेंगे, तेरे घर से शनि और मंगल का स्याह दूर हो जाएगा और तेरे परशुत्तम का सागर पार से भी खत आ जाएगा। अपने बेटे का सुनकर भटनागर संजीदा हो गया। आखिर बाप था एक जवान बेटे का। कहने लगा, महाराज मैं शनि मंगल को नहीं मानता, पर आप भले लोग हैं, भक्त हैं, भगवान से हमारे लिए प्रार्थना करें। मैंने देखा कि उसकी बीवी सावित्री इशारों से उसे मना कर रही थी कि वो जबान से ऐसे लफ्ज ना निकाले जिससे मेरी दिल आजारी हो। नौकर मिठाई का थाल लेकर आ गया। सावित्री ने खुद मिठाई मेरे आगे रखी। मैंने बर्फी का एक टुकड़ा उठाकर सावित्री के खामंद विंग कमांडर भटनागर की तरफ बढ़ाया। बच्चा इसे खा जा, भगवान भला करेगा। वो कुछ हिचकिचाया मगर अपनी बीवी के इशारे पर बर्फी लेकर खाने लगा। दूसरा टुकड़ा मैंने उसकी बेटी बंधनी को दिया। उसने दूर ही से हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं महाराज धन्यवाद, मैं मीठा नहीं खाती। सावित्री ने उसे भी डांटा तो उसने भी बर्फी का टुकड़ा ले लिया मगर खाया नहीं। उसे लेकर दूसरे कमरे में चली गई, जहां जाकर जाहिर है उसने फेंक दिया होगा। विंग कमांडर भटनागर भी कुछ बेजार सा होकर उठा और बोला, सावित्री मैं जरा सैर करने जा रहा हूँ। वो ड्राइंग रूम से निकल गया। मैं और सावित्री अकेले रह गए। मुझे विंग कमांडर भटनागर पर असर डालने की अशद जरूरत थी। सावित्री का मेरे कदमों में बिछ जाने से कोई फायदा नहीं था। बात विंग कमांडर को कायल करने की थी, मगर सबसे पहले मैं इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि क्या ये वही विंग कमांडर भटनागर है जिसने मेरे साथी कमांडो को कैद में डाल रखा है। इस सिलसिले में उसकी बीवी सावित्री मुझे किसी हद तक मालूमात बहम पहुंचा सकती थी। सावित्री मेरे करीब कालीन पर बैठी थी। मैंने माला का जाप करते हुए उसके सर पर हाथ रखा तो उसने अपना उदास मगर बेहद दिलकश नर्म नाजुक चेहरा उठाकर मेरी तरफ बड़ी आजिज़ी से देखा। मैंने कहा, सावित्री तुम देवी हो, विष्णु माता तुमसे बहुत खुश हैं, मगर तेरे पति देव से कोई ऐसा पाप हो गया है जिससे शनि और मंगल देवता इस घर से नाराज हो गए हैं। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मेरे पति देव तो बड़े महान पुरुष हैं, रोज उठकर भगवान की मूर्ति के आगे माथा टेकते हैं, दान भी करते हैं, अपने कर्मचारियों से भी अच्छा सलूक करते हैं। मैंने आंखें बंद करके कहा, सावित्री तेरे पति देव का मत्था देखकर मुझे ज्ञान हुआ है कि वो अपने दफ्तर में किसी पुरुष पर जुल्म कर रहा है जिसका पाप तुम पर पड़ रहा है। सावित्री मेरे चेहरे पर नजरें जमाए कुछ गहरी सोच में गुम गई। मैंने उसकी सोचों को मजीद आसान बनाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा ज्ञान मुझे बता रहा है कि तेरा पति किसी कैदी पर जुल्म कर रहा है। सावित्री फौरन बोली, महाराज आप सचमुच दिलों के भेद जानते हैं। मेरे पति देव कल दफ्तर से घर आए तो उनकी वर्दी पर खून के छोटे छोटे धब्बे पड़े थे। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि एक पाकिस्तानी जासूस से पूछगिछ करते हुए उन्होंने उसके माथे पर जोर से बेद मारा तो खून के छींटे वर्दी पर पड़ गए। परंतु महाराज ये तो उनकी ड्यूटी होती है। मैंने सावित्री के सर पर एक बार फिर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्री चाहे ड्यूटी ही क्यों ना हो और चाहे वो शख्स कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, पर भगवान के सामने सब इंसान बराबर हैं। तेरे पति ने एक जीव आत्मा पर जुल्म किया है, इसलिए मंगल और शनि तुमसे नाराज हैं। सावित्री ने मेरे पांव पकड़ लिए, महाराज उन्हें मना कर दूंगी। मैंने फौरन सावित्री का हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुमने ये बात अपने पति देव को बता दी तो याद रखना मंगल और शनि तेरे घर को तबाह कर देंगे। तेरे बच्चे परशुत्तम को यमराज मार डालेगा और तेरी रसूली तेरे पेट में फट जाएगी। खबरदार जो बातें मैंने तुमसे की हैं उनका जिक्र हरगिज़ किसी से न करना। हाँ, मैं मंगल और शनि को अपनी प्रार्थना और तपस्या से खुद ही राजी कर लूंगा। मेरे हाथ को पकड़कर वादा करो कि तुम इसका जिक्र किसी से नहीं करोगी। सावित्री ने मेरा हाथ थाम कर कपकपाते हुए होंठों से कहा, महाराज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने सावित्री के कांधे पर हाथ रखकर कहा, शाबाश बच्ची, ये देवी देवताओं के मामले हैं, ये उनके राज हैं। हमने ये भेद खोल दिए तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हम पर उनका श्राप नाजिर होगा। सावित्री ने मेरे पांव पकड़कर कहा, महाराज मेरे घर को बर्बादी से बचा लें, मेरा परशुत्तम वापस घर आ जाए, मेरी बीमारी दूर हो जाए। मैंने मिठाई का टुकड़ा उस हसीन और दिलकश हिंदू औरत के मुंह में डालकर कहा, मुंह मीठा करो, भगवान तेरी अरदास स्वीकार कर लेंगे। ये सुनकर सावित्री के चेहरे पर इत्मीनान सा उभरा। दूसरे कमरे का पर्दा हटा और उसकी बेटी बंधनी अंदर आते हुए बोली, मम्मी अब कितनी देर और लगाओगी? वो लोग चाय पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। परमीला का 2 बार फोन भी आ
आ चुका है। सावित्री ने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, बंतनी तुम मंडू के साथ चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैंने सोफे से उठ खड़ा हुआ, नहीं नहीं देवी जी, तुम अपनी सुपुत्री के साथ जाओ, हम तो जा रहे हैं। सावित्री मुझे जाने नहीं दे रही थी, लेकिन अब मेरा वहां फिलहाल कोई काम नहीं था। मैंने एक रोज बाद फिर शाम को आने का वादा किया और कहा, परसों शाम को आकर मैं विष्णु माता की मूर्ति के आगे कीर्तन करूंगा, फिर सब कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं ड्राइंग रूम से निकल गया। सावित्री बेचारी मेरे पीछे पीछे दौड़ती गेट तक आई। मैंने आहिस्ता से मगर बड़ी जलाली आवाज में कहा, सावित्री जो बातें हमारे दरमियान हुई हैं किसी दूसरे को न बताना। सावित्री हाथ बांध कर बोली, कभी नहीं बताऊंगी महाराज। मैंने मुस्कुराकर कहा, पगली मैं तेरे घर को तबाह होते नहीं देख सकता, तू बड़ी भोली भाली सुंदरी है। अच्छा परसों आकर तेरे बेटे और तेरी बीमारी के लिए कीर्तन करूंगा। मैंने जय माता विष्णु का नारा लगाया और आगे चल दिया। मंदिर पहुंचा तो अंदर से भजन गाने और चिमटे बजाने की आवाजें आ रही थी। मेरे स्थान पर मेरे अकीदतमंदों ने अलाव रोशन कर रखा था। मुझे आता देखकर ये लोग अदब से एक तरफ हाथ बांधे खड़े हो गए। रात 11 बजे ये सब लोग चले गए। महंत ने आकर मुझसे नजराने वसूल किए और बड़ा खुश खुश वापस अपनी कोठरी की तरफ चला गया। महंत का चेला मेरे लिए कोठरी में खाना रख गया। मैंने खाना खाया और फिर तख्त पर कंबल ओढ़ कर लेट गया और सोचने लगा कि विंग कमांडर भटनागर को कैसे अपने असर में लिया जा सकता है। वैसे मुझे इस बात से बेहद इत्मीनान हुआ था कि यही वो विंग कमांडर था जिसके कब्जे में मेरा साथी था। मैं परेशान भी था कि वक्त गुजर रहा है और ये भटनागर विंग कमांडर मेरे साथी को तरह तरह की अजियतें दे रहा है। इससे एक बात साफ जाहिर थी कि मेरे साथी ने अभी तक उन लोगों को कुछ नहीं बताया था। अपने साथी को यहाँ से फरार करवाने के लिए बेहद जरूरी था कि विंग कमांडर भटनागर पर अपना असर जमाया जाए और उसे ज़ेरे बारे एहसान किया जाए। अचानक मुझे सीधा का दिया हुआ सांप का मन का याद आ गया। एक ख्याल कौंधे की तरह मेरे जहन में लपका। इस ख्याल ने मुझे पूरी एक स्कीम मुहैया कर दी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने करवटें बदल कर रात गुजारी। जब दिन निकला और मंदिर की घंटियों की आवाजें आने लगी तो मैं कोठरी से बाहर निकल आया। नहाने धोने के बाद मैं मंदिर की तरफ गया। चंद मिनट भजन मंडली में बैठकर कीर्तन सुनने की रस्म पूरी की और वापस अपने समाधि वाले स्थान पर आया तो अकीदतमंदों ने वहां आग का अलाव रोशन कर रखा था। मैं हरिओम का जाप करता अपने स्थान पर बैठ गया। होंठों पर वेदों के श्लोक थे, लेकिन दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। मेरे सामने अलाव के गिर्द जो चंद एक अकीदतमंद बैठे थे, उनमें बिहारी लाल नाम का एक कुम्हार भी था। मैंने इशारे से उसे बुलाया तो वो लपक कर मेरे चरणों में आकर बैठ गया। मैंने बड़ी बड़ी जलाली आंखें निकाल कर उसकी तरफ देखते हुए कहा, बिहारी लाल, माता विष्णु ने मुझे सपने में आकर हुक्म दिया है कि तुम उसके लिए एक छोटा सांप पकड़ लाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बिहारी कुम्हार ने हाथ बांध कर अर्ज की, महाराज विष्णु माता की जय हो, परंतु सांप किसी मांदरी से अगर ले आऊं तो ठीक है। मैंने कहा, हाँ तुम किसी मांदरी से सांप ले आओ, मैं विष्णु माता को राजी कर लूंगा, परंतु सांप छोटा हो और ज्यादा जहरीला ना हो। बिहारी खुश होकर बोला, सतबच्चन महाराज, मेरा एक मांदरी वाकिफकार है, मैं अभी जाकर उससे सांप ले आता हूँ। मैंने उसे ताकीद की, इसका जिक्र किसी से न करना वरना सब कुछ भस्म हो जाएगा। बिहारी कानों पर हाथ लगाता हुआ बोला, हरगिज नहीं करूंगा महाराज। मैंने कहा, सांप छोटा हो और उसका जहर निकाला हुआ भी ना हो, और सुनो, उसे छोटी सी डिब्बिया में बंद करके लाना, जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। बिहारी लाल उठकर चला गया और फिर मैंने कदरे बुलंद आवाज में श्लोकों का जाप शुरू कर दिया। अकीदतमंद मर्द और औरतें मंदिर में माथा टेकने के बाद मेरे स्थान पर आकर चरण छूकर फल फूल और रुपए बतौर नजर रखती जा रही थी। करेंसी नोट के नजरानों में से आधी रकम रात को महिंत ले लेता था और आधी मैं अपने पास रख लेता। मेरे पास 2-4 दिनों में ही 300-350 रुपए जमा हो गए थे जो मैंने संभाल कर रख लिए थे। कोई 1 घंटे बाद बिहारी लाल वापस आ गया। उसने मेरे चरण छूते हुए टीन की एक चौकोर डिब्बी जिसके ढक्कन पर सुराख थे मेरे पांव के करीब रख दी और आहिस्ता से कहा, महाराज सांप डिब्बी में बंद है, जैसा आपने कहा था वैसा ही सांप लाया हूँ। मैंने बिहारी लाल के सर पर हाथ रखकर कहा, तेरा कल्याण होगा बच्चा। बिहारी लाल सर झुकाए उल्टे कदमों अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। बाकी का वो दिन और दूसरा दिन मैंने बड़ी मुश्किल से काटा। मैं वादे के मुताबिक ही विंग कमांडर भटनागर के बंगले पर जाना चाहता था। दूसरे दिन शाम को मैंने सीधा का सांप का मनका निकाल कर देखा। उस वक्त मेरा दिल उस स्याह फाम और जामनी रंग के होंठों वाली फुनकारती तमिल दोशीजा की मोहब्बत से लबरेज हो गया। मैंने सांप को डिब्बी में से निकाल कर नहीं देखा था। डिब्बी का साइज छोटी साबुनदानी जितना था। डिब्बी को मैंने अपने झोले की बजाय सांप के मनके के साथ अपने खद्दर के लंबे कुर्ते की जेब में रख लिया और शाम होने से जरा पहले एयरफोर्स कॉलोनी की तरफ चल पड़ा। विंग कमांडर भटनागर के बंगले पर पहले रोज की तरह मेरा इंतजार हो रहा था, मगर पहले ही रोज की तरह आज भी वहां जिस हस्ती को मेरा शिद्दत से इंतजार था वो विंग कमांडर की पत्नी सावित्री भटनागर ही थी। भटनागर साहब आज भी घर पर नहीं थे। उनकी बेटी बंथनी भी कहीं साथ वाले बंगले पर गई हुई थी। बेचारी मिसेस भटनागर फूल मिठाइयों का थाल रखे मेरी राह देख रही थी। हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया, मेरे चरण छुए, मैंने उसे आशीर्वाद दी। वो मुझे अंदर ले गई। ड्राइंग रूम की गोल मेज पर थाल में मिठाइयां और फल रखे थे। वहां ना उसका खामद था ना बेटी बंथनी थी, सिर्फ नौकर एक तरफ हाथ बांधे खड़ा था। आज ड्राइंग रूम की कार्निश पर कांसी की थाल में लोबान भी सुलग रहा था।
रतनजू के फूलों का हार भी था। मुझे हर हालत में उस नेक दिल औरत के खामद और उसकी बेटी का इंतजार करना था। मैंने सोचा कि चलो इतनी देर कीर्तन ही करते हैं। मैंने सावित्री से पूछा कि उसके यहाँ विष्णु माता की मूर्ति कहाँ है। वो मुझे बड़े अदब से साथ वाले कमरे में ले गई, जहाँ एक छोटी सी काली गोल मेज पर पीतल की थाली में विष्णु माता की मूर्ति के आगे लोबान जल रहा था। गेंदे के फूल भी पड़े थे। मैं मूर्ति के सामने आसन जमाकर बैठ गया और मैंने कदीम वेदों में से वो श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए जो मुझे याद थे। कुछ देर श्लोक पढ़ने के बाद मैंने थाली में से गेंदे का एक फूल उठाकर सावित्री को दिया, जो मेरे करीब ही दो जानू होकर बैठी थी। उसने हाथ जोड़ रखे थे। फूल को उसने चूम कर आंखों से लगाया। मैंने कहा, देवी माता विष्णु भगवान कृष्ण की भक्तिनी है। इसमें तुझे भगवान की भक्ति और प्रेम का जो रूप नजर आ रहा है वही तेरी सहायता करेगा और तेरे दुखों को दूर कर देगा। तेरी बीमारी भी कट जाएगी और तेरे घर पर से मंगल शनि का साया भी दूर हो जाएगा। मंगल शनिचर को दान करना मत भूलना, भगवान तुझ पर कृपा करेगा। मैं मजीद कुछ देर वहां से बैठा मुंह ही मुंह में श्लोक पढ़ता रहा। मेरे कान बाहर घंटी पर लगे थे कि कब उस औरत का खामद और बेटी घर में दाखिल होती है। मुझे पौन घंटा लग गया। मैं ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। थोड़ी सी मिठाई खाई। सावित्री खुद मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। मैं चाय पी रहा था कि उसके खामद विंग कमांडर भटनागर कमरे में दाखिल हुआ। उसने रस्मी तौर पर मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और साथ वाले कमरे में चला गया। मैंने झुककर सावित्री से पूछा कि उसने कल वाली बात का जिक्र अपने पति से तो नहीं किया। उसने कानों पर हाथ लगाया और बोली, हरगिज नहीं महाराज, मैं अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती। मैं मरते दम तक आपकी इच्छा का पालन करूंगी। मैंने सावित्री के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दी। शाबाश बच्ची। दरवाजे की घंटी इस बार भी न बजी और सावित्री की बेटी बंधनी उछलती कूदती दाखिल हुई। आज सुर्ख रंग की जीन्स में वो बहुत खूबसूरत और शोख दिखाई दे रही थी। उसने कमरे में दाखिल होते ही नाक सुकेड़ कर कहा, मम्मी जी आपने क्या श्रृंगार रखा है? कमरे की हवा खराब हो रही है। ड्राइंग रूम के साथ ही बाथरूम मुंसलिक था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बंधनी या उसके डैडी को सांप से कैसे कटवाऊंगा, लेकिन मेरा मसला सावित्री की शोखोशंग बेटी बंधनी ने खुद ही हल कर दिया था। वो बाथरूम में दाखिल हो गई। ये बड़ा सुनहरी मौका था। ड्राइंग रूम में मिसेस भटनागर और मेरे सिवा तीसरा कोई नहीं था। मैंने सावित्री से कहा, देवी जल्दी से एक चाय की प्याली अपने हाथ से बनाकर ले आओ। सावित्री तो सती सावित्री थी। फौरन चाय बनाने किचन की तरफ चल पड़ी। ड्राइंग रूम खाली था, मैदान खाली था। मैंने एक लम्हे की भी ताखीर न की। जेब से सांप की डिबिया निकाली, उठकर बाथरूम के दरवाजे के पास गया। दरवाजे के नीचे एक दर्ज सी नजर आ रही थी। मैंने डिब्बी का ढकना खोला और सांप को एक झटके से बाथरूम के दरवाजे की दर्ज की तरफ उलट दिया। एक हल्की सी फुंकार के साथ बालिश फर का सांप जलेबी की तरह बल खाता बाथरूम के दरवाजे के नीचे से होकर बाथरूम में घुस गया। मैं लपक कर वापस अपने सोफे पर आकर बैठ गया और डिब्बी जेब में रख ली। अब मैं सावित्री की बेटी बंधनी की चीख का इंतजार कर रहा था और ये चीख फौरन ही बुलंद हो गई। सिर्फ एक चीख नहीं थी बल्कि चीखों की मुसलसल आवाजें आने लगी। मैं उठ खड़ा हुआ। किचन से बंधनी की माता और दूसरे कमरे से उसके डैडी भागते हुए आ गए। बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया गया। बंधनी बाथरूम के फर्श पर पड़ी चीख रही थी, सांप मम्मी सांप। मैंने कहा, सांप कहीं से आ गया है, उसे मार डालो, घबराओ नहीं, बच्ची को बाहर ले आओ, यहाँ ले आओ। नौकर भी आ गया। बंधनी को बाथरूम से निकालकर सोफे पर डाल दिया गया। नौकर लाठी लिए सांप को डरते डरते तलाश करने लगा। नौकर लाठी लिए सांप को डरते डरते तलाश करने लगा। बंदरी पर नीम गशी की हालत तारी थी। उसकी माता रो रही थी। बाप बेहद परेशानी के आलम में डॉक्टर को फोन करने भागा। मैंने कहा, घबराओ नहीं, शांत रहो, हम बच्ची के जिस्म से सांप का जहर बाहर खींच लेंगे। सांप ने बंधनी की पिंडली पर जहां डसा था वहां नीले रंग का निशान पड़ गया था और खून का कतरा बाहर निकला हुआ था। मैंने फौरन जेब से सीधा दिया हुआ सांप का मनका निकालकर उसे 2-3 बार झटका और बंधनी की पिंडली पर जहां सांप ने डसा था वहां रख दिया। मनका तो सांप के कांटे की जगह पर लगते ही जैसे जम गया। उसने अपना अमल जानी सांप का जहर चूसना शुरू कर दिया। सावित्री रो रही थी और हाथ बांधे भगवान से अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसके खामद विंग कमांडर को सांप के मनके पर कोई एतबार नहीं था। चुनाचे वो डॉक्टर को फोन कर रहा था कि बच्ची को सांप ने काट लिया है, फौरन एम्बुलेंस लेकर आ जाएं। मगर इस दौरान सांप का मनका अपना काम कर चुका था। उसने बंधनी के जिस्म से सांप का सारा जहर चूस लिया था और वो फूल गया था। फिर वो अपने आप बंधनी की पिंडली पर से नीचे गिर पड़ा। मैंने उसे उठा लिया और बाथरूम में जाकर अच्छी तरह से निचोड़कर सारा जहर पानी में बहा दिया। मनके को साफ किया और वापस आकर लड़की की माता सावित्री से कहा, देवी जी तुम्हारी बच्ची को भगवान ने बचा लिया है। अब इसके जिस्म में सांप का जहर बिल्कुल नहीं रहा। बंधनी भी होश में आ गई थी। वो उठकर बैठ गई। मैंने कहा कि इसे लीमू मिलाकर नमकीन पानी पिलाया जाए। नौकर फौरन पानी में नमक और लीमू निचोड़ कर ले आया। बंधनी को 2-4 घूंट पिलाए गए और थोड़ी देर में वो पूरी तरह चाको चौबंद हो गई। विंग कमांडर भटनागर तो मेरा गर्विदा हो गया। इतने में नौकर ने बाथरूम में सांप को कुचल डाला था।
वो सांप की छोटी सी कुचली हुई लाश को एक गत्ते पर रख कर ले आया। बोला, बड़ा जहरीला सांप था साहब जी। बंदनी आंखें बंद करके अपनी माता से लिपट गई। उसकी माता ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, महाराज यहाँ न होते तो क्या होता, भगवान तेरी दया है कि तूने आज महाराज को हमारे घर भेज दिया। विंग कमांडर भटनागर भी मेरी खुशामद करने लगा। इतने में डॉक्टर एम्बुलेंस लेकर आ गया। ये कोई सिख डॉक्टर था। उसको जब पता चला कि एक साधु जी ने एक मनके से सांप का सारा जहर लड़की के जिस्म से निकाल दिया है तो उसे यकीन न आया। उसने बंधनी की नब्ज देखी, वो बिल्कुल भली चंगी थी। पिंडली पर सांप के कांटे का जख्म भी देखा, जख्म ठीक हो रहा था, नीला निशान भी गायब हो रहा था। सिख डॉक्टर ने कहा, बच्ची को अस्पताल ले जाकर इसका ट्रीटमेंट करना होगा, ये बहुत जरूरी है। सावित्री ने कहा, लेकिन बंधनी के जिस्म में जहर तो है ही नहीं। सिख डॉक्टर बोला, वो तो ठीक है भाभी, लेकिन हमें पूरा चेकअप करना होगा और अगर सांप का जहर खून से खारिज भी कर दिया गया है तब भी हमें बच्ची का ट्रीटमेंट करना होगा। बंधनी कहने लगी, अंकल मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, दर्द भी नहीं हो रहा। बंधनी के बाप ने कहा, फिर भी बेटी तुम्हें डॉक्टर साहब के साथ अस्पताल चलना होगा। बंधनी कंधे उचकाकर बोली, ठीक है डैडी। विंग कमांडर खुद अपनी बच्ची को एम्बुलेंस में साथ लेकर एयरफोर्स के अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। सावित्री तो मेरे आगे पीछे जा रही थी और बार बार कह रही थी कि अगर मैं वहां ना होता तो उसकी बच्ची को कोई नहीं बचा सकता था। मैंने सावित्री से अगले रोज शाम को आने का कहा और उसके इसरार के बावजूद वहां न रुका और माता शेरावाली का जयकारा बुलाता बंगले से निकलकर अपने मंदिर की तरफ रवाना हो गया। अब मेरा निशाना मिसेस भटनागर नहीं बल्कि विंग कमांडर भटनागर था। दूसरे रोज शाम को मैं उन लोगों के बंगले पर गया तो विंग कमांडर भटनागर भी मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी बेटी बंदमी भी चहक रही थी। वो भी मेरी जबरदस्त मुत्तक़िद हो चुकी थी, मगर मुझे उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी सारी तवज्जो अब विंग कमांडर की तरफ मरकूज हो गई थी। मैंने उसे कहा कि उसकी तरक्की के कागजात जल्द मंजूर होकर वापस आ जाएंगे। अब मैं ये नहीं कह सकता था कि कुदरत ने मेरी दुआ कबूल की थी या विंग कमांडर साहब की तरक्की का वक्त आन पहुंचा था। वो जैसी तरक्की चाहते थे वो हो गई और एक मजीद खुशकिस्मती ये हुई कि विलायत से उनके बेटे परशुत्तम का खत भी आ गया। अब तो उस घर में मेरा जबरदस्त रोब बैठ गया था। सभी मेरे अकीदतमंद हो गए थे। मेरी इजाजत के बगैर कोई घर से बाहर भी न निकलता। सावित्री भी खुश थी। मैं भी दिन का ज्यादा हिस्सा वहीं गुजारता। एक रोज विंग कमांडर भटनागर मेरे करीब बड़े अदब से बैठा था। मैंने उसे कहा, तू नादान है, कर्म कांड के चक्कर में फंसा है। तेरे हाथ से पुरुष के माथे से लहू निकला। जानता हूँ वो पुरुष हमारा दुश्मन है, परंतु फिर भी वो जीवात्मा है। भगवान तुझसे नाराज थे, पर मैंने तेरी सिफारिश की और तेरे घर के पाप कट गए। विंग कमांडर कहने लगा, मगर स्वामी जी, जिस पुरुष को मैंने मारा था वो हमारे देश का दुश्मन है। मैंने बड़े जलाली अंदाज में कहा, तुम हमें क्या बताते हो बालक, हम अंतर्यामी हैं, हम सब जानते हैं कि वो दुश्मन का जासूस है। विंग कमांडर पर मेरा पहले ही बहुत असर था। हाथ जोड़कर बोला, स्वामी जी, आप तो दिलों के भेद जानते हैं। जब दुश्मन का कोई जासूस पकड़ा जाता है तो उससे पूछगिछ करते हैं, उसको मारा पीटा भी जाता है ताकि वो अपने साथियों के बारे में बताए कि वो कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। मैंने फौरन कहा, मगर उस जासूस ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बोलो, कुछ बताया कि नहीं? विंग कमांडर ने दबी जबान में एतराफ किया, जी नहीं स्वामी। मैंने आंखें बंद कर ली और कुछ अश्तोप पढ़े, फिर आंखें खोलकर पूछा, क्या तू चाहता है कि वो तुम्हें सारे पाकिस्तान के राज बता दे? क्या इस तरह से दफ्तर में तेरी नेक नामी होगी? विंग कमांडर बड़े पुरजोश अंदाज में कहने लगा, हाँ स्वामी जी, मेरी मजीद तरक्की हो जाएगी। क्या कोई ऐसा तरीका है कि ये दुश्मन का जासूस अपनी जबान खोल दे? उसे हमने बहुत मारा पीटा है, हर तरह की अजियत दी है, पर वो बिल्कुल नहीं बोला। ये पाकिस्तानी कमांडो है स्वामी जी, इन्होंने कश्मीर में हमारे पुल। मैंने जल्दी से हाथ बुलंद करके कहा, मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। तुम्हारी पत्नी ने हमारी बड़ी सेवा की है, हम उसे सुखी देखना चाहते हैं। उसके बाद मैं कसदन खामोश हो गया। विंग कमांडर बोला, महाराज, ये पाकिस्तानी जासूस किस तरह अपना राज बताएगा? मैंने बज़ाहिर अदम दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा, सोचेंगे। इस वक्त हमारा सर न खाओ। तुम्हारे जासूस उधर पकड़े जाते हैं, उधर के जासूस इधर पकड़े जाते हैं, हमें क्या? हम तो विष्णु माता के भक्त हैं। विंग कमांडर खामोश हो गया। सावित्री आ गई, उसने मेरे लिए खाना लगवा दिया था। मैं खाना खाकर चलने लगा तो विंग कमांडर खुद मुझे अपनी गाड़ी में छोड़ने मंदिर तक आया। दूसरे रोज फिर उसने गाड़ी भेज दी। उस रोज भी मैंने अपने कमांडो साथी के बारे में अज खुद कोई बात न की। विंग कमांडर ने अपनी पत्नी के जरिए मुझसे कहलवाया कि वो कौन सी तरकीब है जिस पर अमल करने से पाकिस्तानी जासूस अपने मुल्क के खुफिया राज बता देगा। मैंने सावित्री को भी डांट दिया कि मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। जब मुझे यकीन हो गया कि मेरी बज़ाहिर अदम दिलचस्पी का रंग कमांडर पर भरपूर असर कर चुका है तो मैंने उसे साथ लिया और धूप में बाहर बाग में आकर बैठ गया और कहा, हमें विष्णु माता की तरफ से हुक्म हुआ है कि तुम्हारी मदद करें और तुझे वो तरकीब बता दें जिसके जरिए पाकिस्तानी जासूस अपने मुल्क के खुफिया राज उगल देगा। विंग कमांडर भटनागर ने हाथ बांध लिए और बड़े इश्तियाक से बोला, मैं आपका सारी उम्र सेवक रहूंगा महाराज। मैं थोड़ी देर यूं ही आंखें बंद किए बैठा माला फिरता रहा, फिर आंखें खोलकर ओम हरि ओम का नारा लगाया और विंग कमांडर की तरफ देख कर कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं उस पाकिस्तानी जासूस से उसके सारे राज उगलवाऊं तो तुम्हें उसे यहाँ इसी बंगले में लाना होगा। विंग कमांडर भटनागर का चेहरा संजीदा हो गया।
उसने एक गहरा सांस लिया और बोला, गुरुजी, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। पाकिस्तानी जासूस को मैं कमांड एरिया से बाहर नहीं ला सकता। मैं समझ गया कि वो मेरे साथी को बंगले में नहीं लाएगा। मेरी एक स्कीम फेल हो गई थी। मैं चंद सेकंड खामोश रहा, फिर बोला, मैं तो ये सब कुछ तेरी भलाई के लिए कर रहा हूँ, वरना मुझे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसा करो कि तुम मुझे उसके पास ले चलो, मैं वहीं उस पर मंत्र पढ़कर खुफिया राज उगलवा लूंगा। और अगर तुम ऐसा भी नहीं कर सकते तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम। ओम हरिओम। विंग कमांडर कुछ सोचकर बोला, इसकी मैं कोशिश करूंगा। मिसेस भटनागर थाली में मिठाई लेकर बाहर बाग में आ गई। उसने बड़े अदब से मिठाई पेश की। मैंने एक लड्डू उठा लिया। मेरा जहन बड़ी तेजी से ये सोचने लगा था कि अगर मैं अपने साथी के पास पहुंच भी गया तो उसे वहां से कैसे निकालूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं खुद भी फंस जाऊं, मेरा भांडा भी फूट जाए। कई किस्म के शुकूक और अंदेशे जहन में सर उठा रहे थे। विंग कमांडर ने उसके बाद मुझसे जासूस के बारे में कोई बात न की। मैंने इस जिक्र को छेड़ना मुनासिब न समझा। मैं वापस चलने के लिए उठा तो मिसेस भटनागर ने मेरे चरण छुए। विंग कमांडर भटनागर मुझे गाड़ी तक छोड़ने आया। उसने ड्राइवर से कहा, गुरुजी को मंदिर छोड़ाओ। फिर मेरी तरफ देखकर हाथ जोड़े। महाराज कल्ला पधारिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी पाकिस्तानी जासूस से मुलाकात करवा सकूं। यह मुश्किल जरूर है, पर इसमें मेरी नेकनामी का मामला भी है। मैंने कमांडर को आशीर्वाद देते हुए बेनियाजी से कहा, बच्चा, ये तुम जानो, मुझे किसी से मिलने की ख्वाहिश नहीं है। हम विष्णु माता के भक्त हैं और भक्ति में ही हमारी मुक्ति और निर्वाण है। मंदिर में आकर मैं रात को भी और दूसरे दिन भी यही सोचता रहा कि अगर विंग कमांडर मुझे मेरे साथी के पास ले भी गया तो मैं उसे एक ऐसे इलाके से कैसे बाहर निकालूंगा जहां कदम कदम पर एयरफोर्स के संतरियों का पहरा हो। इसके लिए बाकायदा एक प्लान बनाने की जरूरत थी। मैंने सोचा कि साधु माता दास से इस सिलसिले में मशवरा करना चाहिए। दोपहर के बाद मैं मंदिर से उठकर माता दास से मुलाकात करने की गरज से बाग जोकियां वाले की तरफ रवाना हो गया। मैं पैदल चला जा रहा था। अब मुझे उस शहर की सड़कों से बखूबी वाकफियत हो गई थी। मैं एक बाजार से निकलकर दूसरे बाजार में दाखिल हो रहा था कि महसूस हुआ कि मेरा पीछा किया जा रहा है। ये एक लंबी दाढ़ी वाला सिख था जिसने तंग मोरी वाला पाजामा और गर्म वॉस्कट पहन रखी थी। उसके कंधे से एक थैला लटका था। उस सिख को मैंने मंदिर से निकलते वक्त भी देखा था, लेकिन मैंने कोई ख्याल न किया। अब उसे कुछ फासले पर अपने पीछे पीछे आते और अपने साथ ही एक बाजार से निकलकर दूसरे बाजार में दाखिल होते देखा तो मैं चौकस हो गया। ये शख्स मेरा ताक़ुब कर रहा था। यकीनन इंडियन इंटेलिजेंस का आदमी था। मैं मोहतात हो गया। उस वक्त तक मैं बाग जोगियां वाले के गेट पर पहुंच चुका था। देखकर मेरे हवास गुम हो गए कि साधु की झोंपड़ी मस्मार हो गई थी और सिपाही वहां खड़े अपनी निगरानी में साधु की एक एक शय की तलाशी ले रहे थे। माता दास यहाँ तो गिरफ्तार कर लिया गया था, यहाँ फरार हो चुका था। मैंने वहां रुकना मुनासिब न समझा और आगे निकल गया। बाग में लोग चल फिर रहे थे। बाग के दूसरे गेट से बाहर निकलते वक्त मैंने बड़ी चालाकी से पीछे निगाह डाली तो वो सिख कुछ फासले पर मेरे पीछे आ रहा था। मैं ज्यादा मोहतात होकर चलने लगा। चौक में एक साइकिल रिक्शा लिया और उसे रेलवे स्टेशन की तरफ चलने को कहा। 2-3 बाजारों से रिक्शा गुजरा होगा कि मैंने एक जगह बस खड़ी देखी। मैंने रिक्शे वाले को अंदर बैठे बैठे 5 रुपए दिए। रिक्शा रुकवाया और तेजी से बस में सवार हो गया। बस एक तरफ रवाना हो गई। ये शहर की बस थी। अगले स्टॉप पर बस रुकी तो मैं उतर आया। यहाँ से फिर एक साइकिल रिक्शा लिया और वापस अपने मंदिर आ गया। यहाँ पहुंचकर अलाव के गिर्द बैठ गया। मेरे अकीदतमंद वैसे ही बैठे थे। मेरी तेज निगाहें सिख को तलाश कर रही थीं। वो कहीं पीछे रह गया था, लेकिन मुझे बेचैनी सी लग रही थी। अगर साधु माता दास पकड़ा गया है तो फिर मैं भी गिरफ्तार हो सकता हूँ। मुझे अपने ऑपरेशन पर तेजी से अमल शुरू कर देना चाहिए। अभी थोड़ा दिन बाकी था कि मैं उठा और हरिओम का जाप करता सड़क पर आ गया। मुझे वो सिख अब भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। ये अच्छी बात थी। मैंने रिक्शा पकड़ा और उसे एयरफोर्स कॉलोनी की तरफ चलने को कहा। विंग कमांडर के भटनागर के बंगले पर खामोशी तारी थी। मैंने जय माता विष्णु का नारा लगाया तो मिसेस भटनागर और उसकी बेटी बंधनी लपक कर मेरे स्वागत को बाहर आ गई। मुझे बड़े एहतराम से अंदर ले जाया गया। विंग कमांडर अभी नहीं आया था। मेरे पास सिवाय शाम के मनगे और चंद नकद रुपयों के और कुछ नहीं था, मगर दिल में ये जज्बा बुलंद था कि कुछ भी हो मुझे अपने साथी के पास जाकर उसे किसी न किसी तरह वहां से निकालना होगा। थोड़ी देर बाद विंग कमांडर भटनागर भी आ गया। मुझे बड़ी श्रद्धा से उसने प्रणाम किया, मेरे चरण छुए। वो एयरफोर्स के विंग कमांडर की वर्दी में था, कमर में पिस्तौल लगा था। उसने अपनी बीवी और बेटी को किसी बहाने दूसरे कमरे में भेजा और मेरे करीब आकर बोला, गुरुजी, मैंने इस बात की इजाजत ले ली है कि आप आज शाम जासूस से मुलाकात कर सकते हैं। मैं दिल में बहुत खुश हुआ, लेकिन ऊपर से बड़ी बेनियाजी से बोला, इससे तुम्हें ही लाभ होगा बेटा, मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारी पत्नी के लिए ये काम करूंगा क्योंकि उसने हमारी बड़ी सेवा की है। विंग कमांडर ने वर्दी नहीं उतारी थी। कहने लगा, महाराज आप अभी मेरे साथ चलें, लेकिन मेरी अरदास है कि सिर्फ 5 मिनट ही आपके पास होंगे। क्या आप इन 5 मिनटों में जासूस को राज बताने पर आमादा कर सकेंगे? मैंने आंखें बंद कर ली और माला वाला हाथ उठाकर कहा, परंतु प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, आगे तुम्हारी लेख है।
तुम पर अभी तक मंगल शनि सवार है बच्चा। विंग कमांडर उठकर टहलने लगा, फिर रुककर बोला, महाराज भगवान के लिए पूरी कोशिश करें कि ये जासूस अपना राज बता दे, मुझे बड़ा फायदा होगा महाराज। मैंने कहा, भगवान कृपा करेगा, हम तुम्हारे लिए चलने को तैयार हैं। विंग कमांडर ने अपनी पत्नी से ये कहा कि एक दोस्त मेरे दर्शन करना चाहता है, क्योंकि वो बीमार है और खुद नहीं आ सकता, इसलिए गुरुजी को तकलीफ देकर वहां ले जा रहा हूँ। चलने को तो मैं विंग कमांडर के साथ चल पड़ा, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूंगा क्या। मेरे पास कोई हथियार नहीं था और मैं बड़ी खतरनाक जगह पर जा रहा था, जहां अगर मेरा राज फाश हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे वहां से निकाल नहीं सकेगी। विंग कमांडर भटनागर खुद जीप चला रहा था। वो कह रहा था, महाराज मैंने ये कहकर इजाजत ली है कि आप जासूस से अपने मंत्रों के जरिए राज मालूम कर लेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही अफसर को अपने साथ मिलाया है। महकमे को इसकी भिनक भी नहीं पड़ने दी, आप भी खामोश रहिएगा। मैंने कहा, बच्चा हम क्यों किसी से कुछ कहने लगे, हमें तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे परिवार की भलाई चाहिए। जीप इंडियन एयरफोर्स के ममनुआ इलाके में दाखिल हुई तो मुझ पर एक खौफ सा तारी हो गया। मैं बिल्कुल तनहा दुश्मनों के असलहे से लैस अड्डे में दाखिल हो रहा था। कहीं मैं गलती तो नहीं कर बैठा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। मैंने अपने एतमाद को बहाल किया और हरि ओम का जाप करते दिल में खुदा को याद करने लगा। जीप एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया में दाखिल होकर खारदार बाड़ वाले आहनी जंगले के दरवाजे पर रुक गई। एक सिख संतरी ने सैल्यूट मारा। विंग कमांडर ने रस्मी तौर पर अपना आईडी कार्ड दिखाया और जीप आगे बढ़ गई। मैं उस वक्त इंडियन एयरफोर्स बेस के कमांड एरिया में था। दाएं बाएं फूलदार प्लॉटों के अकब में एयरफोर्स के दफातर थे, जिनके आगे कहीं कतार में जीपें और कहीं एयरफोर्स के ट्रक खड़े थे। ऑफिस बंद हो चुके थे। शाम का फीका फीका अंधेरा उतरने लगा था। हमारी जीप वाटर गार्ड के आगे से गुजरकर उसके अकब में एक बैरक के बाहर जाकर रुक गई। विंग कमांडर भटनागर ने बड़े अदब से मुझे जीप में ही बैठने को कहा और खुद बैरक में दाखिल हो गया। ये कोई ऑफिस नहीं था जहां एयरफोर्स के जवान भी मुकीम नहीं थे, क्योंकि अंदर से किसी की आवाज नहीं आ रही थी। मैंने इर्द गिर्द का जायजा लिया। एक बार दिल ने कहा, जीप लेकर जहां से फरार हो जाऊं। शायद ये मेरी छठी हिस्स थी जिसने मुझे आने वाले खतरे से आगाह कर दिया था, लेकिन मैंने कोई ख्याल न किया, क्योंकि मैं इस किस्म के खतरों से पहले भी गुजर चुका था। और फिर मेरा दिल अपने साथी कमांडो से मिलने को बेताब हो रहा था। यही सोच रखा था कि इससे मिलकर उसे तसल्ली ही दूंगा और कहूंगा कि वो फिक्र न करें, मैं उसके फरार की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। विंग कमांडर बैरक में से बाहर निकला तो उसके साथ एक नीली वर्दी वाला संतरी भी था। संतरी ने फौरन आगे बढ़कर मेरे लिए जीप का दरवाजा खोला। मैं हरिओम करताल जीप से बाहर निकलकर विंग कमांडर के साथ एक बैरक में दाखिल हो गया। ये एक खाली बैरक थी। छत पर बीच में एक बल्ब जल रहा था। आगे एक दफ्तर का कमरा आ गया, जिसमें तो 4 कुर्सियां और एक गर्द आलूद मेज पड़ी थी। विंग कमांडर ने संतरी को बाहर ही छोड़ दिया। उसने खुद जल्दी से रुमाल निकालकर कुर्सी पर पड़ी गर्द साफ की और बड़ी आजिजी से कहा, महाराज आप यहाँ विश्राम करें, मैं अभी आकर आपको साथ लिए चलता हूँ। वो दफ्तर का दरवाजा खोलकर दूसरी तरफ निकल गया। खुदा जाने क्या बात थी कि एक बार फिर मेरे दिल ने कहा, यहाँ से भाग चलो। मैंने उस अहमकाना ख्याल को पीछे हटाया और दफ्तर का जायजा लेने लगा। ये एक वीरान सा कमरा था, लगता था कि किसी इस्तेमाल में नहीं लाया गया। मेरे दिल की धड़कन थोड़ी सी तेज हो रही थी। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। विंग कमांडर कोई 5 मिनट के बाद आ गया और अदब से बोला, चलिए महाराज। दफ्तर की दूसरी तरफ एक जीना नीचे जाता था। मालूम हुआ कि नीचे कोई तहखाना है। जीने के आगे एक लोहे का दरवाजा था, जहां तो संतरी हल्की स्टेन गनने लिए पहरा दे रहे थे। विंग कमांडर को देखते ही उन्होंने सैल्यूट करते हुए दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। विंग कमांडर भटनागर ने बड़े नर्म अल्फाज में कहा, महाराज आपके पास समय ज्यादा नहीं है। विंग कमांडर भटनागर ने बड़े नर्म अल्फाज में कहा, महाराज आपके पास समय ज्यादा नहीं है, कोशिश करें कि ये जासूस। मैंने विंग कमांडर की बात काट कर कहा, चिंता न करो बच्चा, राम भली करेगा। मैं तहखाने वाली कोठरी में दाखिल हो गया। विंग कमांडर मेरे साथ था। कमरा तंग था। छत से रस्सी के साथ एक धीमा बल्ब लटक रहा था। फर्श पर गंदा कंबल बिछा था, जिस पर एक इंसान उसी हालत में पड़ा था कि उसने अपना सर अपने घुटनों में दे रखा था और उसका लिबास चीथड़े बन चुका था। सर के बाल झाड़ बने थे। मैं भला उसे कैसे नहीं पहचान सकता था। ये मेरा साथी कमांडो नंबर 9 था। मैंने विंग कमांडर की तरफ देखकर कहा, बच्चा अब तुम जाओ, 5 मिनट बाद आ जाना, सब ठीक हो जाएगा। मैं कमांडो साथी के सामने कंबल पर बैठ गया और ऊंची आवाज में अश्लोक पढ़ने लगा। विंग कमांडर दरवाजा बंद करके चला गया। मेरे साथी ने अभी तक अपना सर ऊपर नहीं उठाया था। मैंने देखा कि उसके कान के पास खून की लकीर जमी हुई थी। जब मैं और वो कमरे में अकेले रह गए तो मैंने अपना हाथ कमांडो नंबर 9 के कंधे पर रख दिया।
उसने सिर उठाया। ये मेरा साथी कमांडो नंबर 9 था, मगर उसकी दाढ़ी बेतहाशा बढ़ गई थी और अजियतें और अकुबतें सह सह कर उसका चेहरा मुर्दे के चेहरे जैसा हो रहा था। मुझे इस बात का एहसास था कि हो सकता है जहां खुफिया तौर पर हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए माइक्रोफोन लगा दिए गए हों, यह भी हो सकता था कि किसी सुराख से खुफिया तौर पर हमें देखा जा रहा हो। चुनाचे मैं बेहद मोहतात था। मैंने आहिस्ता से कहा, सब ठीक हो जाएगा बच्चा। ये वैसे भी जुमानी जुमला था। मेरे साथी कमांडो ने भी मुझे पहचान लिया था, लेकिन मैंने आंखों से इशारा किया कि खबरदार जबान से कुछ ना बोले, खामोश रहो। मैंने आंखों के डेले दाएं बाएं घुमाकर इशारा किया कि हो सकता है हमारी गुफ्तगू सुनी जा रही हो। फिर ऊंची आवाज में कहा, बच्चा तो क्यों अपनी जान पर जुल्म कर रहा है? क्यों नहीं बता देता कि तेरे साथी कहाँ हैं और तेरे दिल में कौन से राज हैं? मेरे साथी कमांडो ने भी मौके की नजाकत के पेश नजर अदाकारी करते हुए कमजोर मगर पुरएतमाद आवाज में कहा, मर जाऊंगा, जबान नहीं खोलूंगा। मैं अश्लोक पढ़ने लगा। अश्लोक पढ़ते पढ़ते मैंने सरगोशी में कहा, मैं तुम्हें यहां से निकालने के जतन कर रहा हूं, घबराना नहीं। फिर साथ ही बुलंद आवाज में कहा, बच्चा थोड़ी देर बाद तू सो जाएगा, फिर मैं तुमसे जो पूछूंगा तुम सच सच बता दोगे। मैं ऊंची आवाज में अश्लोक पढ़े जा रहा था। मेरा साथी कमांडो खामोश नजरों से मुझे देख रहा था। मुझे अपने करीब और विंग कमांडर को एतमाद में देखकर उसे काफी हौसला हुआ था। इस इत्मीनान का तासुर उसके चेहरे पर भी था। मैंने अश्लोकों का जाप तेज कर दिया और फिर बीच में एक पल के लिए खामोश हुआ और निहायत धीमी आवाज में अपने साथी कमांडो के कान के करीब मुंह ले जाकर यूं जाहिर करते हुए कि जैसे मैं किसी मंत्र का अमल कर रहा हूं, उसे कहा कि अब तुम्हें ये लोग टॉर्चर नहीं करेंगे। मैं कल या परसों फिर आऊंगा कोई प्लान बनाकर। मुझे अपने पीछे दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने तेजी से मुंह पीछे हटा लिया और बुलंद आवाज में कहा, अब सच सच बता, तुझे किसने भेजा है और तेरे साथी कहाँ हैं? पीछे से विंग कमांडर भटनागर की आवाज आई, महाराज आप तकलीफ न करें, हमें पता चल गया है कि इसके साथी जम्मू में कहाँ कहाँ है। मैंने चौंक कर पीछे देखा। मेरा जिस्म बर्फ की तरह एकदम से ठंडा हो गया। मेरे पीछे विंग कमांडर भटनागर के दाएं बाएं 2 संतरी मुझ पर स्टेन गन ताने खड़े थे। विंग कमांडर के हाथ में सफेद नायलॉन की रस्सी थी। मुझे ये समझने में जरा भी देर न लगी कि मेरा भांडा फूट गया है। फिर भी मैंने बड़ी ढिठाई और एतमाद से गरज कर कहा, क्या बात है बच्चा? विंग कमांडर ने अपने साथी के हाथ से स्टेन गन खुद थाम ली और रस्सी उसे देकर कहा, इस नंबर 2 पाकिस्तानी जासूस की मुश्कें कस दो। मैंने फिर एक हल्ला बोला और कहा, मूर्ख तू भूल रहा है, तुझे किसी ने गलत इत्तला कर दी है। मैं विष्णु माता का भक्त हूँ। विंग कमांडर भटनागर ने मेरे दाएं गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मैं चकरा कर एक तरफ गिर पड़ा। वो बोला, तेरा पाखंड खत्म हो गया है, तेरे साथी बाग जोगियां वाले पाकिस्तानी जासूस ने सब बता दिया है, बाकी हम तुझसे पूछ लेंगे, हमें पूछना आता है। इस अरसे में मेरे बाजू रस्सी से पीठ पीछे बांध दिए गए थे। मेरा साथी कमांडो नंबर 9 भी हक्का बक्का होकर रह गया था। विंग कमांडर भटनागर ने स्टेन गन की नाली मेरी गर्दन से लगा दी। बाहर चलो भक्त जी, तुझे विष्णु माता के दर्शन करवाते हैं। मैं यूं जीना चढ़ने लगा कि रस्सी का सिरा एक संतरी ने पकड़ रखा था और 2 स्किन गन्नों का रुख मेरी तरफ था। बैरक के गर्दालू दफ्तर में आया तो मेरा दिल धक से रह गया। यहाँ वही इंडियन इंटेलिजेंस का शिख बैठा था जिसने दिन भर मेरा ताक़ुब किया था। अब सारा मामला मेरे सामने खुल गया। विंग कमांडर भटनागर ने उस सिख सीआईडी वाले से कहा, सरदार जी तुम अब जाओ, आगे हम खुद संभाल लेंगे। मैं गर्दालूद मेज के पास खड़ा था। विंग कमांडर भटनागर कुर्सी पर स्टेन गन का रुख मेरी तरफ किए बैठ गया। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। उसने एक संतरी से कहा, इसका डॉक्टरी मुआयना करो, ये पाकिस्तानी मुसलमान है। 2 सेकंड के अंदर अंदर मेरे डॉक्टरी मुआयने ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और इस बात की तस्दीक हो गई कि मैं मुसलमान हूँ, हिंदू भक्त नहीं हूँ। मैंने सर झुका लिया। विंग कमांडर कुर्सी से उठकर मेरे करीब आया और मुझे गिरबान से पकड़कर झंझोड़ता हुआ बोला, बड़ा पाखंड रचाया था ना तूने, पर तुझे पता नहीं कि ये जम्मू छावनी है और मैं के भटनागर हूँ। मुझसे आज तक दुश्मन का कोई एजेंट बच नहीं सका। अब मैं तुमसे वो बातें उगलवाऊंगा जो तुम अपने साथी से पूछने का ढोंग रचा रहे थे। उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मेरे हाथ पीछे बंधे थे। मैं पीछे दीवार से टकराकर एक तरफ गिर पड़ा। ये लोग मुझे घसीटते हुए ले गए और क्वार्टर गार्ड के नीचे एक तंगो तारीख कोठरी में डाल दिया। सारी रात मैं कोठरी में पड़ा रहा। मेरी कलाई की घड़ी संतरी उतार कर ले गया था। मेरा लिबास साधुओं का था। मेरी सरसरी सी तलाशी ली गई और खुदा का शुक्र है कि सांप का मन का सिधा की निशानी मेरे पास महफूज रही। वक्त का मुझे कोई एहसास नहीं रहा था। कोठरी में घुप अंधेरा था। वक्त एक अजियत बख्श एहसास के साथ रींगता रहा। न जाने कितने घंटे गुजर गए थे कि दरवाजा खुला। जीने में दिन की रोशनी दिखाई दी। 2 मुसल्लह सिख संतरी दरवाजे की तरफ खड़े थे। एक सिविलियन कपड़ों में मलबूस दुबला पतला आदमी अंदर आया। दरवाजा बंद कर दिया गया। उसने आते ही कोठरी की बत्ती रोशन कर दी। बड़ी अपनायत से मेरे पास बैठ गया। उसके पास एक छोटा सा टिफिन कैरियर था। उसने डिब्बा खोला और बड़ी राजदारी से बोला, मैं भी मुसलमान हूँ। वैसे तो यहाँ जम्मू एयरफोर्स के ग्राउंड स्टाफ में हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि एक न एक दिन कश्मीर जरूर आजाद होकर पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। मेरा नाम गुलाम मीरा है। लो चाय पियो।
उसने छोटे से कप में चाय डाली, टोस्ट का एक टुकड़ा काट कर मेरे मुंह में डाल दिया। मैं खामोशी से टोस्ट खाने लगा। वो मुझे कायल करने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरा हमदर्द है और उसकी अपनी हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। मैं जानता था कि वो झूठ बोल रहा है और उसे जानबूझकर मेरे पास भेजा गया है, लेकिन मुझे टोस्ट और चाय की अशद जरूरत थी, क्योंकि आगे मैं अजियत के एक तवील सिलसिले से गुजरने वाला था। इस टॉर्चर के लिए मैं अपने जिस्म को पहले ही तैयार कर रहा था, क्योंकि मैं उनके टॉर्चर से अब बच नहीं सकता था। गुलाम मीरा बराबर बातें किए जा रहा था। वो लाहौर, सियालकोट और कराची की बातें करने लगा। मैंने 4 टोस्ट खा लिए थे और चाय का दूसरा कप पी रहा था। मैंने गुलाम मीरा की तरफ गहरी नजरों से देखा और कहा, मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ, मुसलमान जरूर हूँ, मगर जनूबी हिंद का रहने वाला हूँ। गुलाम मीरा बोला, जनूबी हिंद के थे तो फिर तुम इस पाकिस्तानी जासूस से मुलाकात करने क्यों आए? मैंने कहा, इसलिए कि विंग कमांडर चाहता था कि मैं पाकिस्तानी जासूस से राज उगलवाऊं। गुलाम मीरा एक सेकंड के अंदर अंदर हिंदू डोगरा बन गया। उसने उल्टे हाथ से मेरे मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि कप मेरे हाथ से छूट कर परे गिर पड़ा। बोला, तुम सीधी तरह नहीं मानोगे। और ये कहता हुआ 2-4 ठुड्डे मेरे पेट पर मारकर बाहर निकल गया। दरवाजा बंद कर दिया गया। बत्ती जलती रह गई थी। मुझे दीवारों पर स्याह धब्बे नजर आए। ठुड्डों से मेरे पेट में शदीद दर्द होने लगा था। कुछ देर मैं सुकुड़ा सिमटा बैठा रहा, फिर जरा अफाका हुआ तो उठकर दीवार के काले धब्बों को देखा। ये मुझे इंसानी खून के छींटे लगे। मेरी कमर में चूंटियां सी रेंगने लगी। उस हिंदू डोगरे के जाने के कोई 20-25 मिनट बाद 4 संतरी खटाक खटाक करते कोठड़ी में आ गए। इनमें से 2 संतरियों के हाथों में स्टेन गन्ने थी, 2 खाली थे। उन्होंने आते ही मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे जीने पर घसीटते हुए बाहर ले गए। मेरी आंखों पर बंधी पट्टी के अंदर सुर्ख सी रोशनी फैल गई। इसका मतलब था कि बाहर दिन की रोशनी है। मुझे कुछ देर तक चला कर ले जाया गया, फिर उठाकर किसी ट्रक में डाल दिया गया। सीट से मैंने अंदाजा लगाया कि ये कोई ट्रक है। फिर ट्रक के पीछे तरपाल गिराने की आवाज आई और ट्रक स्टार्ट होकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ चल पड़ा। मैं 2 संतरियों के बीच में बैठा था, जिनके कांधे मेरे कांधों से मिले हुए थे। पट्टी आंखों पर इस कदर कसकर बांधी गई थी कि मेरा सर दर्द करने लगा था, लेकिन मेरे हाथ भी पीछे बंधे थे। हाथ खुले भी होते तो मैं अपनी आंखों की पट्टी को ढीला नहीं कर सकता था। ट्रक एक सीधी सड़क पर दौड़ा जा रहा था। उसने अभी तक कोई मोड़ नहीं मुड़ा था। मुझे ठंड लग रही थी। ये बात जाहिर थी कि मुझे किसी बहुत बड़े उक़ुबत खाने की तरफ ले जाया जा रहा है, जहां मुझे नाकाबिले बर्दाश्त अजियतें दी जाएंगी और मुझसे ये मालूमात हासिल करने की कोशिश की जाएगी कि जम्मू में मेरे साथी कहां छुपे हैं। उसके बाद मुझसे पाकिस्तानी फौज की अहम तंसीबात के बारे में पूछा जाएगा। मैं इस भयानक अजियत के लिए ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार कर रहा था। ट्रक अब इस तरह मोड़ काट रहा था जैसे पहाड़ी सड़क पर जा रहा हो। कभी चढ़ाई आ जाती और कभी उतराई। एक बार उतराई पर ट्रक देर तक चलता रहा, फिर एक तरफ को घूमा और रुक गया। 2 आदमियों ने मुझे उठाकर ट्रक से बाहर निकाला और जमीन पर खड़ा कर दिया। मेरी आंखों पर से पट्टी उतार दी गई। मेरी आंखें पहले तो चकाचौंध हो गईं। मुझे बाजुओं से पकड़कर एक तरफ ले जाया जा रहा था। मैंने आंखें खोल दी। ये पहाड़ियों के दरमियान एक लंबी बैरक थी, जिसकी ढलानी छत पत्थर की सलेटों से बनी हुई थी। बैरक के लंबे बरामदे में 2 खाली चारपाइयां बिछी थीं। मैं उन चारपाइयों के पास फर्श पर बिठा दिया गया। इर्द गिर्द वीरानी और गहरा सन्नाटा था। किसी परिंदे के बोलने की भी आवाज नहीं आ रही थी। 2 आदमी वहीं खड़े रहे। 2 संतरी एक तरफ से डबल मार्च करते आए और मुझे डंडा डोली करके उठाकर एक कमरे में लाकर डाल दिया। दोनों के कंधों से स्ट्रेन गन्ने लटक रही थी। छोटे से कमरे में सिवाय एक मिट्टी के मटके के और कुछ नहीं था। दरवाजा खुला और विंग कमांडर भटनागर अंदर आ गया। उसके पीछे पीछे एक आदमी कुर्सी और टेप रिकॉर्डर उठाए हुए था। कुर्सी पर विंग कमांडर बैठ गया। टेप रिकॉर्डर फर्श पर रख दिया गया। माइक उसने मेरी तरफ करके कहा, गधे की औलाद, अपने आप सब कुछ बता दोगे तो बच जाओगे। बोलो, तुम किसके साथ बॉर्डर क्रॉस करके आए थे? जम्मू कश्मीर में तुम्हारे साथी कहाँ हैं? तुम्हारे साथी पुल तबाह करने के बाद कहाँ छुपे हुए हैं? मैंने कहा, जो कुछ आप मुझे समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। सच ये है कि मैं लाहौर का गुंडा था। लाहौर में गुंडों की पकड़ धकड़ शुरू हुई तो मैं बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ गया। भटनागर मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। बोला, लेकिन तुम तो साधु का भेष बदल कर मेरे घर आए और तुमने अपने साथी कमांडो से मिलने पर इसरार किया था। मैंने कहा, जनाब, मैं आप पर असर डालना चाहता था ताकि जहां आराम से साधु बनकर जिंदगी बसर कर सकूं। इतना कहना था कि मुझ पर ठुड्डों और घूसों की बारिश शुरू हो गई। उन सब ने मिलकर मुझे इतना मारा कि दर्द से मेरी चीखें निकल गईं और मैं बेहोश हो गया। होश आया तो एक संतरी प्याले में पानी पिला रहा था। विंग कमांडर भटनागर ने आस्तीनें चढ़ा रखी थी। वो गजबनाक लहजे में बोला, तुम ज्यादा देर तक सच्चाई को नहीं छुपा सकोगे। अभी तुम्हें पूछगिछ के कई सेंटरों की सैर करवाई जाएगी। तुम्हें ऐसी ऐसी अजियतें दी जाएंगी कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। बेहतर है कि यहीं अपना बयान रिकॉर्ड करवा कर अपनी जान बचा लो। मैं सब जानता था कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने सारे राज बता भी दिए तो मेरा रिकॉर्ड दिल्ली, तिरुचिरापल्ली और पठानकोट से मंगवा लिया जाएगा और जब सारी हकीकत सामने आ जाएगी तो ये
मुझे शूट कर देंगे। चुनाचे मैं अपने पहले वाले बयान पर कायम रहा। मेरी फिर ठुकाई शुरू हो गई। वो बड़ी बेदर्दी से मुझे ठुड्डे और मुक्के मार रहे थे। मैं कोई कमजोर मर्द नहीं था, मेरे अंदर काफी कुव्वत थी, जिस्म भी गठा हुआ था और फौलाद की तरह मजबूत था, लेकिन वो कुछ इस तरीके से मुझे मार रहे थे कि मेरी हड्डी टूटने लगी और मैं फिर बेहोश हो गया। होश आया तो कमरे में अकेला फर्श पर पड़ा था, अंग अंग दुख रहा था। बड़ी मुश्किल से मैंने मटके में से थोड़ा सा पानी निकाल कर पिया और ठंडे फर्श पर सीधा लेट गया। दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे। कभी अपने साथी कमांडो नंबर 9 का ख्याल आता कि उस पर क्या गुजरी होगी, कभी ये सोचता कि अब मेरा क्या अंजाम होगा। जहां से फरार मुझे एक नामुमकिन बात नजर आ रही थी, लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा था। उस वक्त मेरा सारा बदन फोड़े की तरह दुख रहा था। कमबख्तों ने बहुत बुरी तरह से मुझे पीटा था। ये कोई अजियत नहीं थी। मैं खूब जानता था कि अभी मुझे आलात उकूबत के जरिए अजियत दी जाएगी। मैंने आंखें बंद कर ली। न जाने क्यों मुझे उस वक्त शाहफाम सिथा का ख्याल आने लगा। बुजुर्ग के मुकद्दस नक्श का भी ख्याल आया। ये सारे जराए, सारे राब्ते मुझसे टूट चुके थे और मेरी कोई मदद नहीं कर सकते थे। न जाने दिन का क्या बजा होगा कि एक संतरी दरवाजा खोलकर अंदर आया और मेरे पास एक टीन का डब्बा रखकर वापस चला गया। मैंने उठकर देखा, टीन के डिब्बे में 2 सूखी रोटियां ठुसी हुई थी। भूख लग रही थी, मजबूरन सूखी रोटियां खाई, पानी पिया और जगह जगह से दुखते बदन को सहलाता रहा। रात को फिर पूछगिछ का सिलसिला शुरू हो गया था। जब मैं अपने साबिका बयान पर ही कायम रहा तो विंग कमांडर भटनागर के इशारे पर 2 संतरियों ने मेरे गले में कपड़ा डाला और उसे कसना शुरू कर दिया। मेरी आंखें बाहर को बुलाईं, सांस उखड़ गया, नजर के आगे तारे नाचने लगे। मैं बहाना बनाकर बेहोश हो गया कि कमबख्त इस जानलेवा अजियत से कुछ देर के लिए तो निजात मिलेगी। उन्होंने मुझे बेहोश पाकर एक बार फिर लातों ठुड्डों से मारना शुरू कर दिया। मेरी चीखें निकल रही थीं। भटनागर मुझे गालियां देते हुए बार बार कह रहा था, कब तक नहीं भगोगे। 2 दिन और 2 रातें मेरे साथ यही सलूक होता रहा। मैं अधमुआ हो गया था, जिस्म दर्द से फटा जा रहा था। बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से हरकत कर सकता था। तीसरे रोज मुझे खाने को न दिया गया, सिर्फ पानी पीकर गुजारा करता रहा। चौथे रोज मुझे 2 सूखी रोटियां खाने को मिली और 5वें रोज मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे वहां से निकाला गया। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे एक बंद ट्रक में बिठाया गया था और ट्रक किसी नामालूम समत रवाना हो गया। करीबन 1 घंटे बाद मेरी आंखों पर से पट्टी खोल दी गई। अब मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दी गई थी। 2 संतरी मेरे दाएं बाएं और 1 संतरी ट्रक में मेरे सामने बैठा था। उनमें एक सिख था जो इंडियन एयरफोर्स की वर्दी में थे। ट्रक देर तक चलते रहने के बाद एक जगह रुका। मुझे डबल रोटी के 2 टुकड़े और चाय दी गई। कुछ देर रुकने के बाद ट्रक फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। अभी मालूम न हो सका था कि मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है। ट्रक तरपाल से ढका हुआ था। छोटे छोटे सुराखों में दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। ट्रक अब पहाड़ी रास्तों से निकलकर मैदानी इलाके में आ गया था और दरमियानी रफ्तार से चल रहा था। सूरज गुरूब हो रहा था कि ट्रक एक जगह घूमकर रुक गया। संतरी तरपाल उठाकर बाहर कूद गए। बाहर जाते ही उन्होंने स्टेन गन्ने तान ली। मुझे ट्रक से बाहर निकाला गया। मैं एक रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा था। भला इस रेलवे स्टेशन को मैं कैसे नहीं पहचान सकता था। इस शहर से मेरी कमांडो जिंदगी का आगाज हुआ था। ये अमृतसर का रेलवे स्टेशन था। लोग एक साधु को हथकड़ी में देखकर जमा हो गए। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूं तो मेरे खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए। संतरी मुझे बड़ी मुश्किल से लोगों के दरमियान से निकालकर रेलवे स्टेशन के अंदर ले गए। मुझे वेटिंग रूम में मुसल्लाह संतरी की हिफाजत में फर्श पर बिठा दिया गया। वेटिंग रूम की घड़ी रात के 8 बजा रही थी कि मुझे बाहर निकाला गया। प्लेटफॉर्म पर जनता एक्सप्रेस खड़ी थी। लोग एक बार फिर मेरे गिर्द जमा हो गए। संतरियों ने मुझे एक फौजी डिब्बे में बिठाया और डिब्बे के दोनों दरवाजों पर मुसल्लाह गार्ड खड़े हो गए। 8:40 पर जनता एक्सप्रेस अमृतसर से रवाना हुई। स्टूडियो वाला पुल गुजर गया। कंपनी बाग वाला पुल भी गुजर गया। शरीफपुरे की रोशनियां नजर आने लगी, ये भी पीछे रह गईं। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। 9:30 बजे ट्रेन जालंधर के रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो मुझे बाहर निकाल लिया गया। मैं समझ गया कि मुझे जालंधर के मिलिट्री इंटेरोगेशन सेंटर ले जाया जा रहा है। अमृतसर के बाद यही पंजाब का सबसे खतरनाक और खौफनाक इंटेरोगेशन सेंटर था, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े जासूसों की रूह कांप जाती थी। स्टेशन के बाहर मेरे स्वागत के लिए चारों तरफ से बंद फौजी जीप तैयार खड़ी थी। जालंधर शहर के बाजारों से गुजरती जीप जालंधर मिलिट्री इंटेरोगेशन सेंटर के दरवाजे पर जाकर रुक गई। ये दरवाजा किसी जेल खाने से कम नहीं था। मुसल्लाह गार्ड का पहरा था। ग्यूड़ी में एक दफ्तर था जहां मेरे बारे में जरूरी इंदराज वगैरह किया गया। मेरी आंखों पर पट्टी बांधी गई। 2 सफेद पोश इंटेलिजेंस वाले मुझे हथकड़ी समेत एक तरफ लेकर चले।
इंटेलिजेंस वाले मुझे हथकड़ी समेत एक तरफ लेकर चले। कई एक बरामदों की भूल भुलैयों में से गुजार कर ये लोग मुझे एक कमरे में ले गए, जहां उन्होंने मेरी आंखों की पट्टी खोल दी। छत के साथ 2 रस्से लटक रहे थे और दीवार के साथ लोहे का एक स्ट्रेचर नुमा शिकंजा पड़ा था। मुझे दी जाने वाली अजियतों का अलमनाक बाब शुरू होने वाला था। जालिंधर इंटरोगेशन में मुझे जो अजियतें दी गईं, उन्हें याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। मेरे जिस्म को आहनी शिकंजे में फंसा कर कसा गया। सारा दिन मुझे छत से उल्टा लटकाए रखा गया। मेरे जिस्म में पानी दाखिल करके पेट को बजाते तो मेरी चीखें निकल जाती। नाजुक हिस्सों को जलते सिगरेटों से दागा गया। मैं बेहोश हो जाता तो मेरे होश में आने का इंतजार किया जाता। होश में आता तो तशद्दुद का बहीमाना सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता। मेरी हालत इतनी नाजुक हो गई कि मैं मौत की दुआएं मांगने लगा। लेकिन इन तमाम अजियतों के बावजूद मैंने उन्हें वो मालूमात न दी जो वो मुझसे हासिल करना चाहते थे, यानी ये कि मेरे साथी भारत में कहां पर हैं, उनका खुफिया कोड क्या है। मैंने एक ही रट लगाए रखी कि मैं रजाकाराना तौर पर अकेला ही जासूसी करने भारत आया था और मेरा यहाँ कोई साथी नहीं। इसकी वजह ये थी कि एक तो उन्होंने मुझे जम्मू में रंगे हाथों पकड़ा था, दूसरी ये बात भी उन पर खुल गई थी कि मैं हिंदू साधु नहीं बल्कि मुसलमान हूँ। उनके सामने मैं अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता था। बस इतना एतराफ जरूरी था कि मैं रजाकार जासूस हूँ और अपने तौर पर भारत आया था। जब वो लोग मुझसे अपनी बात न मनवा सके और उन्हें मेरे पिछले रिकॉर्ड का भी कुछ इल्म न हो सका, तो मुझे इंटरोगेशन सेंटर के उकूबत खाने से निकाल कर सेंट्रल जेल में पहुंचा दिया गया। 1 महीना मुझे फांसी की तंगोतारी कोठरी में बंद रखा गया, फिर जराइम पेशा कैदियों के वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। चूंकि मैं पाकिस्तानी जासूस मशहूर था, इसलिए जेल के हिंदू और सिख कैदी मुझसे बुरा सलूक करते, आते जाते मुझे गालियां दी जाती। मैं लोहे की सलाखों वाली बैरक के कोने में चुपचाप बैठा दूर जेल की ऊंची दीवार को देखता रहता। उस दीवार के 2 कोनों पर ऊंची मचाने बनी थी, जहां सिपाही हर वक्त पहरा देते थे। अजियतें बर्दाश्त करते करते मैं कमजोर हो गया था। मुझे यही बताया गया कि मेरा चालान ही अदालत में पेश कर दिया जाएगा, मगर वो वक्त न आना था न आया। सेंट्रल जेल में आने से इतना फायदा जरूर हुआ कि मुझे अजियत और तशद्दुद से निजात मिल गई थी। दूसरे यहाँ पतली दाल और जली हुई रोटियां ही सही, लेकिन 2 वक्त खाने को मिल जाता। मेरी खोई हुई ताकत बहाल होना शुरू हो गई। यूं ही 3 महीने गुजर गए। इस दौरान मैंने वहां से फरार की कई तरकीबें सोची, मगर उन पर अमल न कर सका। एक तो मैं अकेला था, उसके अलावा मुझ पर हर वक्त कड़ी नजर रखी जाती। रात को बैरक के बाहर भी मुसल्लाह पहरेदार गश्त करते रहते थे। मुझे महसूस होता कि जेल के अंदर भी पहरेदारों की निगाहें मेरी मुसलसल निगरानी कर रही हैं। जेल का सुपरिटेंडेंट एक हिंदू टेकराम शर्मा था, जो जाहिर है संगदिल इंसान था और कैदियों को खुद अपने दफ्तर में बुलाकर बेद से पीटता था। गाली हर वक्त उसकी जबान पर रहती थी। मेरे साथ उसका सलूक इतना बुरा नहीं था। गाली गलौज कर लेता, मगर उसने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया था। साफ लग रहा था कि उसे ऊपर से हिदायत मिली है कि मेरे साथ नरमी का बर्ताव किया जाए। शायद हुक्काम बाला को अभी तक यकीन नहीं था कि अगर मेरा कोई जासूस साथी है तो वो किसी न किसी रूप में मुझसे मुलाकात करने जरूर आएगा। हफ्ते में एक रोज जब मुलाकात का वक्त आता तो मुझे बैरक से निकाल दिया जाता और पहरेदार जानबूझकर इधर उधर हो जाते। मैं उनकी इस चाल को बखूबी समझ रहा था, लेकिन अव्वल तो मेरा वहां कोई साथी नहीं था और अगर होता भी तो वो कभी मुझसे मुलाकात न करने आता। तहाँ मैं मुलाकातों के वक्त जेल के सहन में चल फिर कर कैदियों से मुलाकात करने वालों का मुशाहिदा करता। अब मैंने वहां से फरार होने के मंसूबे पर गौर करना शुरू कर दिया था, अगरचे कोई वाज़ेह तरकीब मेरे जहन में नहीं आई थी। जेल में मेरी एक सिख कैदी से सलाम दुआ हो गई थी, जो डाके और कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा भुगत रहा था। उसका नाम घुम्मन सिंह था। ऊंचा लंबा जात का जट था, दाढ़ी को ऊपर खींचकर रुमाल से बांधे रखता। आंखें खूनियों जैसी थीं, मगर दिल का साफ और बेलौस था। खरी बात मुंह पर कह देता। सुपरिटेंडेंट जेल भी उससे डरता था और उसको कभी गाली वगैरह नहीं दी थी। घुम्मन सिंह से सारे कैदी खाइफ रहते थे और उसकी बड़ी आओभगत करते थे। वहां मशहूर था कि घुम्मन डकैत ने 12 खून किए हैं। घुम्मन सिंह डकैत से मेरी दोस्ती की इब्तिदा एक इत्तेफाकी हादसे से हुई। वो नाब जेल से जालिंधर की सेंट्रल जेल में लाया गया था। उसे यहाँ आए अभी 1 महीना ही हुआ होगा कि सारी जेल में उसकी बदमाशी की धाक बैठ गई। उसकी मुलाकात को बड़े बड़े पगड़ों और रेशमी लाचों वाले अमीर सिखाते और उसे हर रोज बाहर से खाना भी पहुंच जाता था। और जब कभी उसे शराब मिल जाती तो नशे में बदमस्त होकर वो बड़ा उधम मचाता। घुम्मन सिंह डकैत ने एक रोज शराब के नशे में सुपरिटेंडेंट जेल शर्मा को गाली देकर कहा कि अगर उसने उसके खिलाफ शिकायत की तो वो जेल में रहकर भी उसके सारे खानदान को कत्ल करवा देगा। शर्मा डर गया और घुम्मन सिंह डकैत के सामने आने से हमेशा गुरेज करता। एक दिन बारिश के बाद मौसम खुला तो घुम्मन सिंह डकैत बैरक से निकलकर पीपल के दरख्त तले ईंटों के चबूतरे पर बैठ गया। वो कैदी उसकी पिंडलियां दबाने लगे। घुम्मन सिंह डकैत अपनी दाढ़ी को बांट कर रुमाल में बांधकर ऊपर चढ़ा रहा था कि अचानक उधर से मेरा गुजर हुआ।
घुम्मन सिंह डकैत की पुश्त मेरी तरफ थी। मैंने देखा कि पीपल के तने में से एक काला सांप निकलकर घुम्मन सिंह की तरफ बढ़ रहा है। जो दो मुशक्कती घुम्मन सिंह की चापी कर रहे थे, उनकी नजर भी सांप पर न पड़ी। मैं बेख्तियार चिल्लाया, घुम्मन सिंह या सांप। घुम्मन सिंह अपनी जगह से उछला, मगर इतने अरसे में सांप उसे डस चुका था। पहले तो सिंह को पता ही न चला कि मुशक्कती भाग गए। सांप ने घुम्मन सिंह की रान पर डसा था। वो तहमत उठाकर अपनी रान को देखते हुए बोला, ओए डंग मार गया ओए। सांप का जहर अपना असर दिखाने लगा था। घुम्मन सिंह को चक्कर आ गया। वो बैठ गया और जहां सांप ने काटा था उस जगह अपनी पगड़ी उतार कर बांधने की कोशिश करने लगा। मैं लपक कर उसके पास आ गया। मेरे पास सीधा कर दिया हुआ सांप का मनका उस वक्त भी मौजूद था। मैंने उसे चीथड़े में लपेट कर अपने बाजू के साथ बांध रखा था। बुरे से बुरे हालात में भी मैंने उस मनके को अपने से जुदा नहीं किया था। उसके बारे में हर किसी को मैंने यही बताया था कि ये काला पत्थर मेरी वालिदा की निशानी है, जो उन्होंने मरते वक्त मुझे दी थी, और कहा था कि इसे अपने से कतई जुदा न करना। खुदा जाने क्यों ये सुनकर किसी ने मुझसे उस मनके के बारे में फिर कोई सवाल न किया। मैंने इंटरोगेशन सेंटर में जानलेवा तशद्दुद बर्दाश्त किया। उस वक्त भी ये मनका मेरे पास ही रहा। मैंने घुम्मन सिंह को लेट जाने का कहा और बाजू पर बंधा चीथड़ा खोलकर मनका निकालकर घुम्मन सिंह की रान पर उस जगह रख दिया जहां सांप ने काटा था। वहां शोर मच गया। कैदी जमा हो गए, सिपाही और पहरेदार भी आ गए। मैंने ये कहकर किसी को करीब न आने दिया कि मैं सुलेमानी मनके पर दम पड़कर सांप का जहर जायल करने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधा के सांप का मनका इंतहाई सरीउल असर था। उसने देखते ही देखते सांप का सारा जहर चूस लिया। घुम्मन सिंह को बैरक में ले जाकर लिटा दिया गया। सुपरिंटेंडेंट जेल और वार्डन भी आ गए। घुम्मन सिंह का बयान और मेरे अलावा मुशक्कती कैदियों की भी शहादतें कलमबंद की गईं। घुम्मन सिंह को गर्म दूध पिलाया गया। शाम तक वो बिल्कुल ठीक हो गया। इस वाक़े ने घुम्मन सिंह को मेरा गर्विदा बना दिया। आदमी बहादुर और दिल का खरा था। एक रोज कहने लगा, करमदीन तुम नौजवान हो, अगर तुम सचमुच पाकिस्तानी जासूस हो तो मुझे बता दो। मेरा बाहर बड़ा असर रसूख है, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। मैंने अपना नाम करमदीन बताया हुआ था। मैं अपना राज कभी उस पर जाहिर नहीं कर सकता था। मैंने उसे भी वही मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि मैं पाकिस्तानी जरूर हूँ, मगर भारत की सैर करने और भारतीय फिल्में देखने की लालच में सरहद पार करके जहाँ गया। तमिलनाडु तक घूमता फिरता रहा। जम्मू में पुलिस को मुझ पर शक हुआ तो साधु का भेष बदल लिया। कश्मीर की सैर करने का इरादा था कि पुलिस ने पकड़ लिया। घुम्मन सिंह मुझे अपनी लाल लाल आंखों से घूर रहा था। मुस्कुराया और बोला, आदमी तुम बड़े पक्के हो। फिर मेरे कांधे पर हाथ मारकर बोला, करमदीन कुछ भी हो, आसी तुम्हारे यार हैं, तुमने हमारी जान बचाई है, हम तुम्हारे जरूर काम आएंगे। घुम्मन सिंह को बाहर से जो खाना आता वो मुझे उसमें जरूर शरीक करता, मगर मैं इससे ताल्लुकात उस्तवार करने के बारे में बड़ा मोहतात था। अपने तौर पर मैं वहां से फरार होने की तरकीबों पर गौर करता रहता। एक दिन मैं अपनी बैरक वाली कोठी में बाहर बैठा धूप सेंक रहा था कि जेल का असिस्टेंट वार्डन दो हवालदारों के साथ एक बदहाल कैदी को घसीटे हुए लाया और मेरे साथ वाली कोठरी में उसे धक्का देकर गाली दी और कहा, जहां से अब तेरे पाकिस्तान का सदर भी तुझे निकाल नहीं सकेगा। ये कहकर वो लोग चले गए। पाकिस्तान का नाम सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने साथ वाली कोठरी में जाकर देखा कि एक उधेड़ उम्र का मगर मजबूत डील डोल वाला आदमी, जिसकी खशखशी दाढ़ी थी और जिसने शलवार कमीज पर गर्म स्वेटर पहन रखा था, फर्श पर आंधे मुंह पड़ा था। मैंने उसका चेहरा उठाया तो उसके होंठों से खून बह रहा था और माथे पर नील के निशान थे। उसे बहुत मारा पीटा गया था। मैंने कहा, तुम कौन हो? उस आदमी ने रहम तलब नजरों से मेरी तरफ देखा और गुलूगीर आवाज में कहा, इन काफिरों से मुझे बचा लो, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। मैंने सवाल किया, तुम्हारा जुर्म क्या है? वो बोला, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मेरी कोठरी से चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं चुपके से उठकर बाहर आ गया। मेरा जहन अभी तक सोच रहा था कि वार्डन ने ये क्यों कहा था कि जहां से तुझे पाकिस्तान का सदर भी निकाल नहीं सकता, कहीं ये पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है। मैं उठकर दोबारा कोठरी की तरफ जाने लगा तो घुम्मन सिंह उधर से गुजरा। बोला, करमदीन ये नया रंगरूट कहाँ से आया है? मैंने अनजान बनकर कहा, मुझे मालूम नहीं, वार्डन इसे यहाँ फेंक गया है। रात को बड़ी सर्दी थी, बर्फानी हवा चल रही थी। मैं पुराने कंबलों में लिपटा अपनी कोठरी के कोने में दुबका पड़ा रहा कि मुझे साथ वाली कोठरी से कराहने की आवाज सुनाई दी। ये नए कैदी की आवाज थी। अचानक वो कलमा शरीफ का विर्द करने लगा जैसे उसका आखिरी वक्त आ गया हो। अब मुझसे रहा न गया। मैं उठकर दबे पांव उसकी कोठरी में दाखिल हुआ। वो गंदे कंबलों के ढेर में पड़ा कराहते हुए बार बार कलमा पढ़ रहा था। मैं करीब जाकर बैठ गया। भाई, क्या तकलीफ है? तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? उस कैदी ने मुझे डांटते हुए कहा, दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे मरने दो, मैं इस्लाम और अपने प्यारे पाकिस्तान के नाम पर जान दे रहा हूँ। फिर उसकी आवाज बंद हो गई। मुझे तशवीश हुई। मैंने देखा कि वो बेहोश हो गया था, लेकिन उसका सांस चल रहा था। मैंने बैरक में गश्त करते हवालदार को जाकर सूरत हाल बताई तो उसने मुझे गाली देकर कहा, तुम चाचे लगते हो उसके, वो भी तुम्हारी तरह पाकिस्तानी जासूस है, मरता है तो मरने दो, चलो अपनी कोठरी में, अब बाहर निकले तो शूट कर दूंगा। मैं वापस अपनी कोठरी में आकर लेट गया। दूसरे दिन सुबह काफी दिन चढ़े जेल के वार्डन ने मेरे साथ वाले पाकिस्तानी जासूस की कोठरी में जाकर उसे कोई दवाई पिलाई और उसे गालियां देता वापस आ गया। सारा दिन नया कैदी बाहर न निकला। शाम को
डॉक्टर भी उसका मुआयना करके चला गया। रात के वक्त नए कैदी को उठाकर जेल की डिस्पेंसरी में ले जाया गया, जहां वो सारी रात पड़ा रहा। 2 दिनों के बाद मैंने उसे जेल की डिस्पेंसरी के बाहर जमीन पर धूप में उकड़ू बैठे देखा। वो बहुत बीमार लग रहा था। पाकिस्तानी होने के नाते मुझे कुदरती तौर पर उससे हमदर्दी हो गई थी। मैंने करीब जाकर उसकी खैरियत दरियाफ्त की तो उसने गुस्सीली नजरों से मुझे देखते हुए गुर्रा कर कहा, तुम मेरा पीछा छोड़ोगे या नहीं? दफा हो जाओ, तुम वार्डन के पिट्ठू हो, तुम मुझसे कोई मालूमात हासिल नहीं कर सकते। और उसने मुझे गंदी गाली दे दी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया मगर मैं पी गया। उसने मुझे वार्डन का पिट्ठू कहकर मेरी तौहीन की थी। शायद उसे ये पता नहीं था कि मैं भी मुसलमान हूँ और मुझ पर भी पाकिस्तान के जासूस होने का इल्जाम है। मैंने जब उसे बताया कि मैं हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान हूँ और मुझ पर भी पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम है, इस पर उस नए कैदी ने घूर कर मुझे देखा और बोला, तुम बकवास करते हो। तुम अगर मुसलमान हो भी तो वार्डन के पिट्ठू हो। तुम भारतीय हुकूमत के नौकर हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, जाओ अपना काम करो। उस वक्त मैंने यही मुनासिब समझा कि उससे मजीद बातचीत नहीं करनी चाहिए। मैं वहां से चला आया, लेकिन मेरे दिल में उस मुसलमान कैदी के लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी, खास तौर पर जबकि उस पर पाकिस्तानी जासूस होने का इल्जाम था। अगरचे ये नया मुसलमान कैदी मुझे अपने करीब आने की इजाजत नहीं देता था, लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा। घुम्मन सिंह को बाहर से माल्टे आते थे। वो मुझे खाने को देता तो मैं 2 माल्टे छुपा कर रख लेता और नए मुसलमान कैदी को जाकर दे देता। आहिस्ता आहिस्ता चंद रोज के बाद उसने मुझसे बातें करनी शुरू कर दी। उसने मुझे बताया कि मेरा नाम रमजान है, मेरा घर पाकिस्तान के शहर सक्खर में है, मैं पुलिस का खोजी था। फिर पाकिस्तान बॉर्डर फोर्स ने स्मगलरों को पकड़ने के लिए मेरी खिदमत हासिल की। कुछ दिन उनके लिए काम करता रहा। अब उन्होंने मुझे जासूसी की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी और एक रोज मुझे एक दूसरे पाकिस्तानी जासूस के साथ बॉर्डर क्रॉस करवा कर भारत भेज दिया। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं जालंधर रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया गया। ये कहकर वो खामोश हो गया। फिर मेरी तरफ देखकर बोला, मैंने सुना है कि तुम भी पाकिस्तानी जासूस हो। तुमने किस तरह से बॉर्डर क्रॉस किया था? क्या तुम्हारा ताल्लुक भी पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स से है? मैंने अपने बारे में उससे बताना मुनासिब न समझा। बस इतना कह दिया कि मैं पाकिस्तानी जरूर हूँ मगर जासूस नहीं हूँ। मैं तो इंडियन फिल्में देखने के शौक में बॉर्डर क्रॉस करके जहाँ आ गया था, गिरफ्तार कर लिया गया। रमजान ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, करमदीन। मैं गुजरांवाला का रहने वाला हूँ और मेरे बाप का खिरात का कारखाना है जहाँ मैं खिरात पर काम करता था। रमजान मुझे बुरा भला कहने लगा। बोला, तुम लोगों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रखा है। इंडियन फिल्मों को शौक से देखते हो, हेमा मालिनी और राजेश खन्ना को अपना हीरो बनाए फिरते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, चले जाओ यहाँ से। मैं तुम जैसे वतन के गद्दारों से बात नहीं करना चाहता। मुझे रमजान की वतन परस्ती के जज्बे ने बेहद मुतासिर किया था। मैं अपनी सफाई में कुछ कहने ही वाला था कि रमजान ने मुझे घूर कर देखा और बोला, मगर तुम पाकिस्तानी होकर झूठ बोलते हो। मैंने झूठ नहीं बोला मगर तुमने झूठ बोला है। मैं जानता हूँ तुम पाकिस्तानी जासूस हो। मुझे यहाँ किसी ने बताया था कि तुम जम्मू तवी में पकड़े गए थे। मेरा साथी भी जम्मू तवी गया था। उसका टारगेट भी जम्मू का एक पुल था। मुझे उसके अंजाम के बारे में कुछ पता नहीं। क्या तुमने उसे देखा है? मैं कश्मकश में पड़ गया। उस शख्स के पाकिस्तानी जासूस होने का यकीन था मगर मैं अपने बारे में कुछ बताते हुए हिचकिचा रहा था। मैंने उससे उसके साथी का नाम के बारे में पूछा तो वो बोला, असली नाम तुम जानते हो कि हम कभी नहीं बताया करते। मुझे मालूम है कि तुमने भी अपना गलत नाम बताया है। मेरा असली नाम भी रमजान नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तानी मुसलमान भाई होने के नाते मैं तुम्हें अपने साथी के बारे में जरूर बताऊंगा कि वो एक साधु के भेष में था। उसने जम्मू शहर के किसी बाग के दरवाजे पर अपनी कुटिया बना रखी थी। मैं कुछ चौंका मगर इस तहय्युर को मैंने अपने चेहरे पर जाहिर न होने दिया। ये शख्स उस साधु के बारे में कह रहा था जिसने वाकई जम्मू शहर के कंपनी बाग के दरवाजे के पास अपनी झोंपड़ी बना रखी थी और जहां मैं भी जाया करता था। ये इस बात का वाज़ेह सबूत था कि रमजान वाकई पाकिस्तानी जासूस था। मुझे जम्मू वाले साधु के बारे में इल्म था कि वो वहां से फरार हो गया था और जिंदा था, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपना राज खोलना मुनासिब न समझा और कहा, अगर तुम कहते हो कि मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ तो ठीक है, बेशक कहो, लेकिन यकीन करो कि मैं तुम्हारे किसी साधु साथी से नहीं मिला और जम्मू के बाग में भी कभी नहीं गया। रमजान ने सर झुका लिया, फिर चेहरा उठाकर मुझे देखते हुए कहा, करमदीन तुम्हारा जो कोई भी नाम है, मैं अगर फरार होकर पाकिस्तान पहुंच गया तो अपने महकमे में तुम्हारी सिफारिश करूंगा। तुम बहुत पुख्ता तजुर्बाकार और काबिल एतबार जासूस हो क्योंकि तुमने अभी तक मुझे अपनी असलियत के बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। अच्छा, अब तुम यहाँ से चले जाओ। आदमी बदमिजाज भी था। मैं खामोशी से वहां से चल दिया। इस वाक़े के 2 रोज बाद दोपहर के वक्त वो मेरी बैरक के करीब आकर रुक गया, फिर इशारे से कीकर के दरख्त के पास जाने को कहा। मैं उठकर उधर को चल पड़ा। सोचा शायद ये मुझे कोई राज की बात बताने वाला है। रमजान जासूस थोड़ी देर कीकर के आसपास मंडलाता रहा, फिर मेरे करीब आकर उसने कीकर की एक शाख तोड़ी और बोला, इसकी मिसवाक बड़ी अच्छी होती है। वो दाएं बाएं देख रहा था, फिर आहिस्ता से कहने लगा, करमदीन, मुझे चेकअप के लिए ये लोग कल बड़े अस्पताल ले जा रहे हैं। मैंने हर कीमत पर रास्ते में फरार होने का मंसूबा बना लिया है। तुम्हें अगर बाहर अपने किसी साथी को पैगाम देना है तो दे दो, मैं पहुंचा दूंगा।
मुझे बाहर किसी को कोई पैगाम नहीं देना था। मैंने कहा, रमजान, बाहर मेरा कोई साथी नहीं है, मगर तुम जल्दी में कोई कदम ना उठाना, ये लोग 1 सेकंड में गोली मार देंगे तुम्हें। वो मेरे पास बैठकर यूं ही मिसवाक करते हुए कहने लगा, करमदीन, अहमक न बनो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम भी पाकिस्तानी हो, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हम दोनों के सामने एक ही मिशन है। वो मेरे पास बैठकर यूं ही मिसवाक करते हुए कहने लगा, करमदीन, अहमक न बनो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम भी पाकिस्तानी हो, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हम दोनों के सामने एक ही मिशन है। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथी बाहर जरूर हैं, मैं तुम्हारा पैगाम उन तक बड़ी हिफाजत से पहुंचा दूंगा। बाकी तुम मेरी फिक्र न करो, मैं फरार होने में बड़ी महारत रखता हूँ, 2 बार पहले भी राजस्थान की जेल से फरार हो चुका हूँ। मैं सोचने लगा कि इसे अपने बारे में बता देना चाहिए और बंबई वाले हकीम साहब को, जो पाकिस्तान के मफादात की हिफाजत करता है, अपनी एक कैद के बारे में पैगाम पहुंचा देना चाहिए। मैं उसे बताने ही वाला था कि अचानक सामने से एक हवालदार गश्त करता हमारी तरफ आया। रमजान बोला, शाम के बाद तुमसे बात करूंगा। वो चला गया। दोपहर के बाद मुलाकात आई तो घुम्मन सिंह बड़ा खुश मुलाकाती वार्ड की तरफ बढ़ा। मेरे करीब से गुजरते हुए बोला, करमदीन, आज साडा दारू आ रहा है, तुम्हें भी पिलाऊंगा। और वो अपनी मूंछों को हथेली से बिठाते हुए आगे निकल गया। मैं अपनी बैरक में जाकर कंबल ओढ़कर कोने वाली सलाखों के साथ टेक लगाकर बैठ गया और अपने फरार के बारे में गौर करने लगा। कमबख्त, उस जेल में हिफाजती इंतजामात इस कदर सख्त थे कि वहां से फरार अभी तक मुझे नामुमकिन दिखाई दे रहा था। मैं ऐसी उधेड़-बुन लगा रहा। दोपहर ढल गई, सूरज गुरूब होने लगा तो मैंने घुम्मन सिंह को अपनी तरफ आते देखा। वो मुझे कुछ संजीदा लगा। मैंने यूं ही पूछ लिया, सरदार जी, लगता है आपका दारू नहीं आया। घुम्मन सिंह ने मेरे पास आकर कंबल को एक तरफ हटाया तो मैंने देखा कि उसके तहमत के नीचे दारू की एक बोतल आधी बाहर निकली हुई थी। बोला, करमदीन, हमारी बोतल कभी नहीं रुक सकती, मगर तुझे एक बड़ी गर्मा गर्म खबर सुनाने आया हूँ। मैं घुम्मन सिंह को देखने लगा। पूछा, क्या मेरी रिहाई के ऑर्डर आ गए हैं? घुम्मन सिंह मेरे पास जमीन पर बैठ गया। वो मूंछों को उंगली से मरोड़ते हुए टिकटिकी बांधे मुझे तक रहा था। करमदीन, तूने मेरी जान बचाई है, तुझे यार कहा है, तुझसे दगा नहीं कर सकता। मर्द हूँ, सिंह शेर हूँ, भारत माता को पीछे छोड़कर तेरी यारी निभा रहा हूँ। मैं हैरान था कि ये शख्स मुझे ऐसी कौन सी बात बताने वाला है। घुम्मन सिंह के चेहरे पर उस वक्त मर्दाना जलाल था। उसने कंबल हटाकर अपनी तहमद में उड़सी हुई दारू की बोतल निकालकर 2 घूंट पिए, दारू को उसी जगह छुपा दिया और मूंछों को हाथ से साफ करते हुए बोला, पुत्र जी, ये जो रमजान जहां नया कैदी आया है, ये जेल वालों का अपना आदमी है। ये तुमसे तुम्हारे साथियों का राज मालूम करने आया है, इससे खबरदार रहना। ये कहकर घुम्मन सिंह उठा और झूमता झामता माहिया गाता अपनी बैरक की तरफ चल दिया। मैं तो जैसे सख्ते में आ गया था। मैंने इस पहलू पर कभी गौर ही नहीं किया था कि नया कैदी भारतीय जासूस भी हो सकता है। जेलों में आमतौर पर यह गुर इस्तेमाल किया जाता है कि अपनी तरफ से आदमी भेजकर दूसरे जासूस के राज मालूम करने की कोशिश की जाती है। मैंने दिल ही दिल में शेर मर्द घुम्मन सिंह को सलाम किया। उसने अपने वतन के मफादात को खातिर में न लाते हुए मुझे एक बहुत बड़े खतरे से आगाह कर दिया था। उस वक्त अगर घुम्मन सिंह मुझे रमजान के बारे में खबरदार न करता तो मैं उस रोज उसे यकीनन बंबई वाले पाकिस्तानी जासूस के बारे में सब कुछ बता देता और उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता। अब मैं अपनी जगह पर चौकन्ना हो गया और मेरा जहन इस लाइन पर सोचने लगा कि मैं भारतीय जासूस रमजान को यहाँ से फरार होने के सिलसिले में किस तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। उस रात जेल के गंदे कंबल में लेटे लेटे मैंने बाकायदा एक मंसूबा तैयार किया। दिन निकला तो मैं बाहर वाली चक्की के पास बैठा मिसवाक कर रहा था। घुम्मन सिंह उधर आ गया। मेरे पास आकर बड़ी राजदारी से बोला, पुत्र करमदीन, तुम मुझे सांप का मनका दे दो तो मैं तुम्हें जेल से बाहर 2000 रुपए दिलवा सकता हूँ। ऐसा सीधा और साफ दिल का आदमी था कि वो भूल ही गया था कि उसने मुझे किस कदर खतरनाक बात रात को बताई थी। इस जमीन में वो मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था। मैंने अपनी मजबूरी का इजहार करते हुए कहा, सरदार जी, ये मनका मेरी माँ की निशानी है, मैं इसे किसी को नहीं दे सकता, मुझे क्षमा कर दें। घुम्मन सिंह ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, ओ कोई गल नहीं पुत्र जी, तुम्हारी माँ हमारी माँ है। वो जाते जाते पलट कर मेरे पास आया और कहने लगा, करमदीन, अगर कभी तुम्हें यहाँ से फरार होने का मौका मिले तो मेरे गांव जरूर जाना। वहां तुम्हें इंदिरा गांधी की सारी पुलिस भी मिलकर तलाश नहीं कर सकती। मैं तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करवा दूंगा। मैंने कोई जवाब न दिया, मुस्कुराता रहा। घुम्मन सिंह को अभी रात की चढ़ी हुई थी। कहने लगा, कादियां से 3 कोस पर हरचोवाल गांव है। हरचोवाल के आगे श्री गोबंद का रेलवे स्टेशन है। बस हरचोवाल और श्री गोबंद के दरमियान गंगापुर है। यही मेरा गांव है। जरूर आना, तुझे माछे का खालिस अपने घर का दारू पिलाऊंगा। मैंने घुम्मन सिंह से कहा, सरदार जी, रमजान के बारे में आपने मुझे तो बता दिया है, किसी और को न बताएं। घुम्मन सिंह का चेहरा एकदम संजीदा हो गया। मेरे बाजू को जोर से पकड़कर बोला, करमदीन, तुम पंजाबी होकर ऐसी बात कर रहे हो। मैं पंजाबी शेर मर्द हूँ, आगे फिर कभी ऐसी बात न करना। घुम्मन सिंह लहराता हुआ अपनी बैरक की तरफ चल दिया। घुम्मन सिंह ने मुझे 2-3 रोज बाद बताया कि उसने सुपरिंटेंडेंट जेल के दफ्तर में रमजान जासूस को सुपरिंटेंडेंट से खास एहतमाद वसूल करते सुना था। रमजान को कतई इल्म नहीं था कि मुझ पर उसका
का राज फाश हो चुका है। वो बज़ाहिर मौका पाकर मेरी कोठरी में आया और एक बार फिर उसने कहा उसके फरार का मंसूबा मुकम्मल है, चुनाचे अगर अपने किसी साथी को बाहर पैगाम देना हो तो मैं उसे बता दूं। मैंने अपने बनाए हुए मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया था। मैंने कहा अगर तुम मुझे वाकई अपना पाकिस्तानी मुसलमान भाई समझते हो और तुम्हें मुझसे हमदर्दी है तो फिर मुझे भी अपने साथ इस जेल से क्यों नहीं ले जाते। इस पर रमजान ने जवाब दिया, जिस शख्स ने मुझे यहाँ से निकालने का जिम्मा लिया है वो सिर्फ एक आदमी को ही फरार करवा सकता है। हाँ, मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने किसी मोतबर साथी का पता बता दो ताकि मैं उससे भी मदद ले सकूं, क्योंकि अभी मुझे भारत का बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है बल्कि भारत में रहकर जासूसी करनी है। मैं अब उसे भला कैसे अपने बंबई वाले हकीम साहब का पता बता सकता था। मैंने कहा रमजान चचा, यकीन करो भारत में अगर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई पाकिस्तानी जासूस काम कर भी रहा है तो मुझे उसका इल्म नहीं है। मुझे उन लोगों से कस्दन बेखबर रखा गया है। रमजान बोला, मगर तुम जम्मू के कंपनी बाग वाले पाकिस्तानी साधु से जाकर मिलते रहे हो। मुझे राजौरी में अपने एक पाकिस्तानी साथी से इसका इल्म हो गया था। ये पुलिस की रिपोर्ट थी। रमजान को मेरे और जम्मू वाले जासूस के बारे में जाती तौर पर कुछ मालूम नहीं था। उसे मेरी रिपोर्ट और हिस्ट्री शीट पढ़कर सुनाई गई थी। ये रोजनामचा उस खुफिया आदमी ने तैयार किया था जो जम्मू में मेरा ताकुब किया करता था। मैंने कहा मैं किसी जम्मू वाले साधु को नहीं जानता। फिर जानबूझकर कदर खामोश रहा और रमजान की तरफ देखकर सरगोशी में कहा, मुझे यकीन है कि तुम मेरे पाकिस्तानी भाई हो और वतन अजीज के लिए यहाँ काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रमजान के चेहरे पर इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई। वो राजदारी से मेरे करीब आकर बैठ गया और बज़ाहिर दाएं बाएं एक तशवीश अंगेज निगाह डाली। बोला, मेरे भाई करमदीन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। देखो ना, तुम अगर मुझे अपने किसी साथी का पता बता दोगे तो मैं मुश्किल हालात में उससे मदद ले सकूंगा। ये तुम्हारा कौमी फर्ज भी है। मैं दिल में मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, अच्छा तो फिर गौर से सुनो। मेरे पास एक खुफिया कोड बुक है जिस पर उन तमाम पाकिस्तानी एजेंटों के नाम और एड्रेस दर्ज है जो भारत के मुख्तलिफ सूबों में काम कर रहे हैं। रमजान की तो आंखें चमक उठी। वो इस खुशी को न दबा सका और बोला, करमदीन, मुझे तुम वो खुफिया कोड बुक एक नजर दिखा दो। अपने पाकिस्तानी साथियों में से मुझे 2-1 के ही पते चाहिए ताकि बवक्त जरूरत मैं उनसे इमदाद हासिल कर सकूं। मैंने कहा, लेकिन ये कोड बुक मेरे पास नहीं है। गिरफ्तारी से 1 हफ्ता पहले मैंने उसे एक जगह छुपा कर रख दिया था क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि भारतीय CID मेरे पीछे लगी हुई है और वो मुझे बहुत जल्द गिरफ्तार कर लेगी। रमजान ने बेताब होकर कहा, कहाँ छुपा रखी है? तुम मुझे बता दो, मैं वहां से जाकर निकाल लूंगा। मैंने कहा, जिस जगह मैंने खुफिया कोड बुक को दफन किया है वो जगह सिवाय मेरे और किसी को मालूम नहीं है और मैं खुद ही वहां जाकर निकाल सकता हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे भी अपने साथ यहाँ से भगा कर ले चलो, फिर मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा जहाँ मैंने खुफिया कोड बुक छुपाई हुई है। उसके बाद तुम्हें सब पाक एजेंटों के नाम और पते मालूम हो जाएंगे। हो सकता है फिर हम दोनों ही किसी मास्टर स्पाई के पास जाकर छुप जाएं। खुफिया कोड बुक यानी गैर मुल्की जासूसों की पूरी लिस्ट और पते एक बहुत बड़ा लालच था जिसमें रमजान आ गया। अगर वो ये कारनामा सरअंजाम दे देता तो भारतीय खुफिया महकमा उसे बहुत बड़ा ओहदा अता कर देगा। उसको और तो कुछ न सूझा। कहने लगा, ठीक है, आज रात तुम तैयार रहना। प्रोग्राम के मुताबिक मेरा आदमी पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में जहाँ आएगा तुम मेरे साथ निकल चलना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। बोला, ठीक है, मैं रात को तुम्हें तैयार मिलूंगा। रमजान उठकर चला गया। मुझे मालूम था कि उसके लिए फरार होना कोई अहमियत नहीं रखता। वो भारतीय CID का खास आदमी है और जेल के दरवाजे आधी रात को उस पर खोल दिए जाएंगे। मैं ये भी जानता था कि जिस वक्त वो मुझे अपने साथ लेकर झूठे फरार का ढोंग रचाए रात के अंधेरे में जेल से भागेगा तो खुफिया पुलिस के मुसल्लह आदमी हमारा पीछा शुरू कर देंगे और रमजान उन्हें खुफिया इशारे भी दे देगा। शाम को वो इधर उधर से मंडलाता एक बार फिर मेरे पास आया और बातों ही बातों में उसने मुझसे पूछा कि खुफिया कोड बुक किस जगह छुपाई है, मगर मैंने ये कहकर टाल दिया कि ये मैं जेल से निकल कर ही बताऊंगा। ये मेरा उसूल है। तुम जानते हो कि हम जासूसों की बाज उसूली मजबूरियां होती हैं। वो मुतमईन होकर चला गया। फरार होने का मौका खुद जेल के हुक्काम दे रहे थे और मैं बाहर निकलते ही मुसल्लह आदमियों की निगाह में हूंगा। उनके ख्याल में मैं उनकी निगाहों और गोलियों से बचकर कहीं फरार नहीं हो सकता, इसलिए वो मुतमईन थे। मैंने घुमन सिंह को अपने फरार के बारे में कुछ न बताया। ये अवाइल दिसंबर की रात थी। जालिंधर के आसमान पर सितारे खुले थे और मैं अपनी बैरक में कंबलों में लिपटा पड़ा था। बैरक के बाहर 2 हवालदार बारी बारी गश्त लगा रहे थे। दूर जेल के बड़े दरवाजे पर नस्ब बल्ब रोशन था और सहन बिल्कुल खाली पड़ा था। अगरचे ये फरार एक ढोंग था, फिर भी मुझे मुतासिर करने के लिए इसका बाकायदा मंसूबा बनाया गया था ताकि मुझे शक न हो। रमजान की कोठरी में अंधेरा था। जब जेल की घंटी ने आधी रात का गजर बजाया तो मैं कंबल में से मुंह निकाल कर बड़े दरवाजे की तरफ देखने लगा। मैंने महसूस किया कि गश्त करने वाले हवालदार ज्यादा वक्फे से गश्त करने लगे थे। जेल के दरवाजे के ऊपर लगा हुआ बल्ब उसी तरह रोशन था। फिर अचानक गेट खुला और एक जीप तेजी से दाखिल होकर एक तरफ रुक गई।
जीप में से एक आदमी पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी में उतरा। उसके साथ जेल के 2 सिपाही भी थे। मैं चौकन्ना हो गया। रमजान का नकली ड्रामा शुरू हो गया था। पुलिस इंस्पेक्टर सीधा रमजान की कोठरी के पास आ गया। उसने अचानक जेब से एक खंजर निकाला और जेल के सिपाहियों पर इतनी तेजी से हमला किया कि वो बज़ाहिर अपने आप को बचा न सके और शदीद जख्मी होकर कराहते हुए नीचे गिर पड़े। इतने में गश्त करने वाला एक हवालदार वहां आ गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने उछलकर उसे एक फ्लाइंग किक लगाई और हवालदार के हाथ से बंदूक नीचे गिर पड़ी। पुलिस इंस्पेक्टर ने उस पर भी खंजर से वार किया। ये सारे के सारे वार नकली थे। कोई जख्मी नहीं हुआ था, बल्कि एक सोची समझी स्कीम के तहत इन सिपाहियों ने खुद पर बनावटी बेहोशी तारी कर ली थी। रमजान की कोठरी खोल दी गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने रमजान को बाहर निकाल कर कहा, तुम्हारा साथी कहाँ है? उसे छोड़ दो, तुम ही भाग चलो, मामला गड़बड़ है। ये भी एक बाकायदा चाल थी। ये जुमला जानबूझकर मुझे सुनाया गया था। रमजान ने कहा, नहीं नहीं भाई, करमदीन को जरूर साथ ले जाना है। वो मेरा स्मगलर साथी है। तुम्हें वाटर पर मजीद 1 लाख रुपए दिलवा दूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, तो फिर जल्दी करो, मैं पहले ही 3 आदमियों का खून कर चुका हूँ। रमजान ने मेरी बैरक में आकर आहिस्ता से मुझे बुलाया, करमदीन चलो, जल्दी करो। मैंने कंबल अपने जिस्म के गिर्द लपेटा और उठकर उसके साथ दौड़ते हुए जीप में सवार हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर तेजी से जीप निकाल कर जेल के दरवाजे से बाहर आ गया। जेल के दरवाजे पर भी एक सिपाही बेहोश पड़ा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, इसे मैंने सबसे पहले बेहोश किया था। हमारी जीप रात के अंधेरे में जालंधर सेंट्रल जेल से निकलकर शहर की एक वीरान सड़क पर भागने लगी। हम जालंधर रेलवे स्टेशन से भी आगे निकल गए। अब एक ऐसी कच्ची सड़क पर जीप दौड़ती जा रही थी जो अमृतसर जाने वाली रेलवे लाइन के साथ साथ जा रही थी। रमजान और मैं जीप की पिछली सीट पर कंबल लपेटे बैठे थे। उसने मेरे कान के करीब मुंह लाकर कहा, ये आदमी पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बल्कि सरहद के एक मशहूर स्मगलर का साथी है। उस स्मगलर से हमारा राब्ता है। जासूसी के साथ साथ मैं उसके लिए स्मगलिंग भी करता हूँ। मैंने उसे पैगाम भिजवाया था, चुनाचे उसने अपने इस खास साथी को मेरी रिहाई के लिए यहाँ भेजा। मैं जानता था कि रमजान झूठ बोल रहा है और ये पुलिस इंस्पेक्टर CID का आदमी है। मैंने पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम अमृतसर बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं? मैं अपने जहन में अब उन लोगों के चुंगल से फरार होने की स्कीम तैयार कर रहा था, क्योंकि असल फरार अब मेरा होने वाला था। रमजान ने कहा, अगर तुम मुझे बता दो कि वो मकाम कहाँ है जहाँ तुमने खुफिया कोड बुक छुपाई है, तो मैं उसे वहाँ जाने का कहूंगा और फिर उसे यहाँ से चलता करूंगा और हम खुद ही किसी न किसी तरह अमृतसर पहुंच जाएंगे। वैसे इस वक्त ये अमृतसर की तरफ ही जा रहा है। मैं भी अमृतसर की तरफ ही जाना चाहता था, क्योंकि मैं उस शहर की गलियों से वाकिफ था और वहाँ अपने आप को कुछ देर के लिए बासानी पोशीदा रख सकता था। मैंने धीमी आवाज में रमजान से कहा, मैंने कोड बुक अमृतसर के कंपनी बाग में एक जगह छुपाई हुई है। उसे कहो कि ये हमें अमृतसर के कंपनी बाग वाली नहर के पास उतार दे। रमजान बोला, ठीक है। उसने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, चमन जी, हमें कंपनी बाग की नहर पर उतार दें। पुलिस इंस्पेक्टर ने मोटी सी गाली देकर कहा, कहीं मुझे न फंसा देना। कंपनी बाग में आजकल रात को पुलिस गश्त करती है। ये भी उसने झूठ बोला था और फरार के ढोंग को हकीकत का रंग देने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा था। मैं खामोश बैठा रहा। रमजान ने उससे मिन्नत समाजत के अंदाज में कहा, चमन जी, मैं डेरे पर आकर तुम्हें भी खुश कर दूंगा। तुम जानते हो कि स्मगलर लोग वादे के बड़े पाबंद होते हैं। तुम हमें अमृतसर के कंपनी बाग वाली नहर के पास उतार देना। पुलिस इंस्पेक्टर ने झंझलाकर कहा, ठीक है। तुम्हारे सीट के नीचे सिविलियन कपड़ों की गठरी रखी है, अपने जेल के कपड़े उतार कर उन्हें पहन लो। हमने सीट के नीचे से गठरी निकाल कर जेल की वर्दी उतार कर मैल खोरे रंग का कुर्ता और धोतियां पहन ली। भूरे रंग का एक एक कंबल भी हमें मिल गया। जालंधर से अमृतसर तक 40 मील का फासला जीप ने बड़ी जल्दी तय कर लिया। जीप अमृतसर के मज़ाफात में से गुजरती हुई शरीफपुरे की आबादी में आ गई, जहां से मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि जीप को दाएं जानिब वाले रेलवे फाटक के पार ले जाकर एक तरफ खड़ी कर दे। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक बार फिर मोटी सी गाली दी और जीप दाएं तरफ मोड़ दी। मेरे इशारे पर जीप नहर के पुल की दूसरी जानिब शहतूत के एक दरख्त के नीचे खड़ी कर दी गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने रोशनियां गुल कर दी और जल्दी से नीचे उतर कर बोला, अब फौरन मेरी जीप खाली कर दो। मुझे खतरा है कि कहीं पुलिस गश्त करती हुई इधर ना आ जाए। मैं नकली थानेदार हूँ, धर लिया जाऊंगा। चलो जल्दी करो। ये सब एक ड्रामे के मुकालमे थे। रमजान ने मेरे साथ जीप से बाहर छलांग लगा दी और पुलिस इंस्पेक्टर से कहा, कालू को मेरा सलाम कहना, आज सर्दी है। मैं फौरन समझ गया कि रमजान ने खुफिया कोड में इंस्पेक्टर को शायद यही हिदायत की थी कि वो मेरी निगरानी करता रहे। पुलिस इंस्पेक्टर भी बड़ी माहिराना अदाकारी कर रहा था। बोला, नस जाओ, किस मुसीबत में डाल दिया है? मैं जा रहा हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम। और उसने जीप स्टार्ट की, उसे घुमाकर मोड़ा और तेजी से वापस शहर की तरफ रवाना हो गया। हमने कंबलों की बुक्कल मार रखी थी। सर्दी बहुत ज्यादा थी। रमजान मेरे साथ लगकर चल रहा था। उसकी जेब में यकीनन पिस्तौल वगैरह मौजूद था। ऐसा कभी हो नहीं सकता था कि उसके पास असलहा न हो। मैं भी चौकस था। मैंने बहुत जल्द महसूस कर लिया कि वो मेरे बिल्कुल साथ लगकर चल रहा है और कोशिश कर रहा है कि मुझसे निस्फ कदम पीछे रहे। उसने कहा, वो जगह कहाँ है करमदीन? हमें सुबह होने से पहले पहले खुफिया कोड बुक निकाल कर यहाँ से भाग जाना चाहिए।
चमन ने बताया था कि जहां रात को पुलिस की गश्त रहती है वो जगह कहीं भी नहीं थी जहां मैंने कोई खुफिया कोड बुक दफन की हुई हो। अब मैं उससे भागने का मौका तलाश कर रहा था। मुझे इस हकीकत का भी एहसास था कि मेरे इर्द गिर्द न सिर्फ वो पुलिस इंस्पेक्टर बल्कि पुलिस की दूसरी नफे भी मौजूद हैं और हमारा पीछा कर रही है कि अगर मैं फरार होने की कोशिश करूंगा तो मुझे दबोच लिया जाएगा या फिर जख्मी कर दिया जाएगा। हम कंपनी बाग की खुश्क छोटी नहर के किनारे पर चले जा रहे थे। इस नहर के दोनों जानिब आम के घने दरख्तों ने साया डाल रखा था। मुझे मालूम था कि बाएं जानिब कंपनी बाग की ग्राउंड्स फैली हैं और दाएं जानिब मुझेट गांव को जाने वाली सड़क है। बाग में अंधेरा था और नहर का किनारा ढलानी था। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि अंधेरे में मुनासिब मौका पाकर किसी तरफ को छलांग लगा दूं। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि अंधेरे में मुनासिब मौका पाकर किसी तरफ को छलांग लगा दूं और फिर अंधेरे और दरख्तों का फायदा उठाते हुए कंपनी बाग में गायब हो जाऊं। मैं एक जगह रुक गया, रमजान, जहां वो दरख्त है जिसके तने में मैंने कोड बुक छुपाई थी। रमजान ने कहा तो चलो उसे खोद कर निकालते हैं। हम आम के दरख्त के नीचे आ गए। मैं जानबूझकर उसे उस दरख्त के पास लाया था क्योंकि यहाँ एक बाउली थी जिसकी दूसरी तरफ नाशपाती का एक बाग था और उस बाग के दूसरे किनारे पर एक क्लब था जहाँ लोग शाम को टेनिस वगैरह खेलने आया करते थे। नाशपातियों के दरख्त साथ साथ उगे हुए थे और उनके दरमियान गहरा अंधेरा फैला था। मैंने रमजान से कहा, हम कोई जमीन खोदने वाली शय साथ नहीं लाए, ऐसा करो कि जहां मैं इशारा करूं तुम वहां से जमीन खोद डालो। रमजान अब मुझे किसी किस्म का मौका नहीं देना चाहता था। बोला, करमदीन, तुमने कोड बुक छुपाई है, बेहतर है कि तुम ही जमीन खोदो। मैं इधर उधर देखता हूँ कि कोई सिपाही इधर ना निकले। मैंने कहा, ठीक है तो फिर तुम मेरा कंबल संभालो। अब मेरे अंदर का कमांडो पूरी तरह बेदार हो गया था। मैंने बिजली किसी तेजी के साथ कंबल उतार कर इस तरह रमजान के ऊपर डाला कि उसकी गर्दन मेरे बाजू के शिकंजे में आ गई। ये हरबा इंतहाई खतरनाक और मोहलक था और रमजान जैसा आम भारतीय जासूस मेरे इस जानलेवा हमले का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ने में मुझे सिर्फ 1 सेकंड का वक्फा लगा और उसके हल्क से कोई आवाज ना निकल सकी। मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी तलाशी ली। उसकी जेब में एक छोटा रिवॉल्वर था। मैंने रिवॉल्वर संभाला और अपने आप को नहर की ढलान पर वाक़े बाउली की तरफ दूसरी जानिब लुढ़का दिया। मैं झाड़ियों में से गेंद की तरह लुढ़कता हुआ नाशपाती के बाग में घास पर जाकर गिरा। अभी मैं उठने ही लगा था कि जहां मैं रमजान को मार गिरा कर आया था वहां दूसरी जानिब से टॉर्च की रोशनी पड़ी। फिर कुछ आदमियों के कदम दौड़ते हुए नहर की मुंडेर की तरफ बढ़े। मैंने दरख्त के पीछे से देखा तो अंधेरे में नहर की मुंडेर पर कुछ आदमियों के साए हरकत करते नजर आए। फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, उसे पकड़ो, वो यहीं कहीं होगा। साथ ही फजा में पिस्तौल के फायर की आवाज गूंज उठी। टॉर्च की रोशनी दरख्तों पर गिरी और मैंने दरख्तों में अंधाधुंध भागना शुरू कर दिया। टॉर्च की रोशनी ने मुझे अपनी जद में ले लिया। वो जा रहा है, टांगों में गोली मारो। धाएं से एक फायर हुआ। गोली मेरे करीब बिल्कुल दरख्त के तने से टकराई। मुझे रास्ते का इल्म था, इसलिए मैं अंधाधुंध भागता हुआ नाशपाती के दरख्तों से निकलकर क्लब की अंग्रेजों के जमाने की बनाई हुई इमारत की बाड़ फलांग गया। अब मैं टेनिस कोर्ट में था। क्लब की दीवार में कोने पर एक जर्द बल्ब जल रहा था। भागते हुए कदम मेरे करीब आ रहे थे और टॉर्च की रोशनी मेरी तलाश में मेरे पीछे पीछे थी। मैं टेनिस कोर्ट की बाड़ के साथ साथ भागता चला गया। फिर उसे एक जगह से अंदाजे के मुताबिक फलांगा और दूसरी तरफ एक पुराने होज के पास आ गया जहां अंधेरे में सर्व के दरख्तों की कतार खड़ी थी। यहाँ एक छोटा सा रास्ता नहर में से निकाला गया था ताकि बाग को पानी दिया जा सके। मेरे पीछे 2 फायर हुए। रास्ते की मुंडेर ऊंची थी। मैं छलांग लगाकर मुंडेर की दूसरी जानिब जा गिरा और ठंडी खोई वाले दरख्तों के झुंड की तरफ भागा। अंधेरा और रास्तों का इल्म मेरी मदद कर रहा था मगर पुलिस मेरे पीछे आ रही थी। मुझे उनके कदमों की और उनके चिल्लाने की आवाजें बराबर सुनाई दे रही थी। कभी कभी एक आध फायर भी हो जाता। कंपनी बाग की ठंडी खोई जिन लोगों ने देखी है उन्हें मालूम होगा कि उसके अकब में ईसाइयों के क्वार्टरों के करीब से एक कच्चा रास्ता निकलता है जो आगे जाकर मुझेठ जाने वाली छोटी सड़क से जा मिलता है। अंधाधुंध भागते हुए अचानक मेरी नजर एक क्वार्टर की दीवार के साथ लगी खड़ी साइकिल पर पड़ी। मैं उसे चलाने लगा तो पहिया जाम हो गया। उसके पिछले पहिए में ताला लगा था। मैंने उसे वहीं फेंका और आगे को दौड़ पड़ा। इस दौरान किसी क्वार्टर में बंधा कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। सिपाहियों ने अब शोर मचा दिया था। पकड़ो पकड़ो की आवाजें मेरे चारों तरफ से आने लगी थी। अब मैं थक गया था और दिल में ख्याल आने लगा कि पकड़ दिया जाऊंगा। इसी ख्याल से मेरे अंदर जैसे एक नई ताकत ऊद कर आई। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मुझे एक रोड वाला मोड़ सामने था जहां सड़क नाले के एक पुल पर से जरा सा घूम कर आगे जाती थी। मैंने देखा कि एक ट्रक शोर मचाता कदरे कम रफ्तार के साथ पुल का मोड़ घूम रहा था। मैं एक तरफ छुप गया। पीछे से एक और फायर हुआ। ट्रक मेरे करीब से गुजरा तो मैंने उसके पिछले हिस्से को पकड़कर अंदर छलांग लगा दी। मैं बंद गोभी के ढेर पर जा गिरा। ट्रक ने सीधा होते ही रफ्तार पकड़ ली। ट्रक ऊपर से खुला था। अकब में एक तख्त लगा था। मैंने तख्ते में से गर्दन निकाल कर पीछे देखा तो मुझे पुल पर बल्ब की रोशनी में कुछ सिपाही सड़क पर दौड़ते नजर आए मगर ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक ट्रक आधा घंटा चला होगा कि उसकी रफ्तार मध्यम होने लगी।
कोई कस्बा आ रहा था। मैंने बंद गोभी के ढेर पर चढ़कर ट्रक की दीवार से बाहर झांक कर देखा। कुछ फासले पर किसी कस्बे की रोशनियां झिलमिला रही थी। ये रोशनियां ज्यादा नहीं थी, मगर लगता था कि कोई अहम कस्बा है। मैंने सोचा कि मुझे इस जगह उतरने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रक कस्बे के एक सुनसान बाजार में घूमा तो उसकी रफ्तार मध्यम हो गई। मैं ट्रक में से बाहर कूद गया। मैं सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन जख्मी होने से बच गया। उठा और लपक कर सड़क के किनारे बंद दुकानों के अंधेरे में एक जगह बैठ गया। ट्रक की सुर्ख रोशनी बाजार के आखिरी किनारे पर पहुंचकर एक तरफ घूम गई। मैंने अंधेरे में सुनसान बाजार का जायजा लिया। उसकी दुकानें पुख्ता थीं। ये वीर का या कोई दूसरा कस्बा नहीं लगता था। मकानों के छज्जे बाहर को चुके हुए थे। रिवॉल्वर मेरी जेब में महफूज पड़ा था। मैं सिर्फ मैल खोरे रंग के खद्दर के मोटे कुर्ते और तहमद में था। पाँव में रबर के जूते थे। कंबल मैंने कंपनी बाग में ही फेंक दिया था। एक चौकीदार लठ जमीन पर मारता हुआ जागते रहो की रट लगाता गुजर गया। जब वो दूर चला गया तो मैं उठा और बाजार के शुरू की दुकानों की जानिब चलता बाहर निकला तो अचानक सामने एक मस्जिद नजर आ गई। मैं एक तरफ अंधेरे में खड़े होकर सोचने लगा कि यहाँ मस्जिद कहाँ से आ गई। मस्जिद आबाद लगती थी क्योंकि उसके बंद दरवाजे पर बल्ब जल रहा था। इसका मतलब था कि इस कस्बे में मुसलमान भी रहते हैं। चुनाचे मैं सड़क पार करके मस्जिद के दरवाजे पर आ गया। मस्जिद का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी। मेरा दिल खौफ से धड़क रहा था कि न जाने अब मेरे साथ क्या सुलूक हो। मस्जिद का इमाम मुझे गिरफ्तार भी करवा सकता था। इमाम मस्जिद पुलिस का आदमी भी हो सकता था। अगर पुलिस का आदमी ना भी हो तब भी वो मुझे पनाह देने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे उठ रहे थे। एक बार तो दिल में आया कि जहां से भाग जाऊं, लेकिन मुझे मस्जिद के सहन में से किसी के कदमों की चाप सुनाई थी। कोई मस्जिद के दरवाजे की तरफ आ रहा था। फिर आवाज आई, कौन है भाई? दरवाजे पर लगे बल्ब की रोशनी में एक सुर्खो सफेद चेहरे वाले बूढ़े मौलवी साहब खड़े मुझे सर से पांव तक देख रहे थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरा भरा हुआ था। उन्होंने सर पर गर्म टोपी और कांधों पर शॉल ओढ़ रखी थी। अंदर आ जाओ बेटा। उनका हुजरा गर्म था। तांबे की हमाम के ऊपर दीवार पर एक बल्ब रोशन था। कोने में चायदानी, प्यालियां और पानी की एक बाल्टी रखी थी। एक गैस का छोटा सा चूल्हा भी था। चूल्हे के पास ही गैस का छोटा सिलेंडर पड़ा था। मौलवी साहब का बिस्तर जमीन पर दीवार के साथ लगा था। उन्होंने मुझे अपना कंबल ओढ़ने को दिया और कहा, यहाँ सो जाओ। तुम बटाले में क्या करते हो बेटा? मैंने कहा, हजरत जी बस वहाँ मेहनत मजदूरी करता हूँ। पहले माली कोटला में सब्जी की दुकान थी। गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। बटाले आकर चाय का एक खोखा बना लिया। वहीं रहकर अपने बूढ़े वालिदैन का पेट पालता हूँ। मौलवी साहब अपने लिहाफ में दुबक कर मेरी शक्ल पर नजरें जमाए हुए कहने लगे, तुम घर से कोई स्वेटर या कंबल लेकर नहीं चले थे? इतनी सर्दी में एक तहमद और कुर्ते में ही निकल आए। मैंने कंबल को जिस्म के गिर्द करते हुए कहा, हजरत जी क्या अर्ज करूं, कंबल था लेकिन मैं उसे रेलवे स्टेशन के बेंच पर रख कर बाथरूम में गया। वापस आया तो किसी ने कंबल उड़ा लिया था। क्या करूं हजरत जी, ऐसे लोग भी हमारे भारत में होते हैं। मौलवी साहब ने कहा, तुम्हारे सर और दाढ़ी के बाल इतने बढ़ाए हैं, तुम हजामत नहीं करवाते? मैंने जो ही कह दिया, बस जी टाइम नहीं मिला, इंशाल्लाह बटाले से आकर बाल कटवाऊंगा। मौलवी साहब ने पूछा, चाय पियोगे? अगरचे मुझे चाय की बेहद तलब हो रही थी, लेकिन मैं मौलवी साहब को अपने बारे में ज्यादा सवालात करने का मौका नहीं देना चाहता था। मैंने कहा, जी नहीं शुक्रिया, मुझे नींद आ रही है। वो बोले, अच्छा फिर सो जाओ, अजान होने में ज्यादा देर नहीं है। अगर नमाज पढ़ना चाहो तो आ जाना, नहीं तो सोते रहना। सुबह कौन सी बस पकड़ोगे? मैंने कहा, जी पहली बस पकड़ूंगा जो अजान के बाद जाती है। मौलवी साहब ने कोई जवाब न दिया। उन्होंने अपना चेहरा लिहाफ के अंदर कर लिया। मैंने भी कंबल ऊपर कर लिया। सख्त थका हुआ था, इसलिए हुजरे की गर्म फजा में मुझे बहुत जल्द नींद आ गई। आंख खुली तो मैंने कंबल हटाकर देखा। हुजरे का बल्ब बुझा हुआ था। दरवाजा बंद था और उसकी दर्जों में से धूप की किरणें अंदर आ रही थीं। लगता था कि दिन काफी निकल आया है। मुझे बाहर किसी आदमी की बातें करने की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजे के सुराख में से बाहर झांका तो मेरा दिल उछलकर हलक के पास आ गया। बाहर सहन में बिछी हुई सफ पर मौलवी साहब के पास पुलिस का एक थानेदार बैठा था। मौलवी साहब कह रहे थे, आप चाहें तो बेशक मेरे हुजरे की तलाशी ले ले। जहां अगर आपका कैदी आया होता तो मैं आपको जरूर बता देता। मेरा हल्क खुश्क हो गया था। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मौलवी साहब ने मुझे बचा लिया था, मगर मुसीबत अभी टली नहीं थी। थानेदार मस्जिद में ही था। अगर वो तलाशी लेने के लिए हुजरे में आ गया तो मेरा पकड़े जाना यकीनी था। थानेदार कह रहा था, हमें आपकी जबान पर एतबार है मौलवी साहब। थानेदार उठ खड़ा हुआ। मौलवी साहब भी उठ खड़े हुए। उसने दोनों हाथों से मौलवी साहब से मुसाफा किया और बोला, हमारी इत्तला के मुताबिक वो इसी इलाके में कहीं छुपा है। उसका हुलिया मैंने आपको बता दिया है। वो हमारे एक आदमी को कत्ल करके भी आया है। अगर वो इधर आए तो बराए मेहरबानी हमें जरूर इत्तला कर दीजिएगा। पाकिस्तानी जासूस भी है। उसे गिरफ्तार करवाना आपका राष्ट्रीय फर्ज है। मौलवी साहब ने पुरसुकून लहजे में कहा, बिल्कुल जी, आप फिक्र न करें। आपका मुजरिम जहां आया तो मैं अपना राष्ट्रीय फर्ज जरूर अदा करूंगा। थानेदार ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मस्जिद के सहन से उतरकर बूट पहने, फिर तस्मे बांधकर उठा और मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकल गया। मौलवी साहब सफ पर बैठकर किसी पुरानी किताब के मुताले में मसरूफ हो गए।
वो जानबूझकर अभी हुजरे में नहीं आ रहे थे। मैं कुछ देर दरवाजे से लगा उनको देखता रहा, फिर मैं जमीन पर लगे अपने बिस्तर पर आकर बैठ गया। मुझे भूख भी लग रही थी। थोड़ी देर गुजरी होगी कि दरवाजा आहिस्ता से खुला। मैंने चौंक कर देखा, मौलवी साहब हुजरे में दाखिल हो रहे थे। उन्होंने अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया। मुझसे कोई बात किए बगैर वो कोने में गए, अलमारी खोलकर उसमें रखा दही का प्याला और 2 रोटियां निकाल कर मेरे सामने रखी और कहा, ये खा लो बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी। मैंने उनके हाथों को पकड़कर चूम लिया। शिद्दत जज्बात से मेरे आंसू उमड़ पड़े। मैंने कहा, थानेदार से आपकी जो बातें हुई हैं वो मैंने सुन ली हैं। मैं आपका एहसान जिंदगी भर न भुला सकूंगा। मौलवी साहब का चेहरा जज्बात से आरी लगता था। उन्होंने बाहर जाते हुए कहा, अभी यहाँ से मत निकलना, उस सामने वाला दरवाजा गुस्ल खाने का है। मौलवी साहब हुजरे से निकल गए। उन्होंने बाहर ताला लगा दिया। मुझे ताला लगाने की आवाज भी आई। सख्त भूख लगी हुई थी। मैं मीठे दही के साथ 2 रोटियां खा रहा। फिर गुस्ल खाने में जाकर अच्छी तरह से नहाया, कपड़े बदले और कंबल ओढ़कर बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरी मंजिल एक बार फिर बंबई शहर थी। मुझे हकीम साहब से मिलकर पाकिस्तानी डॉक्टर आफरीदी और उसकी बेटी नौरीन का सुराग लगाने गुजरात काठियावाड़ के जंगलों में जाना था, जहां उन्हें अगवा करके किसी खुफिया एटमी मरकज में रखा गया था। यही मेरा सबसे अहम तरीन मिशन था। मेरे पास न तो मुनासिब कपड़े थे और न बंबई तक का किराया था। सोचते सोचते मुझ पर गुलूदगी तारी हो गई और मैं एक बार फिर सो गया। आंख खुली तो हुजरे के बंद दरवाजे से धूप की जो 2 किरणें लकीरों की शक्ल में अंदर आ रही थीं, अब गायब हो चुकी थी। दिन काफी गुजर गया था। मौलवी साहब अभी नहीं आए थे। मैंने बंद दरवाजे के सुराखों में से बाहर देखा। धूप ढलने लगी थी। थोड़ी देर बाद जोहर की अजान की आवाज बुलंद हुई और नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आना शुरू हो गए। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गया। नमाज के बाद मौलवी साहब आ गए। उनके हाथ में रुमाल में बंधा हुआ डिब्बा था। उन्होंने डिब्बा खोलकर सामने रख दिया। अंदर एक कुल्फी में घर की पकी हुई 6 रोटियां और दाल थी। हुजरे के दरवाजे को उन्होंने अंदर से कुंडी लगा दी थी। खाना खा लो बेटा, मैं बीच में आया था मगर तुम सो रहे थे। खाना खाते हुए मैंने मौलवी साहब से कहा, उन्होंने मेरी खातिर बहुत बड़ी इखलाकी कुर्बानी दी है। वो थोड़ा सा मुस्कुराए। बेटा, जब तुम पहली बार जहाँ आए थे तो मुझे इल्म हो गया था कि तुम महज परदेसी नहीं, इसलिए मैंने मस्जिद में बैठकर थानेदार से झूठ बोला। खुदा मुझे माफ करे, क्योंकि मैंने ये सब कुछ एक मुसलमान की जान बचाने के लिए किया है। खाने के बाद मौलवी साहब फरमाने लगे, अब तुम्हारा क्या इरादा है? तुम कहाँ जाओगे? क्योंकि तुम्हारा ज्यादा देर यहाँ रहना खतरनाक होगा। मैंने कहा, हजरत जी, अब आपसे मेरा कोई राज नहीं। मैं यहाँ से बंबई शहर जाना चाहता हूँ और मुझे कपड़े भी बदलने हैं और मेरे पास बंबई तक का किराया भी नहीं। मौलवी साहब ने कहा, दोनों बातों का बंदोबस्त हो जाएगा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि हिंदू थानेदार अगरचे बज़ाहिर मुझसे मुतमईन होकर चला गया है, मगर उसका एक आदमी मस्जिद के सामने किसी जगह छुपकर या भेस बदल कर जरूर पहरा देगा। तुम किसी भी लिबास में जहाँ से निकलोगे वो तुम्हें पहचान लेगा, इसलिए कि उन्हें तुम्हारा हुलिया बता दिया गया है। वैसे भी तुम्हारा चेहरा यहाँ अजनबी चेहरा है। मैंने कहा, तो फिर आपका क्या मशवरा है? क्या मैं रात के अंधेरे में पिछले दरवाजे से नहीं निकल सकता? मौलवी साहब फरमाने लगे, इस मस्जिद का पिछला दरवाजा कोई नहीं है, तुम्हें मस्जिद के सामने वाले दरवाजे से ही निकलना होगा। तुम अभी यहाँ बैठो, सबसे पहले तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाता हूँ। मौलवी साहब हुजरे को बाहर से ताला लगाकर चले गए। शाम की नमाज के बाद तशरीफ लाए तो उनके हाथ में एक थैला था। उसमें कॉलर वाली नीली तमीज, एक पुरानी सी पतलून और एक फुल जर्सी थी। मैंने उनकी हिदायत पर ये कपड़े पहन लिए। मेरे पुराने कपड़े मौलवी साहब ने थैले में ठूंसे और उन्हें गुस्ल खाने की 2 छत्ती पर जाकर छुपा दिया। फिर उन्होंने एक छोटी थैली में से 70 रुपए निकाल कर दिए। बोले, इन पैसों की मदद से तुम बड़ी आसानी से बंबई पहुंच जाओगे। मैंने मौलवी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहा तो उन्होंने मुझे ऐसा करने से मना कर दिया। बोले, अब सवाल तुम्हारा यहाँ से निकलने का है। वो बिस्तर पर बैठ गए और सोचने लगे। फिर बोले, आज की रात तुम यहाँ आराम करो, कल कुछ सोचेंगे। वो रात भी गुजर गई। दूसरे रोज सुबह की नमाज के बाद उन्होंने हुजरे में आकर बताया कि थानेदार के जाने के बाद से एक नया फकीर मस्जिद के बिल्कुल सामने आकर बैठ गया है। यकीनन ये पुलिस का आदमी है और तुम्हारी टोह में है। हम उसे यहाँ से हटा नहीं सकते, इस तरह पुलिस जरूर शक में पड़ जाएगी। मैं कुछ परेशान हो गया। ऐसा लगा कि मेरा रास्ता बंद कर दिया गया है। मैं ये भी नहीं चाहता था कि वहाँ कोई ऐसी गड़बड़ हो जिससे इस मौलवी साहब पर आँच आए। मेरे रिवॉल्वर में 12 गोलियां भरी हुई थी और वो वैसे का वैसा मेरी जेब में पड़ा था। मैंने मौलवी साहब से कहा कि अगर रात के अंधेरे में मस्जिद की छत पर से दूसरी तरफ कूद जाऊं तो हो सकता है सामने बैठे CID के फकीर की मुझ पर नजर न पड़े। मौलवी साहब ने कहा, पुलिस वाले इतने अहमक नहीं होते, उन्होंने जरूर मस्जिद की दूसरी तरफ भी कोई अपना आदमी लगा रखा होगा। एकदम से मौलवी साहब को कोई ख्याल सूझा। उन्होंने मेरी तरफ पलट कर कहा, याद आया, एक तरकीब हो सकती है। कल मस्जिद में एक छोटा सा जलसा हो रहा है शाम को, काफी लोग उसमें शामिल होने के लिए आएंगे। जब ये लोग वापस जाने लगे तो उनकी भीड़ में शामिल होकर तुम भी यहाँ से फरार हो सकते हो। क्या तुम ऐसा कर लोगे? मैं वहाँ खतरे में घिरा हुआ था। जितने
जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहता था। चुनाचे मैंने हामी भर ली। मौलवी साहब ने दूसरे रोज मुझे आकर बताया कि जलसे में शरीक होने के लिए लोग आना शुरू हो गए हैं। मालेरकोटले से और अमृतसर और दिल्ली से भी लोग पहुंच गए हैं। तुम्हारी गाड़ी अमृतसर से रात 8:40 पर बम्बई की तरफ रवाना होगी। कादियान से तुम शाम की आखिरी ट्रेन पकड़कर अमृतसर चले जाओ। यही बात तय पा गई। दोपहर के बाद मस्जिद में काफी मेहमान पहुंच गए थे। मौलवी साहब ने मुझे जर्द रुमाल दिया, जिसको मैंने सर पर इस तरह बांध लिया कि मेरा आधा चेहरा छुप गया। तीसरे पहर जलसा शुरू हुआ और शाम को खत्म हुआ। मंसूबे के मुताबिक मैं शाम के वक्त जलसा खत्म होने से थोड़ी देर पहले हुजरे से निकलकर दूसरे लोगों के साथ बैठकर तकरीरें सुनने लगा। जलसा खत्म हुआ, लोग बाहर को निकले तो मैंने आखिरी बार मौलवी साहब को देखा जो मेज पर बैठे थे। उन्होंने मुझे हिदायत की थी कि मैं जाते हुए उनसे न मिलूं। मैंने आंखों ही आंखों में उनका शुक्रिया अदा किया और दूसरे लोगों के साथ मस्जिद से निकलकर बाहर बाजार में आ गया। गैर शऊरी तौर पर मेरी निगाह उस फकीर पर पड़ी जो मस्जिद के ऐन सामने सड़क के किनारे फकीरों जैसा लिबास पहने बैठा था। उसकी आंखें मस्जिद से निकलते लोगों को घूर रही थी। शायद उसने मुझे देखकर पहचान लिया था, क्योंकि मेरे बाहर निकलने के दूसरे ही लम्हे वो अपनी जगह से खड़ा हुआ।